Hello guys, welcome you all at 3D Tech Adda. So guys, finally we have decided to launch our course on YouTube from very beginning. Okay, तो गाइज इस कोर्स में आप सीखने वाले हो ब्लेंडर को एकदम बिल्कुल ही बेसिक से। जिसको ब्लेंडर के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो भी इस कोर्स से ब्लेंडर को सीख सकता है। इसमें हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है कि ब्लेंडर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कौन सा पीसी होना चाहिए आपके पास, कैसे उसको डाउनलोड इंस्टॉल करना है। फिर हम पढ़ेंगे उसके एंटायर यूज़र इंटरफेस के बारे में। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में जो यूज़र इंटरफेस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आते हैं इन ऑप्शंस का क्या क्या मतलब है, क्योंकि गाइज बेसिक जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा ना तब तक आप सीख नहीं पाओगे कुछ भी। और ऐसे आप कितने भी ट्यूटोरियल देख लो, जब तक कि आप अच्छे से ट्यूटोरियल देख के और अच्छे से अपने माइंड में नहीं बैठा लेते हो तब तक आप कितना कुछ भी कर लो आप आगे कुछ कर नहीं पाओगे, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि क्या क्या टूल्स होते हैं ब्लेंडर में यार, आप कैसे कैसे उनको यूज़ कर सकते हो। तो हम सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बना सकते हो, मॉडलिंग भी कर सकते हो, मटेरियल भी कर सकते हो। ठीक है, फाइनली प्रोजेक्ट भी करेंगे जिसमें एंटायर सब कुछ, कैसे हम इमेज के रूप में रेंडर निकाल सकते हैं, कैसे वीडियो के रूप में रेंडर निकाल सकते हैं, कैसे सॉन्ग लगाते हैं, कैसे फाइनल आउटपुट निकलता है वो, कैसे लाइटिंग लगाते हैं, है ना। सब कुछ हम पढ़ेंगे इस पूरे कोर्स में। ओके, तो गाइस ये फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि आप में से कई लोग हैं जो कोर्स को परचेज नहीं कर सकते, तो इसलिए जो मेरा पेड कोर्स था उसी को मैंने यहाँ पे लॉन्च करने का सोचा है। ओके, तो चलिए गाइस। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस क्लास में सीखेंगे कि ब्लेंडर को डाउनलोड करने के लिए पीसी की रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें जाना है गूगल पे और सर्च करना है ब्लेंडर। ओके, एंड उसके बाद आपके सामने ब्लेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, इसको ओपन करना है और हमें जाना है डाउनलोड पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट्स एंड कंपेटेबिलिटी का ऑप्शन है, इसको हमें ओपन करना है। और अभी आप देख सकते हो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर ब्लेंडर। ओके, तो चलिए सबसे पहले रन्स एनीवेयर। ठीक है, आप ब्लेंडर को कहीं पे भी चला सकते हो। ओके, इट्स रन्स ऑन एवरी मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नाइस्ट्रिवली पोर्टेबल, इसको आप एक यूएसबी में भी डाउनलोड करके चला सकते हो। ओके, नो इंस्टॉलेशन नीडेड, नो इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड। ओके, ट्रिवली पोर्टेबल। और इसकी आपको अगर और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इसका मैनुअल को रेफर कर सकते हो। ओके, कंपेटेबल क्या क्या है इसका ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में जो इसने यहाँ पे बताया ना कि इट्स रन्स ऑन एवरी मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सभी मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। ओके, तो चलिए अभी हम इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो विंडोज़ के लिए सबसे पहले मैंने ओपन कर रखा है और इसमें सबसे पहले विंडोज़ का ही आता है, उसके बाद मैक ओएस का आता है, फिर लिनक्स का आता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले विंडोज़ के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके पास में ये होनी चाहिए। ओके, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ 8.1 होना चाहिए 64 बिट का। ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके, ये तो होना ही चाहिए ताकि आपका ब्लेंडर उसमें चल सकेगा। जो सीपीयू है उसका वो 4 कोर्स विद एसएससी 4.2 सपोर्ट होना चाहिए। ओके, उसकी रैम है वो 8 GB होनी चाहिए। उसका जीपीयू है वो 2 GB वी रैम विद ओपन जीएल 4.3 होना चाहिए। ठीक है, और इसकी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, इनके बारे में आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी। ओके, और रिकमेंडेड है ब्लेंडर की तरफ से वो है कि विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 तो होना ही चाहिए। और 8 कोर आपके पास में सीपीयू होना चाहिए। ओके, सीपीयू एंड उसकी जो रैम है वो होनी चाहिए 32 GB। एंड जो जीपीयू है उसका वो होना चाहिए 8 GB वी रैम के साथ में। ओके, और जो ग्राफिक कार्ड्स है उसके वो एनवीडिया के आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एएमडी के यूज़ कर सकते हो और आप इंटेल के भी यूज़ कर सकते हो। तो एनवीडिया के आप जी फोर्स के 400 और न्यूअर यूज़ कर सकते हो। और जो इंक्लूडिंग आरटीएक्स बेस्ड जो कार्ड होते हैं ना विद एनवीडिया ड्राइवर्स वो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, इनकी बेटर नॉलेज के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको इनके सारे सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड्स मिल जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, जी फोर्स इज ए ब्रांड ऑफ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयूज का। ओके, डिजाइन बाय एनवीडिया। तो आपको यहाँ से सारे सीरीज़ की मिल जाएंगी, इनकी आप डिटेल जानकारी यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट, एएमडी की जानकारी आप यहाँ से देख सकते हो एंड इंटेल का आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, ये तो होगी विंडोज़ के लिए मिनिमम एंड रिकमेंडेड वाला एंड उसका कौन कौन से ग्राफिक कार्ड्स हमें यूज करने हैं। चलिए अभी बात करते हैं मैक ओएस की।
मैक ओएस में मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके सामने है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसका मैक ओएस 11.2 होना चाहिए। सीपीयू उसका एप्पल सिलिकॉन और इंटेल का होना चाहिए। ओके। एंड जो रैम है उसकी वो 8 GB होनी चाहिए और जीपीयू उसका विद मेटल 2.2 होना चाहिए। ओके। रिकमेंडेड है मैक ओएस 14 होना चाहिए। एप्पल सिलिकॉन का उसमें सीपीयू होना चाहिए। ओके। सीपीयू एप्पल सिलिकॉन का होना चाहिए और जो रैम है उसकी वो 32 GB होनी चाहिए। ओके। ये है रिकमेंडेड, ये है मिनिमम। इतना तो यार आप समझ ही सकते हो ना, ताकि सो दैट कि आपको ये पता लग सके कि यार मिनिमम और रिकमेंडेड क्या होता है। आप इससे बेटर भी जा सकते हो, लेकिन एटलीस्ट अगर मिनिमम रहेगा तो आपका ब्लेंडर चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। रिकमेंडेड में बेटर परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। ओके। और भी ज़्यादा करनी है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप इनको इंक्रीज भी कर सकते हो। ओके। लिनक्स के लिए भी आप देख सकते हो सेम मिनिमम एंड रिकमेंडेड आपको दिया हुआ है। ठीक है, सेम कहानी है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन विद ये होना चाहिए। ओके। सीपीयू उसका 4 कोर विद एसएससी होना चाहिए। रैम उसका 8 GB होना चाहिए और जीपीयू उसका सेम। ठीक है, सेम रिकमेंडेड आपके सामने दिया हुआ है। सीपीयू उसका 8 कोर होना चाहिए। ठीक है, रैम 32। सेम कहानी जो आपके सामने दी हुई है। ओके। सेम एनवीडिया एमडी के इंटेल, वो जो इंटेल के ग्राफिक कार्ड्स है वो आप यहाँ से देख सकते हो कौन कौन सी न्यूअर्स है और वो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। चलिए, अभी है अदर रिक्वायरमेंट्स। वो क्या है? साइकिल्स के लिए रेंडरिंग इन साइकिल्स यूजिंग द जीपीयू हैज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड डिस्क्राइब्ड इन द मैनुअल। तो आप इनका मैनुअल यहाँ से रेफर कर सकते हो। ओके। बट इसने बोल रखा है कि ऑलवेज मेक श्योर टू इंस्टॉल द लेटेस्ट ड्राइवर्स। ठीक है, फ्रॉम ग्राफिक्स एंड मैन्युफैक्चरर वेबसाइट। तो ये आपको मेक श्योर करना है। ओके। तो आपको लेटेस्ट ही ड्राइवर्स यूज करने हैं और आपको अच्छी कंपनी की, जैसे इसने बताया ना, एनवीडिया एमडी इंटेल, तो आप इनको ग्राफिक कार्ड यूज कर सकते हो। डिस्प्ले इसने बोला है कि टेक्निकली पॉसिबल टू यूज ब्लेंडर इन ऑल स्क्रीन साइजेस, है ना, बट मिनिमम रेजोल्यूशन उसका ये होना चाहिए। ठीक है, 1920 एंड इंटू 1080 वाला रिकमेंडेड है फॉर ऑप्टिमल यूज के लिए। ठीक है, या एंड जो इसने परिफेल्स दे रखा है वो बोल रखा है इट इज पॉसिबल टू यूज ब्लेंडर विद 2 बटन माउस और ट्रैक पैड। ठीक है, तो आपके पास देखो बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपके पास एक माउस होना चाहिए। जो नॉर्मल हम माउस यूज करते हैं ना, तो वो होना चाहिए जिसमें 2 बटन लेफ्ट राइट एंड मिडिल वाला स्क्रॉल वाला बटन होना चाहिए। ठीक है, 3 बटन जो माउस है, ठीक है, ये 3 बटन माउस इज रिकमेंडेड फॉर ऑप्टिमल यूज। ठीक है, इसने भी बोल रखा है, ब्लेंडर ने ऑलरेडी यार सब कुछ बता रखा है क्या क्या यूज करना है क्या क्या नहीं। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटो था, सो दैट कि आप लोग समझ पाओ कि इस वेबसाइट पे सारी जानकारी अवेलेबल है, आप इनको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, क्या मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या रिकमेंडेड है, कौन सा माउस यूज करना है, कौन सी डिस्प्ले यूज करनी है। ठीक है, फॉर बेटर परफॉर्मेंस के लिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इसने बोल रखा है, देखो पेन टेबलेट और डिस्प्ले भी ये सपोर्ट करता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हो तो इनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी ये भी यूजफुल होते हैं जब आप स्कल्पटिंग पेंटिंग करते हो ना, ड्राइंग करते हो, तो ये भी यूज हो जाता है। ठीक है, पेन टेबलेट भी। चलिए नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट्स फॉर ओल्डर वर्जन। देखो ब्लेंडर के अभी तक जितने भी वर्जन है ना वो सारे इसकी वेबसाइट पे रहते हैं, आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप लेटेस्ट वर्जन ही चलाओ, आप प्रीवियस वर्जन भी चला सकते हो, वो हमेशा इसकी वेबसाइट पे रहते हैं, आप इनको कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। और देखो ब्लेंडर ने भी बोल रखा है। ठीक है, ठीक है, इवन दो ब्लेंडर रिक्वायरमेंट्स गेट अपडेटेड ओवर टाइम टू रन ऑन द लेटेस्ट हार्डवेयर एंड ड्राइवर्स। ठीक है, ये देखो इसने बोल रखा है। ठीक है, ऑल प्रीवियस ब्लेंडर वर्जन्स विल ऑलवेज बी अवेलेबल, योर ओल्ड कंप्यूटर कैन रन ब्लेंडर फॉर एवर। अंडरस्टूड ना? तो इसके सारे देखो विंडोज के, मैक ओएस के, लिनक्स के, सारे इसके जो प्रीवियस वर्जन्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप जैसे इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने डाउनलोड एनी ब्लेंडर, एंड यहाँ आपके सामने सारे जो वर्जन्स है वो सामने आ जाएंगे। ठीक है, कौन सा कब रिलीज हुआ सब आपके सामने है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप डाउनलोड करो तो 3.4 के बाद में डाउनलोड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, इनमें आपको अच्छा सब कुछ मिल जाएगा। बाकी आप बट और भी चाहो तो आप 3.1 से बिलो तो मत डाउनलोड करना कोई भी, है ना। आपको डाउनलोड करना है तो 3.1 के बाद ही करना, जो भी करना है। अभी लेटेस्ट है 4.2, तो हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जो अपनी क्लासेज है वो 4.2 पे ही होगी। ठीक है, इसी के बेस्ड पे हम सारी लर्निंग करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ से आप ओल्डर वर्जन भी कर सकते हो जैसा ब्लेंडर ने बताया, जो आपके सामने है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए ये तो हो गई अपनी रिक्वायरमेंट्स एंड कंपेटेबिलिटी की बात। तो चलिए गाइस,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि ब्लेंडर को डाउनलोड कैसे करना है और फिर उसको इंस्टॉल कैसे करना है। ओके, तो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि ब्लेंडर को डाउनलोड करने से पहले सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, जो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर ब्लेंडर हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। ओके, चलिए तो अभी हम सीखते हैं कि उसको डाउनलोड कैसे करना है और फिर इंस्टॉल कैसे करना है। तो सेम आपको डाउनलोड की टैब पे क्लिक करना है और आपके सामने जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपके सामने शो हो जाएगा। ओके, और आज की डेट में जो लेटेस्ट वर्जन है वो है ब्लेंडर 4.2.3। ओके, तो अभी हम इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड करने वाले हैं, क्योंकि मैं एक विंडोज़ सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ अभी, और आप इसको मैक ओएस और लिनक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो और आप यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हो उनके वर्जन्स। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ विंडोज़ के लिए। चलिए हम इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ के लिए। तो मुझे करना है डाउनलोड पे क्लिक, और अभी यो डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। ओके, नहीं होगा तो हमें मैनुअल करना है। ओके, ये आ गया और अभी इसको हमें करना है सेव। ओके, आप इसको कौन सी लोकेशन पे डाउनलोड करना चाहते हो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ओके, अभी मुझे करना है इसको सेव। सेव करते ही मेरा यहाँ से डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो गाइज मेरा डाउनलोड फिनिश हो गया और अभी मैं इसको करने वाला हूँ इंस्टॉल ब्लेंडर 4.2.3 विंडोज़। इस पर मुझे डबल क्लिक करना है और वेलकम टू द ब्लेंडर सेटअप विजार्ड। ओके, ये अपने स्पेस रिक्वायरमेंट को कंप्यूट करता है। उसके बाद में हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, टर्म्स को और लाइसेंस के एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लाइब्रेरीज वो हम चूज करेंगे नेक्स्ट, और क्लिक इंस्टॉल। ठीक है, क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन द इंस्टॉलेशन। ओके, इंस्टॉल, और अभी अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो हम वेट करेंगे जब तक अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है आपको। ओके, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस? यस। ओके, अब इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। ठीक है, वैलिडेटिंग इंस्टॉल, और ये अभी अपना इंस्टॉल हो रहा है ब्लेंडर, इंस्टॉलिंग ब्लेंडर। ओके, कॉपिंग न्यू फाइल, ठीक है, या अपडेटिंग कंपोनेंट रजिस्ट्रेशन। ओके, और गाइज मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। ओके, इसका आपको किसी भी टाइप का कुछ भी चार्ज नहीं देना है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं इसके इंस्टॉल होने का। ओके, तो अभी अपना कंप्लीटेड द ब्लेंडर सेटअप विजार्ड फिनिश। ओके गाइज, तो अपना ब्लेंडर 4.2.3 एलटीएस वर्जन इंस्टॉल हो चुका है और अभी हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इसके यूज़र इंटरफेस को। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे 3D व्यू पोर्ट के बारे में। और जैसे कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ब्लेंडर को कैसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, और जो हमने सक्सेसफुली कर भी लिया था, है ना। तो अभी आप जैसे ही ब्लेंडर को ओपन करोगे फर्स्ट टाइम, तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम ब्लेंडर का जो लेटेस्ट वर्जन है 4.2.3 वो यूज में ले रहे हैं। ओके, तो जैसे आप ओपन करोगे इस टाइप का आपके पास इंटरफेस आएगा फर्स्ट टाइम। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो न्यू फाइल का आपके पास ऑप्शन आते हैं, और यहाँ पे आपके सामने राइट साइड में रिसेंट फाइल्स के ऑप्शन आते हैं। जो जो आप रिसेंट फाइल्स पे जो जो काम किया आपने वो आपके सामने यहाँ शो हो जाती है। बाकी यहाँ से आप ब्लेंडर को डोनेट भी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। और यहाँ पे नया क्या चल रहा है वो आप देख सकते हो। ओके, न्यू फाइल में आप जैसे जनरल पे क्लिक करोगे तो बेसिकली 3D व्यू पोर्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, जिसमें आप 3D एनिमेशन वगैरह कर सकते हो। 2D एनिमेशन भी आप ब्लेंडर में कर सकते हो, है ना। स्क्रप्टिंग भी आप कर सकते हो। जैसे आप इन पे क्लिक करोगे इनकी इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, आप ब्लेंडर में VFX भी कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। तो इन सबको ऑप्शन को मैं ओपन करके दिखाऊंगा आपको जैसे ही हम एक बार अंदर चले जाएंगे। ओके, यहाँ से आप कोई फोल्डर ओपन कर सकते हो, और यहाँ से आपके पास कई बार क्या होता है ब्लेंडर चलते चलते क्रैश भी हो जाता है ना। तो उसकी वजह से आपकी फाइल है वो आप रिकवर कर सकते हो, है ना। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करते हैं, इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें बेसिकली 3D एनिमेशन के लिए ही इस विंडो को ओपन करना है, मतलब हमें 3D व्यू पोर्ट चाहिए। तो मैं जनरल पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, ये मेरे सामने जो विंडो आई है ये 3D व्यू पोर्ट की आ गई, इसी को बोलते हैं 3D व्यू पोर्ट। ओके, इसमें आपके सामने एक क्यूब आता है, ठीक है, एक कैमरा आता है आपके सामने, और एक आपके पास लाइट आती है ना। ये तीन चीज़ें बाय डिफॉल्ट ब्लेंडर की आती है, और आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको सेट कर सकते हो। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे सेट करना। आप चाहो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जब मैं ब्लेंडर को ओपन करूँ तो कुछ भी नहीं आएगा, है ना। वो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको सेट कर सकते हो। ओके,
चलिए नाइस। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि उन विंडोज़ को कैसे ओपन करना है। देखो अगेन आप यहाँ पे फाइल में जाके न्यू में जाके देखो ये ऑप्शंस आते हैं ना आपके सामने, जो हमारे पास ने न्यू फाइल के जो ऑप्शन आ रहे थे लेफ्ट साइड में, जैसे हमने फर्स्ट टाइम ओपन किया था तो ये ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे भी आते हैं। तो जैसे आप अभी इस जर्नल पे क्लिक करोगे तो सेम विंडो आपके सामने ओपन हो रही है ना। 2D एनिमेशन भी आप करोगे तो इस टाइप का देखो, डोंट सेव करना है, ये लो 2D एनिमेशन का आपके सामने ओपन हो गया है यहाँ पे विंडो, है ना। ये इंटरफेस 2D एनिमेशन का है, जिसको 2D एनिमेशन करना है ब्लेंडर में वो यहाँ से कर सकता है। ओके, स्कल्पटिंग जिसको करना है स्कल्प भी कर सकता है ना। तो और ये हम डिस्कस करेंगे स्कल्पटिंग के बारे में, तो हम पढ़ेंगे है ना, अपने इस कोर्स में पढ़ेंगे। और जिसको वीएफएक्स करना है वो वीएफएक्स भी ब्लेंडर में कर सकता है। ओके, वो भी हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप वीडियो एडिटिंग के लिए भी ब्लेंडर को यूज में ले सकते हो। ओके, चलिए नाइस। तो अभी मुझे फिलहाल डिस्कस करना था 3D व्यू पोर्ट के बारे में, तो मैं जनरल पे आ जाता हूँ क्लिक करके। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको सामने यहाँ पे दिखाई देता है ना, इसी को 3D व्यू पोर्ट बोलते हैं, जिसमें आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही है ना, तीन चीज़ें, ये 3D व्यू पोर्ट में ही रखी हुई है। तो गाइज बेसिकली आपके पास है, इसमें एक रेड लाइन होती है, ग्रीन लाइन होती है, और एक जी एक्सिस के लिए ब्लू लाइन भी होती है ना। उसको भी हम इनेबल कर लेते हैं। आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो ओलेज में जाके, और जी एक्सिस वाले को इनेबल कर सकते हो जो कि ब्लू लाइन होगी। ओके, तो इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि जो रेड लाइन है वो एक्स एक्सिस की लाइन होती है, जो ग्रीन लाइन है वो वाई एक्सिस की होती है, और जो ब्लू लाइन है वो होती है जी एक्सिस की, हो ना। तो इसे आप ये पता लगा सकते हो कि मेरा ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे रखा हुआ है। ओके, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि 3D व्यू पोर्ट में क्या क्या होता है। तो ये तीन जो लाइन मिलती है ना, तो हम बेसिकली जो बाय डिफॉल्ट होता है वो जी एक्सिस की लाइन होती भी नहीं है, और हम भी मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ऊपर तक ये जी एक्सिस होना ही है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, आप चाहो तो इसको ऑन भी रख सकते हो एक्स एक्सिस में जाके। ओके, चलिए। और मैंने आपको बताया कि बाकी आपके सामने तीन जो चीज़ें होती है ना, क्यूब, लाइट एंड कैमरा, वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो ये 3D व्यू पोर्ट में होता है। अभी बात आती है कि इस 3D व्यू पोर्ट में देखो, सबसे पहले तो मैं इसमें एक चीज़ इनेबल कर देता हूँ कि जो मैं की प्रेस करता हूँ वो आपको यहाँ शो हो जाएगी, ताकि आपको पता लगे कि मैं कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ, है ना। तो वो मैं इनेबल कर देता हूँ। ओके, या तो गाइज अभी मैंने वो इनेबल कर दिया है। अभी आप लोगों को यहाँ पे कीज दिख जाएगी, ये देखो माउस का सिंबल आ गया, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक है, ये मिड वाला जो बटन है जब मैं प्रेस करूँगा तो, और ये है राइट वाला, देखो लेफ्ट प्रेस किया मैंने, है ना। तो यहाँ पे ये काम करने लगे, देखो राइट प्रेस किया। ओके, कई बार ये अच्छे से काम भी नहीं करता है, बट ये मैक्सिमम काम करता है ना। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहले तो देखो, अभी मैंने शिफ्ट और प्लस ओल्ड प्रेस किया है तो ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो 3D व्यू पोर्ट है इसमें कैसे जूम इन जूम आउट करना है इसको, है ना, 3D व्यू पोर्ट को। और फिर किसी भी जो इस 3D व्यू पोर्ट की लोकेशन ऐसे कैसे चेंज करनी है ना, किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड हमें कैसे घूमना है, तो वो सब मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास में नेविगेशन के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स वाई एंड जी के ऑप्शन आ रहे हैं ना। तो जैसे आप एक्स एक्सिस पे इसको पकड़ के ऐसे करोगे तो ये देखो एक्स एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट हो रहा है ना। जैसे जस्ट मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक से इसको प्रेस कर रखा है, और माउस को जैसे मैं माउस की लोकेशन चेंज करता हूँ, उसको ड्रैग करता हूँ, तो इस टाइप का आपके सामने आ जाएगा, है ना। वाई एक्सिस में आप इसको वाई एक्सिस में देख सकते हो, है ना। जी एक्सिस में आप जी एक्सिस में इसको रोटेट करवा सकते हो, देखो अभी जी एक्सिस में रोटेट हो रहा है ना। देखो ये तो बात होगी इनकी। बाकी आपको इसको जूम इन जूम आउट करना है तो ये देखो, इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, प्लस के आइकन को माउस के लेफ्ट क्लिक से जस्ट प्रेस करके रखना है, और आप जैसे माउस को ड्रैग करोगे तो ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ से देखो, यहाँ से आप इसको व्यू, जो ये 3D व्यू पोर्ट है इसकी लोकेशन को ऐसे चेंज कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे आता है आपके पास कैमरा का व्यू, इसका शॉर्टकट 0 होता है ना। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अभी कैमरा आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको किस तरीके से देख रहा है वो आपके सामने आ जाएगा। ओके, नाइस। ये तो हो गया इस नेविगेशन कीज की बात। अभी मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट जो कीबोर्ड की है। तो सबसे पहले जो कीज़ है जो मैं यूज़ करता हूँ वो सेम आपको भी यूज़ करना है, जो स्टैंडर्ड कीज़ होती है तो आपको उनको सबसे पहले ब्लेंडर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो कैसे इंस्टॉल करना है? सबसे पहले आपको जाना है एडिट में, प्रेफरेंसेस में जाना है, और यहाँ पे जो की मैप है इस पे जाना है, एंड यहाँ पे आपको इम्पोर्ट पे क्लिक करना है। ओके,
तो जो की है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और उसके बाद में जो आपकी की है ना, माई की मैप के नाम से रहेगी, तो उसको आपको इंपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन जैसे आप कर लोगे, तो अभी जो मैं की प्रेस करूँगा वही आपके में यूज़ होने वाली है, वो जो स्टैंडर्ड वाली कीज़ होती है। ओके, तो चलिए अभी जो मैं की प्रेस करूँगा वो आपके में भी काम करेगी, क्योंकि आपने भी माई की मैप इंस्टॉल कर लिया है। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो ये ऑब्जेक्ट है इसको जूम इन जूम आउट आप माउस से कर सकते हो। तो माउस का जो स्क्रॉल बटन है ना, उसको आप ऐसे रोटेट करोगे तो वो जूम इन जूम आउट आपका हो जाएगा। ओके, फर्स्ट शॉर्टकट हो गया। सेकंड, अगर आपको इस ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमना है ना, इसके चारों ओर देखना है आपको, तो जो ऑल्ट है उसको प्रेस करके रखना, आपको शॉर्टकट यहाँ पे शो हो जाएगी। और जो माउस का लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करके रखना है, और फिर आप ऐसे उस ऑब्जेक्ट के अराउंड भी देख सकते हो, है ना। देखो, इस ऑब्जेक्ट के अराउंड आप देख सकते हो। ओके, ये देखो, इस साइड से देखना है, ऊपर से देखना है ना, फ्रंट से देखना है, बैक से देखना है, टॉप से देखना है ना, बॉटम से देखना है, राइट से देखना है, लेफ्ट से देखना, आप देख सकते हो। ओके, और इसी को आप जो स्क्रॉल बटन है अपना माउस का, उसको ऐसे प्रेस करके रखोगे, फिर माउस को ऐसे ड्रैग करोगे ना, तब भी आप इसके चारों ओर घूम सकते हो। ठीक है, तो इसको रोटेट करने के, माउस की जो ऑब्जेक्ट है उसके अराउंड ऑब्जेक्ट करने के दो शॉर्टकट हो गई। एक तो जो माउस का जो व्हील बटन है उसको आपको प्रेस करके रखना, और माउस को जैसे आप ड्रैग करोगे तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड घूम सकते हो, है ना, उसको देख सकते हो। बेसिकली उसकी हर एक फेस वर्टिसेज एज को आप देख सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा आगे ना, फेस वर्टिसेज एज क्या होता है ना। इसको फेस बोलते हैं, इसको एज बोलते हैं, इसको वर्टिसेज बोलते हैं, वो मैं आपको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, थर्ड शॉर्टकट है कि आप शिफ्ट ऑल्ट और माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करके रखोगे, है ना, शिफ्ट ऑल्ट और प्लस माउस का लेफ्ट क्लिक, तो आप जो 3D व्यू पोर्ट है उसको ऐसे रोटेट कर सकते हो, है ना, ऐसे देखो। ओके, और जो कंट्रोल ऑल्ट और माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करके रखोगे, तो माउस को ड्रैग करोगे तो आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ से बताया था ना। इसको तो आपको बस प्लस पे क्लिक करके रखना है और माउस को ड्रैग करना है, तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और इसका शॉर्टकट एक और किया है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस माउस का लेफ्ट क्लिक, है ना, इससे भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ओके, चलिए नाइस। तो शॉर्टकट कीज अभी आपको पता लग गई है ना। ओके गाइस, और अभी मैं आपको बताता हूँ इस नेविगेशन कीज के बारे में भी आपको पता लग गया है बेसिकली। और जो ये 3D जो व्यू पोर्ट आता है आपके सामने, है ना, इसको कैसे कंट्रोल करना है, किसी ऑब्जेक्ट को कैसे उसके अराउंड घूमना है हमें, है ना, तो ये बेसिकली आपको प्रैक्टिस करना है ना, इसका मेन चीज़ है प्रैक्टिस करना। ओके, आप इसकी प्रैक्टिस करना इन कीज की। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टी पैनल और एन पैनल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो लेफ्ट साइड में जो पैनल दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं टी पैनल, और आप इसकी शॉर्टकट की भी टी होती है, टेंगो वाला टी। इससे आप इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हो। ओके, और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, वो सेम कर्सर, मूव, रोटेट, स्केल, ट्रांसफॉर्म, ये सब ऑब्जेक्ट मोड में है अभी हम फिलहाल। तो ये सारे ऑब्जेक्ट मोड के आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप जैसे आप एडिट मोड में चले जाते हो तो ये ऑप्शन कुछ और यहाँ पे लंबे हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी लिस्ट आ जाती है, और ये बहुत सिंपल है ना, इनको हम वन बाय वन सबको सीखेंगे, और इसी से हम मॉडलिंग करते हैं, इन्हीं को यूज में लेके हम किसी मॉडल की मॉडलिंग करते हैं। ओके, मॉडलिंग इन द सेंस किसी ऑब्जेक्ट को हमें एडिट करना है, इसी क्यूब से हमें कुछ भी बनाना है, जैसे इसे चेयर बनाना है, टेबल बनाना है ना, तो हम इन्हीं को यूज में लेके वो बनाएंगे। ओके, अभी मैं वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, सारे मोड के बारे में। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है ऑप्शन, एन पैनल। एन पैनल, एन प्रेस करने से आपका एन पैनल आ जाएगा, और जो एन पैनल है वो क्या बताता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट रखा है उसकी लोकेशन क्या है, एक्स एक्सिस में, वाई में, और जेड एक्सिस में, है ना, रोटेशन उसकी कितनी हो रखी है, उसकी स्केल क्या हो रखी है, उसका डायमेंशन कितना है। ओके, जैसे मैं लाइट को सिलेक्ट करूंगा तो ये लाइट का बताने लग गया कि लाइट एक्स एक्सिस से इतनी मीटर पे है, वाई एक्सिस से इतनी मीटर पे है, जेड एक्सिस से इतनी मीटर पे है ना, उसका रोटेशन नहीं हो रखा है, 0 0 डिग्री में है। ओके, स्केलिंग उसकी नहीं है, ये बाय स्टैंडर्ड, ये डिफॉल्ट स्टैंडर्ड साइज की स्केल होती है 1 1 1। ओके, चलिए ये अभी कैमरा को जैसे आपने सेलेक्ट किया, कैमरा यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, इसने कैमरा की लोकेशन, रोटेशन, स्केल बताने लग गया। तो जो एंड पैनल है वो हमें जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में ये बताता है कि उसकी लोकेशन और रोटेशन कितना हो रखा है और उसकी डायमेंशन कितनी है। फिलहाल देखो,
लोकेशन इन द सेंस, अभी देखो मैं इसको जी वाई में मूव करवाता हूँ, जी वाई मैंने प्रेस किया तो ये देखो इसकी लोकेशन में वाई एक्सिस की वैल्यू देखो कैसे चेंज हो रही है ना। और जैसे ही मैं इसको जी एक्स करूँगा ये देखो एक्स एक्सिस की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है ना। जी जेड करूँगा तो ये देखो है ना। अभी इसको आर करता हूँ मैं, जैसे मैंने आर किया तो अभी ये सभी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, एक्स वाई जेड तीनों में हो रहा है, इसलिए तीनों की रोटेशन की वैल्यू चेंज हो रही है अभी। जैसे मैं आर एक्स कर दूंगा तो ओनली एक्स एक्सिस में रोटेट हो रहा है अभी देखो है ना। एक्स एक्सिस की रोटेशन की वैल्यू चेंज हो रही है। आर वाई किया है मैंने, ये देखो वाई एक्सिस की ओनली रोटेशन की वैल्यू चेंज हो रही है। मैंने जेड प्रेस किया तो ये देखो जेड एक्सिस की है ना। तो इतना रोटेट हो चुका है, मैंने एक्स एक्सिस में इसको इतना रोटेट कर रखा है, वाई एक्सिस में इतना रोटेट कर रखा है, जेड एक्सिस में इतना रोटेट कर रखा है। और ये होती है इसकी स्केल। जैसे मैंने एस प्रेस किया, जैसे हमने स्केल के बारे में समझा था ना, पढ़ा था, तो एस से जैसे स्केलिंग की वैल्यू चेंज होगी। और ये है इसका डायमेंशन है ना। असल में देखो ये क्यूब है वो एक्स एक्सिस में 3.17 मीटर, ओके, 3.17 मीटर इसकी डायमेंशन है एक्स एक्सिस में। एक्स वाई जेड तीनों में इसकी सेम है। तो जैसे सपोज अब देखो यार 3 मीटर का एक क्यूब है अप्रोक्स, 3.17 मीटर का। तो इतना बहुत होता है। अगर आपको 1 मीटर का बनाना तो 1 प्लेस करना है, एम लिखना है। ये 1 मीटर का हो गया अभी। एक्स एक्सिस में 1 मीटर हो गया है ना। तीनों में करना है तो आप तीनों माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उससे सिलेक्ट कर लो, 2 मीटर का इसको बना देते हैं जो बाय डिफॉल्ट आता है ब्लेंडर में क्यूब। ओके, ये मैंने कैसे किया, जो माउस का लेफ्ट क्लिक है उसको आपको प्रेस करके रखना है और नीचे ड्रैग करना है। जैसे ही तीनों सेलेक्ट हो जाए यहाँ पे आप जैसे ही 2 लिखोगे 2 मीटर आ गया। लेकिन आपको 2 मीटर नहीं चाहिए, आपको 2 सेंटीमीटर चाहिए है ना। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे तो मैं 2 मीटर ही लिख देता हूँ, तीनों को सिलेक्ट करता हूँ अगेन, और है ना, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 सेंटीमीटर। जैसे मैंने 2 सेंटीमीटर लिखा, ये देखो मेरा क्यूब है वो 2 सेंटीमीटर का हो चुका है। कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा है थोड़ा सा। पॉइंट से जो 2 मीटर का हुआ है यार, मतलब कि बहुत ही कम हो चुका है। मैं करता हूँ इसको 500 सेंटीमीटर का। ये देखो एटलीस्ट अभी आपको दिखाई तो देगा, 500 सेंटीमीटर इन सेंस 5 मीटर, है कि नहीं। और ये होगी इसकी वैल्यू। ये मेरा बताने का मोटो ये था आपको कि आप यहाँ पे फिट भी ले सकते हो। जैसे आपने लिखा 5 फीट, फिर एंटर किया, ये देखो ये मीटर की यहाँ स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देगा। मीटर फिट को मीटर में इसने चेंज किया और यहाँ पे इतना मीटर में वैल्यू दिखा रहा है ये उतना ही। ओके, ठीक है। आप 2 सेंटीमीटर भी कर सकते हो है ना, 200 सेंटीमीटर भी कर सकते हो। ओके, और इनकी जो यूनिट्स है वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे ही आप इसमें जाते हो ना, सीन में जाके जो यूनिट्स है इस पर क्लिक करोगे तो यूनिट सिस्टम देखो, ठीक है। रोटेशन जो डिग्री में कर रखा है, तो रोटेशन डिग्री या रेडियन में कर सकते हो आप, तो रेडियंस में, तो अभी डिग्रीज में हो रखा है। ओके, फिर लेंथ मीटर में है, किलोमीटर में कर सकते हो, सेंटीमीटर में कर सकते हो, मिलीमीटर में कर सकते हो, ओके, माइक्रोमीटर में कर सकते हो। फिर जो मास है वो किलोग्राम में कर सकते हो, ग्राम में कर सकते हो, टन्स में कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग। टाइम को सेकंड्स में कर सकते हो, डेज में, आवर्स में, मिनट्स में, मिली सेकेंड्स में, है ना। टेम्परेचर को सेल्सियस केल्विन में कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे यूनिट्स मिल जाती है, आपको किस हिसाब से अपना यूनिट रखना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, जैसे आप सेपरेट यूनिट करोगे तो देखो 2 मीटर 22 सेंटीमीटर पूरा दिखा दिया इसने, है ना। 2 मीटर और 22 सेंटीमीटर का है, ठीक है। नहीं तो ये पूरा वैसे दिखाएगा आपको, ओनली मीटर में ही दिखाएगा, नहीं तो मीटर और सेंटीमीटर दिखाएगा, सभी चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। ये तो बात हो गई एन पैनल की, है ना। ये जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी आपको यहाँ पे डिटेल दिखाता है कि उसकी लोकेशन कितनी है, रोटेशन कितनी हो रखी है, स्केलिंग कितनी हो रखी है ना। और देखो ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट जब काम आती है, देखो यार 2.2, इसको मैं वापस से कर देता हूँ, 1 सेकेंड। 2 मीटर, ओके, जो बाई डिफॉल्ट आता है ब्लेंडर में क्यूब 2 मीटर का। 2 मीटर आप सोच के देखो बहुत बड़ा होता है 2 मीटर का एक जो क्यूब रखा हुआ है ना। तो रियल लाइफ में जैसे इसका यूज कब होता है डायमेंशन का, जब हमें कोई रियल प्रोडक्ट बनाना होता है ना, कोई उसकी हमें डायमेंशन मिल जाती है कि ये डायमेंशन है, तो हम यहाँ पे वो डायमेंशन यूज में लेके और फिर उसको रियल जैसा ही बनाने की ट्राई करते हैं किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को। ओके, चलिए गाइज आप इनकी प्रैक्टिस करना, ओके, तभी आपके माइंड में हो जाएगा ये सेट। और उसके बाद हम मॉडलिंग की क्लासेस करेंगे तो उसमें ये यूज होने वाले हैं सब। ओके, और दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करना है और कैसे डिलीट करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं एक दो ऑब्जेक्ट और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे एक सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ। ओके, एंड मैं मैश में जाके अगेन एक कोन ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट हो गए हैं, अभी मुझे इनको सेलेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था, देखो सेलेक्ट बॉक्स में ट्विक, सेलेक्ट बॉक्स, सेलेक्ट सर्किल एंड सेलेक्ट लासो,
तो मैं सेलेक्ट बॉक्स रखता हूँ मैक्सिमम, यही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टूल होती है मेरे अकॉर्डिंग। तो जैसे सपोज मुझे इसको सेलेक्ट करना है, तो आप एक तो इनको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी आप वन बाय वन कर सकते हो ना। तो ये तो हो गया इनका सेलेक्ट का। ओके, माउस के लेफ्ट क्लिक से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो। अभी इनको डिलीट करना हो तो सेम एक्स प्रेस करना है एंड डिलीट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, यस डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल जेड आप करोगे वापस अंडू हो जाएगा, लेकिन ब्लेंडर में अंडू की कुछ लिमिट्स हैं, तो आप ज़्यादा अंडू नहीं कर पाओगे। अगर आप एक दो तीन चार स्टेप ही कुछ आगे गए हो तब आप कर सकते हो, नहीं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है अंडू करना, है ना। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपको करना है डिलीट तो आप उसको अनडू कर सकते हो कुछ ही अगर कुछ ही स्टेप्स आप आगे गए हो तब कर सकते हो, नहीं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखना कि आप जो काम कर रहे हो वो सही है, अनडू ना करना पड़े, मैक्सिमम यही ट्राई करना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। यार दोस्तों, तो दोस्तों इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो अपने टी पैनल में जो सेलेक्ट बॉक्स है और जो कर्सर है इन दो के बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेलेक्ट बॉक्स है टी पैनल का, उसमें चार ऑप्शंस आते हैं: ट्विक, सेलेक्ट बॉक्स, सेलेक्ट सर्किल एंड सेलेक्ट लैसो। ओके, तो इन सब को यूज करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट और ऐड कर लेता हूँ। शिफ्ट ए मैंने प्रेस किया और मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इस सिलेंडर को मुझे मूव करना है, तो एक बार आप देख लीजिए, ये मूव का हम आगे पढ़ेंगे। जो अपने यहाँ पे मूव, रोटेट, स्केल आएगा, इनको हम डिस्कस करेंगे। मैं जस्ट आपको एक बार जो सेलेक्ट बॉक्स वाली चीज़ें हैं, है ना, सिलेक्शन वाली, इनको समझाने के लिए मैं कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ओके, यस। तो अभी मेरे मेरे इस 3D व्यू पोर्ट में है तीन ऑब्जेक्ट और प्लस एक लाइट, एक कैमरा, पांच ऑब्जेक्ट हो चुके हैं ना, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो कलेक्शन बन चुका है यहाँ पे एक, और इस कलेक्शन में ये पांच आइटम ऐड हो चुके हैं। अभी आप इनकी टेंशन मत कीजिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा ना। हम एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि इनका यूज कैसे करना है सभी का। फिर जो ये विंडोज है इनका क्या यूज है ना। फिर ये जो आउटलाइनर है ना, विंडोज, इसका क्या है। फिर प्रॉपर्टीज़ वाली का पैनल का क्या यूज है। फिर यहाँ पे टाइम लाइनर का क्या यूज है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी इन दो चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ट्विक वाला है, इसमें आप प्रेस करिए, सबसे पहले ट्विक आता है। ट्विक का मतलब आप एक ही चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, है ना। या तो इसको कर सकते हो या इसको या इसको, है ना। जिस पे आप क्लिक करोगे वही सिलेक्ट होगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो ना, बेसिकली इनके नाम से भी। और वो सेम नॉर्मल चीज़, सपोज मुझे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट करना, तो शिफ्ट के साथ में इसको भी क्लिक कर दिया मैंने, शिफ्ट मैंने प्रेस करके रखा है, आप देख सकते हो। और इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, लाइट को भी कर लिया, कैमरे को भी कर लिया, सब सेलेक्ट हो चुके हैं यहाँ से, है ना। ये तो हो गया ट्विक। ट्विक से आप वन बाई वन सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप इस पे माउस का जो लेफ्ट क्लिक करके रखोगे ना, प्रेस करके, तब आपके पास एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट बॉक्स का। इसी को हम ज़्यादातर यूज में लेते हैं। सेलेक्ट बॉक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा सिलेक्शन का। जैसे मैं जो माउस का लेफ्ट क्लिक का उसको प्रेस करके रखा, मैंने एक बॉक्स बना दिया। ये देखो, इस बॉक्स के अंदर जितने भी आएंगे ना वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। ये देखो, तीनों ऑब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं, तीनों आपको यहाँ शो कर रहे हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे भी, यस, नाइस। यो भी तीनों ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, मतलब ये सेलेक्ट हो चुके हैं। सभी को करना है तो इस बॉक्स के अंदर जितने भी आएंगे वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। ओके, तो ऐसे हम सेलेक्ट बॉक्स को यूज में लेते हैं। फिर जो सेलेक्ट सर्किल है, इसको कैसे यूज में लेना है कि जैसे आप इस सर्किल को जहाँ जहाँ घुमाओगे ना, जिस जिस ऑब्जेक्ट पे लेके जाओगे वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता जाएगा। ये देखो, ठीक है। तो सर्किल का मतलब यही है बेसिकली कि जिस ऑब्जेक्ट पे आप इसको लेके जाओगे ना, वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता जाएगा। ओके, नाइस, ठीक है। सेलेक्ट सर्किल भी आपको समझ में आ गया। सेलेक्ट लासो, ये कैसे समझ में आएगा। सपोज आपने ऐसे किया, ये लो, दो ऑब्जेक्ट मेरे सेलेक्ट हो गए, या फिर आपने इस टाइप का बना दिया, तो इसके अंदर जितने भी आएंगे वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। ये देखो, तो आई होप आपको ये सिलेक्शन वाला जो टूल है, ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। हम बेसिकली मैक्सिमम सेलेक्ट बॉक्स को यूज में लेते हैं ताकि हम अपना जिसको भी सेलेक्ट करना है उस पर बॉक्स बना के सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गई बात अपने सेलेक्ट बॉक्स की। ओके, अभी और इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है डब्ल्यू। आप डब्ल्यू से इनको चेंज भी कर सकते हो। देखो, मैंने डब्ल्यू प्रेस किया, सेलेक्ट सर्किल हो गया, अगेन डब्ल्यू प्रेस किया, सेलेक्ट लासो हो गया, अगेन डब्ल्यू प्रेस किया, ट्विक आ गया, अगले अगेन डब्ल्यू प्रेस किया, सेलेक्ट बॉक्स आ गया। ओके, तो जैसे आप डब्ल्यू प्रेस करते जाओगे ना, ये यहाँ पे चेंज होता जाएगा। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना
यूज ऑफ 3D कर्सर। ये जो कर्सर है इसको हमें अभी यूज में लेना सीखेंगे। ओके, तो इस पे मैंने क्लिक किया और अभी आप देख सकते हो कि जो भी मैं ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा था इससे पहले वो सब यहीं पे ऐड हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ये बना हुआ है, ये इसको बोलते हैं 3D कर्सर। ओके, यहाँ पे इस 3D व्यू पोर्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ ऐड होगा ये 3D कर्सर डिसाइड करेगा। और ये कैसे डिसाइड करेगा, ये जहाँ पे होगा वहीं पे आपका ऑब्जेक्ट ऐड होगा। समझ गए ना? मतलब सपोज आपको यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो आप इस कर्सर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे ना, जहाँ पे भी आप अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे कर्सर वहीं पे चला जाएगा। और फिर सपोज आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक किया, 3D कर्सर मेरा यहाँ पे आ चुका है। अगेन मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और मुझे एक क्यूब ऐड करना है। ये देखो इसके ऊपर क्यूब ऐड हो चुका है ना? जहाँ पे मेरा कर्सर था वहीं पे क्यूब ऐड हो चुका है। ओके, नाइस। इसका एक शॉर्टकट भी है, या तो आप यहाँ से जो टी पैनल में कर्सर पे क्लिक करके आप ये कर सकते हो, या फिर आप शिफ्ट और माउस का जो राइट बटन है उसको क्लिक करोगे तो भी आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। ये इसका शॉर्टकट की है, शिफ्ट और माउस का राइट क्लिक। ओके ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों टूल्स अच्छे से। आप इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है? इन चारों की आप प्रैक्टिस करना, सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट ऐड करके, और कर्सर का भी आप प्रैक्टिस करना, ठीक है? इस पे क्लिक करके और जो इसका शॉर्टकट शिफ्ट माउस का राइट क्लिक वाला। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे उसको रोटेट कर सकते हैं और कैसे उसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कैसे करना है 3D व्यू पोर्ट में। तो मैं यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ। अभी मेरे पास एक क्यूब है तो मैं ऐड में जाके मैश में जाके और एक यहाँ पे सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मेरा 3D कर्सर था, यहाँ पे सिलेंडर ऐड हो चुका है। अभी शिफ्ट और माउस का राइट क्लिक करके कर्सर यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और अगेन मैश में जाके मैं एक मंकी ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो मेरे पास अभी ऑब्जेक्ट हो चुके हैं। अब इनफ ऑब्जेक्ट हो चुके हैं आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले मुझे करवाना है मूवमेंट। तो इन दो के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, अभी हम पढ़ेंगे मूवमेंट के बारे में। तो सपोज मुझे इस क्यूब को सिलेक्ट किया मैंने, जिसका मुझे मूवमेंट करवाना है, तो मैं जाऊँगा मूव पे। ओके, और यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने मूव पे क्लिक किया तो मेरे पास 3 एरो आ चुके हैं। एक रेड वाला जो एक्स एक्सिस का है, ठीक है? एक ब्लू वाला जो जी एक्सिस का है और एक जो ग्रीन वाला जो वाई एक्सिस का है। अभी मैं इसको यहाँ से होल्ड करके माउस का लेफ्ट क्लिक और जैसे इसको ड्रैग करूँगा तो ये ओनली एक्स एक्सिस पे ही मूवमेंट होगा इसका, ठीक है? और इसको पकड़ के करूँगा तो ये वाई एक्सिस पे इसका मूवमेंट होगा। ओके, जैसा आप देख सकते हो इसका देखो वाई एक्सिस पे मूवमेंट हो रहा है या, और इसका मूवमेंट है जी एक्सिस पे। ओके, नाइस। ओके, तो गाइस जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो अभी आपने देखा कि मेरे पास 3 एरो आ चुके हैं, एक रेड वाला, एक ब्लू वाला, एक ग्रीन वाला, ठीक है? जो रेड एरो है वो एक्स एक्सिस को बताता है, ग्रीन वाला वाई एक्सिस को, ब्लू वाला जी एक्सिस को। तो अभी जैसे मैं रेड वाले को होल्ड करके माउस का लेफ्ट क्लिक से माउस को जैसे ड्रैग करूँगा तो ओनली एक्स एक्सिस में ही इसकी जो मूवमेंट है वो होगी। ओके, और जैसे ही मैं ग्रीन वाले को करूँगा तो इसकी वाई एक्सिस में मूवमेंट होगी इस ऑब्जेक्ट की। और जैसे ही मैं जो ब्लू वाला है उसको ड्रैग करूँगा पकड़ के माउस के लेफ्ट क्लिक से तो इसका जो मूवमेंट है वो जी एक्सिस में होगा, ठीक है? ये तो बात हो गई जब मूव के टूल पे हम क्लिक करके फिर ये जो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं इनको यूज में लेने से, ठीक है? अभी इनका मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको। अभी मैं सिलेक्ट बॉक्स पे जाता हूँ, अभी देखो इस पे कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो इसका शॉर्टकट क्या है? मूव। मूव मतलब ग्रेप करते हैं ना हम, तो इसका शॉर्टकट होता है जी। ओके, तो जी मैंने प्रेस किया और अभी देखो जी मैंने प्रेस किया और माउस का जो जैसे ही मैंने मूवमेंट किया माउस का, ये देखो इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होने लग गया है ना? और एन पैनल से मैंने एन, अभी एन प्रेस करता हूँ और अभी देखना आप, ये देखो इसकी लोकेशन एन पैनल में, यहाँ पे एन पैनल में आप इसकी लोकेशन देख सकते हो, एक्स वाई जी तीनों में चेंज हो रही है क्योंकि मैं इसका मूवमेंट करवा रहा हूँ। तो अभी सपोज मुझे इसको यहाँ पे रखना है तो मैं यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे फिक्स हो गया है ना? सपोज आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे जी प्रेस कर दिया और फिर आप चाहते हो, आपका माइंड चेंज हो गया कि नहीं मुझे तो इसका मूवमेंट नहीं करना था, मुझे तो इसको यहीं पे रखना था,
तो आप इस एक्शन को एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब आप इस एक्शन को अनडू कर सकते हो। वो कैसे? अभी जैसे मैंने ग्रैब कर रखा है ना, तो अभी आप माउस का राइट क्लिक कर दो। जैसे राइट क्लिक करोगे तो ये वापस अपने जो जहाँ पे था ये वहीं पे चला जाएगा। ये देखो मैंने जैसे ही माउस का राइट क्लिक किया, ये अपनी प्रीवियस लोकेशन पे चला गया है। ओके, नाइस। अभी सपोज मुझे इसका एक्स एक्सिस में मूवमेंट करवाना है, तो मैं जी प्रेस करूंगा एंड एक्स प्रेस करूंगा, जी एक्स। ये देखो एक्स एक्सिस में होने लग गया, ठीक है। और अभी जी वाई, ये देखो वाई एक्सिस में इसका मूवमेंट होने लग गया। जी जेड, तो ये देखो जी जी एक्सिस में इसका मूवमेंट होने लग गया। ओके, तो ये इसकी शॉर्टकट कीज है, ओके, मूवमेंट की। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना रोटेशन का। तो इस पे मैंने क्लिक किया जैसे ही, तो आपने देखा कि इस पे ऑप्शन आ चुके हैं रोटेट करने वाले, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में इसका रोटेशन होने लग गया। ये देखो रेड वाली लाइन को जैसे ही मैंने होल्ड करके और माउस का जैसे मूवमेंट करवा रहा हूँ, तो ये देखो एक्स एक्सिस पे रोटेट करने लग गया, ठीक है। और ये ग्रीन वाली है, ये देखो वाई एक्सिस पे मूवमेंट कर रोटेट करने लग गया है, या और ये देखो ब्लू वाली से जी एक्सिस पे रोटेट करने लग गया। ओके, तो ये इसकी शॉर्टकट कीज मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे ही मैं सिलेक्ट बॉक्स पे जाता हूँ, रोटेशन का मतलब आर, ओके, आर मतलब रोटेट। तो आर मैंने प्रेस किया और ये देखो ये अभी रोटेट होने लग गया। बट मुझे इसको एक्स एक्सिस में रोटेट करवाना है, तो मैंने एक्स प्रेस किया और ये देखो एक्स एक्सिस में रोटेट होने लग गया, ठीक है। अभी मैंने वाई प्रेस किया तो ये देखो वाई एक्सिस में रोटेट होने लग गया। ये देखो मैंने जी प्रेस किया तो ये देखो जी एक्सिस में रोटेट होने लग गया। ओके, तो आर एक्स आर वाई आर जी आप करके सेम जैसे हमें मूवमेंट करना होता है तो हम जी एक्स जी वाई जी जी करते हैं, तो वैसे ही रोटेशन के लिए भी सेम। रोटेशन मतलब आर से स्टार्ट होता है, तो आर एक्स आर वाई आर सी। ओके, नाइस। तो ये गाइज आपको समझ में आ गया होगा। सपोज अभी मुझे एक चीज़ और बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अभी इसकी जो लोकेशन है वो इसको वापस बाय डिफॉल्ट करनी है, जो ये सबसे पहले जिस पोजीशन में था, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ऑल्ट के साथ में आर प्रेस करना है, ठीक है। जैसे मैंने ऑल्ट के साथ में आर प्रेस किया, तो ये अपनी बाय डिफॉल्ट लोकेशन पे वापस चला जाएगा। इसका मूवमेंट वगैरह सब कैंसिल हो जाएगा। ओके, जो भी हमने किया वो सब रीसेट हो जाएगा, इन द सेंस कैंसिल, इन द सेंस रीसेट हो जाएगा। ओके, एंड ऐसा ही सेम मूवमेंट पे भी लागू होता है। जैसे सपोज इस मंकी को मैंने जी प्रेस करके यहाँ लेके मैं आ गया और मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे था वहीं पे रहे, है ना। तो ऑल्ट के साथ में जी प्रेस कर दो आप, देखो। तो ये इनिशियल में यहाँ पे था, ठीक है, क्योंकि 3D कर्सर यहाँ पे था। तो इसकी लोकेशन रीसेट हो चुकी है और ये अपनी जहाँ पे था इनिशियल में वहीं पे आ चुका है। ओके, ये भी यहीं पे आ जाएगा। जैसे मैं ऑल्ट जी करूँगा तो देखो ये भी यहीं पे आ जाएगा, है ना। तो इनकी जो मूवमेंट है ये बाय डिफॉल्ट 3D वर्ल्ड है जो वहीं पे ऐड होते हैं जहाँ पे 3D कर्सर अपना इनिशियल में होता है। ओके, नाइस। और अभी मैं आपको बताता हूँ जो अपना लास्ट है वो है स्केल का ऑप्शन। ओके, स्केल इन द सेंस इसकी साइज को रीसाइज करना, ठीक है। सपोज ये मेरा मंकी है और मैंने स्केल प्रेस किया, तो अभी देखो मेरे पास ऑप्शन आ चुके हैं वही सेम जैसे मूवमेंट में और रोटेशन में जो आ रहे थे। एक्स एक्सिस का रेड वाला, ब्लू वाला जी एक्सिस का एंड ग्रीन वाला वाई एक्सिस का। ओके, तो देखो जैसे मैं एक्स एक्सिस में करता हूँ, ये देखो एक्स एक्सिस में इसका स्केल होने लग गया, मतलब इसकी साइज देखो चेंज होने लग गई, है ना। और ये देखो जी एक्सिस में देखो ये बड़ा होने लग गया, है ना। यहाँ देखो, ये देखो वाई एक्सिस में पीछे से कितना बड़ा हो गया, है ना। ये देखो इस क्यूब पे करके देखते हैं हम। इस कैमरा को मैं डिलीट कर देता हूँ, एक्सप्रेस किया डिलीट। अभी देखो, ये देखो वाई एक्सिस, ये देखो मैंने जी एक्सिस में इसका मूवमेंट किया, ये देखो एक्स एक्सिस में मैंने इसका मूवमेंट किया। तो अभी देखो आप क्यूब कितना बड़ा हो गया, मैंने इसको बड़ा कर दिया ना स्केल पे जाके, है ना। तो इसका शॉर्टकट होता है एस, ठीक है। जैसे आप एस प्रेस करोगे तो स्केल होने लग जाएगा। ये देखो आप यहाँ पे जो एन पैनल है वहाँ पे देख सकते हो एक्स वाई जी तीनों में इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। ये देखो क्योंकि अभी तीनों एक्सिस में स्केल हो रहा है ना। कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि ऑब्जेक्ट को तीनों जो अपनी एक्सिस है उसमें स्केल करते हैं, तब हम एस प्रेस करके स्केल कर देते हैं। बट मुझे अभी इसको वाई एक्सिस में ही करना है, तो मैं एस के साथ में वाई प्रेस करूंगा तो ये देखो वाई एक्सिस में ही ओनली ये स्केल हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे लोकेशन भी इसकी वाई एक्सिस में ही चेंज हो रही है, ठीक है। जो इसकी स्केल की जो पोजिशन है एस वाई, ये देखो, है ना। अभी एस जी मुझे जी एक्सिस में करना है तो मैंने एस के साथ में जी प्रेस किया, और एस एक्स एक्सिस में भी करना है तो एस एक्स प्रेस किया मैंने, ये देखो एस एक्स,
ओके। तो इस तरीके से हम स्केल कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्स वाई और जी डायरेक्शन में या फिर तीनों डायरेक्शन में। ओके ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आप इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, और आप भी ऐसे ही 3-4 ऑब्जेक्ट ऐड करना, उनको मूव करना, है ना, रोटेट करवाना और स्केल करवाना उन ऑब्जेक्ट्स को, सो दैट आपके माइंड में अच्छे से ये बैठ जाएगा कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करवाते हैं, कैसे उसका रोटेशन करवाते हैं, कैसे उसकी स्केलिंग करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था मूवमेंट का, रोटेशन का और स्केल का। स्केल में एक ऑप्शन और है, स्केल केज के नाम से। ओके, तो जैसे ही सपोज मैंने इस पर क्लिक किया, स्केल केज किया, तो आपके सामने इस टाइप का एक इंटरफेस आ जाएगा। जैसे आप इसको होल्ड करके माउस के लेफ्ट क्लिक से आप अपने अकॉर्डिंग स्केल कर सकते हो इसको भी, है ना। बेसिकली आप अपने अकॉर्डिंग स्केल का एक और ऑप्शन दे दिया आपके पास। देखो अभी इतने ऑप्शन आ गए। अभी मुझे किधर से स्केल करना है ना, बीच बीच में मुझे डॉट डॉट से मिल गए, कंट्रोलर मिल गए मुझे एक टाइप के, है ना, कि मुझे यहाँ से स्केल करना है तो देखो ये स्केल होने लग गया। ओके, यहाँ से स्केल करना है तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्केल होने लग गया। ओके, ये देखो। ओके, तो अब इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना है, सेम स्केल के जैसा ही है, कुछ इसमें कुछ खास है नहीं। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो आपने देखा होगा, इसको मैं वापस से इसकी सेम कर देता हूँ, रोटेशन, लोकेशन एंड स्केल को। ओके, मैंने इसको रिसेट कर दिया ओल्ड एज के साथ में। तो अभी देखिए आप, अभी हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो जैसे ही मैंने इस क्यूब को सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, ओके, तो देखो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ तक जो हमने पढ़े थे, मूवमेंट, रोटेट और स्केल के तीनों ऑप्शन इसी ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में आ चुके हैं, है ना। आप लोग अच्छे से देखोगे तो ये देखो, ये रोटेशन का आ चुका है, ये देखो स्केलिंग का आ चुका है, और ये देखो स्केल का, इसके मूवमेंट का आ चुका है। ओके, तो सपोज इस क्यूब को मुझे रोटेट करना है वाई एक्सिस में, तो ये देखो रोटेट होने लग गया यहाँ से, है ना। एक्स एक्सिस में करवाना है, एक्स एक्सिस में रोटेट होने लग गया। स्केल करना है जी एक्सिस में, तो जेड एक्सिस में स्केल होने लग गया। ओके, इसको स्केल करना है वाई एक्सिस में, तो देखो वाई एक्सिस में स्केल होने लग गया। ये देखो, इसको जेड एक्सिस में मूवमेंट करवाना है, तो जेड एक्सिस में इसका मूवमेंट होने लग गया, वाई एक्सिस में मूवमेंट होने लग गया, एक्स एक्सिस में मूवमेंट होने लग गया। बेसिकली ट्रांसफॉर्म की जो टूल है उसमें आपको तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं ना, आप तीनों चीज़ें उसमें एक साथ कर सकते हो। ओके, चलिए नाइस। अभी हम बात करते हैं एनोटेट की टूल के बारे में। तो इसको मैं अगेन रिसेट कर देता हूँ इसका सब कुछ। ओके, ओल्ट जी, ओल्ट एस, ओल्ट आर, ठीक है। इसका मैंने लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल तीनों रिसेट कर दिया है ओल्ट के साथ में। ओल्ट जी, ओल्ट आर एंड ओल्ट एस प्रेस करके ये वापस अपनी बाय डिफॉल्ट पे आ चुका है। अभी मैं एनोटेट पे क्लिक करता हूँ। देखो एनोटेट का मतलब क्या है कि आप सपोज मैं नम पैड से फ्रंट ऑर्थोग्राफी व्यू में आ जाता हूँ, है ना, और सपोज कि कोई आपको कुछ ड्रॉ करना है तो आप इससे कुछ ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अकॉर्डिंग टू यू, लाइक आपको लिखना है ब्लेंडर, तो आप इसमें ब्लेंडर लिख सकते हो। ओके, नाइस। और या आपको कुछ समझाना हो या फिर आप कुछ रेफरेंस के लिए कुछ ड्रॉ करना हो, सपोज इसी क्यूब का कुछ रेफरेंस आपको लेना हो, है ना, तो आप रेफरेंस के लिए भी इसको कुछ ड्रॉ कर सकते हो। फिर इसके अकॉर्डिंग कुछ मॉडल वॉडल बनाना हो तो आप वो भी कर सकते हो। कि रेफरेंस के लिए आप इसको यूज में ले सकते हो। और इसमें देखो एनोटेट लाइन भी आती है। तो जैसे ही ये आप इसमें माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखोगे ना, तभी आपके पास ऑप्शन ओपन होंगे। ठीक है, लॉन्ग प्रेस करके रखना है आपको माउस का लेफ्ट क्लिक इस पे। तो अनोटेट लाइन का मतलब क्या है कि एक लाइन आती है आपके पास, देखो बेसिकली अभी एक लाइन आने लग गई है ना, ये देखो। ओके, नाइस। तो ये कुछ इस तरीके से काम करती है। यस, फिर एक आता है आपके पास में एनोटेट पॉलीगन, तो इससे पॉलीगन बन जाते हैं आपके, देखो ये देखो, है ना। आप पॉलीगन बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, और फिर लास्ट में एक ऑप्शन आता है आपके पास में एनोटेट इरेजर। तो बेसिकली आपको इसको इरेज करना है, इसकी जो रेडियस यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, और यहाँ से आप जो अपने रेफरेंस जो लाइंस, पॉलीगन या जो भी आपने एनोटेट किया है उनको आप इरेज कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया एनोटेट टूल के बारे में। अभी है लास्ट ऑप्शन अपना मेजर का। ओके, तो मेजर इन द सेंस ये एक अपनी डिस्टेंस को मेजर करता है। ओके, लाइक दैट कि मुझे इस क्यूब की यहाँ से जो इसकी जो विड्थ है इसको मेजर करना है, तो मैं माउस का लेफ्ट क्लिक यहाँ पे प्रेस करके रखूंगा और यहाँ तक एंड अप कर दूंगा, इसको लीव कर दूंगा। ये देखो
ये मैं बोल रहा है कि ये 2.01424 मीटर का है ना। एन पैनल में मैं देख लेता हूँ, एन पैनल में एक्स एक्सिस में कितना है, 2 मीटर है, बट ये बोला 2.014 समथिंग इतना ही आ गया ना, क्योंकि हमने इसको देखो यहाँ तक एंड अप किया है ना, और इसको भी हमने यहाँ तक, तो समथिंग लाइक दैट है ना। तो जैसे ही आप इसको प्रॉपर रखोगे ना, तो ये प्रॉपर देखो मेजरिंग का टूल अपना काम करेगा। ये देखो कहाँ पे रखा हुआ है अभी, यस, यहाँ पे तो हो गया, और यहाँ पे भी देख लेते हैं इसको। ये देखो यहाँ पे इधर ही रखा है, तो ये लो, है ना, नाइस। ये देखो समथिंग 2 मीटर हो ही चुका है यार, 0.00031, तो क्या, और ये भी यहीं पे आ गया है ना। आप इसको थोड़ा सा करोगे तो आ ही जाएगा, है ना, आपका 2 आ ही जाएगा, 2 मीटर, ओके। तो ये बेसिकली मेजरिंग के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। आप इससे कुछ भी मेजर कर सकते हो, यस, ओके। मैं जस्ट आपको एक बता रहा हूँ, आप इससे एंगल भी मेजर कर सकते हो, ओके, ठीक है। लाइक आपको एंगल मेजर करना हो तो एंगल भी आप मेजर कर सकते हो, और आप इसे डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो, ओके, यस, मेजर डिस्टेंस एंड एंगल्स, ओके, नाइस। चलिए, नेक्स्ट है अपना एड क्यूब, ओके। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक एन पैनल को मैं वापस से हाइड करता हूँ एन से, और ऐड क्यूब में मैं जाता हूँ, और सपोज अभी देखो, अभी मुझे यहाँ पे एक क्यूब ऐड करना है, तो मैं माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखूँगा, और मुझे साइज देखना है। अभी माउस का लेफ्ट क्लिक मैंने प्रेस करके रखा है, और मुझे देखना है कि कितनी साइज का, कितनी विड्थ का, हाइट का, मुझे कितनी लेंथ का मुझे क्यूब ऐड करना है, भाई इतना करना है। तो मैंने यहाँ छोड़ दिया इसको, और फिर जैसे ही मैं इसको माउस को ड्रैग करूँगा, छोड़ दूंगा, तो देखो यहाँ पे एक क्यूब बन चुका है, यस। फिर मुझे यहाँ पे एक बनाना है, तो माउस का लेफ्ट क्लिक मैंने प्रेस करके रखा है, अभी मैंने छोड़ दिया, और ये देखो मैंने जेड एक्सिस में इसको ऊपर छोड़ दिया है, ये लो माउस का लेफ्ट क्लिक से कंफर्म किया, अगेन एक क्यूब बन चुका है, ओके। इसको आप प्रेस करके रखोगे, ऐड कोन, ऐड सिलेंडर, ऐड यूवी स्पेयर, ऐड आइको स्पेयर, ओके। इतने सारे ऑप्शन है। जैसे आप ऐड कोन पे करोगे, तो अभी आप यहाँ पे ये लो, ये लो आपका ये कोन बन चुका है यहाँ पे, यस। ऐड सिलेंडर पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे ये लो, यहाँ पे एक सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ, ये लो सिलेंडर ऐड हो चुका है, यस। फिर और क्या ऑप्शन है, ऐड यूवी स्पेयर, तो यहाँ पे ये लो एक यूवी स्पेयर ऐड हो चुका है, यस। फिर अगेन मुझे ये यहाँ पे ऐड आइको स्पेयर करना है, तो ये लो, ये लो आइको स्पेयर ऐड हो चुका है, यस। तो इस तरीके से आप इन ऑप्शंस को यूज में लेके आप ऐसे डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स है वो आप ऐड कर सकते हो, ओके गाइज। तो इस क्लास में हमने डिस्कस किया ट्रांसफॉर्म के बारे में, जिसमें तीनों ऑप्शंस एक साथ आ जाते हैं, मूवमेंट का, रोटेशन का और स्केल का। अनोटेट टूल बेसिकली रेफरेंस के लिए आप कुछ भी टाइप कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, या किसी मॉडल का रेफरेंस लेना है, किस टाइप का बनाना है, वो आप उससे कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। फिर एक हमने मेजर टूल के बारे में डिस्कस किया, जिससे आप एंगल और जो उसकी डिस्टेंस है उसको मेजर कर सकते हो। और फिर लास्ट में हमने इस ऑप्शन का यूज में लिया, जिससे आप ऑब्जेक्ट जैसे क्यूब हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, यूवी स्पेयर हो गया, इको स्पेयर हो गया, इनको ऐड कर सकते हो, ओके गाइज। आप इनकी प्रैक्टिस करना सभी की, ओके गाइज, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, तो इस क्लास में हम सीखेंगे यूजर पर्सपेक्टिव और ऑर्थोग्राफिक व्यू के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यूजर पर्सपेक्टिव क्या होता है, कि हम जो यूजर है वो किस एंगल से किसी चीज़ को देख रहा है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये जो क्यूब है, इसको मैं जैसे कौन से एंगल से देख रहा हूँ ना, तो ये हो गया मेरा यूजर पर्सपेक्टिव व्यू। तो ये अभी हम इस क्यूब के एकदम फ्रंट में भी नहीं है, एकदम एग्जैक्ट बैक में भी नहीं है, एकदम हम इसको एग्जैक्ट फ्रंट से भी नहीं देख रहे हैं, राइट से भी नहीं देख रहे हैं, टॉप से भी नहीं देख रहे हैं, बॉटम से भी नहीं देख पा रहे हैं, है ना। तो अभी हमें क्या करना है कि सपोज मुझे देखना है इसको फ्रंट से, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एकदम एग्जैक्ट फ्रंट से देखूँ, तो मुझे नम पैड से 1 प्रेस करना है ना। जैसे मैं नम पैड से 1 प्रेस करूंगा, जो अपने कीबोर्ड पे जो नम वाला जो दिया होता है ना, नम लॉक वाला, तो जो वहां से मैं अगर 1 प्रेस करूंगा, तो मैं एकदम उसके फ्रंट में आ जाऊंगा। उसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक, है ना। ऑर्थोग्राफिक मतलब क्या है, कि आप एकदम किसी चीज को एकदम एग्जैक्ट तरीके से देख रहे हो, या तो फ्रंट से देख रहे हो, या बैक से देख रहे हो, है ना, या टॉप से देख रहे हो, या बॉटम से देख रहे हो, या लेफ्ट से देख रहे हो, या उसको राइट से देख रहे हो, है ना। तो अभी मैं इसको एग्जैक्ट देख रहा हूँ फ्रंट से, और अभी मुझे बैक से देखना है, तो मैं कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करूंगा, तो ये देखो मेरा बैक हो गया अभी, है ना। कंट्रोल के साथ में नम पैड से 1 प्रेस किया है मैंने। और मुझे इसको लेफ्ट से देखना है या राइट से देखना है ना,
तो अगर मुझे इसको राइट से देखना है तो मुझे नम पैड से 3 प्रेस करना है, तो राइट ऑर्थोग्राफिक में आ गया। लेफ्ट से देखना है तो कंट्रोल के साथ में 3 प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ में 3 प्रेस करोगे तो आप लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाओगे। अगर इस ऑब्जेक्ट को मुझे टॉप से देखना है तो मैं नम पैड से 7 प्रेस करूंगा, है ना। तो ये देखो मैं टॉप में आ गया हूँ, अभी टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया हूँ, और कंट्रोल के साथ में अगर 7 प्रेस करूंगा तो मैं इसके बॉटम व्यू से अभी मैं इसको देख पा रहा हूँ ना। तो ये होती है इसकी कुछ शॉर्टकट कीज, जिससे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑर्थोग्राफिक व्यू में देख सकते हो, लाइक फॉर फ्रंट बैक लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। ओके, ये तो हो गया ऑर्थोग्राफिक व्यू। और अगर आप अपने हिसाब से देखते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो हो गया अपने यूजर के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव व्यू, यूजर पर्सपेक्टिव व्यू। ओके गाइस, तो इनकी शॉर्टकट कीज आपको अभी समझ में आ गई है। ओके, अभी क्या है, अभी एक यहाँ पे क्यूब रखा है ना, तो इस क्यूब से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं बैक से, क्योंकि इसके जो सारे फेसेस है ना वो सारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट के लिए आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, और जैसे एक्सप्रेस करोगे डिलीट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट डिलीट। ओके, डिलीट हो चुका है। अभी मुझे ऐड करना है तो शिफ्ट ए, और मुझे मैश में जाके और मैं एक मंकी ऐड कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। तो जैसे ही मैं मंकी ऐड करूँगा, ये देखो मंकी आ चुका है मेरा यहाँ पे। और अभी देखो, अभी मैं इसको, ये देखो अभी इस मंकी को मैं मेरे अकॉर्डिंग देख रहा हूँ अभी फिलहाल, है ना। ये देखो अभी फिलहाल मैं इसको मेरे अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूजर पर्सपेक्टिव आ रहा है, मतलब यूजर अपने अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है ना। अभी ना मैं इसको एग्जैक्ट लेफ्ट से देख रहा हूँ, ना एग्जैक्ट इसको टॉप से देख रहा हूँ, बट मुझे इसका फ्रंट भी दिख रहा है, थोड़ा टॉप भी दिख रहा है ना, थोड़ा लेफ्ट भी दिख रहा है ना। तो ये मेरे अकॉर्डिंग हो गया। बट अभी मुझे इसको एग्जैक्ट फ्रंट से देखना है, तो वही नम पैड से मैं 1 प्रेस करूंगा, तो ये देखो एग्जैक्ट मुझे फ्रंट से दिखाई देने लग गया है अभी मेरा ऑब्जेक्ट, है ना। और अभी मुझे इसको बैक से देखना है तो कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करूंगा, तो ये देखो बैक से हो गया, है ना। बैक ऑर्थोग्राफिक व्यू से अभी मैं इसको देख पा रहा हूँ। अभी मुझे इसको राइट से देखना है तो मैं नम पैड से 3 प्रेस करूंगा। नम पैड से जैसे मैंने 3 प्रेस किया, ये देखो मैं राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ चुका हूँ। और कंट्रोल के साथ में 3 प्रेस करूंगा तो मैं लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ चुका हूँ, है ना, कंट्रोल+3 नम पैड से। तो आप इसको लेफ्ट से देख सकते हो। टॉप से देखना है, सेम नम पैड से 7 प्रेस करना है आपको, आप टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाओगे, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको टॉप से देखना है तो बॉटम से देखना है, सेम कंट्रोल के साथ में 7 प्रेस करना है आपको, तो आप बॉटम ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाओगे। ये हम इसको बॉटम से देख रहे हैं। तो गाइज अभी आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्ट हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्रंट बैक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से देखना है तो कौन सी कीज को यूज में लेना है। और यूजर पर्सपेक्टिव तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे अभी मैं माउस का जो मिडिल बटन है, स्क्रॉल बटन जिसको बोलते हैं, उसको मैंने प्रेस कर रखा है, और मैं देखो किधर से भी मेरे ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ, जो कि हो गया यूजर पर्सपेक्टिव व्यू। ओके गाइस, एक चीज और बता देता हूँ आपको। जैसे ही सपोज आपको इसको, इस ऑब्जेक्ट को देखो अभी आपको किस टाइप का दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसकी जो एजेस है ये साफ दिख रही है, तो आप इसको स्मूथ भी कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे ना इस ऑब्जेक्ट पे तो शेड स्मूथ कर दो, तो ये देखो थोड़ा सा आपको सुंदर दिखेगा, थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। ओके, और वैसे हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेशन के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरा कैमरा एंड लाइट है वो यहाँ यूज में नहीं होने वाले हैं, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, एक मंकी ऐड कर लेता हूँ, इसको एक्स एक्सिस में लेके जाता हूँ, एंड अगेन एक को स्पेयर ऐड कर लेता हूँ, इसको वाई एक्सिस में लेके जाता हूँ। ओके नाइस। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेशन है वो कैसे काम करता है, और उसमें जो ये ऑप्शंस आते हैं इन ऑप्शंस को यूज में लेके हम कैसे अपने ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले ऑप्शन है इसमें ग्लोबल का। ग्लोबल का इन द सेंस कि जो यहाँ पे आप लाइन देख रहे हो, रेड वाली एक्स एक्सिस की, ग्रीन वाली वाई एक्सिस की, और जेड एक्सिस की जो ब्लू वाली है, जो आप यहाँ से इनेबल सकते हो ओवरले से, है ना, ये लाइन। तो अभी ये लाइन मुझे चाहिए नहीं, तो मैं इसको वापस से डिसेबल कर देता हूँ, है ना, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं आपको क्या बोल रहा था गाइज, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेशन है वो अभी फिलहाल है बाय डिफॉल्ट वो ग्लोबल के अकॉर्डिंग होता है। मतलब जो ग्लोबल एक्सिस होती है ना, ग्लोबल एक्सिस इनको बोलते हैं, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दी हुई है, ये एक्स एक्सिस हो गई रेड वाली, ग्रीन वाली वाई एक्सिस हो गई। ओके, तो इनके अकॉर्डिंग ही ये फॉलो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये मेरा एक क्यूब है, इस क्यूब को मुझे जी एक्स करना है, तो ये देखो इसी के अकॉर्डिंग हो रहा है ना।
मैं इसका डुप्लीकेट करके एक वाई एक्सिस में यहाँ लेके आ जाता हूँ। अभी देखना, अभी मैं इसको जैसे जी एक्स करूँगा तो देखो जो ग्लोबल वाली जो ये मेरी लाइन है रेड वाली, इसी को ये फॉलो कर रहा है एक्स एक्सिस में, और इसके अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है ना। सेम ये भी ऐसे ही करेगा। देखो मैं जी एक्स करूँगा, ये देखो वो भी जो मेरी ग्लोबल एक्सिस है उसी को फॉलो करके एक्स एक्सिस पे जा रहा है। ओके, और आप इसको अगर जी वाई करोगे तो देखो, इसको आप जी वाई करके देख लो मंकी को, तो देखो ये जो ग्लोबल वाली जो वाई एक्सिस है इसी को फॉलो कर रहा है, और इसको फॉलो करके अपनी लोकेशन को ये चेंज कर रहा है। ओके, तो ये हो गया कि ये अपनी जो ग्लोबल एक्सिस है इनको फॉलो कर रहा है अभी फिलहाल। तो ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा इन्हीं को फॉलो करेंगे, कभी ऐसा भी होगा कि हमें हमारे अकॉर्डिंग भी, नीड के अकॉर्डिंग हमें ये एक्सिस को चेंज भी करना पड़ सकता है ना। एक्सिस को तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये तो ग्लोबल वाली तो यहीं पे रहेगी। लेकिन जो मेरा मूवमेंट है, जैसे मंकी का मुझे मूवमेंट इसके अकॉर्डिंग नहीं करना है ना, जीवाई में करना है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं करना है मुझे, और कहीं भी करना है, तो उसके लिए हमारे पास में यार ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेशन इसमें ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है लोकल का, फर्स्ट ऑप्शन होता है ग्लोबल का, जो ग्लोबल के अकॉर्डिंग जो है उसी के अकॉर्डिंग वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ओके, अब मुझे करना है लोकल के अकॉर्डिंग, तो मैं कर दूंगा इसको लोकल में। अभी आप देखना, अभी मैं इस मंकी को थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, ये लो। अभी इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस आप देखना, ये देखो इसका एक्स एक्सिस किधर हो गया, चेंज हो गया अभी, है ना। ग्लोबल का ये है एक्स एक्सिस, लेकिन इस मंकी का देखो अभी जी एक्स एक्सिस, यस, जी वाई देखो इसका। ग्लोबल का जो वाई एक्सिस है वो ये है, लेकिन इस मंकी का वाई देखो, क्योंकि ये लोकल एक्सिस हो गया अभी, है ना। अब इस पे गिजमोस लेके आओगे तो देखो अभी इसका वाई एक्सिस देखो कहाँ पे है, यस। ये देखो इसका एक्स एक्सिस यहाँ पे है, जैसे आप जी एक्स करोगे इधर ही जा रहा है, यस। और ये देखो इसका वाई एक्सिस यहाँ से, ये इधर है इसका वाई एक्सिस। नाइस। तो आप ऐसे गिजमोस को ऑन करके भी देख सकते हो, है ना, मूव वाले को, तो पता लग जाएगा कि इसका जो ओरिएंटेशन है वो किधर है ना। तो अभी ये लोकल, अपना जो लोकल इसका ओरिएंटेशन है वो यूज में ले रहा है। आप इसको ऐसे घुमा दोगे तो अभी इसका ये चेंज हो गया, ऐसे घुमा दोगे तब इसका चेंज हो गया, है ना। जैसे आप रोटेट करोगे तो इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाएगा, और ये लोकल ओरिएंटेशन फिर यूज में लेगा अगर आपने ऐसे लोकल सेलेक्ट कर रखा है तो। ओके, फिर आता है नॉर्मल का। तो ये कुछ नॉर्मल्स के अकॉर्डिंग काम में लेता है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक नॉर्मल्स का एक छोटा सा बता देता हूँ एग्जांपल। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आपके पास नॉर्मल्स आते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल मैं क्यूब को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एडिट मोड में जाके और ये नॉर्मल्स को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप देखना, अभी ये जो नॉर्मल्स है इसका कहाँ पे हो रखा है, ये नॉर्मल्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है। देखो इस फेस है, इस फेस का नॉर्मल्स यहाँ पे है, इस फेस के परपेंडिकुलर है, यस। इसका वर्टिसेस का आप देख लो, इसके भी परपेंडिकुलर है, यस। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा नॉर्मल्स, यहाँ इस फेस का देख लो आप, परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये नॉर्मल्स के अकॉर्डिंग फिर काम करेगा। ठीक है, ये नॉर्मल्स वाला ऑप्शन इस तरीके से काम करेगा। और फिर आता है अपना गिम्बल। तो गिम्बल जब हम यूज में लेंगे तो मैं इसको बाद में बताऊंगा आपको जब इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फिर आता है व्यू का। व्यू में आप कर दोगे तो जैसे आप अपने तरीके से इसको देखोगे ना, उसी साइड में इसके जो ओरिएंटेशन है वो हो जाएगा, उसकी एक्सिस उधर ही काम करेगी। देखो अभी मैंने मूव वाला ऑन कर रखा है, ठीक है। और अभी जैसे ही मैं इसको रोटेट करूंगा तो देखो इसकी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप देख सकते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला ये इसका चेंज हो रहा है अभी, है ना। जैसे मैं इसको, जैसे ही मेरा व्यू वाला जो सीन है, जिधर से मैं इसको देखता हूँ, मेरे देखने के अकॉर्डिंग ही, यूजर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है ना। ये देखो अभी जैसे मैं जी एक्स करूँगा इधर जाने लग गया, यस। मैंने यहाँ घुमा दिया, अब देखो जी एक्सिस यहाँ जाने लग गया। अब देखो यहाँ घुमा दिया, अब देखो इधर जाने लग गया, है ना। जी वाई देखो इधर जाने लग गया, है ना। ऐसे कर दिया, फिर देखो जी वाई इधर जाने लग गया, यस। ऐसे कर दोगे आप तो जी वाई उधर जाने लग गया, यस। तो ये अपने, आप अपने अकॉर्डिंग आप जैसे व्यू कर रहे हो, इसको देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ये ओरिएंटेशन इसका चेंज हो जाएगा। ओके, फिर आता है कर्सर वाला। जो अपना 3D कर्सर है, देखो अभी मैंने 3D कर्सर यहाँ रख दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 3D कर्सर इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाएगा। अभी देखो 3D कर्सर यहाँ है, तो अभी देखो जी एक्सिस उधर हो गया, यस। अभी 3D कर्सर यहाँ लेके आ जाता हूँ, अभी देखो जी एक्सिस यहाँ हो गया, यस। अभी 3D कर्सर में यहाँ लेके आ जाता हूँ, अभी देखो जी एक्स, अभी यहाँ लेके चला जाता हूँ, देखो जी एक्स, यस। यहाँ लेके आप जहाँ पे 3D कर्सर लेके जाओगे ना, अभी देखो यहाँ लेके चला गया, अभी देखो जी एक्स एक्स,
ये देखो, आप खुद देखो कैसे घूम रहा है ये। यस, तो इसके ओरिएंटेशन चेंज हो जाएंगे, ये देखो। यस, ये देखो यहाँ आ गया, अभी यहाँ कर दिया मैंने, यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये अकॉर्डिंग टू 3D कर्सर अपने ओरिएंटेशन को चेंज करेगा। ओके, और इसकी जो एक्स एक्सिस है वो चेंज हो जाएगी, अभी जी एक्सिस से काम करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, जी वाई इस डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू कर्सर 3D कर्सर अपना ट्रांसफॉर्म करेगा। फिर आता है पेरेंट, तो पेरेंट की हम डिस्कस बाद में करेंगे। पेरेंट का मतलब ये है कि अपने जो चाइल्ड है वो पेरेंट के अकॉर्डिंग करेगा काम, मतलब अपनी जो एक्सिस है वो उनको यूज में लेगा, तो हम आगे उसका भी डिस्कशन करेंगे जब इसको यूज में लेंगे। ओके, तो अभी इसमें जो मेन मेन है वो है ग्लोबल, लोकल, व्यू एंड कर्सर, वो मैंने आपको बता दिया है। और बाकी जब किम्बल का और नॉर्मल का मैंने आपको बताया कि नॉर्मल्स के अकॉर्डिंग काम में लेता है वो, ठीक है। पेरेंट का अब चाइल्ड है वो इसका पेरेंट के अकॉर्डिंग काम में लेगा एक्सिस को, ठीक है। अलाइन द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिस टू द ऑब्जेक्ट्स पेरेंट स्पेस। ओके, और इनकी जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी आगे तो हम डिस्कस करेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट है जो ग्लोबल, लोकल एंड व्यू एंड कर्सर, वो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, एंड आप इनकी प्रैक्टिस करके देखना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना कुछ बड़ा काम नहीं है, जैसे ही आप इनकी प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। नमस्कार दोस्तों, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो अपना ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट वाला जो ऑप्शन है उसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए ये जो लाइट एंड जो कैमरा है इसको एक्स प्रेस करके डिलीट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ, जैसे मैं एक मंकी ऐड कर लेता हूँ। ओके, इसको GUI में यहाँ लेके चला जाता हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा। और एक ऑब्जेक्ट और ऐड कर लेता हूँ मैं, एक पैर। ओके, इसको एक्स एक्सिस में यहाँ लेके चला जाता हूँ, फिर एक मंकी और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, इसको GUI में लेके चला जाता हूँ। ओके, चलिए, यस नाइस। तो अभी मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट हो चुके हैं, है ना, आप चारों को देख सकते हो यहाँ से। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपनी टेब है ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट वाली, ठीक है। तो इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट सबसे पहले आता है बाउंडिंग बॉक्स सेंटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट है ना, हर एक ऑब्जेक्ट का एक ओरिजिन होता है। ये देखो, ये जो डॉट्स आपको शो कर रहा है ना, ये देखो इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ कर रहा है ये डॉट, इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो ये जो डॉट होता है ये ओरिजिन बोलते हैं इसको। ओके, तो ये अपने ओरिजिन के अकॉर्डिंग ही उस ओरिजिन को ये रेफरेंस मान के ये रोटेट, स्केल और जो इसकी मूवमेंट लोकेशन है वो सब होगी। जैसे मैं इसको रोटेट करूंगा तो देखिए ओरिजिन को रेफरेंस मान के, जैसे मैंने आर प्रेस किया और माउस से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ओरिजिन को अपने को रेफरेंस मान के रोटेट कर रहा है। ये देखिए, इसको करूंगा, ये भी सेम है ना, ये ओरिजिन को रेफरेंस मान के रोटेट करेंगे। ओके, यस। तो जो बाउंडिंग बॉक्स सेंटर है इसका मतलब यही है कि जो पिवट पॉइंट है वो अराउंड बाउंडिंग बॉक्स सेंटर होगा, उसको रेफरेंस मान के ही अपना मूवमेंट, रोटेट और स्केल होगा। ओके, अभी देखो नेक्स्ट, ये आपको समझ में आ गया फर्स्ट वाला, बाउंडिंग बॉक्स सेंटर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है 3D कर्सर। अभी देखो 3D कर्सर कहाँ है, यहाँ पे है। तो जैसे ही मैं अभी इसको रोटेट करूंगा तो ये देखो 3D कर्सर मेरा कहाँ रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है। यस, ये देखो 3D कर्सर को ये रेफरेंस मान के रोटेट कर रहा है। जैसे आर एक्स प्रेस करूंगा तो 3D जो कर्सर है उसी को रेफरेंस मान के एक्स एक्सिस के अराउंड ये रोटेट करेगा। वाई कर दूंगा तो वाई के अराउंड भी तभी करेगा, रेफरेंस मानेगा ये 3D कर्सर को। मतलब 3D कर्सर को रेफरेंस मान के आप इसका स्केल करोगे तो भी वो 3D कर्सर के अकॉर्डिंग ही होगा। यस, जैसे मैंने एस प्रेस किया स्केल के लिए, ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम है। ओके, 3D कर्सर के अकॉर्डिंग ही वो अपना जो मूवमेंट है, रोटेट और स्केलिंग है वो करेगा, ठीक है। इसी को रेफरेंस मानिए। अभी हो गया इंडिविजुअल ओरिजिन। इंडिविजुअल ओरिजिन मतलब अभी सपोज मैंने इन चारों को सिलेक्ट कर लिया। ओके, मैंने बॉक्स सिलेक्ट कर रखा है, और अभी जैसे मैं इनको रोटेट प्रेस करूंगा तो सब अपनी अपनी लोकेशन पे रोटेट करेंगे। क्यों? ये देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो जो मैंने सेलेक्ट किया क्या है, इंडिविजुअल ओरिजिन्स, है ना। मैंने इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया कि इंडिविजुअल अपने ओरिजिन के अकॉर्डिंग ही आपको रोटेट, स्केल जो भी होना है आप इसी को रेफरेंस मान के करोगे। तो ये देखो अपने ओरिजिन को रेफरेंस मान के रोटेट कर रहे हैं। स्केल करूंगा तो अपने जो ओरिजिन है उसी को रेफरेंस मान के स्केल हो रहे हैं, है ना। यस, तो इंडिविजुअल ओरिजिन का मतलब है कि अपने ओरिजिन को ही, ये इंडिविजुअल ओरिजिन को रेफरेंस मान के ही अपनी मूवमेंट, रोटेट और स्केलिंग करेंगे। नाइस, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है मीडियन पॉइंट। तो अभी मैंने इन चारों को सेलेक्ट कर लिया है। ओके, अभी इन चारों का जो मीडियन पॉइंट, इनके बीच का पॉइंट क्या होगा, चारों का रेफरेंस समथिंग यहाँ पे होगा। तो जैसे मैं रोटेट आर प्रेस करूंगा तो देखो ये
इन्होंने एक मीडियन पॉइंट मान लिया है चारों का और उसके अराउंड ये रोटेट करेंगे, स्केल भी उसी को रेफरेंस मान के करेंगे, ये देखो, यस, नाइस, रोटेट भी इसी को रेफरेंस मान के करेंगे। तो मीडियन पॉइंट मतलब जो भी इस जैसे दो ऑब्जेक्ट है अभी इनका आप करोगे मीडियन पॉइंट जैसे याद करोगे तो देखो इनका सेंटर यहाँ पे हो गया, यस। तो मीडियन पॉइंट को रेफरेंस मान के स्केल भी इसी को रेफरेंस मान के होंगे, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट मतलब ये चार मैंने सेलेक्ट कर लिए। अभी इनमें आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे इस पे देखो बाउंड्री किस कलर की है ना, समथिंग ऑरेंज कलर की है, ये देखो समथिंग रेड कलर की है, इनके तीनों पे बाउंड्री, ओके, जो ये आउटलाइनर वाली जो बाउंड्री है। तो जो इस कलर की है ऑरेंज कलर की, इसका मतलब है कि ये एक्टिव एलिमेंट है। अभी इन चारों को मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इसमें एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, ओके। सेलेक्टेड चारों है लेकिन एक्टिव ये है, तो अभी जैसे ही मैं रोटेट करूंगा तो ये एक्टिव एलिमेंट को रेफरेंस मान के रोटेट करेंगे, देखो क्योंकि मैंने एक्टिव एलिमेंट कर रखा है। जैसे मैंने याद प्रेस किया देखो, यस, जैसे मैंने याद प्रेस किया, ये इस मंकी को एक्टिव एलिमेंट मान के और ये रोटेट हो रहे हैं, स्केलिंग भी इसी को रेफरेंस मान के होंगे, यस। तो आई होप गाइज आपको ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट है इन पांचों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और आप इनकी प्रैक्टिस करना है ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ओके। और इनका यूज होने वाला है जब हम मॉडलिंग करेंगे, है ना। अभी हम यूजर इंटरफेस की क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ब्लेंडर में जो यूजर इंटरफेस किस टाइप का है, कौन कौन से ऑप्शन का क्या क्या यूज होता है, ताकि हम जब मॉडलिंग करें तो जब मैं ये बोलूँ कि आपको इंडिविजुअल ओरिजिन करना है ना, ट्रांसफॉर पिवट पॉइंट, तो आप फिर देखते रहो कि इंडिविजुअल ओरिजिन कहाँ मिलेगा मुझे, है ना। तो वो तभी मिलेगा जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, जब आपके माइंड में सेट होगा, ओके। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। नमस्कार दोस्तों, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट और एडिट मोड के बारे में। तो फिलहाल जो हमारा क्यूब रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट मोड में रखा हुआ है, ओके। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, कुछ में हमें ऐड करना है तो हमें हमेशा वो ऑब्जेक्ट मोड में ही ऐड करना है। वो आप एक रूल बना लो इसको, कि कुछ भी मुझे ऐड करना है, कुछ भी नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो वो मुझे हमेशा ऑब्जेक्ट मोड में ही ऐड करना है, ओके, ठीक है। और आपको कुछ भी एडिटिंग करनी है उस ऑब्जेक्ट की तो आपको ऑब्जेक्ट मोड में नहीं करना है, ओके। उसका भी रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे देखो अभी एंड पैनल में आप गए और ये मेरा क्यूब है ना, इसके आप देख लो एक्स वाई और जेड की पोजीशन देख लो यहाँ पे, ओके। और इसका जो डायमेंशन है वो भी आप देख सकते हो, ओके, यस। मैं इसको रिसेट कर देता हूँ इसकी स्केल को, ठीक है। तो अभी ये बाय डिफॉल्ट हो गया स्टैंडर्ड साइज जो होनी चाहिए, जो ब्लेंडर हमें देता है, जो मैंने बताया ऑल्ट एस प्रेस करके मैंने इसकी जो स्केलिंग है वो रिसेट मतलब बाय डिफॉल्ट जो आती है स्टैंडर्ड साइज वो कर दिया है यहाँ पे। अभी जैसे ही आप ऑब्जेक्ट मोड में किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करोगे ना, देखो जैसे आपने स्केल किया या फिर आपने एस वाई किया, यस, आपने एस एक्स किया, तो आप वो तो बना तो लोगे लेकिन जो उसकी स्केल है ना वो स्टैंडर्ड साइज 111 होनी चाहिए, है ना। ये एक रूल है, जब भी आप मॉडिफायर अप्लाई करोगे उस पर, तो अभी आपके लिए मॉडिफायर एक नया नाम है ना। ये होता है मॉडिफायर। यहाँ पे जो मॉडिफायर्स होते हैं ये हमारे जो ऑप्शंस होते हैं ना, जो हम मॉडलिंग करते हैं उसको काफ़ी स्मूथ बना देते हैं और इजी बना देते हैं हमारे लिए, है ना। तो जब भी आप मॉडिफायर यूज करोगे ना किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो आपकी जो स्केलिंग है वो 111 होनी चाहिए, ओके। वो यहाँ पे स्केलिंग 111 होनी चाहिए। कई मॉडिफायर्स ऐसे बोलते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, उनको जो रोटेशन है वो जो स्केल है वो स्टैंडर्ड साइज में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 111 होना चाहिए। कुछ मॉडिफायर्स की ये रिक्वायरमेंट होती है, सभी की नहीं होती है। तो हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा से ही इस टाइप का रखें अपने ऑब्जेक्ट को, कि हम कोई भी मॉडिफायर जब उस पर अप्लाई करें ना, कोई भी मॉडिफायर जब उस पर अप्लाई करें तो कुछ भी इश्यू ना आए और मॉडिफायर अपना अप्लाई हो जाए तो वो अच्छा रहेगा, ओके। तो उसके लिए देखो इसका भी एक सॉल्यूशन है। अगर आपने ऑब्जेक्ट मोड में किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट कर दिया है, मतलब उसकी एडिटिंग कर दी है, उसको आपने जेड एक्सिस में स्केल कर दिया है ना, वाई एक्सिस में आपने उसको स्केल कर दिया है ना। तो अभी आप इस पे मॉडिफायर लगाओगे तो कुछ इश्यू हो सकता है, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है उसकी स्केल को, ठीक है। और स्केल अप्लाई कैसे करते हैं, आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है, अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, लोकेशन रोटेशन स्केल, है ना। तो हम मैक्सिमम और ट्रांसफॉर्म करते हैं, ताकि अभी देखना आप अभी स्केल कितना हो रखा है, इसका चेंज हो गया, इसका वैल्यू इसका 111 होना चाहिए, है ना। तो देखो अभी जैसे ही मैं इसके कंट्रोल ए मैंने प्रेस किया और स्केल जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो ये देखो इसकी वैल्यू 111 हो चुकी है, ओके। तो अभी इस पे जब मैं मॉडिफायर लगाऊंगा तो मॉडिफायर आराम से लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, फिर आपको कोई इश्यू नहीं आने वाला है,
अदरवाइज तो आपको इश्यू आएंगे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम जिस भी ऑब्जेक्ट की एडिटिंग करें तो हम उसको एडिट मोड में ही उसको एडिट करें, ताकि हमें बार बार ये स्केल है ये अप्लाई ना करना पड़े, या लोकेशन रोटेशन अप्लाई ना करना पड़े, है ना। क्यों हम अपना काम बढ़ाएंगे, हमारे पास जब एडिट मोड है तो हम उसमें एडिटिंग करेंगे ना, है कि नहीं। ओके गाइस, तो ये तो बात हो गई ऑब्जेक्ट मोड की। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मोड में ही ऐड करना है, और उसकी जो भी एडिटिंग है वो एडिट मोड में ही करनी है, फिर आपको कोई इशू नहीं होने वाला। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं एडिट मोड की। इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया और मैं गया यहाँ से एडिट मोड में। देखो एडिट मोड में आपके पास कई ऑप्शन और आ गए है ना, है ना, बेवल का, लूप कट का, नाइफ का, स्पिन का, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी देखो एडिट मोड में आपके पास में ये क्यूब है वो एडिट कर सकते हो आप अभी इसमें, है ना। आप एक एक चीज़ को एडिट कर सकते हो, जैसे जैसे ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, है ना, वर्टेक्स का, यस, एज का एंड फेस का। इनकी शॉर्टकट कीज होती है जो अपने F1 F2 F3 वाली जो रो होती है ना कीबोर्ड पे, उसके नीचे जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है वो इनकी शॉर्टकट होती है। वन आप जैसे ही प्रेस करोगे वहां से तो आपका ये जो वर्टेक्स मोड है वो सेलेक्ट हो जाएगा। 2 प्रेस करोगे तो एज मोड सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप 3 प्रेस करोगे तो फेस मोड सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ से नहीं करते हैं क्योंकि ब्लेंडर में शॉर्टकट कीज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, और हमें मैक्सिमम शॉर्टकट कीज को ही यूज में लेना है, ताकि अपना काम भी इजी हो जाएगा और बहुत फास्ट हो जाएगा। ओके, और जो कि 3D एनिमेशन में बहुत ही रिक्वायर्ड चीज़ है ना, अपने काम को बहुत ही फास्ट रखना है हमें। ओके, यस, जैसे आप 1 प्रेस करोगे वर्टेक्स 2 एज 3 फेस सिलेक्शन मोड में आप आ जाओगे। और यहाँ से आप जैसे देखो आप इंडिविजुअल फेस को भी एडिट कर सकते हो। जैसे इसको मुझे एडिट करना है ना, तो आप फेस सेलेक्ट कर लो। ओके, एज को करना है तो आप एज सेलेक्ट कर सकते हो, ये एज हो गई इसकी, है ना, इनको एजेज बोलते हैं। यस, और आप वर्टिसेज देखो, ये एक वर्टिसेज हो गया, 2 3, तो 4 वर्टिसेज मिलके, यस, 4 वर्टिसेज मिलके एक फेस बना देती है। ओके, तो गैस आपको समझ में आ गया है कि एडिट मोड में हमारे पास एज वर्टिसेज, है ना, एज वर्टिसेज और फेस आ जाते हैं, और हम उनको इंडिविजुअली भी एडिट कर सकते हैं। ओके, लाइक दैट। मैं इसको जी प्रेस करके ग्रैब कर रहा हूँ, है ना, इस फेस को 3 मैंने प्रेस किया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप एडिटिंग अच्छे से कर सकते हो। अभी भी देखो मैंने इसके साथ कितनी एडिटिंग कर दी, है ना। इसको मैं जी एक्स एक्सिस में इतना कर देता हूँ। ओके, यस, कर दिया मैंने। इस क्यूब को देखो कितना कर दिया। अभी मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ, एंड पैनल ओपन करता हूँ और स्केलिंग देखता हूँ। देखो स्केलिंग 1 1 1 है, रोटेशन भी 0 0 0 है, लोकेशन भी 0 0 0 है ना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना स्केलिंग का। डायमेंशन मत देखो आप, डायमेंशन तो चेंज होगा ही, स्केलिंग नहीं हुआ, 1 1 1 ही है अभी भी। और देखो मैंने क्यूब को क्या बना दिया है यार इसका, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो भी एडिट मोड में किया वो आपका स्टैंडर्ड है ना। अभी आप इस पर कोई भी मॉडिफायर अप्लाई करोगे तो कोई इशू नहीं होने वाला है ना। और ये चीज़ अगर मैं इस ऑब्जेक्ट मोड में करता तो मुझे वो कंट्रोल ए प्रेस करके ये अप्लाई करना पड़ता है स्केल, तभी मॉडिफायर मेरे काम करते। कुछ मॉडिफायर्स ऐसे होते हैं, है ना। तो हमें ऐसा काम करना ही क्यों है जब हमारे पास एडिट मोड दिया हुआ है। ओके गाइज, तो आप इन सभी की प्रैक्टिस करना। ओके, एंड आप अप्लाई करके देखना कि स्केल कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, और क्या इफेक्ट होता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मोड में एडिट करते हो तो हमें स्केल अप्लाई करनी पड़ती है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। नमस्कार दोस्तों, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्नैपिंग टूल के बारे में। तो सबसे पहले मैं कैमरा एंड लाइट को डिलीट कर देता हूँ, इनका कोई यूज़ नहीं होने वाला इस क्लास में। ओके, और मैं एक प्लेन ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। इस प्लेन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, नाइस। तो जो स्नैपिंग टूल है इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आते हैं स्नैप बेस। ओके, तो जैसे कि आपको अभी पता लग गया कि फेस क्या होता है ना, एज क्या होती है, वर्टिसेस क्या होती है ना। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। ओके, कि कैसे स्नैप करना होता है उनको। तो स्नैप बेस पे आप जैसे ही जाओगे तो इसमें ऑप्शन आते हैं क्लोजेस्ट, है ना, कि आपको स्नैप कहाँ करना है। स्नैप इन द सेंस कि आपको दो, जैसे ये प्लेन हो गया अपना, ओके, अपना ये क्यूब हो गया, ये प्लेन हो गया। तो सपोज मुझे ये जो क्यूब है इसको यहाँ पे रखना है एकदम, जो इसका ये जो ये वर्टिसेज है ना, इसकी ये वर्टिसेज यहाँ आनी चाहिए, ताकि ये क्यूब मेरा यहाँ सेटल हो जाएगा अच्छे से, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि स्नैप इन द सेंस कि आप जब भी कुछ भी आर्किटेक्चर डिजाइनिंग करोगे
जब भी आप आर्किटेक्चर डिजाइनिंग करोगे या कुछ में मॉडलिंग करोगे तो आपको कई बार रिक्वायरमेंट पड़ती है स्टेप की, ताकि आप इस स्टेप को यूज में लेके अच्छे से स्नैप कर सको, है ना। इस ऑब्जेक्ट को सपोज अभी मुझे, मैं टॉप मोड में जाता हूँ, नम पैड से मैंने 7 प्रेस किया और मैं टॉप में आ गया। अभी मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आना है, तो मैं या तो जी प्रेस करके यहाँ ऐसे लेके आऊंगा इसको, है ना। अब भी ये पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, देखो हवा में अभी भी है ना। अभी मैं चाहता हूँ कि अच्छे से इसके साथ यहाँ, तो मैं जी जेड कब तक करता रहूंगा यार, है ना। अभी देखो अब भी बचा हुआ है, अब भी देखो, अब भी आप देख सकते हो इसको कितना हवा में है। तो मैं चाहता हूँ ये एज इसके साथ हो और ये जो एज है इसकी, ये इसके साथ अलाइन हो अच्छे से, है ना। ये एज इसके साथ अलाइन हो, ये एज इसके साथ अलाइन हो, ताकि ये अच्छे से यहाँ पे बैठ जाए। तो इन्हीं चीज़ों को करने के लिए हम स्नैपिंग टूल का यूज़ करते हैं। तो आपको पता है जैसे कि ये क्यूब है, तो इस क्यूब में जैसे मैं एडिट मोड में आ गया, मैंने टेप प्रेस करके, है ना। तो यहाँ पे देखो वर्टिसेज, तो इनको वर्टिसेज बोलते हैं, ये आपको पता लग गया, है ना। 4 वर्टिसेज मिलके एक फेस बना देती है। ओके, फिर ये हो गया एज मोड, तो ये देखो, यस, ये एजेज हो गई इसकी। ये हो गया फेस, तो इससे हम फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं चाहता हूँ कि जो ये एज है क्यूब की, वो प्लेन की जो ये एज है इसके साथ में स्नैप होनी चाहिए, और ये जो इनका दोनों का जो वर्टिसेज है, इस प्लेन का वर्टिसेज यहाँ है, क्यूब का वर्टिसेज यहाँ है, दोनों यहाँ पे स्नैप होने चाहिए इस पॉइंट पे, है ना। तो कैसे होगा, वो स्नैपिंग टूल की हेल्प लेके हो जाएगा। ओके, तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले ये बोलता है कि स्नैप आपको कहाँ करना है, क्लोजेस्ट पे करना है। सपोज इस क्यूब को मुझे इस पे स्नैप करना है, तो ये बोलता है कि इसका जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वहाँ पे करना है, या फिर इसका कोई सेंटर पॉइंट है क्यूब का, इसका प्लेन का, वहाँ पे करना है आपको स्नैप, या फिर जो इसका मीडियन पॉइंट है, जो इसका सेंटर पॉइंट है, सेम उस पे करना है, या फिर जो एक्टिव एलिमेंट है ना, वही सेम उस पे करना है। तो हम मैक्सिमम क्लोजेस्ट ही यूज करते हैं, बाकी आपकी चॉइस चेंज भी हो सकती है ना। जब भी आपको सेंटर में करना हो तो आप सेंटर में भी कर सकते हो। फिर ये बोलता है स्नैप टारगेट, मतलब स्नैप कहाँ करना है, इंक्रीमेंट पे करना है, ग्रिड पे करना है, वर्टिसेज पे करना है, एज पे करना है, फेस पे करना है ना। तो ये सारे ऑप्शन है जो हमारे यूज में आते हैं, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, है ना। बाकी ऐसे तो यार ब्लेंडर में बहुत सारे ऑप्शंस है, तो वो कभी यूज में भी इतने होते नहीं है, और जब भी होंगे तो हम इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो ऐसे तो आप देखोगे हर टूल में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो जो काम के नहीं है इतने, तो उन पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन पे हम डिस्कशन करने लग जाएंगे तो हमें ब्लेंडर के जो ऑप्शंस है ना, उन्हीं पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर, है ना। और जो यूज में भी नहीं होने वाले हैं, हमारा काम भी नहीं होगा उनसे, है कि नहीं। तो अभी हम वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके यूज में आने वाले हैं। ओके, जब भी बाकी ऑप्शंस यूज में आएंगे हम उनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। ओके, चलिए। तो इंक्रीमेंट मतलब जैसे ये प्लेन है, मैं टॉप मोड में जाता हूँ, अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से स्नैपिंग टूल को ऑन करना है, मैंने ऑन किया। ओके, यहाँ से सिलेक्टेड है क्लोजेस्ट एंड इंक्रीमेंट, यस। अभी देखना, अभी जैसे ही मैं इसको एक बार बंद करता हूँ और अभी इसको मूवमेंट करवाता हूँ वाई एक्सिस में, जी वाई, ये देखो प्लेन कैसे जा रहा है, एकदम स्मूथली जा रहा है ना। ये देखो माउस से मैं ड्रैग कर रहा हूँ, एकदम से स्मूथ जा रहा है। ओके, जैसे मैंने ऑन किया स्नैपिंग टूल को, अभी आप देखना, ये देखो, देखो कैसे स्टेप में जा रहा है ना। यस, तो यस, इससे आपको क्या पता लगा कि जो ग्रिड है ना, अपनी ग्रिड के साथ में ये जस्ट अलाइन होता हुआ जा रहा है। देखो जैसे ग्रिड की जो लाइनें हैं इनके साथ में अलाइन होता हुआ जा रहा है, ये देखो, यस, जी वाई कर रहा हूँ मैं, या तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर आप चाहो कि मेरे ग्रिड के साथ में प्रॉपर अलाइन रहे मेरा ऑब्जेक्ट, तो आप इस टूल को यूज में ले सकते हो, सेम ग्रिड भी ऐसे ही यूज में होगा। फिर आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब क्या है कि जैसे अभी ये है मेरा क्यूब, और मुझे इसको स्नैप करना है इसी पॉइंट पे, जैसे मैंने आपको बताया। तो देखो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जी प्रेस करूँगा, ये लो, प्रॉपर इसका वर्टिसेज यहाँ यूज हो चुका है। या फिर आप चाहते हो कि यहाँ ना हो ये, है ना, ये वाला हो, तो यहाँ पे आप जी प्रेस कर दो, ये लो, हो गया। ये देखो प्रॉपर अलाइन हो चुका है ना। इसका वर्टिसेज और इसका वर्टिसेज एक ही हो चुका है यहाँ पे, जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे। वो देखो एकदम आप टॉप से देखोगे तो ये देखो, ये क्यूब है, सॉरी ये प्लेन है, ये क्यूब है, तो इस क्यूब पे, ये क्यूब है प्रॉपर इस प्लेन पे अलाइन हो चुका है, जैसा कि हम चाह रहे थे पहले, है ना। तो वर्टेक्स वाले इस ऑप्शन को यूज में लेके आप ऐसे ही कर सकते हो। सपोज आपको एज करना है ना, आप चाहते हो इस क्यूब का जो एज इसकी एज के साथ हो, तो अभी देखो यहाँ पे मैं जैसे जी प्रेस करूँगा, ये देखो, है ना, यहाँ पे करूँगा, ये देखो, ये देखो, यस, ये देखो जो ऑप्शन आता है ना आपके पास यहाँ पे, ये स्नैपिंग का ही ऑप्शन आता है। जब आपकी स्नैपिंग टूल ऑन रहेगी तभी ये ऑप्शन आएगा।
तो ये देखो अभी प्रॉपर स्नैप हो रहा है इस एज के साथ में। मैं चाहता हूँ इस एज के साथ में हो, तो मैं यहाँ पे जी प्रेस कर दूंगा, उसके साथ में हो जाएगा, इसके साथ में हो वहाँ पे हो जाएगा, माउस आप जहाँ पे लेके जाओगे उसके साथ स्नैप हो जाएगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे हो, तो ये देखो अभी प्रॉपर स्नैप हो चुका है इस एज के साथ में। इसकी एज, प्लेन की एज और अपनी इसकी एज दोनों सेम है, आप देख सकते हो। ये देखो कितना भी जूम कर लो आप, यस प्रॉपर स्नैप हो चुका है एज के साथ में। अभी ऑप्शन आता है फेस के साथ में। तो फेस के साथ में मतलब जो अभी ये जो मेरा फेस है ना प्लेन का, इसके साथ में स्नैप हो जाएगा। देखो ये देखो ये ऊपर जो फेस ही है, इसको कहाँ स्नैप करना है, ये देखो अभी ये हवा में नहीं है, जो क्यूब है वो प्रॉपर इसके साथ में टच किया हुआ है। ये देखो प्रॉपर स्नैप हो चुका है, समझ गए ना। स्नैप टूल एक मैग्नेट की तरह काम करता है, प्रॉपर जैसे मैग्नेट आपस में चिपकते हैं वैसे ये चिपक जाएगा। तो ये प्लेन का जो फेस है, सरफेस है इसकी, इस पे एकदम से चिपका हुआ है, हो ना। तो ये हवा में नहीं है, इससे आपकी मॉडलिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है और आपको इस टूल की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। तो आप जो वर्टेक्स हो गया अपना, यस वर्टेक्स मोड हो गया, वर्टेक्स मोड स्नैपिंग हो गया, एज मोड स्नैपिंग हो गया, फेस मोड स्नैपिंग हो गया, ग्रिड के साथ में, इंक्रीमेंट के साथ में। तो इनको आप यूज में लेके और अच्छे से अपने ऑब्जेक्ट को स्नैप कर सकते हो, इनसे आपका काम अच्छे से हो जाएगा, है ना। इनकी आपको इनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, और जब भी पड़े तो आप मुझे बता देना, विल श्योरली डिस्कस। ओके नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे अफेक्ट, आपको अफेक्ट क्या क्या करना है, इसका मूवमेंट करना है या रोटेशन भी करनी है या स्केल भी करनी है। तो हम मैक्सिमम मूवमेंट ही करवाते हैं। अगर आप चाहो कि रोटेशन भी मेरा उसके अकॉर्डिंग हो, तो सपोज इसको 1 डिग्री को आप 5 डिग्री कर दो, है ना। अभी देखना जैसे ही मैं रोटेट करूंगा, ये देखो ये 5-5 डिग्री पे रोटेट हो रहा है, ठीक है, यस। तो आप वो भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। जैसे आप अभी मैंने स्केल पे भी कर दिया, तो जैसे ही स्केल में करूँगा देखो, है ना, तो स्केल के साथ में भी ये स्नैपिंग है वो काम करेगा आपका, यस। तो बेसिकली हम अफेक्ट मूवमेंट में ही करते हैं, इनका इतना यूज करते नहीं है ना। आप चाहो तो कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि हम क्या क्या अफेक्ट कर रहे हैं स्नैपिंग से। तो आपको स्नैपिंग से क्या क्या अफेक्ट करना है, मूवमेंट करना है ऑब्जेक्ट का, या फिर रोटेशन करनी है, स्केल करना है, ओके। और बाकी इनसे आपके सारे काम हो जाएंगे। स्नैप कहाँ करना है आपको, जैसे सेंटर में करना है मुझे, ठीक है, इस प्लेन के सेंटर में इसको स्नैप करना है। तो ये देखो, ये लो, अभी देखो, ये लो सेंटर में आ गया ये, यस सेंटर में स्नैप हो जाएगा ये, यस। अगर आपको करना है मीडियन पॉइंट, तो ये देखो इसका जो मीडियन पॉइंट है उस पे हो जाएगा, यस। आपको एक्टिव पे करना है, एक्टिव पे हो जाएगा, नाइस। एक्टिव तो प्लेन ही है, ओके। तो हम मोस्टली यूज करते हैं क्लोजेस्ट पे, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ जैसे मैं वर्टेक्स मोड में जाता हूँ, है ना। और मैं यहाँ पे ये जो क्लोजेस्ट है मेरा यहाँ पे, तो देखो जैसे मैंने जी प्रेस किया यहाँ पे आ गई ये सबसे। देखो इसमें आपको दिक्कतें आएंगी इस टूल में। तो मैंने इसका सॉल्यूशन देखा है, इसका सॉल्यूशन ये जहाँ पे आपको स्नैप करना है ना वहाँ पे आप जी प्रेस कर दो। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे इस ऑब्जेक्ट पे प्लेन पे, इस क्यूब वाले ऑब्जेक्ट को प्लेन वाले ऑब्जेक्ट पे यहाँ स्नैप करना है। और यहाँ मैंने इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे करना है मुझे इस जगह पे, इस वर्टिसेस पे। और मैंने वर्टेक्स स्नैपिंग ऑन भी कर रखा है क्लोजेस्ट वाला। और क्लोजेस्ट अभी मैं यहाँ पे जी प्रेस करूंगा, ये देखो, है ना। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे जी प्रेस करूंगा, ये आ गया मेरा ऑब्जेक्ट, नाइस। ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, यहाँ पे करना है जी प्रेस किया, ये आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, यहाँ पे जी प्रेस किया, ये आ गया। तो इस तरीके से आप इनको यूज में लेके स्नैप टूल को अपने मॉडलिंग को बहुत बेहतरीन बना सकते हो। ओके गाइस, और आई होप आपको अच्छे से स्नैपिंग टूल समझ में आया होगा। जो जो आपके काम की चीज़ें हैं, जो जो यूज होती है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी इतने सारे ऑप्शंस देखने का और कन्फ्यूजन का कोई मतलब नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। और आप इनकी प्रैक्टिस करना, है ना। आप ऐसे ही 2-3 ऑब्जेक्ट ऐड करना और उनको स्नैप करके देखना, ठीक है। उनको आप वर्टेक्स, एज और फेस में जाके स्नैप करके देखना, ठीक है। आपको क्या प्रॉब्लम आती है मुझे बताना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। नमस्कार दोस्तों, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्यू पोर्ट गिजमोज की। ये देखो व्यू पोर्ट गिजमोज क्या होता है। जैसे इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नेविगेट का। तो आपको पता है कि हम ब्लेंडर में मैक्सिमम शॉर्टकट कीज ही यूज़ करते हैं। मैक्सिमम क्या, शॉर्टकट कीज ही यूज़ करते हैं ना। ये ऑप्शन तो हम बहुत कम यूज़ करते हैं, यहाँ से हम शॉर्टकट ही इनका यूज़ करते हैं, ओके। जैसे कर्सर का हो गया आपका, शिफ्ट के साथ में राइट क्लिक माउस का, यस देख सकते हो आप, शिफ्ट और माउस का राइट क्लिक, यस कर्सर का हो गया। फिर इसका शॉर्टकट डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू से आप इसको चेंज कर सकते हो, यस। फिर मूव का जी हो गया, है ना। फिर आर का रोटेट, यस। फिर स्केल का एस हो गया,
यस, फिर ये बाकी मेजर वगैरह हमें यूज में लेना तो हम यहाँ से ले लेते हैं। ओके, नहीं तो हम डायमेंशन सीधा डालते हैं यहाँ से। ठीक है, जो भी हमें जिस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना हो उसकी डायमेंशन यहाँ से डाल देते हैं जो रियल वाली है। यस, तो हम मैक्सिमम इनका शॉर्टकट ही यूज करते हैं। यस, तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट इतनी पड़ती नहीं है, तो आप नेविगेट को बंद कर सकते हो। ये नेविगेशन बंद हो गया, आपके 3D व्यू पोर्ट में बहुत सारी जगह है बन चुकी है अभी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्टिव टूल। एक्टिव टूल का मतलब क्या है कि जैसे ये मैंने मूव सेलेक्ट किया, रोटेट किया, स्केल किया। यस, अभी जैसे ही मैं यहाँ से एक्टिव टूल बंद कर दूंगा तो देखो क्या इफेक्ट आ रहा है। ये जो मेरी जो टूल है वही गायब हो जा रही है। ये जो एक्टिव टूल है वो यहाँ पे शो नहीं करेगी। यस, अभी चाहे मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लो यहाँ से, चाहे रोटेशन वाला कर लो चाहे स्केल वाला कर लो, मुझे एक्टिव टूल तो इनेबल रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आता है एक्टिव ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे मैं सेलेक्ट बॉक्स मैंने कर रखा है, मतलब मैंने अभी ये ऑप्शन इस पर नहीं कर रखे, और अभी मुझे एक्टिव ऑब्जेक्ट में जैसे ही करूँगा फिर मेरे पास यहाँ ऑप्शन मिलते हैं। मूव का ऑप्शन आ जाएगा, देखो रोटेशन का भी आ गया, स्केल का भी आ गया। तो मैं यहाँ से भी इसको मूव, रोटेट, यस, एंड स्केल कर सकता हूँ। यस, तो मेरे पास यहाँ पे भी ऑप्शन आते हैं। एक्टिव ऑब्जेक्ट को करके ये इनेबल हो जाएंगी। देखो जैसे मैंने इसको डिसेबल किया, ये सब डिसेबल हो चुके हैं। इनेबल करूँगा, सब इनेबल हो चुके हैं। ऐसे ही सेम एम्प्टी के लिए है ना, और बाकी लाइट के लिए, कैमरास के लिए। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इनका कंट्रोल्स। ओके ओके गाइस, तो आप भी इनकी प्रैक्टिस करना एक बार कि कौन से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कैसे ऐड करना है और उसको कैसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट मेरी लाइट है एंड कैमरा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक्सप्रेस किया मैंने, डिलीट कर दिया इसको। ठीक है, ओके गाइस, तो अभी हम एक बार के लिए इस क्यूब को भी डिलीट कर देते हैं। ओके, एंड अभी ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो आप जस्ट सिंपली ऐड में जाके, मैश में जाके, और आप ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे हमें क्यूब ऐड करना है, क्यूब ऐड हो चुका है, या फिर शिफ्ट ए प्रेस करके भी आप मैश में जाके कर सकते हो। देखो गाइस, मैश क्या होता है? मैश एक सिंपली वो चीज़ होती है जिसमें हमें वर्टिसेस मिलती है, ठीक है, फिर एजेस मिलते हैं, और जिसमें फेस मिलता है। मतलब ऐसा एक ऑब्जेक्ट जिसमें हमें वर्टिसेस मिलती है एंड एजेस मिलती है एंड फेस मिलते हैं, सो दैट कि हम उसको एडिट कर सकते हैं। वो ये एक 3D ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, उसी को मेश बोलते हैं। तो मेस मेस इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, तो आप ये मत समझना कि मेस क्या होता है। देखो यहाँ पे भी मेस आ चुका है ना, ये मेस की सेटिंग्स आ चुकी है। तो मेस का मतलब वही है कि जस्ट हमें एक 3D ऑब्जेक्ट ऐड करना है। ठीक है, ये सारे 3D ऑब्जेक्ट है जो प्रिमिटिव इन द सेंस कि ब्लेंडर ने बाय डिफॉल्ट दे रखे हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट हम काम में ले सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको मेस के बारे में समझ में आ गया कि मेस क्या होता है। चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट। तो हम इस बाई डिफ़ॉल्ट क्यूब के साथ में ही स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी मैंने एक क्यूब है जो बाय डिफ़ॉल्ट क्यूब है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो आप एन पैनल ओपन कर सकते हो बाई प्रेसिंग एन। ओके, एन पैनल में आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप जो लोकेशन है, रोटेशन है, और जो स्केल है, ठीक है, डायमेंशंस है, इनको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो कि आप ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। ओके, तो इसकी जो शॉर्टकट कीज है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसको हमें कैसे वापस से इसको रीसेट कर सकते हैं, वापस इसको अपनी जो एग्जिस्टिंग जो इसकी लोकेशन है उस पर कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये अपना बाय डिफॉल्ट क्यूब है, यहाँ पे इसको मुझे आप देख सकते हो कि अभी इसकी जो लोकेशन है वो 000 मीटर्स है। ओके, तो ये 000 मीटर्स कहाँ से मेजर की हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो, इसको मैं एक बार हाइड करता हूँ एस प्रेस करके बाई सिंपली, और ये आप जो देखते हो इसको बोलते हैं 3D व्यू पोर्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं 3D व्यू पोर्ट, एंड ये पॉइंट देख रहे हो इसको बोलते हैं वर्ल्ड ओरिजिन। ठीक है, 3D वर्ल्ड ओरिजिन आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस यहाँ से मेजर की जाती है। ठीक है, कि ये इसका सेंटर पॉइंट है। आप यहाँ से, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया रेड वाला, ग्रीन वाला वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ से हम इनेबल कर लेते हैं जेड एक्सिस भी। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों एक्सिस यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे इनका सेंटर पॉइंट है,
यहाँ से तीनों का जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लोकेशन मेजर की जाती है। ओके, तो जो क्यूब रखा है वो यहाँ से उसकी जो लोकेशन है वो 0 मीटर है, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि वो इसी पॉइंट पे रखा हुआ है तो इसलिए उसकी लोकेशन 0 है ना। रोटेशन उसका कुछ हो नहीं रखा है तो रोटेशन 0 है। बाकी स्केलिंग बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट है उनकी 1 1 1 होती है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। बाकी जो स्केलिंग है वो 1 1 1 होती है ब्लेंडर में बाय डिफॉल्ट। ओके, ये हो गई डायमेंशंस उसकी। तो मैं ऑल्ट एस प्रेस करके सिंपली उस क्यूब को वापस लेके आ जाता हूँ, ठीक है। और जेड एक्सिस को मैं एक बार बंद कर देता हूँ वापस, क्योंकि ऑटो अंडरस्टूड है कि जेड एक्सिस यहीं पे होता है, ठीक है। अभी इतना तो आइडिया हो ही गया आप लोगों को भी। ओके चलिए, ये अभी जैसे मैं इसको मुझे स्केल करना है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस में मुझे इसको 2 मीटर स्केल करना है। मैंने 2 प्रेस किया, ये देखो अभी इस पॉइंट से ये 2 मीटर है, ठीक है, यहाँ से लेके और ये जो ओरिजिन है ना यहाँ तक, यहाँ से नहीं होगी इसकी, जो इसका ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके और जो वर्ल्ड ओरिजिन है इन बीच की जो डिस्टेंस है वो अभी 2 मीटर है। आप इसको मेजर भी कर सकते हो, है ना। जैसे मेजर टूल है, मैं यहाँ से इसको मेजर करता हूँ, ये सेंटर पॉइंट है अप्रोक्स। देखो अप्रोक्स यहाँ से ये देख लो अप्रोक्स 2.00971 मीटर, अप्रोक्स 2 मीटर है, ठीक है। तो जो भी हम मेजर करते हैं वो आती है डायरेक्टली उसके ओरिजिन पॉइंट से। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ओरिजिन पॉइंट से उसकी डिस्टेंस मेजर की जाती है। ओके, तो ये 2 मीटर हो गया। एंड वाई एक्सिस में भी 2 मीटर करना है, वाई एक्सिस में भी 2 मीटर हो गया। जेड एक्सिस में भी 2 मीटर करना है, जेड एक्सिस में 2 मीटर हो गया। तो अभी इसकी पोजिशन यहाँ से देखो, ये जो वाई है यहाँ से 2 मीटर हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस से यहाँ पे 2 मीटर हो गया, और जो जेड एक्सिस है वहां से, जेड एक्सिस से तो आप कहीं से भी कर लो, 2 मीटर हाइट पे हो गया। ओके, तो ऐसे आप इसकी लोकेशन यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया कि उसके जो ऑब्जेक्ट है उसके ओरिजिन पॉइंट से लेके और जो वर्ल्ड ओरिजिन है उनके बीच से डिस्टेंस मेजर की जाती है। ओके, चलिए नाइस, आपको समझ में आ गया होगा। अभी मुझे इसको रीसेट करना है, इसकी लोकेशन को वापस इस पॉइंट पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पॉइंट, ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा यहाँ पे चला गया है, इसको मुझे वापस इसकी एग्जिस्टिंग लोकेशन पे लेके आना है। तो मैं कैसे लेके आऊँगा, मैं सिंपली ओल्ट के साथ में जी प्रेस करूँगा। जैसे मैंने ओल्ट जी प्रेस किया, ये इसकी लोकेशन वापस रीसेट हो जाएगी और ये वापस अपनी जो एग्जिस्टिंग लोकेशन है उस पर आ जाएगा। ओके, तो ओल्ट जी प्रेस करके आप उसको एग्जिस्टिंग लोकेशन पे ला सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। चलिए अभी हम बात करते हैं, सपोज मुझे इसको एक्स एक्सिस में मूव करना है, तो मैं जी एंड एक्स प्रेस करूंगा, ये एक्स एक्सिस में मूव होने लग जाएगा। ओके, ये देख सकते हो आप ट्रांसफॉर्म में एंड पैनल में जो एक्स एक्सिस है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। ओके, ये अभी एक्स एक्सिस में लॉक हो चुका है। जैसे मैं अभी वाई प्रेस करूंगा तो ये ओनली वाई एक्सिस में अभी लॉक हो चुका है, वाई एक्सिस में इसका मूवमेंट हो रहा है। ओनली जेड एक्सिस प्रेस करूंगा तो जेड एक्सिस में देखो अभी इसका मूवमेंट हो रहा है। ओके, तो ऐसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्स वाई जेड पोजिशन में ले जा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसको कहाँ पे शिफ्ट करना है आप किसी भी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर सकते हो। ओके, चलिए वापिस से मैं इसको रिसेट कर देता हूँ। एंड अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। सपोज मुझे इसको इसको एक्स एक्सिस में मुझे 2 मीटर शिफ्ट करना है, तो मैं सिंपली प्रेस करूंगा जी एक्स एंड 2 एंड एंटर, ठीक है। जी एक्स 2 मैंने प्रेस किया, ये देखो एक्स एक्सिस में 2 मीटर शिफ्ट हो चुका है। अभी मैं वाई एक्सिस में भी करना है मुझे इसको 2 मीटर शिफ्ट, तो जी वाई एंड 2 एंड एंटर, देखो वाई एक्सिस में भी 2 हो गया है एंड जी जेड 2। ओके, तो आप सिंपली जो अपना वैल्यू है उसको भी एंटर करके प्रेस करके आप अपने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इसका ऐसे ही मूवमेंट करो। इसको अगेन मैं रिसेट कर लेता हूँ, जैसे जी एक्स आप देखते रहो, फिर वहां देखो कि यहाँ 2 मीटर हो गया है, यहाँ पे ठीक है हो गया। तो ऐसे आप कर ही नहीं पाओगे कभी इसको सही से, यही सेट करते रह जाओगे आप, है ना। एग्जैक्ट आप 2 ला ही नहीं पाओगे इसमें। यस, तो इसके लिए क्या है, जी वाई एंड 3, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, है ना। करके वैल्यू दे के आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको फिर से रिसेट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी एग्जिस्टिंग लोकेशन पे लेके आ जाता हूँ वापस। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे एक्स वाई जेड एक्सिस में मूवमेंट करवा सकते हैं उसका, और उसको कैसे हम उसकी लोकेशन को मेजर करते हैं, ठीक है, और कैसे हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी एक्सिस में। ओके, बाकी सिंपली जी प्रेस करके आप उसको कहीं पे भी ले जा सकते हो, मूव करवा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो किसी भी नई लोकेशन पे, ठीक है। जैसे आप जी प्रेस करते हो एक्स वाई जेड तीनों लोकेशन उसकी चेंज होती है, क्योंकि आपने एक्स वाई जेड प्रॉपर किसी एक्सिस में उसको लॉक नहीं किया है ना। आपने क्योंकि प्रॉपर आपने उसको किसी भी एक्सिस में लॉक नहीं किया है तो वो तीनों में उसका मूवमेंट होता है।
ओके, जैसे ही आप एक दबा देते हो तो उसका उसी एक्सिस में मूवमेंट होता है, ठीक है, जिस एक्सिस में आप उसका मूवमेंट करवाना चाहते हो उसी में। ओके, चलिए नाइस, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोटेशन की। तो रोटेट करने के लिए हम सिंपली आर प्रेस करते हैं। जैसे ही आप आर से रोटेट करोगे तो आप देख सकते हो एक्स वाई जेड तीनों के एन पैनल में वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, बट मुझे इसको एक्स एक्सिस में करना है, तो आर एक्स में जैसे ही प्रेस करूंगा, देखो आर मेरा प्रेस किया हुआ था, अभी मैंने एक्स प्रेस किया तो देखो एक्स एक्सिस में इसका रोटेशन होने लग गया है, ठीक है। वाई एक्सिस में करना है तो आर प्रेस किया हुआ था, वाई मैंने प्रेस किया वाई एक्सिस में। अब एन पैनल में इसकी वैल्यू भी देख सकते हो चेंज हो रही है, ठीक है। जेड एक्सिस में करना है, आप इसको जेड एक्सिस में भी रोटेट करवा सकते हो। ओके, चलिए बाकी सिंपली अगर आपको इसको एक्स एक्सिस में 30 डिग्री करवाना है तो आप एक्स में 30 डाल दीजिए। ये देखो एक्स एक्सिस में 30 डिग्री हो गया, रेड वाली है ना, यहाँ पे 0 डिग्री था, अभी ये 30 हो गया, ठीक है। वाई में भी आपको 30 करना है, वाई में 30 कर दीजिए। ये देखो एक्स वाई दोनों में 30 30 हो चुका है अभी। यस, जेड एक्सिस में भी करवा दीजिए आप 15 डिग्री। ये लो जेड एक्सिस में 15 डिग्री हो चुका है। वापिस से रीसेट करना है तो इसका शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ में आर प्रेस करना है, ऑल्ट आर, ये रीसेट हो जाएगा। वापस वैल्यू इसकी एग्जिस्टिंग जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी वो आ जाएगी। ओके, चलिए नाइस। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अगर मुझे इसको रोटेट करवाना है, ठीक है, मैंने एक तो आपको बताया कि आप आर वाई वैल्यू डाल के रोटेट करवा सकते हो, ठीक है, ऑल्ट आर। ओके, एंड अभी या तो आप इसको ऐसे रोटेट करवा सकते हो, ठीक है, जो मैंने आपको वैल्यू बताई। ओके, तो चलो एक तो आपने कैसे किया, एक तो आपने जस्ट इसको सिंपली आर प्रेस किया और जिस एक्स वाई और जेड एक्सिस जिसमें भी रोटेट करवाना है आप रोटेट करवा सकते हो, और वैल्यू देख के भी आप उसको रोटेट करवा सकते हो। ओके, जैसे मैंने जेड एक्सिस में 30 डिग्री इसको रोटेट किया है तो मैंने 30 प्रेस किया, सिंपली हो गया है ना, आर वाई 30। यस, 30 डिग्री हो गया वाई एक्सिस में। नाइस, तो या तो आप ऐसे वैल्यू के साथ में करवा सकते हो इसको, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे देख के करवा सकते हो कि भाई एक्स एक्सिस में कितना हो चुका है। जैसे मैंने बताया हाँ अभी 30 डिग्री हो चुका है, ये लो 30, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, आपका इंटरेस्ट है कि आप कैसे करना चाहते हो। ब्लेंडर आपको बहुत सारे ऑप्शन से देता है करने के लिए, या बाकी सिंपली जो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे भी सिंपली वैल्यू डाल सकते हो 30, यहाँ पे वैल्यू डाल के कर सकते हो, है ना। बाकी आप सिंपली आर वाई वैसे 30 डाल दो तो हो जाएगा। ये लो, यस, रिसेट कर दो, फिर आर वाई आप 30 करोगे, अगेन इनिशियल से 30 हो जाएगा। ओके, तो गाइस इतने सारे ऑप्शंस आते हैं आपके पास में, ये सब यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो। वापस सिंपली ऑल्ट आर प्रेस करके मैं इसके लोकेशन को रिसेट कर देता हूँ, ये वापस अपनी एग्जिस्टिंग लोकेशन पे आ चुका है। ओके नाइस, एंड अभी हम आते हैं बात करते हैं डायमेंशंस की। तो जो डायमेंशंस है यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट 2-2 मीटर दिया हुआ है ना। जो इनकी यूनिट है इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप सपोज आपको 2 सेंटीमीटर चाहिए ना, तो आप 2 सेंटीमीटर लिख दीजिए, ये ऑटोमेटिक उसको मीटर में चेंज कन्वर्ट कर देगा। और देखो एक्स एक्सिस में ये 2.02 मीटर हो चुका है। यस, वापिस से 2 मीटर कर देता हूँ मैं। ये बाय डिफॉल्ट मीटर ही है, मीटर में आपको यहाँ पे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हो। बट अगर आपको इंच में या सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में कुछ करना है तो आपको सिंपली उसकी जो यूनिट है वो डालनी पड़ेगी, फिर ब्लेंडर ऑटोमेटिक उसको मीटर में कन्वर्ट करके आपके सामने उस ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करेगा। ओके, और आप इसकी यूनिट है उसको चेंज भी कर सकते हो। यस, आपको जस्ट सीन वाले ऑप्शंस पे जाना है एंड यहाँ पे जाना है यूनिट्स पे। यस, और यूनिट्स में आपके पास यहाँ पे देखो मैट्रिक है और रोटेशन डिग्री में है, ठीक है। रोटेशन हमने डिग्री में कर रखा है, लेंथ हमने मीटर में कर रखी है। आप यहाँ से किलोमीटर, सेंटीमीटर, मल्टीमीटर, है ना, माइक्रोमीटर, किसी में भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और वेट किलोग्राम में कर रखा है, टाइम सेकेंड्स में कर रखा है, टेम्परेचर केल्विन या सेल्सियस किसी में भी आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से आप अपनी जो यूनिट है वो चेंज भी कर सकते हो। ओके गाइज, तो ये बात हो गई डायमेंशन की। ये इंपॉर्टेंट कब होता है, जब सपोज आपको कभी आप सीख गए पूरा एनिमेशन, है ना, ब्लेंडर आप सीख गए जो भी थे ट्यूटोरियल, और आप कभी क्लाइंट वर्क करते हो तो क्लाइंट आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है कि मुझे इस डायमेंशन का और इस टाइप का एक रूम बनवाना है, तो उसका मुझे एक आर्किटेक्चर टाइप की वीडियोज, है ना, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में ये डायमेंशंस काम में आती है। तो वहाँ पे क्या है, जैसे आप कोई क्लाइंट वर्क करते हो तो वहाँ पे आपको क्लाइंट पूरी डायमेंशंस देता है ना, जो भी रूम है, जो भी बिल्डिंग बनवाना चाहता है उसकी। तो फिर यहाँ पे आपको पर्टिकुलर डायमेंशन डालनी पड़ती है ना। तो इसलिए ये डायमेंशन वाली काम में आता है, प्रॉपर एग्जैक्ट। ओके, वो जो स्केलिंग है ये प्रॉपर होती है, ठीक है।
स्केलिंग है उसकी 2 टाइम्स डायमेंशन होती है। अगर आप यहाँ पे 0.5 डालोगे ना, 0.5, तो जो डायमेंशन है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी ट्वाइस होती है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इंटू 2 होता है। ओके, मल्टीप्लाई इंटू 2 स्केलिंग, बट इतना आपको ध्यान देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका जो सिंपली है वो ये है कि स्केलिंग है वो आपकी 111 होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट। ये आपको एनी टाइम इंश्योर करना है। ठीक है, स्केलिंग का और कोई लेना देना नहीं है। आपको ये इंश्योर करना है कि जो मेरी स्केलिंग है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो 111 ही होनी चाहिए। क्यों, इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि जब हम मॉडिफायर्स पढ़ेंगे ना, मैं आपको आगे बताऊंगा मॉडिफायर्स क्या होते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, कैसे उसकी लोकेशन, रोटेशन और जो स्केलिंग है इनको कैसे हमें मैनेज करना है। ठीक है, लोकेशन रोटेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे रीसेट कर सकते हैं। ओके, एंड जो डायमेंशंस है उसकी यूनिट है उसको कहाँ से चेंज कर सकते हैं, और उसकी जो स्केलिंग है वो हमें मेक श्योर करना है कि 111 ही होनी चाहिए, ताकि जब भी हम आगे काम करते हैं तो हमारा काम में कोई दिक्कत नहीं आए। ओके, तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम समझेंगे कि जो डिफरेंट अपने ऑब्जेक्ट्स हैं जो ब्लेंडर में दिए हुए हैं उनको यूज में लेके हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ओके, एक अलग ही शेप बना सकते हैं, और कैसे उनको जॉइन करते हैं वहाँ पे, और कैसे हम उनका आउटलाइनर में जो नाम है वो चेंज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास मेरा जो डिफ़ॉल्ट क्यूब है, इस क्यूब को मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके, एंड मैं यहाँ पे एक मंकी ऐड कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे एक मंकी ऐड कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे इसका नाम मंकी है, और ब्लेंडर में आपके पास इसका नाम आएगा सुजैन। ओके, बट ये है मंकी, इसका नाम यहाँ पे सुजान है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी देखिए आप, अभी ये जो मेरे पास यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है, एक लाइट है जो आप देख सकते हो, पॉइंट लाइट है। ओके, एक कैमरा है मेरे पास, और एक मंकी है जो सुजान के नाम से आता है। ओके, तो अभी मैं एक ऑब्जेक्ट और ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे एक कोन ऐड कर लेता हूँ। ओके, और इस कोन को मैं जी एक्स एक्सिस में यहाँ लेके चला जाता हूँ। जी एक्स मैंने प्रेस किया है, यहाँ पे आ चुकी है। अभी देखो, शिफ्ट के साथ में मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है कौन को। अभी इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हो मेरे पास 2 अलग अलग कलर की बाउंड्रीज आ रखी है। ओके, यहाँ पे कुछ ऑरेंज कलर की बाउंड्री है, यहाँ पे कुछ येलो कलर की बाउंड्री आ रही है ना, समथिंग लाइक दैट ना। यस, तो अभी इनका मतलब क्या हुआ, इनका मतलब ये हुआ कि ये जो इस टाइप की जो लाइन आ रही है, ठीक है, जो येलो टाइप की थोड़ी लाइन आ रही है अपने ऑब्जेक्ट पे, इसका मतलब ये एक्टिव ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक्टिव ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं इन दोनों को अभी ज्वाइन करता हूँ कंट्रोल जैसे, तो अभी देखो इसका एक ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे है, इसका एक ओरिजिन पॉइंट आपको दिख जाएगा, ये रहा, इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, जो 3D कर्सर है वहीं पे इसका ओरिजिन पॉइंट है, क्योंकि ये वहीं पे ऐड होता है जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ ऐड होगा, जहाँ पे 3D कर्सर है वहीं पे ऑब्जेक्ट ऐड होने वाला है। तो 3D कर्सर एक बार मैं हाइड करता हूँ, देखो यहीं पे है, यहीं पे ऑब्जेक्ट ऐड हुआ था, तो अपना इसका ओरिजिन पॉइंट भी वही हो गया। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऐड करोगे तो जहाँ पे 3D कर्सर होगा वहीं पे ऑब्जेक्ट ऐड होगा। सबसे पहले तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, आप चाहते हो कि मुझे यहाँ ऐड करना है, तो आप शिफ्ट और माउस का राइट क्लिक करोगे, अब आप चाहो वहाँ पे 3D कर्सर ले जा सकते हो। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं एक स्फीयर ऐड कर लेता हूँ, तो देखो यहीं पे ऐड हुआ है। ठीक है, जहाँ पे आपका 3D कर्सर होगा, शिफ्ट के साथ में मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, देखो आप देख सकते हो शॉर्टकट में, है ना, या आप वहाँ पे इसको सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ से मैंने बताया आप यहाँ पे जाके भी कर सकते हो, कुछ की प्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन शॉर्टकट है उसका शिफ्ट और माउस का राइट क्लिक। ओके, अब वापस आपको इसको यहाँ पे लेके आना है, जो अपना वर्ल्ड ओरिजिन है, तो आप शिफ्ट के साथ में सी प्रेस करोगे तो ये वर्ल्ड ओरिजिन में, देखो शिफ्ट सी प्रेस किया और ये वर्ल्ड ओरिजिन पे आ चुका है। एक बार हाइड करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, नाइस। ओके, तो ये तो बात हो गई ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट कब ऐड होगा, कहाँ ऐड होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब आप ऐड करोगे तब ऐड होगा, लेकिन होगा कहाँ पे, जब 3D कर्सर की लोकेशन होगी वहीं पे ऑब्जेक्ट ऐड होने वाला है, और शिफ्ट सी से आप वापस 3D कर्सर को वर्ल्ड ओरिजिन पे ला सकते हो। ओके, चलिए अभी मैं एक शेप बनाता हूँ। ठीक है, एक बात तो ये होगी, मैं इस कोन को इसके ऊपर लेके आता हूँ। ठीक है, एग्जिट,
तो या तो देखो मैं इसको ऐसे जी प्रेस करके फिर ऐसे सेट करता रहूँ, फिर टॉप मोड में जाके फिर यहाँ से यहाँ लेके आ जाऊँ, फिर फ्रंट में जाके इसको जी जेड करके यहाँ लेके आ जाऊँ, फिर राइट में जाके इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूँ, फिर जी वाई करूँ ऐसे, है ना, फिर जी जेड करके ऐसे करूँ। देखो एक तो ये ऑप्शन हो गया मेरे पास, इसमें कितना टाइम लगा मुझे, है ना, मतलब टॉप मोड में जाना है और फिर राइट में लेफ्ट में फ्रंट में सब में जाके फिर ये इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, आप ये भी कर सकते हो, लेकिन थोड़े से हमें स्पीड अप करना है। तो उसके लिए क्या है कि मैं वापस कंट्रोल जेड कर देता हूँ और इसकी जो एग्जिस्टिंग लोकेशन है वहाँ पे इसको लेके जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। अभी देखो, अभी 3D कर्सर कहाँ है अपना, इस मंकी में। ठीक है, जो ये मंकी है इसका जहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है वहीं पे 3D कर्सर है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा कोन है वो इस 3D कर्सर के पास चला जाए, तो कैसे जाएगा। देखो ये सिलेक्टेड है, अभी इस पे मैंने क्लिक किया और मैं अभी शिफ्ट के साथ में एस प्रेस करूंगा। जैसे ही शिफ्ट एस प्रेस किया, देखो मेरे पास कितने ऑप्शन आ रहे हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, आपको याद होगा, तो नहीं याद है तो इनको याद कर लेना। ठीक है, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो अभी ये क्या बोल रहा है, ये सारे ऑप्शन थे कर्सर वाले, ठीक है, ये है सारे ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन। तो अभी मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को 3D कर्सर के पास लेके जाना है ना, सिलेक्शन टू कर्सर करना है मुझे, है ना, इसका जो सिलेक्शन है वो कर्सर के पास करना है, टू कर्सर। तो ये देखो जैसे ही मैंने किया ये आ चुका है यहाँ पे 3D कर्सर के पास। ओके, और अभी मैं इसको जीजेड कर लूंगा। यस, ये लो, अभी राइट से आप देख लो, अभी आप इसको थोड़ा रोटेट कर सकते हो, जी वाई और थोड़ा पीछे कर लो, ये लो। नाइस, तो ये देखो, एक तो ये मेथड था कि मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ मेरे ऑब्जेक्ट को एकदम सिंपल तरीके से, जस्ट मुझे सेलेक्ट करना है, शिफ्ट एज का यूज में लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो कई ऑप्शन मिलते हैं कि कर्सर को वर्ल्ड ओरिजिन पे लेके जाना है ना, या फिर कर्सर आपका कहीं पे भी है वर्ल्ड ओरिजिन में लेके आना है, या तो आप इससे ला सकते हो या फिर शिफ्ट सी यूज करके शॉर्टकट उससे ला सकते हो। फिर कर्सर टू सेलेक्टेड, जो आपने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट वहाँ पे कर्सर लेके जाना है ना। और फिर कर्सर टू एक्टिव, जो मैंने बताया एक्टिव होता है एक ऑब्जेक्ट जिस पे इस टाइप की लाइन होती है। ठीक है, जो येलो लाइन की, येलो कलर की जो लाइन है, और ये बाकी डिपेंड करता है कि आपने यूजर इंटरफेस जो थीम कौन सी सेलेक्ट कर रखी है। आप अगर आपने ये थीम सेलेक्ट कर रखी है तो ये लाइन आने वाली है, अगर आपने कोई और थीम सेलेक्ट कर रखी है तो यहाँ पे कोई कुछ भी कलर आ सकता है। ठीक है, वो आपको लेकिन पता लग जाएगा। और बाय डिफॉल्ट थीम यही होती है ब्लेंडर की, आप थीम चेंज भी कर सकते हो, उसमें अलग अलग टाइप के कलर भी दिखेंगे आपको, है ना, ये ऑप्शन अलग कलर में दिखेंगे, बाउंड्री अलग लाइन में दिखेगी। तो जो बाउंड्री है वो एक्टिव होगी इस वाली थीम में, अगर इस टाइप इस कलर की आपको दिखेगी। ठीक है, ऑरेंज टाइप, ये थोड़ा येलो इस टाइप का। ओके, चलिए अभी सिलेक्शन टू ग्रिड, ठीक है, जो ग्रिड है उस पर सिलेक्शन, सिलेक्शन टू एक्टिव, सिलेक्शन टू कर्सर, ये सब मैंने आपको बता दिया था, जस्ट आपकी थोड़ा सा और इन्फो के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको अगेन ब्रीफ किया है। ओके, नाइस। चलिए अभी नेक्स्ट चीज आती है, जैसे मैं इसका डुप्लीकेट करूंगा शिफ्ट डी एंड वाई, तो ये देखो वाई एक्सिस में इसका डुप्लीकेट हो गया। किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए आपको शिफ्ट डी प्रेस करना है और वाई। ठीक है, अभी ये हो गई। अभी आपने इनका नाम देखा होगा, यहाँ पे देखो आउटलाइनर पैनल में कौन कौन वन कौन टू। ठीक है, ये कौन है, ये कौन वन है, ये कौन टू है, क्योंकि ब्लेंडर को पता है कि ये सेम ऑब्जेक्ट है और इसका डुप्लीकेट किया है, तो इसने 1 2 3 के नाम से यहाँ पे स्टार्ट कर देगा ये। ठीक है, अभी यही एक्शन आपको अगेन रिपीट करना है। देखो आपने 2 बार इसको कॉपी कर लिया है ना, इसको एक बार यहाँ एक बार यहाँ। अभी आप चाहते हो कि मुझे कंटिन्यू कॉपी करना है, तो शिफ्ट आर आप प्रेस करते हो, जैसे ही आप शिफ्ट आर प्रेस करोगे ना तो कंटिन्यूस चलता रहेगा। देखो मैंने शिफ्ट आर 3 4 बार प्रेस किया, तो ये इसका शॉर्टकट है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको आप 1 2 बार इसकी कॉपी कर दो, फिर आपको अगेन करना है तो शिफ्ट डी वाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जैसे ही शिफ्ट आर प्रेस करोगे तो वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक उसी लाइन में कॉपी होते हुए चला जाएगा। ओके, नाइस। तो ये भी आपको समझ में आ गया शिफ्ट आर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, और इसका नाम भी आप देख सकते हो, देखो ऑटोमेटिक ये नाम देने लग गया है यहाँ पे, है ना, नाइस। 1 2 3, फिर जितने हमने किए थे उतने सारे 1 2 3 4 5 6 वो सब आ गए थे। तो शिफ्ट आर वाला आपको समझ में आ गया। यस, शिफ्ट एज से हम प्रेस करके ये चेंज कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है कि मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा इसकी और डिजाइन करता हूँ, तो इस पे मैं कर्सर लेके आता हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके जाना है, मैं यहाँ पे इसको सेट करूंगा। तो ऐसे तो मैं लेके नहीं जाऊंगा कि इसको सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ लेके चला गया और फिर इसको ऐसे कर दूंगा और फिर यहाँ सेट कर दूंगा। देखो यहाँ से तो आपने कर लिया, लेकिन आप टॉप से देखो ये कहाँ है, कहाँ है, यहाँ पे पड़ा है ये देखो, टॉप ऑर्थोग्राफिक में आ गया हूँ मैं 7 प्रेस करके, है ना, ये देखो। तो आप ऐसे ये फ्रंट से देख लो कहाँ है, तो आप इसको इस एंगल से देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ ये तो यहीं पे है। देखो ये देखो, आपको ये देखो,
ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर रखा हुआ है ना। तो ये काम हमें नहीं करना है, हमें परफेक्ट वाला काम करना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे मैं कर्सर लेके आता हूँ, शिफ्ट एस है ना, कर्सर टू सिलेक्टेड, ये सिलेक्टेड है मेरा, अभी इस पे कर्सर लेके, कर्सर इस पे आ चुका है। अभी मैं इसको इस कर्सर पे लेके जाऊंगा है ना, सिलेक्शन टू कर्सर आ चुका है। और अभी मैं इसको थोड़ा स्केल करूंगा, और फिर GZ, यस, नाइस। और अभी इसको थोड़ा सा GY तो करना पड़ेगा। ये लो, अभी आप टॉप से देखो चाहे कहीं से देखो, ये एकदम जहाँ हमने थोड़ा सा इसको बैक में किया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो कैप है उसको भी हमने थोड़ा सा, इसको थोड़ा रोटेट भी कर देते हैं, और फिर थोड़ा सा GY करते हैं, यस, नाइस। तो ये अपना इस पे सेट हो चुका है। ओके, तो शिफ्ट एस वाला कॉन्सेप्ट भी आपको अभी समझ में आ रहा है। ओके, नाइस। अभी एक चीज़ और बताता हूँ आपको, कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे थोड़ा स्मूथ करना है। ये देखो, इसमें अभी मुझे लाइन लाइन दिख रही है, फेस दिख रहे हैं है ना, एजेस दिख रही है। जैसे मैं एडिट मोड में जाता हूँ, आप देख सकते हो ना, ये देखो, वर्टिसेस, एज, फेस सब दिख रहे हैं मुझे इसमें। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये नहीं दिखे अभी, एटलीस्ट ऑब्जेक्ट मोड में तो नहीं दिखे है ना, एडिट मोड में तो दिखना सही है, ऑब्जेक्ट में नहीं दिखे, तो आप इसको सैड स्मूथ कर सकते हो। उसे क्या कि इसकी सैड है वो स्मूथ हो जाएगी। ओके, तो सैड को स्मूथ करने के लिए आपको जस्ट सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, एंड माउस का राइट क्लिक करना है, आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे सैड स्मूथ। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे भी वही ऑप्शन आते हैं है ना, डिलीट करना है ना, फिर मूव कलेक्शन करना है, फिर पेरेंट बनाना है, स्नैप करना है। ये देखो स्नैप वाले ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं है ना, कर्सर टू ग्रिड, शिफ्ट एस वाले ही सारे कॉन्सेप्ट है। ओके, फिर ये मिरर वाले आ गए, मिरर किस में करना है, XYZ में करना है ना, लोकल में करना है, ग्लोबल में करना है। ठीक है, फिर कॉपी करना है, ऑब्जेक्ट को पेस्ट करना है, डुप्लीकेट करना है, शिफ्ट D वाला भी यहाँ पे आ चुका है ना। फिर देखो, एंड ये ऑप्शन, ये जैसे जैसे आगे यूज में होते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, जो जो यूजफुल है, डोंट वरी। जैसे मैंने सेट स्मूथ पे क्लिक किया, ये देखो, नाइस। यहाँ पे एक छोटी सी विंडो भी आपके पास ओपन हो जाती है, जिसमें आप अपनी सेटिंग कर सकते हो। यस, ये देखो सेट स्मूथ हो चुका है, नाइस। इसको भी आपको सेट स्मूथ करना है, राइट क्लिक करना है, सेट स्मूथ। ये देखो कितना अच्छा लगने है, ब्लेंड, इसको मंकी को भी कर देते हैं थोड़ा सेट स्मूथ, ये लो। ठीक है, तो अपना एक अच्छा लुक आने लग गया। आप बोलोगे सर आपके पास ये कलर कहाँ से आ रहे हैं, तो देखो आप यहाँ पे जाइए ना, जो मेटकैप है, कलर में जाके रैंडम पे सिलेक्ट कर लो, आपका मटेरियल पे सिलेक्ट किया, आपका ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट किया हुआ होगा, तो आपके पास इस टाइप के आ रहे होंगे है ना, स्टूडियो ऑब्जेक्ट भी किया होगा। ठीक है, तो मैंने रैंडम करके रखता हूँ, ताकि रेंडर में अलग अलग ऑब्जेक्ट भी हमें दिखाई देंगे और थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। ओके, तो रैंडम में यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, ये वायर कलर है ना, वायर के लिए आप रैंडम में क्या क्या देखना चाहते हो, बाकी कलर जो ऑब्जेक्ट का है वो यहाँ पे तो आप कुछ भी करो, इसका ये वायर में ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से रैंडम आते हैं, इसलिए मेरे पास देखो रैंडम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के कलर आ जाते हैं। ओके, नाइस। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा था कि जैसे अभी ये ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है, मुझे इनको ज्वाइन करना है। देखो इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का ओरिजिन पॉइंट उसके सेंटर में होगा, बिल्कुल वो वहीं से स्केल होता है। देखो मैंने एस प्रेस कर रखा है अभी, और स्केल करूंगा तो देखो वहीं से स्केल होता है, वहीं से रोटेट होता है वो, है ना। यस, मूव तो आप करवा लो, उसका ओरिजिन पॉइंट उसके साथ में रहेगा, तो रोटेट स्केल आप उसके ओरिजिन पॉइंट से ही करवाते हो उसको। ठीक है, वही वही है उसका मेन चीज। आप चाहो तो उसको कहीं से भी करवा सकते हो, 3D कर्सर से मैं इसको करवा दूंगा, तो ये देखो 3D कर्सर से होने लग गया है ना। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा, अभी जस्ट आप जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। जैसे ओरिजिन पॉइंट मेन चीज है उसका, ठीक है, ओरिजिन हमेशा उसके सेंटर में होना चाहिए, है ना। ऐसा भी हो सकता है ओरिजिन सेंटर में है, लेकिन आप उसका मूवमेंट करवाना 3D कर्सर से करवा सकते हो। ठीक है, वो हम आगे समझेंगे। देखो ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, ये किया, और अभी मैं जैसे, अभी इनमें एक्टिव कौन सा है, ये देखो इस पे रेड बाउंड्री आ रखी है ना, ऑरेंज टाइप की, इस पे थोड़ी येलो इस टाइप की आ रखी है। तो अभी आप देखोगे तो इनमें ऑब्जेक्ट एक्टिव है, वो ये है स्फेयर, है ना, जो स्फेयर है वो एक्टिव है। जैसे मैं कंट्रोल जे इनको ज्वाइन करना है, किन्हीं भी ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करना है ना, तो जस्ट सेलेक्ट करना है फर्स्ट को, शिफ्ट के साथ में दूसरा सेलेक्ट करना है, एंड कंट्रोल जे। जैसे ही कंट्रोल जे आपने प्रेस किया, ये दोनों एक ही हो चुके हैं, लेकिन इनका ओरिजिन कहाँ हो गया, देखो यहाँ पे। ये देखो अभी ये यहीं से रोटेट होगा, है ना, यहीं से स्केल होगा ये देखो। ठीक है, मैंने बताया ना आपको। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जो फाइनली जो एक्टिव ऑब्जेक्ट था वो उसी का ओरिजिन पॉइंट शामिल करता है उसमें। ठीक है, अभी मैंने दोनों को अलग कर दिया वापस, और मैं चाहता हूँ कि
इसका ओरिजिन काम में आई। तो ये देखो ये एक्टिव है अभी अपना, ठीक है। अभी जैसे ही मैं कंट्रोल जे करूँगा, ये देखो अभी इसका ओरिजिन पॉइंट आ चुका है, अभी यहाँ से स्केल होने वाला है, यहीं से रोटेट होने वाला है। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि आप किन्हीं भी ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करते हो तो आपके हाथ में होता है कि कौन सी का ओरिजिन क्या करना है, क्योंकि ज्वाइन तो होना है यार, चाहे आप इसको इसको ज्वाइन करो, चाहे इसको सिलेक्ट करके इसको ज्वाइन करो, ज्वाइन तो दोनों होने हैं। लेकिन ओरिजिन पॉइंट कौन से पे सेट करना है वो आपकी इच्छा है, आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एक ऑप्शन और बताता हूँ आपको। जैसे ही मैं एक सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, एंड जी वाई यहाँ पे लेके चले जाता हूँ इसको, है ना। चलो इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ मैं कर्सर ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक सिलेंडर ऐड करता हूँ। अभी देखो आप जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करते हो ना फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे एक विंडो आपके पास ओपन होती है। ये विंडो तभी ओनली वन टाइम आपके पास रहेगी, जैसे ही आपने कहीं क्लिक कर दिया ना तो ये विंडो चली जाएगी, फिर आपको अगेन कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा तभी वो विंडो आएगी। इसमें कुछ सेटिंग्स आती है, देखो ये जो सिलेंडर है इसमें कितनी वर्टिसेज है, 32 आती है बाई डिफॉल्ट। मुझे इसको कम करना है, मैं कम कर सकता हूँ, ये देखो तीन तीन कर दिया है मैंने, तीन से देखो ये क्या बन गया, ठीक है, ट्रायंगल बन चुका है। चार से देखो एक क्यूब जैसा बन चुका है ना, है ना। तो ये आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर इसकी रेडियस है, ये जो रेडियस है 1 मीटर है अभी बाई डिफॉल्ट, आप इसको बढ़ा घटा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ये देखो, है ना, ठीक है। फिर इसकी डेप्थ है, जो ये 2 मीटर इसकी जो हाइट है, आप बोल सकते हो हाइट डेप्थ, तो ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। फिर जो कैप का एप है उसको आप नथिंग कर दोगे तो यहाँ पे ये फील नहीं होगा, ये देखो दोनों फील ही नहीं है अभी, है ना। यस। और फिर अलाइन कहाँ करना है इसको, वर्ल्ड पे करना है या व्यू पे करना है या 3D कर्सर पे करना है, तो हम बेसिकली वर्ल्ड पे ही करते हैं, तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर इसकी जो लोकेशन है ना, इसकी लोकेशन एक्स एक्सिस में इतना है, वाई में इतना है, जी में इतना है, जो मैंने आपको बताया था वर्ल्ड ओरिजिन से इतना दूर है, ठीक है, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसका रोटेशन, रोटेशन तो हमने इसका किया ही नहीं है, तो ये 0 0 0 डिग्री है ना। आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। ये मैंने जस्ट आपको इसलिए बताया कि इस टाइप की एक विंडो आती है, इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हो कितनी आपको वर्टिसेज चाहिए, है ना। मेन तो ये रहता है, बाकी रेडियस वगैरह तो आप इसको स्केल करके भी कर सकते हो, हाइट भी इसकी जेड एक्सिस में करोगे तो आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना। और एक एंड पैनल भी आता है आपके पास, तो एंड पैनल में भी सेम चीज़ आती है, लोकेशन रोटेशन वाली, तो है ना। तो वो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। नाइस। तो गाइस आई होप कि आपको जो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं इसमें वो आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा। कुछ भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ ग्रुप में पोस्ट कीजिए, ओके। एंड प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप इसमें परफेक्ट होते जाओगे। और अभी हम डिस्कस करेंगे कि देखो अभी मेरे पास में यहाँ पे क्या क्या नाम आ रहे हैं इनके, कॉन 1 कॉन 2 कॉन 3, है ना। तो मैं चाहूँ तो मैं इनका नाम चेंज कर सकता हूँ। इसका शॉर्टकट है, या तो आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करोगे, F2, तो आपके पास आ जाएगा, आप यहाँ पे इनका कोई भी नाम रख सकते हो, है ना, ब्लेंडर। और ये देखो यहाँ पे चेंज हो चुका है। या फिर आप यहाँ पे जाके भी डबल क्लिक करोगे ना, तो यहाँ से भी आप इनका नाम चेंज कर सकते हो, जैसे कॉन 5 अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आउटलाइनर से आप डबल क्लिक करोगे तब चेंज कर सकते हो, और इनका शॉर्टकट है F2, जैसे आप F2 प्रेस करोगे आप इनका नाम चेंज कर सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। नमस्कार दोस्तों, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे उसको रोटेट कर सकते हैं और कैसे उसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कैसे करना है 3D व्यू पोर्ट में। तो मैं यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ। अभी मेरे पास एक क्यूब है, तो मैं ऐड में जाके मैश में जाके और एक यहाँ पे सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा 3D कर्सर था, यहाँ पे सिलेंडर ऐड हो चुका है। अभी शिफ्ट और माउस का राइट क्लिक करके कर्सर यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, और अगेन मैश में जाके मैं एक मंकी ऐड कर लेता हूँ, ओके। तो मेरे पास अभी ऑब्जेक्ट हो चुके हैं, अब इनफ ऑब्जेक्ट हो चुके हैं आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले मुझे करवाना है मूवमेंट। तो इन दो के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, अभी हम पढ़ेंगे मूवमेंट के बारे में। तो सपोज मुझे इस क्यूब को सिलेक्ट किया मैंने, जिसका मुझे मूवमेंट करवाना है, तो मैं जाऊँगा मूव पे, ओके। और यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने मूव पे क्लिक किया तो मेरे पास तीन एरो आ चुके हैं। एक रेड वाला जो एक्स एक्सिस का है, ठीक है, एक ब्लू वाला जो जी एक्सिस का है, और एक जो ग्रीन वाला जो वाई एक्सिस का है। अभी मैं इसको यहाँ से होल्ड करके माउस का लेफ्ट क्लिक, और जैसे इसको ड्रैग करूँगा तो ये ओनली एक्स एक्सिस पे ही मूवमेंट होगा इसका, ठीक है। और इसको पकड़ के करूँगा तो ये वाई एक्सिस पे इसका मूवमेंट होगा, ओके। जैसा आप देख सकते हो, इसका देखो वाई एक्सिस पे मूवमेंट हो रहा है, या और इसका मूवमेंट है जी एक्सिस पे, ओके। नाइस, ओके।
तो गाइस जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, तो अभी आपने देखा कि मेरे पास तीन एरो आ चुके हैं, एक रेड वाला, एक ब्लू वाला, एक ग्रीन वाला। ठीक है, जो रेड एरो है वो एक्स एक्सिस को बताता है, ग्रीन वाला वाई एक्सिस को, ब्लू वाला जी एक्सिस को। तो अभी जैसे मैं रेड वाले को होल्ड करके माउस का लेफ्ट क्लिक से माउस को जैसे ड्रैग करूँगा तो ओनली एक्स एक्सिस में ही इसकी जो मूवमेंट है वो होगी। ओके, और जैसे ही मैं ग्रीन वाले को करूँगा तो इसकी वाई एक्सिस में मूवमेंट होगी इस ऑब्जेक्ट की। और जैसे ही मैं जो ब्लू वाला है उसको ड्रैग करूँगा पकड़ के माउस के लेफ्ट क्लिक से, तो इसका जो मूवमेंट है वो जी एक्सिस में होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई जब मूव के टूल पे हम क्लिक करके फिर ये जो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं इनको यूज में लेने से। ठीक है, अभी इनका मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको। अभी मैं सिलेक्ट बॉक्स पे जाता हूँ, अभी देखो इस पे कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो इसका शॉर्टकट क्या है, मूव। मूव मतलब ग्रेब करते हैं ना हम, तो इसका शॉर्टकट होता है जी। ओके, तो जी मैंने प्रेस किया और अभी देखो जी मैंने प्रेस किया और माउस का जो जैसे ही मैंने मूवमेंट किया माउस का, ये देखो इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होने लग गया है ना। और एन पैनल से मैंने एन, अभी एन प्रेस करता हूँ और अभी देखना आप, ये देखो इसकी लोकेशन एन पैनल में, यहाँ पे एन पैनल में आप इसकी लोकेशन देख सकते हो, एक्स वाई जी तीनों में चेंज हो रही है क्योंकि मैं इसका मूवमेंट करवा रहा हूँ। तो अभी सपोज मुझे इसको यहाँ पे रखना है तो मैं यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे फिक्स हो गया है ना। सपोज आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे जी प्रेस कर दिया और फिर आप चाहते हो, आपका माइंड चेंज हो गया कि नहीं मुझे तो इसका मूवमेंट नहीं करना था, मुझे तो इसको यहीं पे रखना था, तो आप इस एक्शन को अन एक्शन कर सकते हो। मतलब आप इस एक्शन को अंडू कर सकते हो। वो कैसे, अभी जैसे मैंने ग्रैब कर रखा है ना, तो अभी आप माउस का राइट क्लिक कर दो, जैसे राइट क्लिक करोगे तो ये वापस अपने जो जहाँ पे था ये वहीं पे चला जाएगा। ये देखो मैंने जैसे ही माउस का राइट क्लिक किया, ये अपनी प्रीवियस लोकेशन पे चला गया है। ओके, नाइस। अभी सपोज मुझे इसका एक्स एक्सिस में मूवमेंट करवाना है तो मैं जी प्रेस करूंगा एंड एक्स प्रेस करूंगा, जी एक्स, ये देखो एक्स एक्सिस में होने लग गया। ठीक है, और अभी जी वाई, ये देखो वाई एक्सिस में इसका मूवमेंट होने लग गया। जी जेड, तो ये देखो जी जी एक्सिस में इसका मूवमेंट होने लग गया। ओके, तो ये इसकी शॉर्टकट कीज है ओके, मूवमेंट की। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना रोटेशन का। तो इस पे मैंने क्लिक किया जैसे ही, तो आपने देखा कि इस पे ऑप्शन आ चुके हैं रोटेट करने वाले। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में इसका रोटेशन होने लग गया। ये देखो रेड वाली लाइन को जैसे ही मैंने होल्ड करके और माउस का जैसे मूवमेंट करवा रहा हूँ तो ये देखो एक्स एक्सिस पे रोटेट करने लग गया। ठीक है, और ये ग्रीन वाली है, ये देखो वाई एक्सिस पे मूवमेंट कर रोटेट करने लग गया है या, और ये देखो ब्लू वाली से जी एक्सिस पे रोटेट करने लग गया। ओके, तो ये इसकी शॉर्टकट कीज मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे ही मैं सिलेक्ट बॉक्स पे जाता हूँ, रोटेशन का मतलब आर। ओके, आर मतलब रोटेट, तो आर मैंने प्रेस किया और ये देखो ये अभी रोटेट होने लग गया। बट मुझे इसको एक्स एक्सिस में रोटेट करवाना है तो मैंने एक्स प्रेस किया और ये देखो एक्स एक्सिस में रोटेट होने लग गया। ठीक है, अभी मैंने वाई प्रेस किया तो ये देखो वाई एक्सिस में रोटेट होने लग गया। ये देखो मैंने जी प्रेस किया तो ये देखो जी एक्सिस में रोटेट होने लग गया। ओके, तो आर एक्स आर वाई आर जी आप करके सेम जैसे हमें मूवमेंट करना होता है तो हम जी एक्स जी वाई जी जी करते हैं, तो वैसे ही रोटेशन के लिए भी सेम, रोटेशन मतलब आर से स्टार्ट होता है तो आर एक्स आर वाई आर सी। ओके, नाइस। तो ये गाइज आपको समझ में आ गया होगा। सपोज अभी मुझे एक चीज़ और बताता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अभी इसकी जो लोकेशन है वो इसको वापस बाय डिफॉल्ट करनी है जो ये सबसे पहले जिस पोजीशन में था। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ऑल्ट के साथ में आर प्रेस करना है। ठीक है, जैसे मैंने ऑल्ट के साथ में आर प्रेस किया तो ये अपनी बाय डिफॉल्ट लोकेशन पे वापस चला जाएगा, इसका मूवमेंट वगैरह सब कैंसिल हो जाएगा। ओके, जो भी हमने किया वो सब रीसेट हो जाएगा, इन द सेंस कैंसिल, इन द सेंस रीसेट हो जाएगा। ओके, एंड ऐसा ही सेम मूवमेंट पे भी लागू होता है। जैसे सपोज इस मंकी को मैंने जी प्रेस करके यहाँ लेके मैं आ गया और मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे था वहीं पे रहे, है ना। तो ऑल्ट के साथ में जी प्रेस कर दो आप, देखो तो ये इनिशियल में यहाँ पे था। ठीक है, क्योंकि 3D कर्सर यहाँ पे था तो इसकी लोकेशन रीसेट हो चुकी है और ये अपनी जहाँ पे था इनिशियल में वहीं पे आ चुका है। ओके, ये भी यहीं पे आ जाएगा, जैसे मैं ऑल्ट जी करूँगा तो देखो ये भी यहीं पे आ जाएगा, है ना। तो इनकी जो मूवमेंट है ये बाय डिफॉल्ट 3D वर्ड है जो वहीं पे ऐड होते हैं जहाँ पे 3D कर्सर अपना इनिशियल में होता है। ओके, नाइस। और अभी मैं आपको बताता हूँ जो अपना लास्ट है वो है स्केल का ऑप्शन। ओके, स्केल इन द सेंस इसकी साइज को रीसाइज करना। ठीक है,
सपोज ये मेरा मंकी है और मैंने स्केल प्रेस किया, तो अभी देखो मेरे पास ऑप्शन आ चुके हैं वही सेम जैसे मूवमेंट में और रोटेशन में जो आ रहे थे। एक्स एक्सिस का रेड वाला, ब्लू वाला जी एक्सिस का एंड ग्रीन वाला वाई एक्सिस का। ओके, तो देखो जैसे मैं एक्स एक्सिस में करता हूँ, ये देखो एक्स एक्सिस में इसका स्केल होने लग गया, मतलब इसकी साइज देखो चेंज होने लग गई है ना। और ये देखो जी एक्सिस में देखो ये बड़ा होने लग गया है ना। यहाँ देखो, ये देखो वाई एक्सिस में पीछे से कितना बड़ा हो गया है ना। ये देखो इस क्यूब पे करके देखते हैं हम। इस कैमरा को मैं डिलीट कर देता हूँ, एक्सप्रेस किया डिलीट। अभी देखो, ये देखो वाई एक्सिस, ये देखो मैंने जी एक्सिस में इसका मूवमेंट किया, ये देखो एक्स एक्सिस में मैंने इसका मूवमेंट किया। तो अभी देखो आप क्यूब कितना बड़ा हो गया, मैंने इसको बड़ा कर दिया ना स्केल पे जाके, है ना। तो इसका शॉर्टकट होता है एस। ठीक है, जैसे आप एस प्रेस करोगे तो स्केल होने लग जाएगा। ये देखो आप यहाँ पे जो एन पैनल है वहाँ पे देख सकते हो एक्स वाई जी तीनों में इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। ये देखो क्योंकि अभी तीनों एक्सिस में स्केल हो रहा है ना। कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि ऑब्जेक्ट को तीनों जो अपनी एक्सिस है उसमें स्केल करते हैं, तब हम एस प्रेस करके स्केल कर देते हैं। बट मुझे अभी इसको वाई एक्सिस में ही करना है, तो मैं एस के साथ में वाई प्रेस करूंगा तो ये देखो वाई एक्सिस में ही ओनली ये स्केल हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे लोकेशन भी इसकी वाई एक्सिस में ही चेंज हो रही है। ठीक है, जो इसकी स्केल की जो पोजिशन है एस वाई, ये देखो है ना। अभी एक्स जी मुझे जी एक्सिस में करना है तो मैंने एस के साथ में जी प्रेस किया, और एस एक्स एक्सिस में भी करना है तो एस एक्स प्रेस किया मैंने, ये देखो एस एक्स। ओके, तो इस तरीके से हम स्केल कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्स वाई और जी डायरेक्शन में, या फिर तीनों डायरेक्शन में। ओके, ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आप इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, और आप भी ऐसे ही 3-4 ऑब्जेक्ट ऐड करना, उनको मूव करना है ना, रोटेट करवाना और स्केल करवाना उन ऑब्जेक्ट्स को, सो दैट आपके माइंड में अच्छे से ये बैठ जाएगा कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करवाते हैं, कैसे उसका रोटेशन करवाते हैं, कैसे उसकी स्केलिंग करते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम सीखेंगे कि जो अपनी वर्टिसेज है, फेस है, एज है ना, उनको एडिट मोड में जाके और उनको यूज में लेके हम एक मॉडल बनाएंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा कैमरा है एंड लाइट है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके, एंड जो बाय डिफ़ॉल्ट क्यूब है इसके साथ स्टार्ट करते हैं, इसको एज सेट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब तो मैं एडिट मोड में भी कर सकता हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि एडिट मोड में तो हमने ऑब्जेक्ट अभी बनाना स्टार्ट कर दिया है, इस पार्ट में वही करने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड में तो हमने ऑलरेडी बना दिया है, तो अभी मैं एडिट मोड का यूज़ करेंगे। एस एक्स करूँगा मैं, एस वाई करने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, इस तरीके का मेरा थोड़ा सा, यस। सबसे पहले मैं बेस रेडी कर देता हूँ। ओके, एंड फिर मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, सबसे पहले एक होम बनाते हैं, होम की डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, नाइस, क्यूब ऐड हो चुकी है, इसको मैं थोड़ा एडिट कर लेता हूँ, जी जेड कर लेता हूँ इसको। नाइस, एंड अभी मैं इसको थोड़ा टॉप मोड में जाके फिर से थोड़ा देखता हूँ, एस एक्स कर लेता हूँ, एस वाई कर लेता हूँ। यस, जी वाई कर लेते हैं थोड़ा। यस, नाइस, एंड अभी इसको करना है मुझे ये वाला है फेस, इसको मुझे पहले एक्शन मोड में देखता हूँ मैं कितना हूँ। ठीक है, सही हूँ। इस वाले फेस को करके इसको ग्रेप जी एंड जी जेड करता हूँ इतना कि इस वाले फेस को मैंने जी जेड कर लिया है इतना, और एक्शन मोड में जाके इस वाले फेस को भी जी जेड कर लेता हूँ थोड़ा इतना। यस, नाइस। और अभी जो है, अभी देखो गाइज, अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एडिट मोड में मुझे इसको सेलेक्ट करना है इस ऑब्जेक्ट को, तो कैसे सेलेक्ट करना है। देखो अभी ये फेस सेलेक्ट है यहाँ पे है ना, तो इसको सेलेक्ट करना है तो एल प्रेस करना है आपको। जैसे आप एल प्रेस करोगे ना, यहाँ आप गए और यहाँ पे एल प्रेस करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इस पे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये अभी ऑब्जेक्ट मोड में ही है, आपने इसको एडिट मोड में आप इसको लेके नहीं है। देखो अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ से मैं एडिट मोड में गया, तो अभी मैं किसी को भी एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करूँगा, ये एल हो गया, इसको सिलेक्ट करना है एल। ठीक है, एल, इस पर क्लिक किया, एल। क्लिक भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, आप ऐसे भी कर सकते हो। सपोज आपने इसका फेस सेलेक्ट करके आपको एंटायर सेलेक्ट करना, तो आप एल प्रेस कर दो, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको एक्सरे मोड में जाके फिर इसका एक फेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जैसे आप इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ का सर जस्ट लेके जाओ, एल प्रेस करो, सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी मुझे इसको तो एडिट कर दिया मैंने, अभी मैं नहीं चाहता इसके एडिट मोड में कुछ भी ये सेलेक्ट हो इसका, तो मैं ओनली इसको सेलेक्ट करके टैब से एडिट मोड में आ चुका हूँ। अभी मैं करने वाला हूँ इसका शिफ्ट डी, और इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ एक बार। ठीक है,
एस जेड कर लेता हूँ थोड़ा। यस जी जेड। ओके एंड ये है इसको जी जेड। ओके एंड अभी जो मेरी ये जो यहाँ पे एज है इनको सेलेक्ट करना है, इनको एस एक्स करना है थोड़ा। यस नाइस। ओके और यहाँ पे जो स्नैपिंग टूल है इसका मैं यूज में ले लेता हूँ और इसको वर्टेक्स ही कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसको यहाँ करना है मुझे, तो जी प्रेस किया, ये देखो एकदम से इसके ऊपर स्नैप हो चुका है ये मेरा होम। जो नीचे वाली क्यूब थी क्योंकि एकदम इक्वल साइज थी तो इसकी वजह से एकदम परफेक्ट ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अभी हम एडिट मोड में इसका यूज में ले रहे हैं। अभी मैं फिर से यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ एंड यहाँ पे एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। एडिट मोड में एस एक्स कर लेते हैं, एस जी कर लेते हैं थोड़ा। यस नाइस सी जेड। ओके फिर ऐसे देखते हैं, ऐसे इसको थोड़ा वाई में भी स्केलिंग कर लेते हैं इसका, ठीक है। वापिस एक्सेस मोड से बाहर आ जाता हूँ, इसका शिफ्ट डी करना है मुझे। अब देखो एडिट मोड में अगर मैं इसका शिफ्ट डी किया और मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, अभी देखना आप, अभी ये एक ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है, देखो ये एक है और ये, इसको एक को सेलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं दोनों मतलब। तो एडिट मोड में क्या है, अगर एडिट मोड में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे और फिर इसका डुप्लीकेट करोगे ना, तो एक ही ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखो अभी एक ही हो रहा है तीनों का, मैंने इसका ये डुप्लीकेट किया फिर इसका ये डुप्लीकेट किया। बट ऑब्जेक्ट मोड में ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट मोड में ये है, इसका मैंने शिफ्ट डी किया और मैं एक्स एक्सिस में यहाँ लेके जाता हूँ ना, तो ये देखो दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना, आप लोग देख सकते हो, ये देखो दो ऑब्जेक्ट है। लेकिन एडिट मोड में अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट उसका डुप्लीकेट किया तो फिर वो एक ही होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करके बैक जाता हूँ वापस से। ओके हम ज़्यादा स्टेप आगे भी नहीं आए हैं, तो ब्लेंडर में अच्छे से बैक चलेगी, नहीं तो ब्लेंडर में इतना बैक जाना भी फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कर सकते हैं वो सेटिंग बैक जाने की, लेकिन यार वो मेमोरी ज़्यादा यूज़ करता है अपने पीसी को, तो बेफालतू में पीसी को क्यों ज़्यादा यूज में करवाना, इससे अच्छा तो हम ब्लेंडर में अच्छी परफॉर्मेंस करवाएंगे ना उसकी, है कि नहीं, उसकी मेमोरी क्यों हम इसमें जो फाइल है जो उसकी है उसमें उसको यूज करवाएंगे। यस अभी मैं ऑब्जेक्ट मोड में ही शिफ्ट डी करता हूँ एंड आर जेड एंड 90, तो आर पॉइंट 90 कर लेते हैं एक बार। यस आर वाई 90 एंड जी एक्स में यहाँ लेके आ जाता हूँ मैं इसको। यस अभी मैं इसको थोड़ा स्केल कर लेता हूँ, पहले इसको जी एक्स में यहाँ लेके आ जाता हूँ थोड़ा। हाँ बस जस्ट आपको एक थोड़ा डिजाइन करना है। यस जी जेड। ओके अभी ये है, तो मैं फेस मोड में जाता हूँ और इस फेस को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एडिट मोड में तो अभी हमारे पास ऑप्शन है ना यार, जी एक्स में करना है इसको, ये देखो उधर मैंने सेट कर दिया, हो चुका है। यस अभी इसको भी आप चाहते हो कि ये इसमें प्रॉपर हो, तो आप ये जो एज है इसको सेलेक्ट कर लो यहाँ से। यस और इसको आप ग्रेब कर दो यहाँ पे एक्स एक्सिस में, ये लो। फ्रंट में जाओ जी एक्स, ये लो गुड नाइस। इसको भी सेम करना है मुझे, जी एक्स में करना है यहाँ से। यस ये वाली एज है मेरी, ठीक है। और ये वाली है जो ये सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। एक्सरे मोड में आपसे आराम से सेलेक्ट हो जाएगी यार। इसको थोड़ा सा जी एक्स पीछे कर लेते हैं। ओके नाइस। यस आप चाहते हो कि इस फेस को थोड़ा सा मैं पीछे करूँ तो आप कर सकते हो, ठीक है। यस यहाँ पे भी ये थोड़ा सा पीछे कर देते हैं हम। यस ओके नाइस। चलिए ये अपना यहाँ तक डिजाइन बन चुका है। अभी मैं फिर इसी को शिफ्ट डी करके एंड जेड एक्सिस में यहाँ लेके आ जाता हूँ क्योंकि मुझे फिर चाहिएगा। और अभी मैं इसको स्केल करने वाला हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको सेट कर देता हूँ एक साइड में, एल प्रेस किया मैंने, सेलेक्ट हो गया जी एक्सिस में, यहाँ लेके आ जाता हूँ इसको। और अभी जो मेरा ये जो फेस है इसको मैं सेलेक्ट कर लिया मैंने, फ्रंट में जाके इसको वापस से जी एक्स में फिर सेट कर लेता हूँ। नाइस अगेन मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट डी एंड जेड एक्सिस में यहाँ लेके आ जाता हूँ क्योंकि मुझे फिर से इसको थोड़ा एडिट करना है। और इसको जी एक्स में यहाँ लेके आ जाता हूँ, एक साइड से सेट कर देता हूँ, एक साइड से इसका वापिस सेम। यस नाइस और इसको मैं सेलेक्ट करके जी जेड में थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। एस एक्स में
क्योंकि यार, यस अब सही है, यस नाइस। इसका भी आपको थोड़ा सा लगता है तो थोड़ा सा आप इसका स्केलिंग कर सकते हो। ओके, चलिए गुड। अभी मैं करने वाला हूँ जो मेरी ये है ना, ये बनी है यहाँ पे, इसी को डुप्लीकेट कर दिया मैंने। यस, और एडिट मोड में आ गया मैं, और उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, एस वाई कर लेता हूँ सबसे पहले, एंड फिर एस जेड भी कर लेता हूँ उसको, या उसको सबसे पहले फ्रंट में लेके आता हूँ मैं, ठीक है, जी वाई यहाँ पे। और अभी उसको थोड़ा स्केल कर लेते हैं इस तरीके से, नाइस, यस। और इसको जी जेड यहाँ पे लगा देता हूँ, थोड़ा सा स्केलिंग और करना है, जी जेड करना है। यहाँ पे देखो अच्छी सेप बन गई। मैं एक जस्ट सेप बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको बना सकते हो, जरूरी नहीं है आप मुझे फॉलो करो, जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एडिट मोड में जाके हम कैसे एक जो सीन है, एक जो मॉडल है वो हम बना सकते हैं ना, एडिट मोड में जाके हम उस मॉडल को कैसे बना सकते हैं, बस वो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ बस आप वैसे ही करो। यस, अभी ये जो फेस है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इसको भी मैं थोड़ा सा जी जेड में ऊपर कर लेता हूँ, ताकि इसमें सेट हो जाए, है ना, अच्छे से एकदम सेट हो जाए। ओके नाइस, ये हो चुका है। एंड बाकी इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड जेड एक्सिस में लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। फिर मुझे एक सेम डिजाइन देनी है, तो जेड एक्सिस में थोड़ा स्केल इट डाउन एंड नाउ ओके, यस ओके। तो फ्रंट से देखो अपनी एक डिजाइन बन चुकी है अच्छे से, है ना। ये देखो अच्छे से नहीं दिख रहा ना, तो आपको जाना है व्यू में, जो क्लिप स्टार्ट है ना, इसकी वैल्यू आप बढ़ाओ थोड़ा सा, जैसे आप इंक्रीज करोगे अपने अकॉर्डिंग तो ये आपको अच्छे से दिखने लग जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे आपकी वैल्यू एंड में 2000, यहाँ पे मैंने 2000 का रखा है, आपकी 1000 होगी, तो आप 20 के लिए 1000 भी कर सकते हो, ठीक है। आपको कितना दिखाना है व्यू में, ठीक है, ये वही है 3D व्यू पोर्ट में कितना दिखाना है, 1000 मीटर तक आप देख सकते हो अच्छे से, फिर ये गायब हो जाएगा। अब देखो गायब है। अब जैसे ही मैंने इसको 2000 मीटर किया तो अभी मेरे को दिख गया, क्योंकि अभी ये जो डिस्टेंस है वो 2000 मीटर के अंडर है एंड अबाउ 1000 है। ओके, इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है। तो हम इतना दूर तो किसी ऑब्जेक्ट को देखते नहीं है, तो 1000 मीटर इज इनफ। ओके, बस क्लिप स्टार्ट किया, आप देख लेना, अभी जैसे मैं पास में जाऊंगा ये मुझे शो हो जाएगा, ठीक है नाइस। अभी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ एक और डिजाइन, तो यहाँ पे मैं अगेन इसी क्यूब को डुप्लीकेट करके एक एक्सिस में लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, यस। और इसको मैं थोड़ा सा जी जेड कर लेता हूँ यहाँ पे, और जो ये मेरी एजेज है इनको मैं सेलेक्ट करके एस वाई कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, एस वाई, और ये लो, और इसको एंटायर को एल से सिलेक्ट किया मैंने, एंड फ्रंट में जाके इसको थोड़ा सा एस जेड भी कर लेते हैं, एंड जी जेड यहाँ पे। ओके नाइस। और ये जो क्यूब है इसका फिर मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसको एक्स एक्सिस में यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है, जी एक्स। ओके, अभी स्नैपिंग टूल का यूज करके वर्टेक्स मोड में हूँ, क्लोजेस्ट है, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे स्नैप कर दूंगा अच्छे से। ये लो, एकदम अच्छे से प्रॉपर स्नैप हो चुका है अपना, ठीक है, ये उसके ऊपर प्रॉपर आ चुका है यहाँ पे, नाइस। ओके, स्नैपिंग टूल बंद, ठीक है। इससे आपको पता लग रहा है कि हम स्नैपिंग टूल को यूज में लेके देखो कितनी अच्छी अच्छी शेप बना सकते हैं ना, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। इसको मैं थोड़ा और स्केल कर लेता हूँ, एल प्रेस किया मैंने, एस एक्स में थोड़ा स्केल कर देता हूँ इसको, ठीक है, जी एक्स में थोड़ा सेंटर में लेके आ जाता हूँ, टॉप से देखते हैं कितना सेंटर में गया है। ओके, अप्रोक्स सेंटर में है, डोंट, ओके नाइस। अभी मैं करने वाला हूँ यहाँ पे कुछ डिजाइन, तो इस घर के आगे थोड़ी सी डिजाइन बना देते हैं। पहले यहाँ कुछ विंडो वगैरह भी तो बनाना होगा यार, तो उसके लिए मैं जस्ट यहाँ पे अगेन एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ, या फिर जो ये है ना इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये भी तो एक क्यूब ही है। यस, डुप्लीकेट हो चुका है, एडिट मोड में आता हूँ मैं, इसको जी वाई थोड़ा आगे लेके आ जाते हैं, ठीक है, एस एक्स, यस एस वाई, ये लो अपना डोर बन चुका है अभी, नाइस, जी वाई, एस सी, एस एक्स, यस। फ्रंट से देख लो एक बार, जी जेड, है ना, यहाँ पे आप डबल कर दो अपना, यस। थोड़ा सा आप इसको अंदर भी कर सकते हो, जी वाई, या आप इसको एस वाई भी थोड़ा स्केल कर लो, और फिर उसको जी वाई थोड़ा सा बाहर निकाल लो इसको ऐसे, यस ओके गुड। अगेन मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे ये डिजाइन बनाना है, और RX90, ठीक है। डोर का हैंडल तो बनाना पड़ेगा ना, डिजाइन क्या है, डोर का हैंडल बना रहे हैं हम इसमें, ठीक है।
जी वाई। ये तो गाइस अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ ना, कुछ बड़ी बात है नहीं इसमें। ठीक है। एक यूवी स्पेयर ऐड कर लेता हूँ, इसको भी RX90 कर लेते हैं एंड इसको भी स्केल कर लेते हैं। यस। एंड GY थोड़ा स्केल, शिफ्ट वाई। ओके। ये मुझे वाई एक्सिस में इसको स्केल नहीं करना। यस नाइस। ये लो सेट स्मूथ, इसको भी सेट स्मूथ कर लेते हैं। ये लो अपना अच्छा सा हैंडल बन चुका है डोर का। नाइस। ओके। चलिए गुड। अभी यहाँ पे एक विंडो भी बना देते हैं, तो Shift D और यहाँ पे लेके आ जाते हैं अगेन इसको SZ GZ ना, GX SZ GZ। ठीक है। एंड अगेन Shift D एंड Z एक्सिस में यहाँ, क्योंकि मुझे एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ये सेम तीनों, और ये जो है अपना, ठीक है, और ये इसको ज्वाइन कर देते हैं पहले, बट अभी तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके। एंड ये सेम टू सेम मुझे इस पे लगाने हैं, इस वाले होम पे। तो Shift D किया मैंने, X एक्सिस में मैं यहाँ इसको भी सेम टू सेम लगा देता हूँ। ओके नाइस। अच्छे से लग चुका है अपना। गुड। अभी मैं घर के आगे थोड़ी सी और डिज़ाइन लगा देते हैं हम। ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ अभी, जस्ट यहाँ पे एक सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ, या फिर एक क्यूब लेके आता हूँ यहाँ पे। ठीक है। क्यूब से अच्छी डिज़ाइन आएगी। यस। और ये फेस मुझे सेलेक्ट करना है एंड मुझे करना है GZ समथिंग लाइक दैट। ओके नाइस। एंड L से इसको एंटायर को, या फिर आप इसको ऑब्जेक्ट मोड में भी कर सकते हो, Shift A यहाँ पे एंड Shift R Shift R Shift R। ओके 5 टाइम Shift R। ये अच्छी सी डिज़ाइन हो चुकी है, आई होप कि ये सही है थोड़ा ना। सभी को सेलेक्ट करके थोड़ा सा GX कर लेते हैं हम। ओके। बाकी जो ये है, और ये जो डोर के सामने है, इसको थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देते हैं इसका लोकेशन। ठीक है। बाकी इसका भी थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। यस। इसको भी थोड़ा इधर ले आते हैं। नाइस। ओके। चलिए यहाँ पे मैं 3D कर्सर लेके आता हूँ एंड अगेन एक प्लेन ऐड करता हूँ इस बार। ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट मोड में टॉप में जाके इसको स्केल करते हैं S5 में। GY देख लेते हैं यहाँ पे SY GY इतना हो चुका है ये। ठीक है। SY GY ये लो। ठीक है। अभी मैं ये जो एज है इसको सेलेक्ट करूँगा एंड इसको कर दूंगा GX, और यहाँ तक करना है मुझे। ये लो अपनी छत भी हो चुकी है, इसके आगे थोड़ा सा डिजाइन भी हो चुका है। GZ थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे इसको। ये लो नाइस। वाओ। अभी आप चाहते हो कि सर ये क्या है ना। तो ये जो एज है ना, ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे, वर्टेक्स, सॉरी एज नहीं है ना, ये जो वर्टेक्स है, एक ये हो गया एंड एक ये हो गया। ठीक है। इन दोनों को हम थोड़ा स्केल कर लेंगे। कहाँ पे स्केल करेंगे, देखो ऊपर से देखते हैं, SX में स्केल करेंगे इनको। ये लो। एंड इसको आप नीचे भी कर सकते हो थोड़ा, GZ कर लो थोड़ा। ये लो। बाकी जो ये ऊपर से बची है एज, इस एज को सिलेक्ट करता हूँ मैं, इसको थोड़ा GZ कर लेते हैं। ये लो सही है अभी। नाइस। तो ये अपने घर की कुछ डिजाइन भी बन चुकी है यहाँ पे। या गुड। अभी हम थोड़े से यहाँ पे कुछ वो बना देते हैं। ठीक है। कुछ ट्री बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ। ठीक है। एंड इसको स्केल Z एक्सिस में। यस नाइस। ज़्यादा स्केल हो गया ये। GZ ओके समथिंग लाइक दैट। गुड। और यहाँ पे मैं अभी एक यूवी स्पेयर ऐड कर लेता हूँ। ओके एसिड नाइस। और अभी इसको मैं Shift D है ना, जस्ट मैं एक ऐसा ट्री बनाने की ट्राई करता हूँ यहाँ पे। ओके यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर चॉइस।
यस। तो ये मेरा कुछ पेड़ सा बन चुका है, और आप देखो इसकी जो प्रोपोर्शनल एडिटिंग है, इससे आप इनकी ए सिलेक्ट करो यहाँ पे, ठीक है, और स्केलिंग कर सकते हो अपने प्रोपोर्शनल एडिटिंग के अकॉर्डिंग। इस टाइप की थोड़ी रैंडम लुक आ जाएगी इनमें, ठीक है। इसमें लेके आनी है तो इसमें लेके आ जाओ, थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है, इसको थोड़ा जी थोड़ा अंदर डाल दो, ठीक है। यस। तो कुछ रैंडम शेप आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ अपना ट्री जैसा बन चुका है, इनको कंट्रोल जे ज्वाइन कर दो आप, है ना। फ्रंट में अगेन शिफ्ट डी, ठीक है, और शिफ्ट डी वाई एक्सिस में आप डाल दो। यस। अपने कुछ पेड़ पौधे बन जाएंगे इस टाइप के, ठीक है। यहाँ पे घर पे आपको यहाँ पे कुछ लाइट लगानी है, तो टॉप मोड में जाना है। अगेन यहाँ पे एक मैं ऐड कर लेता हूँ, यस आइको स्पेयर नहीं, एक बार हम पहले ऐड कर लेते हैं सिलेंडर। ओके, एंड इसको स्केल कर लेते हैं जेड एक्सिस में, जी जेड के, परफॉर्मेंस एडिटिंग ऑफ। एंड यहाँ पे मैं मुझे कर्सर लेके आना है, तो देखो मैंने फेस सेलेक्ट किया एंड शिफ्ट एस प्रेस किया एंड कर्सर टू सिलेक्टेड, ये मेरा कर्सर यहाँ पे आ चुका है। और मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ अभी एक कौन, कौन के एडिट मोड में गया एंड ये लो जी जेड, नाइस, ये लो। अभी मुझे इसको, मैं चाहता हूँ कि ये इसकी हाइट इतनी ही रहे, लेकिन ये इसमें हाइट ना बढ़े, बाकी ये थोड़ा पतला हो जाए। तो इसके लिए देखो स्केल और शिफ्ट जेड करना है मुझे, शिफ्ट। ओके। तो इससे क्या हुआ कि ये इसकी हाइट पे कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि आपने शिफ्ट जेड कर दिया, बाकी आपका स्केलिंग हो गया बाकी एक्सिस में। यस, नाइस। तो इस तरीके से आप अपनी लाइट भी कर सकते हो। यस, इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं हम, जी जेड। ओके, टॉप मोड में चल के शिफ्ट डी वाई, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी वाई। ओके, घर के आगे कुछ लाइटें भी लग गई है यहाँ पे। यस। और अभी आपको अगर कुछ रैंडम शेप देनी है तो आप वो भी दे सकते हो ना, घर के चारों ओर कुछ बनाना हो तो आप वो भी बना सकते हो। ओके। तो चलिए गाइज, ये हमने एक एडिट मोड को यूज में लेके हमने ट्राई किया कि हम एक शेप बना देते हैं। तो हमने देखो एडिट मोड में जाके कुछ इस टाइप की शेप बना दी, अपना होम का मॉडल बनाया है। ओके। एंड इसमें हमने जस्ट ग्रेप किया है, ठीक है। बाकी जो एडिट मोड में जो ऑप्शंस आते हैं इनको तो हमने यूज में लिया नहीं है अभी, लूप कट बेवल नाइफ, इनसे और भी आसान हो जाता है। लेकिन अभी हम फिलहाल एडिट मोड में जस्ट वर्टेक्स एज और फेस को ही ग्रेप करके पुल इन पुल आउट करके, ठीक है, उन्हीं को हमने यूज में लेके जस्ट एक एक होम का मॉडल रेडी किया है। ओके। बाकी जब आगे हम ये सब पढ़ेंगे इसके बारे में, टूल्स के बारे में, तो हम फिर उसके बाद में जो मॉडल बनाएंगे ना, तो बहुत ही सिंपल और बनने वाला है, क्योंकि इसमें हम सही कई सारे टूल्स को यूज में लेंगे, जिससे हम इजीली शेप को बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कट वट लगा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग वर्टेक्स वर्टेक्स बना सकते हैं जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है, और अपने अकॉर्डिंग एज फेस बना सकते हैं। ओके। बट इन टूल्स को यूज में लेके वो हम आगे करेंगे आगे वाली क्लासेस में। ओके। तो चलिए गाइज, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इसमें जो स्नैप टूल है उसका भी यूज में लिया था, यस। और बाकी हमने एडिट मोड में जो पुलिंग पुल आउट करके वर्टेक्स एजेस को फेसेस को हमने इस टाइप का कुछ एक घर का मॉडल रेडी किया है। ओके। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, एंड आप प्रैक्टिस करते रहिए, इतना कुछ हार्ड नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम सीखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट मोड में ही हम रह के, और जो ये ऑब्जेक्ट्स अपने दिए हुए हैं ब्लेंडर में, इनको यूज में लेके हम एक सीन बनाएंगे, ठीक है, एक मॉडल बनाएंगे हम विदाउट गोइंग इन एडिट मोड। ओके, एडिट मोड में नहीं जाएंगे हम, ओनली ऑब्जेक्ट मोड को ही यूज में लेके, उन ऑब्जेक्ट्स को ही यूज में लेके हम एक मॉडल बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कैमरा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और जो एक क्यूब है इसको, इसका मैं सबसे पहले एक इसको स्केल कर देता हूँ, ठीक है। इट्स नाइस। इसको थोड़ा स्केल कर लेता हूँ, ठीक है, मेरे सीन का ग्राउंड हो जाएगा ये, ठीक है। एस एक्स में स्केल कर लेता हूँ, एस वाई में कर लेता हूँ थोड़ा, ओके। एंड एस जेड में थोड़ा सा इसको डाउन कर देता हूँ इतना, कि नाइस। यस, टॉप मोड में चलता हूँ मैं, एंड यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ, एंड एक क्यूब यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, ओके, नाइस। इस क्यूब को मैं स्केल कर लेता हूँ, यस, लाइक दैट।
अब स्नैपिंग टूल का भी यूज में लेंगे यहाँ पे। ओके ओके, एंड वर्टेक्स वाला मैं यूज में लूँगा, तो मैंने वर्टेक्स एंड क्लोजेस्ट, ठीक है, जो क्लोजेस्ट होगा वो उस पे ये स्नैप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऑन ऑफ करूँगा बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको मैं सेट कर लेता हूँ थोड़ा, जीजेड टॉप मोड में चलता हूँ, कहाँ पे है ये, जी एक्स जी वाई के, एंड फ्रंट से इसको देखते हैं थोड़ा, ठीक है। थोड़ा और स्केल, एडिट मोड में तो हमें जाना ही नहीं है, इसको फिर स्केल करता हूँ, यस, जी जेड, नाइस। और अभी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, मुझे एज के साथ में इसको वो करना है, तो मैं एज मोड में जाता हूँ, ठीक है। एज मोड में चला गया, इसको ऑन कर लेता हूँ, और अभी जैसे मैं यहाँ पे जी प्रेस करूँगा, ये देखो ये मेरा प्रॉपर स्नैप हो चुका है एज के साथ में, वाओ नाइस, है ना। ऐसे विदाउट स्नैपिंग टूल की मदद से हम ये कर ही नहीं पाते, है ना। कर पाते यार, ऐसा कुछ नहीं है, पॉसिबल सब कुछ है ना। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, बहुत टाइम लग जाता है उसमें। यस, अभी अगेन मैं इसका शिफ्ट डी करता हूँ, ठीक है, इसको ऑफ कर देता हूँ, शिफ्ट डी करता हूँ, एक्स एक्सिस में इसको यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और छोटा सा पार्ट बना लेंगे हम, बट इसको मैं स्केल कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इतना, एंड जी जेड, यस नाइस, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा स्नैप कर देता हूँ अभी के साथ में, तो जी, बट ये देखो वहाँ स्नैप हो चुका है, तो जी एंड यहाँ पे समथिंग लाइक दैट, यस नाइस। इसको थोड़ा और स्केल कर लो आप, ठीक है, आप चाहते हो तो, ठीक है। इसको मैं स्नैप कर देता हूँ अगेन यहाँ पे, ओके नाइस, थोड़ी जगह भी है दोनों में बीच में, ओके। चलिए, ये मेरी दोनों बिल्डिंग का थोड़ा सा एक मॉडल थोड़ा सा रेडी हो चुका है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसको अगेन डुप्लीकेट करता हूँ, एक्स एक्सिस में यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है। और इसको मैं एस वाई कर देता हूँ, एस सी भी कर देता हूँ, ओके, एंड जी जेड जी वाई यहाँ पे लगा देता हूँ इसको थोड़ा, यस, अगेन प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करके, समथिंग लाइक दैट। स्केल एक्स के, ओके। एंड अभी मैं थोड़ा सा ये अंदर ज़्यादा कोई इशू नहीं है, हम ऑब्जेक्ट मोड को यूज में लेके ऑब्जेक्ट बना दें, तो नो प्रॉब्लम इन दैट। शिफ्ट डी वाई, ओके। फिर अगेन मुझे इसको यहाँ लेके आना है इस साइड में भी, तो मैं इसका शिफ्ट डी करूँगा एंड आर जेड 90, ओके। देखा, अभी आपको ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं टॉप मोड से थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ, एस वाई थोड़ा लिटिल बिट, जी वाई, ओके नाइस। और स्नैपिंग टूल को यूज में लेके यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ स्नैप करने का, कि स्नैप हो चुका है वहाँ पे, एंड यहाँ पे भी हो चुका है, ये लीजिए, इतना बाहर आ चुका है ये, है ना। तो इसको थोड़ा एस वाई करता हूँ मैं, जी वाई, ठीक है, इतना चलेगा, डोंट वरी, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट मोड को यूज में लेके एक शेप बना रहे हैं जस्ट, ये नाइस। अभी मैं टॉप मोड में जाता हूँ, अगेन इसका डुप्लीकेट करता हूँ, शिफ्ट डी एंड एक्स एक्सिस यहाँ पे, एंड जी जेड के, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसको जी जेड ऊपर लेके आता हूँ, यहाँ पे भी हम एक शेप बना देते हैं, यस। फ्रंट से देखते हैं कितना क्या है, एस एक्स थोड़ा सा स्केल करना पड़ेगा, जी एक्स, ओके। एंड स्नैपिंग को यूज में लेके हम इसको परफेक्ट अलाइन करेंगे। अभी इस बार मैं वर्टेक्स को यूज में लेता हूँ, जो यहाँ पे वर्टेक्स है ना इसकी, इसके साथ में ये देखो मैच हो चुका है, थोड़ा आउटसाइडर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगेन शिफ्ट डी एंड वाई एक्सिस में यहाँ, अगेन शिफ्ट डी आर जेड 90,
एंड यहाँ पे कैन शिफ्ट डी एंड एक्स एक्सिस यहाँ पे। यस, तो ये भी अपने कुछ डिजाइन बन चुकी है। यहाँ पे मैं स्नैप टूल का यूज में लेके अभी इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको यहाँ स्नैप करना है, सिलेक्ट किया, यहाँ पे जी प्रेस किया, स्नैप हो चुका है। यस, आपकी यार थोड़ी सी स्नैपिंग में प्रॉब्लम आ सकती है ना, तो आप प्रैक्टिस करना, प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी, आप सही से करोगे तो सब हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, ये स्नैप हो रखा है, ये प्रॉपर उधर से स्नैप किया मैंने। मुझे इसको, इसका जो ये वर्टेक्स है यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसको स्नैप करना, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं कर्सर ऐसे जैसे लेके जाऊंगा, जी प्रेस करूंगा, ये देखो यहाँ पे आ चुका है। यस, जैसे जी प्रेस करना है आपको, कुछ नहीं करना, इतना बेस्ट ऑप्शन से कोई नहीं बताएगा यार, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि आप इजीली कर सकते हो उसको। यस, दोनों का एक ही एज हो चुका है अभी, एक ही वर्टेक्स हो चुका है। नाइस, यहाँ पे भी हो चुका है। ओके नाइस, तो ये अपना हो चुका है। आप इन चारों को सेलेक्ट कीजिए एंड कंट्रोल जे कर दीजिए, ठीक है, एंड स्केल आप जेड एक्सिस में थोड़ा कर लीजिए इनको, ठीक है, एंड जी जेड। नाइस, थोड़ा सा अच्छा लुक लगेगा यार। फ्रंट से देख लेते हैं कितनी जगह है, ये लो, ठीक है, ये बन चुका है। अभी इसके ऊपर भी सेम हमें वही करना है, तो मैं इसी सेम साइज का करना है, तो इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं। ओके, एंड इसको एस, या फिर इसको पहले ऊपर ले आते हैं, है ना, आप लोगों को विजिबल हो जाएगा अच्छे से। एस वाई कर लेता हूँ मैं इसको, एस सेट कर लेता हूँ इसको। यस, साइज उतनी ही है, जी वाई कर लेता हूँ, ठीक है, जी जेड कर लेता हूँ यहाँ पे, एस जेड फिर करना है, थोड़ा कर लीजिए। यस नाइस, अभी मुझे इसका सेम डुप्लीकेट करना है, एंड शिफ्ट डी आर जेड 90, एंड इसको मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ। यस नाइस, अभी वही सेम स्नैप टूल वर्टेक्स का यूज में लेके इसको मुझे अलाइन करना है, इसको मुझे इसके साथ अलाइन करना है, तो ये अलाइन हो चुका है यहाँ पे। नाइस, इधर अलाइन हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, उधर हमें रिक्वायर्ड है नहीं। यस नाइस, देखो स्नैपिंग टूल का भी हम यूज में ले रहे हैं, और यहाँ पे कैसे ऑब्जेक्ट को हमें स्केल वगैरह करना है, रोटेशन करना है, वो सब आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसमें। और एक ऑब्जेक्ट मोड में हम कैसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वो भी आपको एक आइडिया हो रहा है इसका। यस, ये देखो यहाँ पे डबल फेसेस हो गए हैं, है ना, इसलिए आपको ऐसा, आपको कहीं भी ब्लेंडर में दिखाई दे, समझ लो। देखो ये भी है, एक्सरे मोड में भी जाता हूँ, ठीक है, और जेड मैंने प्रेस किया, आप यहाँ से भी जा सकते हो एक्सरे मोड में। ये देखो, ये इसके इतना अंदर है ये वाला ज्योमेट्री भी, तो इसलिए ये डबल है। तो ये जस्ट हम एक ऑब्जेक्ट मोड में बना रहे हैं, तो इसकी अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट मोड को यूज में लेके हम एक जस्ट एक अपना एक सीन बना रहे हैं। ओके, चलिए, यहाँ पे मैं फिर टॉप मोड में जाता हूँ, यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ, राइट क्लिक, एंड यहाँ पे एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ, इसको स्केल कर लेता हूँ थोड़ा, जी जेड। ये देखो हवा में है, तो हवा में नहीं रहना चाहिए। यस, जी वाई, थोड़ा लिटिल बिट, एंड अगेन मैं यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ, इसके ऊपर भी कुछ मैं सिलेंडर डाल देता हूँ, जी जेड, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ शेप बना देता हूँ, शिफ्ट डी, इसको यहाँ लेके चला जाता हूँ, शिफ्ट डी, यहाँ पे लेके चले जाते हैं, शिफ्ट डी, एंड यहाँ पे लेके चले जाते हैं। ये तो एक कुछ अपनी शेप सी बन जाएगी, है ना। यस नाइस, और यहाँ पे भी कुछ आपको बनाना हो, तो यहाँ पे मैं एक फिर से एक सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ, सेट जे जेड, यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ, अगेन यहाँ पे कोन ऐड कर लेता हूँ। यस, जी जेड, एंड इसको स्केल कर लेता हूँ, जी जेड, ये तो नाइस, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट मोड को यूज में लेके हमने एक ऐसी एक होम का मॉडल बना रहे हैं जस्ट, ठीक है। अब ये होम है, तो यहाँ पे एक डोर बना देते हैं, तो इसके लिए मैं मैश में क्यूब में जा क्यूब ऐड कर लेता हूँ, अगेन मैश में जाके, ठीक है, एस सेड, ठीक है, एंड एस वाई, जी वाई, लाइक दैट के, एंड थोड़ा सा एस एक्स ना, थोड़ा सा डोर, एंड जी जेड, जी एक्स, ठीक है, ये अपना डोर हो गया है यहाँ पे, समथिंग लाइक दैट। अभी मैं कुछ विंडोज बनाता हूँ, तो शिफ्ट डी एंड एक्स यहाँ पे, ठीक है, एज जेड, विंडो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं,
फिर शिफ्ट डी एंड यहाँ पे शिफ्ट डी एंड यहाँ पे विंडो बना देते हैं, शिफ्ट डी यहाँ पे बना देते हैं, इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट डी एंड जेड एक्सिस में यहाँ पे विंडो बना देते हैं। यस, कुछ इस तरीके से अपनी विंडो हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा इनको सेट कर देते हैं जस्ट। यस, अभी आप इनको रेंडम भी दे सकते हो, थोड़ा सा इसको स्केल कर दिया लाइक दैट। ये सारी विंडो तो आपकी सेम होंगी नहीं ना, आप रेंडम लुक दे सकते हो इनको। यस, नाइस। ये अपनी कुछ विंडोज बन चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ डोर का भी हम बना देते हैं। एक सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ मैं जस्ट के, एंड इसको रोटेट करना है RX90, स्केल करना है लिटिल बिट लाइक दैट, GZ करना है इसको के, और इसको GY करना है। यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ, एक यहाँ पे स्पेयर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको स्केल कर देता हूँ, एंड इसको भी RX90 करना है आपको, थोड़ा सा स्केल, एंड स्केल वाई, स्केल इट के, एंड GZ लाइक दैट, एंड GY। यस, तो ये कुछ डोर का अपना हैंडल बन चुका है। ओके, यस, और अभी इस पे भी हम करते हैं, तो इस पे भी मैं सेम चाहता हूँ कि ये विंडो, ठीक है, और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ ना, ये हो गया प्लस सिलेंडर हो गया, Ctrl+J, और इस डोर के साथ में इसको ज्वाइन करवा देता हूँ। ठीक है, यस, और अभी मैं चाहता हूँ ये डोर इधर आ जाए अपना इस वाले रूम पे, तो मैं इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ। ठीक है, ये विंडो यहाँ आ जाए तो इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ सिंपली। यस, शिफ्ट डी, जेड एक्सिस, शिफ्ट डी, XZ, यस लाइक दैट। ओके, तो ये अपनी अच्छे से यहाँ पे विंडोज बन चुकी है होम की। ठीक है, चलिए अभी मैं करने वाला हूँ यहाँ पे अगेन, मैं इसको थोड़ा सा जो एरिया है इसको स्केल करता हूँ वाई एक्सिस में। ठीक है, एंड GY, ओके, गुड, एंड SZ कर देता हूँ थोड़ा इसको, और GZ थोड़ा सा स्केल। ओके, नाइस। तो ये अपना कुछ ऑब्जेक्ट मोड में रह के ही हमने देखो एक अच्छा खासा, अभी देखो आप दूर जा रहे हो तो ये दिख नहीं रहा ना अच्छे से, तो आप इसकी एंड पैनल में जाओगे, व्यू में जाओगे, इसको 2000 है आपका, 1000 होगा यहाँ पे, तो उसको 2000 कर लेना है ना। मैं इसको और बढ़ा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, या फिर आप इसको इतनी दूर हो तो आप इसको कम भी कर सकते हो, है ना, 1000 में दिख जाएगा। बट क्लिप है, क्लिप आप बढ़ाओगे तो क्लिप से हो जाएगा। ठीक है, बट आप जो एंड वाला है इसको भी गला, देखो अभी इतने दूर हूँ मैं, जैसे मैं क्लिप स्टार्ट है इसको कम करूँगा तो देखो दिखेगा नहीं मुझे अच्छे से, है ना, तो ये प्रॉब्लम आप में आएगी। तो आप क्या करना कि जो क्लिप स्टार्ट वाली है इसकी जो वैल्यू है इसको थोड़ा इंक्रीज करके देखना ना, और जो ये आपको व्यू पोर्ट कहाँ तक दिखाना है, तो इसको 2000 या 3000 आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। ओके, 2000 इनफ है, आपको आज आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई, अभी हमें दिख रहा है अच्छे से। ओके, अभी मैं यहाँ पे कुछ सीन बनाता हूँ, तो इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एंड वाई एक्सिस में यहाँ लेके आ जाता हूँ इसको थोड़ा। यस, थोड़ा सा इसको घस से नीचे रख देते हैं, GZ, यस, एंड GY, ओके, लाइक दैट। एंड अभी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, पहले कुछ लाइट बना लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ। यस, सिलेंडर ऐड हो चुका है, इसको स्केल कर देते हैं। ओके, GZ के, और अभी मुझे यहाँ पे फिर एक सिलेंडर ऐड करना है। ठीक है, मैं इसमें जाके एंड इसको RX करना पड़ेगा आपको 90। ठीक है, SY करना पड़ेगा आपको। ठीक है, GY, समथिंग लाइक दैट। ओके,
इसको आप थोड़ा स्केल कर लेते हो, ठीक है। अभी देखो स्केल करना है मुझे, लेकिन मैं चाहता हूँ वाई एक्सिस में है ना ये इतना ही रहे, तो एस और शिफ्ट के साथ आप वाई प्रेस करोगे तो ओनली एक्स और जेड एक्सिस में स्केल होगा, ठीक है। नाइस। जिसमें आपको स्केल नहीं करना है उसमें आप नहीं कर सकते हो। अभी देखो जैसे ये पोल है इतना, तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा मुझे साइज कम करनी है इसकी, बट इसकी हाइट इतनी रहनी चाहिए। तो हाइट क्या है, जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस तो मुझे छेड़ना नहीं है, मुझे एक्स वाई में चेंज करना है। तो मैं स्केल के लिए एस प्रेस करूंगा और शिफ्ट के साथ में जेड। अभी क्या है, ओनली एक्स एंड वाई यहाँ पे चेंज होने वाले हैं, ये देखो, ठीक है। नाइस के इसको जी वाई थोड़ा लिटिल बिट लाइक दैट, और यहाँ पे एक लाइट का हमें वो बनाना है, तो मैं यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ और एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। टॉप से देखते हैं इसको, जी एक्स जी वाई, ओके, ठीक है, समथिंग लाइक दैट है। लाइट का लुक अपना थोड़ा बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट मोड में रह के ये सब बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट्स को यूज में लेके आप यहाँ पे एक स्पेयर भी, इसकी जगह आप एक वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्पेयर से थोड़ा अच्छा लगेगा, ये भी स्पेयर है ना। इसको RX 90 करना है, ठीक है। टॉप मोड में चलते हैं, GX, यस। एंड ये जो मेरी वैल्यू है इसको मैं एक बार 1000 कर देता हूँ, ठीक। ये सब क्यूब से तो बेटर लग रहा है, ठीक है। और इन सबको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, Ctrl+J। एंड ये जो लाइट का अपना है, ठीक है, यहाँ पे आप वो भी लगा सकते हो एक, यहाँ पे मैं एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ अगेन, सपोर्ट के लिए, है ना। सपोर्ट आप दे सकते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ग्लोबल है ना, तो मुझे लोकल करना है, अभी ये लोकल के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। ठीक है, ये इसका जेड एक्सिस हो गया अभी लोकल का, लोकल के अकॉर्डिंग। ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, यस। जी वाई सपोर्ट के लिए लगा देते हैं, SX, SY, Z, स्केल जेड एक्सिस, SY, यस। नाइस। तो ये अपना हो चुका है, ठीक है। अभी लोकल को वापस ग्लोबल, देखो लोकल मैंने क्यों किया है, क्योंकि जैसे ही आपने लोकल करोगे तो जो ऑब्जेक्ट है ना उसके जो लोकल एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग आप इसको स्केलिंग कर सकते हो, स्केलिंग रोटेशन, है ना। उसका मूवमेंट रोटेशन और स्केलिंग आप कर सकते हो। लेकिन ग्लोबल के अकॉर्डिंग आप करोगे तो जो ग्लोबल एक्सिस है, जो अपनी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ग्लोबल एक्सिस है जो व्यू पोर्ट में है, इनके अकॉर्डिंग वो चेंज होगा, ठीक है। इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने आपको बताया, Shift D, एंड इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ मैं, ठीक है। अगेन Shift D यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। या फिर मुझे शिफ्ट ही नहीं करना, ये कर दिया मैंने। अभी मैं जैसे Shift R प्रेस करूंगा, ठीक है, देखो एक बार मैंने Shift D किया, इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ। अभी मैं Shift R प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिक मेरी लाइटें आ चुकी है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस पे, जो यहाँ पे थी उतनी ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में आई है। यहाँ पे भी उतनी डिस्टेंस है, यहाँ पे भी उतनी डिस्टेंस है, ओके। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि जो ये मेरी लाइट है ये यहाँ पे भी लगाने वाला हूँ, तो इन सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। टॉप मोड में जाता हूँ अगेन, एंड Shift D एंड एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है। एंड इसको आज सीट और 180, ठीक है। 180 किया आपने, इधर हो गया। अगेन GY करके आप यहाँ पे ला सकते हो, ये लो, ठीक है। ये इतना क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा अपना डाउन था, नीचे था, ये थोड़ा ऊपर है, तो आप इनको सेट कर सकते हो। या फिर आप इसकी थोड़ी सी, इनको हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। नाइस। ये अपनी लाइट बन चुकी है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करके टॉप मोड में जाके Shift D एंड Y यहाँ पे ले आता हूँ, और यहाँ पे हम एक कुछ गाड़ी भी खड़ी कर देते हैं अपनी, ठीक है। तो मैं एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ, यस। इसको स्केल कर लेता हूँ एक्स एक्सिस में,
GZ SY SX। ओके, अगेन यहाँ पे एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ। टॉप मोड में देखना पड़ेगा अभी कहाँ पे चल रहे हैं हम। GY SY। ओके, एंड अभी यहाँ पे मुझे टायर ऐड करना है, तो मैं ऐड कर लेता हूँ एक सिलेंडर। ठीक है, इस सिलेंडर को रोटेट करता हूँ एक्स एक्सिस में 90 डिग्री, एंड इसको स्केल कर देता हूँ एक्स एक्सिस में नहीं, वाई एक्सिस में स्केलिंग इसका। ठीक है, टायर बन चुका है अपना GZ GY। ओके, गाड़ी को हम ऊपर लाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, ये जो टायर बन चुका है, अभी इसको Shift D पे ले आता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट किया, टॉप मोड में गई, एंड Shift D वाई एक्सिस में इनको यहाँ लेके आ जाते हैं। ओके, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ओरिजिनल पॉइंट है वो इस क्यूब पे आए, तो मैं पहले इन सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और उसके बाद में क्यूब को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो जो मेरा क्यूब है वो अभी एक्टिव है, और जैसे मैं Ctrl J करूँगा तो जो क्यूब का ओरिजिन है वही मेरा ओरिजिन है। यहाँ से मैं स्केलिंग और इसका कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको GZ थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। नाइस, तो ये अपनी एक गाड़ी बन के यहाँ पे रेडी हो चुकी है। ये अपनी एक गाड़ी हो गई है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम चाहते हैं कि थोड़े से पेड़ पौधे भी लगा दें, है ना, या घर पे कुछ लाइट डिजाइन कर दें, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं टॉप मोड में जाके यहाँ पे मैं एक सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ। यस, और SZ GZ। नाइस, यहाँ पे अगेन टॉप मोड में जाके और मैं एक कोन ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कोन ऐड कर लिया है यहाँ पे, और इस कोन को मैं स्केल कर देता हूँ एंड GZ कर लेता हूँ यहाँ पे। यस, नाइस, इन दोनों को भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ Ctrl J। यस, तो इन लाइट को Shift D और Y आप इनको अपने घर में लगा सकते हो कहीं पे भी। ओके, Shift D X एक्सिस एंड GY। यस, कुछ पेड़ पौधे भी आपको लगाने हो तो आप लगा सकते हो। ओके, जस्ट फॉर रैंडम लुक के लिए अब रैंडम लुक भी दे सकते हो इसको। ठीक है, लाइक दैट कि मैं यहाँ पे कुछ अपने कुछ रैंडम शेप देता हूँ, है ना। एक क्यूब रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसका डुप्लीकेट करके यहाँ रख देते हैं, है ना, बट इनको टिकाना है नीचे, ये हवा में तो रहेंगे नहीं। यस, एक क्यूब ये भी है अपना। ओके, एक्सरे मोड में आके मैंने देख लिया। यस, तो आप ऐसे रैंडम लुक दे सकते हो इनको। ओके, नाइस, तो गाइज हमने ऑब्जेक्ट मोड में रह के एक इस टाइप का सीन बना लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे हम कुछ बैनर वैनर लगाएंगे, तो यहाँ पे एक क्यूब और ऐड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एक बैनर बना देते हैं SX में। ठीक है, SZ एक्सिस में। यस, SY में। ठीक है, GX में। वाह, नाइस, तो ये कुछ अपना बैनर बन चुका है यहाँ पे, यू कैन सी। ये लो, यस, तो ये अपने घर का कुछ बैनर भी बन चुका है। आप यहाँ पे भी बना सकते हो इसको। ठीक है, जैसे मैं इसको इधर इधर भी लेके आ जाता हूँ एक्स एक्सिस में, और इसका रोटेशन करता हूँ RZ90। ओके, एंड GX यहाँ पे, एंड इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ मैं वाई एक्सिस में। यस, एंड GY एंड GX, लाइक दैट। यहाँ पे भी कुछ अपने घर का बैनर बन चुका है, यहाँ पे भी बन चुका है, और ये अपनी गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे भी कुछ सीन बना हुआ है। ठीक है, ये अपनी लाइट्स है, रोड है ना। तो ये सब हमने बनाया है। आप यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे भी कुछ, जैसे इसमें भी आप कुछ चेंजमेंट कर सकते हो। ओके, अभी कुछ और भी आपको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना है तो आप कर सकते हो। ओके, तो गाइज हमने क्या किया, इस वाले पार्ट में हमने जितने भी ऑब्जेक्ट थे जो ब्लेंडर के दिए हुए हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है, जो ये मैश में जाके ये जो ऑब्जेक्ट आपके पास में, इन्हीं को हमने यूज में लेके और एक इस टाइप का डिजाइन बना दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो ये घर का मॉडल हमने बना दिया है।
तो यही आपको बताना था फाइनली यहाँ पे कि हम कैसे इनको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने कई कॉन्सेप्ट नए सीखे होंगे, है ना। स्नैपिंग टूल को भी हमने यूज में लिया था, इसमें कैसे स्नैप करना है, फिर बाकी कैसे इनको स्केलिंग करना है वो आपको समझ में, कैसे इनको रोटेट करते हैं वैल्यू डाल के वो आपको समझ में आया। ओके, तो विदाउट गोइंग इन एडिट मोड हमने ये मॉडल रेडी कर दिया है ओनली इन ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, ओके। तो ये मोटो था कि ऑब्जेक्ट मोड में भी हम ऐसे मॉडल्स बना सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। तो नमस्कार दोस्तों, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रूड टूल के बारे में। और हमने ऑब्जेक्ट मोड में जितने भी ऑप्शंस थे हमारे पास में उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो अभी हम चलते हैं एडिट मोड में और अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रूड टूल के बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आप एडिट मोड में आ चुके हो और आपके पास में इंडिविजुअल वर्टिसेज है अभी। ठीक है, एजेज है आपके पास में और आपके पास में फेसेज भी है। ठीक है, आप चाहो उस फेस को रोटेट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, आप चाहो उस एज को रोटेट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ से मैं नंबर से 1 प्रेस किया मैंने, ये आ गया डॉट। अभी डॉट का तो आपको क्या ही रोटेट करोगे, एक डॉट का क्या ही रोटेशन होगा, क्या ही स्केल होगा, है ना। बस आप इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हो जी से। यस, आपको कुछ इस किसी टाइप का शेप बनाना हो तो आप वो बना सकते हो। ठीक है, अभी चलते हैं एज पे। ये जो एज है इसको आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग किसी भी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, है ना, वाई एक्सिस डायरेक्शन में रोटेट करना है, जेड एक्सिस डायरेक्शन में रोटेट करना है। यस, और अभी अगर ये जो फेस है, फेस मोड में आप जाओगे तो फेस को भी आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है, और वाई में कर सकते हो, और एक्स में कर सकते हो, और जेड एक्सिस में कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप इनको रोटेट कर सकते हो। ओके, आपको स्केलिंग करना हो तो आप स्केल कर सकते हो, एस एक्स में स्केल करना है आपको तो ऐसे स्केल करना है। ठीक है, यहाँ से स्केल करना है, ये स्केल करना है, तो यू कैन स्केल अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, एडिट मोड में आपके पास एक एक वर्टेक्स, एज और फेस का कंट्रोल होता है, तो आप उनको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। ओके, नाइस। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं एक्सट्रूड टूल के बारे में। ओके, तो आप इस पे जैसे ही माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखोगे तो आपके पास कई ऑप्शन आएंगे। ठीक है, एक्सट्रूड मैनीफोल्ड, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, है ना, एक्सट्रूड इंडिविजुअल, एक्सट्रूड टू कर्सर, तो इनकी हम बात करेंगे जब जब ये यूज में होते जाएंगे। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं एक्सट्रूड डिज़ाइन के बारे में। तो चलिए देखो, एक्सट्रूड का स्पेलिंग स्टार्ट होता है ई से। यस, तो इसका शॉर्टकट ई होता है। ठीक है, जैसे ही मैंने इस फेस को सेलेक्ट किया और मैंने ई प्रेस किया तो ये देखो मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने इतना किया, फिर ई प्रेस किया, फिर जेड एक्सिस में हो रहा है। ठीक है, अब मुझे इसको देखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ग्लोबल एक्सिस के साथ में स्केल होता है या एक्सट्रूड होता है। ठीक है, ये ग्लोबल एक्सिस के साथ में एक्सट्रूड होता है। ठीक है, जैसे मैंने ई प्रेस किया तो ये देखो इसको पता है ये वाई एक्सिस में करने वाला है, लेकिन आप चाहो तो आप इसको एक्स एक्सिस में कर सकते हो, आपको एक्स प्रेस करना पड़ेगा तो एक्स एक्सिस में स्केल हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको अगेन ई करना है तो ये देखो ये सोच रहा है कि अगेन वाई एक्सिस में करना है, लेकिन आप जेड एक्सिस में भी कर सकते हो। आपने जेड प्रेस किया, ये देखो जेड एक्सिस में भी स्केल हो चुका है। यस, फिर आप चाहते हो इसको एक्सट्रूड करना वाई एक्सिस में, यहाँ से कर सकते हो। फिर यहाँ से इसको एक्सट्रूड करना है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक वो लेके आ जाता है कि अभी आप ऊपर करने वाले हो, इससे आप लेफ्ट करने वाले हो, इससे आप राइट करने वाले हो, है ना। तो आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अभी मुझे इसको जेड एक्सिस की बजाय जेड एक्सिस में कर देता हूँ। अभी यहाँ से आप करोगे तो इधर होने वाला है, लेकिन आप चाहो कि मुझे इसको जेड एक्सिस में करना है तो आप इसको जेड एक्सिस, जैसे आपको जेड प्रेस करना है जेड एक्सिस में हो जाएगा। ओके, तो आप डिफरेंट टाइप की शेप बना सकते हो इससे। नाइस, मतलब आप जो अपने पास जो ऑब्जेक्ट है, जो ज्योमेट्री है, उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो अभी एक्सट्रूड हो गया। और अभी देखो एक्सट्रूड जैसे जैसे आप इसको जैसे ई प्रेस किया, फिर किया, फिर किया, फिर मैंने एक्सट्रूड किया तो आपके पास में लूप कट आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो लूप कट आ जाते हैं। और ऐसा अगर आप इसमें करोगे, जैसे मैंने जी वाई यहाँ पे एक क्यूब ऐड किया है और मैं गया एडिट मोड में। ठीक है, अभी आप देखो ये ग्रेप करोगे ना, इस फेस को आपने सेलेक्ट किया, आप इसको जी से ग्रेप करोगे जेड एक्सिस में, तो ये देखो यहाँ पे कुछ लूप कट नहीं है बीच में, है ना। तो ये जो लूप कट की मैं बात कर रहा हूँ ये मैं आपको बताऊँगा, ये जो होते हैं ये लूप कट होते हैं, है ना, इस तरीके से इनको लूप कट बोलते हैं। ओके, तो ये लूप कट मैं आपको बता रहा हूँ। और देखो जैसे आप ग्रेप करोगे ना तब ये लूप कट नहीं आएगा।
ये देखो मैं इसको कितना भी ग्रेब कर लो, ये लूप कट नहीं आएगा, ग्रेब हो जाएगा सीधा। लेकिन आप इसमें देखो एक्सट्रूड में क्या होता है कि जैसे आप एक्सट्रूड करोगे तो आपके पास में लूप कट आते जाएंगे, ठीक है। नाइस, वो जो एक्सट्रूड होता जाएगा। ओके, इससे क्या है, आपकी ज्योमेट्री पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके गाइस, तो आई होप आपको एक्सट्रूड टूल के बारे में पता लग गया है और एडिट मोड के बारे में पता लग गया है कि आप एक एक जो वर्टेक्स है, एज और फेस है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो ऑप्शंस है वो आगे आगे जैसे जैसे यूज में आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। ओके। ओके गाइस, चलिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों, तो इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे डिलीट, फील एंड जॉइन, ठीक है। वर्टेक्स को, फीस को या फिर एज को कैसे हम फील कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, ओके, एंड कैसे जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट क्यूब था, ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड में, और मैं अभी एडिट मोड में आ चुका हूँ। ओके नाइस। और अभी मैं वर्टेक्स मोड में आ जाता हूँ, वन प्रेस किया मैंने, वर्टेक्स मोड में मैं आ चुका हूँ। और अभी ये जो मेरे पास यहाँ पे वर्टेक्स है, इनको मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी जैसे ही आप एक्स प्रेस करोगे, ठीक है, तो आपके पास एक डिलीट का विंडो आएगा, उसमें आएगा वर्टिसेस, एजेस, फेसेस, ओनली एजेस एंड फेसेस, ओनली फेसेस, डिजोल्व वर्टिसेस, डिजोल्व एजेस, डिजोल्व फेसेस, ओके। ओके, लिमिटेड, डिजोल्व, ये सब। ओके। तो देखो ये जो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है वो सबसे पहले जो आ रहे हैं वर्टिसेस, तो इससे क्या आप वर्टिसेस को डिलीट कर सकते हो। जैसे एक्सप्रेस किया ये वर्टिसेस, तो ये मेरी वर्टिसेस डिलीट हो चुकी है। और उस वर्टिसेस के साथ में क्या क्या था, ये देखो, इस वर्टिसेस के साथ में ये दोनों फेस थे, है ना, वो इसके साथ कनेक्टेड है, इसी पे डिपेंडेंट है। तो ये भी डिलीट हो जाएंगे क्योंकि आपने डिलीट किया है इसको। यस। अगर आपने इस एज को डिलीट करोगे तो डिलीट और एज, तो ये देखो इस एज पे क्या क्या डिपेंडेंट था, इस एज पे ये फेस डिपेंडेंट है, ये है, तो ये दोनों फेस गायब हो गए अभी, ये देखो। नाइस। तो किसी टाइप की आपको सेव बनानी हो तो आपको डिलीट करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर आपको अभी ये फेस डिलीट करना है तो आप डिलीट फेसेस, तो ये फेस आपका डिलीट हो चुका है अभी, देखिए, ये देखिए फेस डिलीट हो चुका है। यस। नाइस। नेक्स्ट ओनली एजेस एंड फेसेस, तो उसमें ओनली एज एंड फेसेस डिलीट हो जाएंगे, इसमें ओनली फेसेस हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक ऑप्शन आता है आपके पास में डिजोल का, ठीक है। डिजोल वर्टिसेस, ये क्या होता है, चलो इसकी बात कर लेते हैं। डिजोल वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, वो मैं एक सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास एक सिलेंडर आ चुका है और अभी मुझे डिजोल्व करना है। डिजोल्व इन द सेंस कि वो मर्ज हो जाएगा इसी फेस के अंदर, ठीक है। अभी मुझे इसको डिजोल्व करना है, तो मैंने एक्स प्रेस किया एंड डिजोल्व वर्टिसेस। यस। तो वो जो वर्टिसेज है वो इस फेस पे मर्ज हो चुकी है, ये देखो फेस है यहाँ पे, ठीक है, ऑलरेडी फेस है यहाँ पे। नाइस। बट वो मर्ज हो चुकी है, ठीक है, ये दोनों वर्टिसेज है इसमें मर्ज हो चुकी है फेस के अंदर। अभी आप इसको करोगे तो ये भी फेस के अंदर मर्ज हो जाएगी, ये लो, ये भी फेस के अंदर मर्ज हो चुकी है। तो डिजोल्व का मतलब है कि वो जो फेस है उसमें मर्ज हो जाएगी। ओके, ठीक है। आप ऐसे जैसे ये देखते हो, ये जो एज है इसको आपको डिजोल्व करना है, तो डिजोल्व एज, ये लो एज डिजोल्व हो गई आपकी। इस एज को मुझे यहाँ से हटाना है, तो ये हट जाएगा क्योंकि किसी यहाँ पे इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, ये इसकी इस ये जो फेस है इसके अंदर ये मर्ज हो जाएगी, डिजोल्व एज, ठीक है, मर्ज हो चुकी है इसी के अंदर। ओके नाइस। तो ये होता है डिजोल्व का मीनिंग। और बाकी आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है, ओनली एज एंड फेस को डिलीट कर सकते हो, ओनली फेस को कर सकते हो। तो आप इस विंडोज़ को ट्राई करना। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये आपको समझ में आ गया कि डिलीट कैसे करना है। आप किसी भी एक वर्टेक्स को, ठीक है, या किसी भी एजेस को, ओके, या फिर किसी भी फेसेस को आप डिलीट कर सकते हो। ओके। अभी जैसे इन दो एज को मुझे यहाँ से डिलीट करना है, तो एक्सप्रेस किया मैंने एज, ठीक है, ये लो, ये एज डिलीट हो चुकी है यहाँ से, ये देख लो, हो चुका है डिलीट। यस। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फील का, ठीक है। फील कैसे करना है, तो इसके लिए मैं फिर से एक सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड जी एक्स के। अभी देखिए, अभी मैं ये जो एज है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट एज, ठीक है, ये एज मेरी डिलीट हो चुकी है यहाँ से। यस। अभी मुझे फिल करना है, तो ब्लेंडर क्या बोलता है कि आप जस्ट
अगर ये दो एजेस है मेरे पास, ठीक है, इनके बीच का मैंने एज डिलीट कर दिया, तो मेरे दो फेस थे, जैसे ये एज मैंने डिलीट की, तो ये जो दो फेस है, एक ये हो गया एक ये हो गया, ये दोनों यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। अभी मुझे इनको फिल करना है वापस, तो आप फिल कर सकते हो। जैसे इसको आपने सेलेक्ट किया, फिर आपको एफ प्रेस करना है, एफ। एफ जैसे ही प्रेस किया, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगेन एफ प्रेस करोगे, एंटायर फिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये मेथड हो गया इसको फिल करने का। एक है कि आप इन दोनों को सिलेक्ट करो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आप एफ प्रेस करो, तब ये फिल हो जाएगा। लेकिन तब ये एकदम राउंड से नहीं होगा, तब ये डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में देखो एक लूप कट और आया नहीं है, अभी नहीं आया ना। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री आपकी इफेक्ट हो जाती है, ये देखो यहाँ से राउंड शेप में नहीं है। बट जैसे आप एफ प्रेस करके करोगे, तो ये एक्यूरेट आपकी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जाता है। यस, नाइस। तो ऐसे आप फिल कर सकते हो। ओके, F2। और ये आपका एक एड ऑन होता है, तो वो आपका ऑन होना चाहिए। ओके, F2 वाला ऑन होना चाहिए, ये एड ऑन आपका ऑन होना चाहिए। आप इसको एक्टिवेट कर लेना, आप यहाँ से इसको, ओके, F2 प्रेस करना और आप इसको इनेबल कर लेना यहाँ से। ओके, तभी ये F वाला फंक्शन ये आपका काम करने वाला है। ओके, तो ऐसे आप फील करवा सकते हो। ठीक है, जैसे आपने ऐप प्रेस किया फील करवा सकते हो, या फिर किसी भी दो एजेस को आपने सेलेक्ट किया, आप उनको फील करवा सकते हो। यस, और अभी थर्ड ऑप्शन है ज्वाइन का। ठीक है, ज्वाइन कैसे करना है आपको। यस, तो देखिए, जैसे ये मेरे पास यहाँ पे वर्टिसेज है, ठीक है, एक वर्टिसेज ये है, एक ही है। ये दोनों वर्टिसेज का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, नहीं है ना, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनका कनेक्शन बने और यहाँ पे एक ड्रॉ लाइन आ जाए। तो ब्लेंडर क्या करेगा, जैसे ही आप इनको दो वर्टिसेस को सेलेक्ट करके एफ प्रेस करोगे, तो ये ड्रॉ लाइन लेके आ जाएगा। देखो मैंने एफ प्रेस किया और एक ड्रॉ लाइन आ चुकी है, लेकिन इसने इस फेस को डिवाइड नहीं किया। ये देखो एक ही फेस है मेरे पास अभी भी, ठीक है, दो फेस नहीं बने ये, इसने बस डिवाइड किया है। इसने जस्ट आपके एक वर्टिसेस को इनको आपस में कनेक्ट कर दिया है, ड्रॉ लाइन कर दी है जस्ट, बट इसका इफेक्ट नहीं पड़ा है। देखो फेस अभी भी मेरा ये एक ही पार्ट में है, दो पार्ट में इसने नहीं किया है। ठीक है, तो अगर आपको फेस को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, जैसे मैं इस वर्टिसेस को सेलेक्ट करता हूँ एंड इसको सेलेक्ट करता हूँ, और अभी मैं जैसे ही कीबोर्ड से जे प्रेस करूँगा, तो अभी भी देखो जे प्रेस किया मैंने और ये ज्वाइन हो चुका है। ठीक है, बट अभी क्या होने वाला है, अभी इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये देखो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, देखो यहाँ से पार्ट स्टार्ट हुआ इसका, ना कि यहाँ से। ठीक है, ये देखो ये एक पार्ट है फेस का, ये दूसरा पार्ट है फेस का। तो इसने क्या किया, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया इसको जे से, तो इसने फेस को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये दो इस बार कितने फेस हो गए, एक दो तीन, क्योंकि ये लाइन मैंने फिर से ड्रॉ किया, ज्वाइन किया, तो ये दो फेस इसके बन गए, इसके ये दो बने हुए थे ऑलरेडी। ठीक है, ये पूरा एक ये। ठीक है गाइस, अभी देखो ये कब काम में आता है। जैसे यहाँ पे भी मैं इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करता हूँ, इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करता हूँ एंड जे प्रेस करता हूँ। ठीक है, मैंने जे प्रेस किया और आप देख सकते हो यहाँ पे भी दो वर्टिसेस आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे इनका क्रॉस सेक्शन है, तो वहाँ पे आनी है। सपोज मैं इसको एंड इसको फिर से ज्वाइन करवाऊंगा, जे प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे फिर से ये जो दो मैंने यहाँ पे ज्वाइन करवाया था, ठीक है, ड्रॉ लाइन नहीं, ड्रॉ लाइन पे नहीं आएगा। देखो जो मैंने ज्वाइन करवाया वहाँ पे भी वर्टिसेस मिल चुकी है। ठीक है, तो ये भी जैसे क्रॉस करेंगी, तो यहाँ पे एक फिर से एक वर्टिसेस बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखो अभी मेरे पास कितने फेस हो गए, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। यस, तो अभी मैं इनको जैसे एक्सट्रूड कर सकता हूँ, है ना, मेरे अकॉर्डिंग मैं इनको कैसे भी अभी इनको एडिट कर सकता हूँ। यस, यू कैन सी नाउ, है ना। तो कॉम्प्लेक्स जैसे हमें कुछ मॉडलिंग करनी होती है ना, तो ये सब कट वगैरह हैं, है ना, और जो एजेस है वो हमें डिजोल्व करनी पड़ती है, अपने अकॉर्डिंग हमें फेस बनाने पड़ते हैं। यस, अंडरस्टूड। तो इसलिए ये सारे ऑप्शंस हमारे हमें काम में आते हैं। आप बोलोगे सर हमें कहाँ काम में आएंगे, कहाँ हमें डिलीट करना पड़ेगा, है ना, कहाँ हमें ज्वाइन करवाना पड़ेगा, तो और कहाँ हमें वर्टेक्स को उनको सबको ये डिलीट करना पड़ेगा। तो ये आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है इन चीज़ों की। ठीक है, आप आगे जाके जैसे जैसे मॉडलिंग में आगे आगे बढ़ते जाओगे ना, तब आपको कहीं ना कहीं ये अपने आप लगने लग जाएगा कि यार मैं इसको डिलीट कैसे करूँगा। अगर मैं इस वर्टेक्स को डिलीट कर सकता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। तब आपको ये ऑप्शन अपने आप याद आ जाएगा कि हाँ यार वर्टेक्स वाला था एक जिससे हम डिलीट कर सकते हैं, है ना। कभी कभी आपको लगेगा कि यार ये जो मेरे पास एज है इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो आप इसको
डिलीट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको डिजोल्व करना है तो आप इसको डिजोल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो डिजोल्व किया आपने ज्योमेट्री पे, इफेक्ट, इफेक्ट इसका थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता है यार, वो जैसे आप डिजोल्व करते हो ना तो इफेक्ट क्या है, देखो ये जो राउंड शेप में था अभी यहाँ पे राउंडनेस खत्म हो गई है, क्योंकि जो आपने इसको डिजोल्व किया है वो तो यहाँ से गायब हो चुकी है, मर्ज हो चुकी है, और जो इसका कनेक्शन सीधा इसके साथ हो गया है ना। तो ये जैसे थोड़ा फ्लेट हो चुका है यहाँ पे, यस, थोड़ा फ्लेट हो चुका है, नहीं पहले देखो ये राउंड शेप में था ऐसे, और फिर ये फ्लेट हो चुका है, यस। तो ये इफेक्ट पड़ता है उसका, लेकिन कई कई जगह पे आपको इसको डिजोल्व भी करना पड़ता है, तो वहाँ पे यूज़फुल होता है, ओके। तो चलिए गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया आप कैसे डिलीट कर सकते हो, ठीक है, इंडिविजुअल वर्टिसेज को, है ना, इंडिविजुअल एजेस को, इंडिविजुअल फेसेस को, यस। कैसे आप ज्वाइन करवा सकते हो उनको, ठीक है, कैसे आप ड्रॉ लाइन कर सकते हो, और कैसे आपको अगर डिवाइड करना है फेस को तो आप वो ज्वाइन करवा के कर सकते हो, नहीं तो आप फील करवा के एफ प्रेस करके आप जस्ट ड्रॉ लाइन कर सकते हो, ठीक है। और बाकी कैसे आप उनको डिलीट कर सकते हो एक एक वर्टिसेस फेसेस को, कैसे आप उनको फील करवा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो जो आज हमने डिस्कस किया, डिलीट फील एंड जॉइन वाला, ओके। तो चलिए गाइस आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम बात करेंगे इनसेट टूल के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं एडिट मोड में। तो मैं आ चुका हूँ एडिट मोड में, और यहाँ पे जो टूल है इनसेट फेसेस, ठीक है। तो इसको अभी हम आज में यूज में लेने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस इसका नाम स्टार्ट होता है आई से, ठीक है, स्पेलिंग स्टार्ट होती है आई से, तो इसकी शॉर्टकट की भी आई होती है, जैसे एक्सट्रूड का ई होता है ना, वैसे इसका शॉर्टकट आई होता है, ओके। तो चलिए आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखो किस टाइप की शेप बना सकते हो। मैं इस कैमरे को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इसका कोई यूज है नहीं अभी, ठीक है। इस पर हमने क्लिक कर रखा है। अभी देखो आपके पास एक राउंड सर्किल आ चुका है। आप जैसे ही इस पर माउस लेके जाओगे, अपना माउस लेके जाओगे, जैसे ये वाइट हो जाएगा, फिर आप माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करोगे, और फिर जैसे ही आप इसको अंदर की ओर करोगे माउस को ड्रैग, तो आपके पास ऐसी एक फेस इनसेट हो जाएगा। देखो इस टाइप का एक आपके पास में एक लूप कट बन जाएगा, ठीक है। देखो इस फेस का हमने क्या किया, जैसे ये फेस है इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। और ये जो मेरे पास सर्किल आ रहा है इस पर आप जैसे ही माउस लेके जाओगे, अभी देखो ये येलो कलर में है, जैसे आप माउस लेके जाओगे इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे अपना, तो ये वाइट हो जाएगा। और जैसे ही आप अभी माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ऐसे ड्रैग करोगे माउस को, तो देखो आपके पास इस टाइप का एक शेप बन रहा है, ठीक है। और अभी आपके पास ये शेप बन गया। अभी इसका यूज़ क्या है, देखो अभी मैंने आपको एक्सट्रूड टूल के बारे में बताया था इससे पहले, तो अभी इतना बन गया। अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है। अभी मैं ई प्रेस करूँगा एंड ये लो, फिर मेरा इंसर्ट टूल तो सिलेक्टेड है। फिर मैं इस बाउंड्री पे जाके इसको थोड़ा इंसर्ट कर देता हूँ, फिर ई प्रेस करूँगा, यस। फिर इंसर्ट वाला बाउंड्री पे जाके वाइट पे मैं थोड़ा इसको इंसर्ट कर लेता हूँ, यस। फिर ई प्रेस करूँगा, या फिर आप सेलेक्ट बॉक्स में जाके इसका शॉर्टकट आई है, तो देखो इस फेस पे मैं अभी, ये फेस है मेरा, इस पे मैं अभी आई प्रेस करूँगा, आई प्रेस किया मैंने, और ये लो, कितना भी मैं कर सकता हूँ इसको मेरे अकॉर्डिंग। ये देखो इसकी जो थिकनेस है वो मेरे अकॉर्डिंग मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कितना इसको थिकनेस देना है, ठीक है। इतना कर लिया मैंने। फिर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको आई से इंसिट करता हूँ, फिर उसको एक्सट्रूड करता हूँ, फिर आई से इंसिट करता हूँ, फिर एक्सट्रूड करता हूँ। तो ये देखिए गाइस मैंने कितनी बेहतरीन शेप बना दी है ना, यूजिंग इनसेट एंड एक्सट्रूड टूल। तो इनसेट का आपको समझ में आ गया। ये देखो ये जो हमने फर्स्ट टाइम किया था, इसको एक्सट्रूड कर दो, फिर आई से करना है, फिर एक्सट्रूड, फिर आई से, फिर एक्सट्रूड। तो देखो आप अपने अकॉर्डिंग बेहतरीन से बना सकते हो। कई कई जगह आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है कि आप इस फेस को थोड़ा इंसेट कर दो, है ना, तो इसको इंसेट करना ही बोलते हैं एक्चुअल में, ओके। और फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, यस। तो देखो इन सेट करके आप कितनी बेहतरीन एक शेप बना दिया आपने, है ना। एक कॉम्प्लेक्स अगर आप मॉडलिंग करते हो तो उसमें आपका ये टूल यूज़फुल होता है, ठीक है। एक्सट्रूड टूल से आप ई से आप एक्सट्रूड कर रहे हो, देखो मैं ई प्रेस कर रहा हूँ, ये एक्सट्रूड हो रहा है। फिर मैं आई प्रेस यहाँ पे एक्सट्रूड कर लेता हूँ एक बार थोड़ा इतना, फिर इसको इंसेट कर देता हूँ आई से, ये लो, फिर एक्सट्रूड, फिर आई से इंसेट कर देता हूँ, फिर एक्सट्रूड कर देता हूँ, फिर इसको भी आई से इंसेट कर देता हूँ, फिर एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइज मेरा कहने का मतलब है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है। देखो कितना एक हमने कितनी एक अच्छी शेप बना दी यार, है ना। अगर आप यही शेप आप विदाउट इंसर्ट टूल बनाते ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, ठीक है। यस हम बना सकते हैं इसके बिना भी, बट हमें लूप कट की इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आगे, नाइफ टूल की, है ना, कट करने के लिए, है ना, ये एजेस बनाने के लिए, क्योंकि हमें एज तो बनानी पड़ेगी ना। अभी देखो ये जो इनसेट ऑप्शन है, इनसेट टूल है, ये कर क्या रहा है, ये जैसे आपने आई प्रेस किया, इसने क्या किया, इसने जो एजेज है उनको थोड़ा सा इनकी थिकनेस इसने
थिकनेस इनकी कम कर दी है ना। तो बस ये लूप कट ही लग गया है यहाँ पे एक जस्ट। तो आप देखो इसको भी एक्सट्रूड कर सकते हो अभी, है ना, इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। आपके पास कितने ऑप्शन आ जाते हैं, ये देखो इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। यस, नाइस। तो ये जस्ट एक लूप कट, ये जस्ट एक एज की थिकनेस को कम कर देता है, इस फेस की थिकनेस को कम कर देता है, ठीक है। यस, जो इसकी थिकनेस है उसको ये थोड़ा सा कम कर देता है। ओके, नाइस। और आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसकी शेप कर सकते हो, जैसा आप चाहो आप उस टाइप की शेप बना सकते हो यूजिंग इंसर्ट टूल। ओके, और इनका शॉर्टकट की होता है आई, और आप इस पे जाके भी कर सकते हो। बट गाइज आप मैक्सिमम ट्राई करो कि आप शॉर्टकट की ही उनका यूज में लो, ठीक है। ठीक है, हम सेलेक्ट बॉक्स में रहेंगे, एक्सट्रूड करना है, ई प्रेस किया, ई, है ना, ई प्रेस किया, फिर इंसर्ट करना है, आई प्रेस किया, फिर अगेन ई प्रेस किया, फिर ई प्रेस किया, फिर ई प्रेस किया, फिर ई प्रेस किया, फिर आई प्रेस किया, फिर रिप्लेस किया, है ना। तो आप ट्राई करो मैक्सिमम कि आप उनका शॉर्टकट की ही यूज में लो। ओके, ओके गाइज, ये तो हो गई इंसेक्ट फेस। आप फेस को इंसर्ट कर सकते हो, और आप फेस को इंसर्ट करते टाइम इसकी जो डेप्थ है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और उसकी डेप्थ कैसे कंट्रोल होगी, जैसे यहाँ पे जो मेरी बाउंड्री आ रखी है, अभी येलो है, अभी वाइट आ गई, अभी जैसे मैं इसको इंसर्ट करता हूँ वैसे, है ना, फिर कंट्रोल प्रेस करके रखना है। तो देखो इसकी डेप्थ को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे कितना इंसर्ट करना है, बाकी इतना करना है। फिर अगेन मुझे आई प्रेस किया मैंने, है ना, और फिर मैं इसको थोड़ा सा, ये लो, इसकी डेप्थ को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप इनकी डेप्थ भी कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग इंसेक्ट, ठीक है। जो फेस है इसकी डेप्थ भी आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैंने इसको इंसेट किया और अभी मैंने कंट्रोल प्रेस किया, और ये लो मैंने माउस को ड्रैग किया बाहर की साइड में, ये देखो कुछ अलग ही टाइप की शेप बन चुकी है, ये लो। यस, नाइस। तो आप इस टाइप की शेप भी बना सकते हो यूजिंग इनसेट फेसेस। बस आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप, मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखो अभी जैसे सबसे पहले मैंने इसको ड्रैग किया इतना, फिर मैंने कंट्रोल प्रेस किया, फिर मैंने इसको बाहर की साइड में थोड़ा सा ड्रैग किया माउस को, ये देखो इस टाइप की शेप बन चुकी है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा ड्रैग किया, फिर मैंने कंट्रोल प्रेस किया, फिर मैंने माउस को ड्रैग किया, ये लो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हम इनकी डेप्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग कंट्रोल। ओके गाइज, आई होप आपको इंसेट टूल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम फेसेस को कैसे इंसेट कर सकते हैं। ओके, और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और आप भी इस टाइप का कुछ बना सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। नमस्कार दोस्तों, तो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेवल टूल के बारे में। ओके, तो मैं जो कैमरा है एंड लाइट है इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, एंड जो मेरा क्यूब है बाय डिफ़ॉल्ट इसको एडिट मोड में लेके जाता हूँ। ओके, अभी मैं एडिट मोड में आ चुका हूँ, और अभी मैं जाता हूँ एज सिलेक्शन मोड में, ठीक है। मैं एज सिलेक्शन मोड में आ चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये एजेज है। अभी देखो, अभी ये मेरे पास क्यूब है ना, इसकी जो एजेज है वो कितनी शार्प है ना, शार्प एजेज है इसकी, है कि नहीं है। तो ये देखो, कुछ भी कोई चीज़ होती है, कोई रियलिस्टिक कोई चीज़ होती है, उसमें इतनी शार्प एजेस तो बहुत ही कम मिलती है। ऐसी बात नहीं, ये मिलती है लेकिन बहुत कम मिलती है ना। तो हमें इनको राउंड बनाना है तो हम बेवल टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो वर्टिसेज है एंड जो एजेज है इनको हम बेवल टूल से कंट्रोल कर सकते हैं, इनके सेगमेंट को। ओके, एंड हम इनको कुछ राउंडनेस दे सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको मुझे थोड़ा राउंडनेस देना है, इस वाली एज को। मैं एज मोड में हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है। अभी मुझे प्रेस करना है कंट्रोल एंड बी, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल बी प्रेस किया और आप माउस को जैसे ही ड्रैग करोगे ऐसे, है ना, तो आपके पास कुछ ऐसा आ रहा होगा। अभी मैंने कंट्रोल बी प्रेस किया है, इसको सेलेक्ट करके, और माउस को जस्ट ड्रैग कर रहा हूँ मैं, देखो इस टाइप का आ गया। अभी आपको क्लिक नहीं करना है कहीं पे भी, और जो आपका स्क्रॉल बटन है माउस पे उसको आप जैसे रोटेट करोगे ना, तो इसमें देखो ये सेगमेंट ऐड हो रहा है, ये देखो अभी ये कितना फ्लैट है ना। अभी देखो इसमें राउंडनेस आ रही है, इसमें बीच में एज लूप आ रहे हैं, ये देखो। तो देखो कितना बेहतरीन एक शेप बन चुका है। अभी यहाँ पे देखो, आप इसको कितना भी राउंड बना सकते हो इस टूल को यूज में लेके। देखो इतना सेगमेंट डाल दो, ज़्यादा सेगमेंट डालोगे ज़्यादा राउंडनेस आएगी, ये देखो कितनी अच्छी राउंडनेस आ रही है अभी। अभी देखो इतनी अच्छी राउंडनेस नहीं है ना। जैसे ही आप, मैं माउस का जो स्क्रॉल बटन है ना उसको जस्ट रोटेट कर रहा हूँ, उससे सेगमेंट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। यस, नाइस। चलो मैंने इसको इतना कर दिया, ये देखो। अब जैसे आपने क्लिक किया, अभी देखो आपके सामने बेवल टूल का विंडो यहाँ पे ओपन हो गया होगा, यहाँ पे बेवल वाला। तो इस पे आपको क्लिक करना है, इसको ओपन करना है। अभी मैं किसको अफेक्ट कर रहा हूँ, एज को, ठीक है, एज को अफेक्ट कर रहा था, ठीक है। इसकी विड्थ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, देखो। यस,
कितनी दूर में आपको, कितनी विड्थ में आपको इसको अफेक्ट करना है, ठीक है। सेगमेंट कितने हैं, 7 है इसमें भी, 1 2 3 4 5 6 7, यस 7 सेगमेंट है, एक एज था, बाकी 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेगमेंट और ऐड कर दिए। फिर सेप देखो, आप इसकी सेप भी चेंज कर सकते हो, ये 0.5 रहती है इसकी वैल्यू, मैक्सिमम 1 रहती है, ठीक है। तो 1 में ऐसा था, अभी आप इसको इस टाइप का सेप भी दे सकते हो, देखो इस टाइप का लुक भी दे सकते हो आप, ये देखो, ये देखो, है ना। जस्ट सेप को कंट्रोल करके देखो, इस टाइप का हो गया, इस टाइप का हो गया, है ना। तो ये भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो सेप की वैल्यू से, ओके। तो इस तरीके से आप बेवल टूल का यूज करके और इनको सेगमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको वर्टिसेस पे इफेक्ट डाल के बताऊंगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जेड से बैक चला जाता हूँ एंड जो वर्टिसेज है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने जो एजेस के लिए आपको शॉर्टकट क्या बताया, कंट्रोल बी, ठीक है। कंट्रोल बी आप जैसे ही करोगे, ये आप इसमें सेगमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है, बेवल टूल का यूज करके। लेकिन वर्टिसेज के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड बी, ओके। कंट्रोल शिफ्ट एंड बी से आप करोगे तो वर्टिसेज आपकी बेवल होने लग जाएगी, ठीक है। इसमें भी सेगमेंट ऐड करने हैं, तो वही माउस का जो व्हील बटन है, स्क्रॉल बटन है, उससे आपको जस्ट इसमें कुछ और सेगमेंट ऐड कर देने हैं, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ क्लिक किया, ये विंडो आपके पास ओपन हो चुकी है। ये विड्थ आपको कितनी कंट्रोल करनी है आप यहाँ से कर सकते हो, सेगमेंट आपको कितने डालने हैं इसमें, ये देखो अभी इसमें कितने सेगमेंट है, अभी इसमें 2 सेगमेंट है ना, 2 है, ये लो अभी 4 सेगमेंट है, ठीक है। वही शेप आप इसकी देखो, इस तरीके से आप बना सकते हो इसको, ये देखो आप अभी अभी दिख रहा होगा आपको, यस ये देखो शेप से, ये देखो कितनी अच्छी अच्छी शेप बना सकते हैं हम जस्ट शेप की वैल्यू को कंट्रोल करके, यस नाइस। ये देखो हार्ड एंड नॉर्मल पे आप क्लिक कर दोगे तो थोड़ा सा ये भी हार्डनेस है यहाँ पे, वो स्मूथ हो जाती है, ये देखो थोड़ा ये हार्डनेस है यहाँ पे, ये वाला, ये देखना आप, थोड़ा राउंडनेस में आ जाता है, ठीक है, नाइस। ये देखो ये भी राउंडनेस में आ चुका है, ये वाला भी राउंडनेस में आ चुका है, ये भी राउंडनेस में आ चुका है, जैसे आप हार्ड एंड नॉर्मल वाला करते हो, ये देखो, यस। तो इस तरीके से आप जो वर्टिसेज है एंड जो एजेस है उनको आप अपने अकॉर्डिंग बेवल कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये तो आपको बेवल के बारे में समझ में आ गया। अभी देखो मैं एडिट मोड में जाता हूँ, मैं सभी को सेलेक्ट करता हूँ, सभी एजेस को, ठीक है। सभी एजेस को मैंने प्रेस किया एंड कंट्रोल बी। अभी देखो इसमें मैं सेगमेंट डाल देता हूँ अभी, इतना 2, ओके। देखो कितनी राउंडनेस आ गई है, ठीक है। एक अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट क्यूब था वो देखो किस तरीके का था, ये देखो इसमें देखो यहाँ पे कितनी अच्छी राउंडनेस आ रखी है, और यहाँ पे देखो आप कितना साफ एजेज है इसकी, है ना। ये थोड़ा रियल जैसा लग रहा है लेकिन ये देखो एकदम से साफ एजेज है इसकी, ठीक है। तो साफ एजेज को आप राउंडनेस बना सकते हो बाय यूजिंग बेवल टूल, ओके नाइस। तो आई होप आपको बेवल टूल के बारे में समझ में आ गया। इसका शॉर्टकट कंट्रोल बी होता है एज के लिए, यस, एंड जो वर्टिस एज है उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड बी, ठीक है। सेगमेंट आप कंट्रोल कर सकते हो, ओके। चलिए गाइस, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, ओके, कि बेवल टूल को कैसे यूज में करना है और कैसे उसको, कि बेवल टूल को कैसे यूज में लेना है, ताकि हम अपनी जो एजेज है और जो अपनी वर्टिसेज है उनको कैसे हम स्मूथ बना सकते हैं, राउंडनेस बना सकते हैं यूजिंग बाय कंट्रोलिंग सेगमेंट्स एंड सेप वैल्यू, ओके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लूप कट और सब डिवाइड ऑप्शन का, ओके। चलिए तो मैं एडिट मोड में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है लूप कट का, ठीक है, ओके। इसमें जैसे आप इस पे माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखोगे तो आपके पास लूप कट आएगा एंड ऑफसेट एज लूप आएगा, ठीक है। तो फिर हम लूप कट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो मैंने लूप कट पे क्लिक किया और अभी जैसे ही मैं इस पे लेके जाता हूँ जस्ट मेरा माउस का कर्सर, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक येलो लाइन आ रही है आपके पास, ठीक है, एक येलो एज लूप बन के आ चुका है। तो आप जैसे ही यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे कट लग चुका है, ठीक है। अभी देखो, और ये एकदम से ये जो एक वर्टिसेज है, एक वर्टिसेज ये, इन दोनों के एकदम सेंटर पॉइंट में लगता है। अभी देखो यहाँ पे मैं लेके आया तो इसके और इस वर्टिसेज के बीच में जो एकदम एक्यूरेट इनको डिवाइड करेगा बिल्कुल 2 भागों में, यहाँ पे एक लूप कट लगा देगा, फिर यहाँ लूप कट लगाएगा, फिर यहाँ लगाएगा, फिर यहाँ लगाएगा, है ना, फिर यहाँ लगाएगा, फिर यहाँ लगाएगा। तो
ऐसे आप इस टूल को यूज में लेके लूप कट लगा सकते हो, लेकिन इस टूल से बेटर है। और देखो जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपके पास ये मेन्यू ओपन हो जाता है जो मैंने आपको बताया। यहाँ से आप नंबर ऑफ कट्स कितने लगाने हैं, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अभी मुझे यहाँ कितने कट लगाने हैं, ठीक है 2 कट लगाने हैं, ठीक है। स्मूथनेस करना है या नहीं करना है, ठीक है। फिर फैक्टर की वैल्यू से आप इसको स्लाइड कर सकते हो ना, कहाँ तक इसको स्लाइड करना है, यस। बट ये वाला मेथड लूप कट का मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा, ठीक है। आपको यूज़ में लेना है अपना जो शॉर्टकट है वो, ठीक है। और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ आर प्रेस करना है आपको, ठीक है। कंट्रोल के साथ जैसे ही आप आर प्रेस करोगे तो आपके सामने एक लूप कट आ जाएगा, ठीक है। आप जहाँ पे भी उसको लेके जाओगे वो वहीं पे आप उसको लगा सकते हो। अभी देखो जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करूँगा लेफ्ट माउस का, तो ये हो चुका है कि यहाँ पे कट लगाना है, ठीक है। अभी सेकंड क्लिक मैंने नहीं किया है और अभी मैं इसको स्लाइड कर सकता हूँ, ठीक है। एज लूप एंड स्लाइड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एज लूप लग चुका है और अभी मैं इसको स्लाइड कर सकता हूँ कि मुझे इसको कहाँ लगाना है, ठीक है। मुझे यहाँ लगाना है, मैंने यहाँ इसको छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ लग गया। अब मुझे एक और यहाँ लगाना है, मैं कंट्रोल आर प्रेस किया, यहाँ लगाना है तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी मैं माउस से इसको ड्रैग कर सकता हूँ, है ना, इसको स्लाइड कर सकता हूँ कि मुझे इसको कहाँ फिक्स करना है, ठीक है। मुझे इसको यहाँ फिक्स करना है तो मैं यहाँ माउस का लेफ्ट क्लिक से इसको यहाँ फिक्स कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास देखो यहाँ पे विंडो ओपन हो चुकी है। नंबर ऑफ कट्स कितने कट लगाने हैं, ठीक है, मुझे 2 लगाने हैं, 3 लगाने हैं, 4 लगाने हैं, 5 लगाने हैं, ठीक है। स्मूथनेस क्या करनी है इनकी, देखो ऐसे आप इनकी स्मूथनेस भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट टाइप की आप शेप दे सकते हो इनको, यस नाइस। फिर फैक्टर की वैल्यू भी आप कंट्रोल कर सकते हो, वही स्लाइड वाला, कितना स्लाइड करना है आपको ऊपर नीचे, कहाँ कट लगाने हैं, ठीक है, नाइस। तो इस विंडो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यार, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो, ओके। अभी मुझे यहाँ अगेन एक कट लगाना है, ठीक है, यहाँ मैंने फिक्स कर दिया। अभी देखो अगर आपने गलती से फिक्स भी कर दिया हो ना उसको, जैसे इसको आपने यहाँ डबल क्लिक कर दिया तो ये फिक्स हो गया अभी यहाँ पे। अभी आप चाहते हो कि ये यहाँ पे स्लाइड हो और ये विंडो भी नहीं है अभी आपके पास, यहाँ ये विंडो भी चली गई है। तो जस्ट आपको इसको सेलेक्ट करना है, देखो ये एज बना हुआ है, इसको सेलेक्ट करना, तो या तो आप इसको सेलेक्ट करो फिर शिफ्ट के साथ में इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, है ना, फिर इसको ऐसे ऐसे सेलेक्ट हमें करना पड़ेगा। तो ये तो हम करने वाले हैं नहीं, ठीक है। हम कैसे सेलेक्ट करेंगे इनको, हम जस्ट इस पे जाएंगे और डबल क्लिक करना है आपको, ठीक है। जैसे इस एज लूप को, मुझे एंटायर एज लूप को सिलेक्ट करना है तो इस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। अभी देखो ये पूरा सेलेक्ट हो चुका है, ये देखो, यस। इस पे करना है, डबल क्लिक करना है, देखो ये पूरा एज लूप सेलेक्ट हो चुका है, नाइस। तो आपको डबल क्लिक जैसे आप करोगे तो वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ओके। अभी देखो ये तो हो गई कि सिलेक्ट कैसे करना है। अभी इसको मैंने यहाँ कंफर्म कर दिया बट मुझे इसका कट यहाँ लगाना है, तो या तो आप अगेन कंट्रोल आर करके यहाँ कट लगाओ, है ना, तो ये लग गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसी को मैं यहाँ शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो आपको डबल जी प्रेस करना है। जैसे आप डबल जी प्रेस करोगे तो आप इसको स्लाइड कर सकते हो, ठीक है। मैंने डबल जी प्रेस किया, फिर आप माउस से इसको ड्रैग करोगे तो ये स्लाइड हो जाएगा। अभी मुझे इसको यहाँ लगाना है, ये लो यहाँ लग गया। इस पे इसको सेलेक्ट किया डबल क्लिक से, फिर डबल जी प्रेस किया, ये लो, इसको भी मैं स्लाइड कर सकता हूँ। माउस का जो माउस को मैं ड्रैग कर रहा हूँ अभी, तो इससे आप इसको स्लाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये लो, तो लूप कट क्या होता है, जस्ट आपका जो ज्योमेट्री है उसको डिवाइड कर देता है, ठीक है, 2 पार्ट्स में एक लूप कट है वो। और आप जितने भी मन चाहे उतने लूप कट लगा सकते हो, ओके। कंट्रोल आर इसका शॉर्टकट की है। जैसे आप ये विंडो ओपन हुई, मुझे लगाने हैं यहाँ पे 5, तो 5 लूप कट लग चुके हैं, ओके नाइस। और डबल जी से आप इनको फैक्टर की वैल्यू कंट्रोल कर सकते हो, जो यहाँ पे फैक्टर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ये डबल जी का ही काम करता है यहाँ पे, ठीक है, यस। जैसे आप डबल जी प्रेस करोगे तो ये स्लाइड कर सकते हो अपनी ज्योमेट्री को, और अच्छे से आप उसमें कट लगा सकते हो यूजिंग लूप कट टूल, ओके। अभी इस लूप कट को मुझे, ये देखो लूप कट होता है तो मैंने एज मोड में कर रखा है। वर्टिस एज में देखो आपके पास कितनी वर्टिस हो चुकी है, ये देखो फेस, देखो कितने फेस हो चुके हैं आपके पास, यस। तो मैं जाता हूँ एज में। अब मुझे इनको वापस डिलीट करना है तो एक्सप्रेस करना है। देखो मैंने आपको ये बताया था डिलीट वाली विंडो में वर्टिसेस, एजेस, फेसेस, ये आप डिलीट कर सकते हो, है ना। डिजोल्व करना बताया था मैंने आपको, डिजोल्व वर्टिसेस कैसे करते हैं, डिजोल्व एज कैसे करते हैं ना। तो अभी देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लास्ट में एज लूप, है ना, डिलीट एज लूप। तो ये जो एज लूप ही तो बना है, एक एज का लूप बना है, इसको डिलीट करना है, ये लो। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो ऐसे आप इनको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। एज लूप विंडो समझ में आ गई। मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ यूज में आएगा मैं वहाँ वहाँ आपको बताता जाऊँगा विद एग्जांपल, विद डेमो। तो देखो विद डेमो में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एज लूप यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। और इससे तो अच्छा यार कैसे समझाऊँ, अभी मैं आपको बताऊँ, आप मुझे बता सकते हो कि
मेरे समझाने का तरीका कैसा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। और प्लीज़ यार रिव्यू पक्का देना, ठीक है। अपना रिव्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। लोग जो आते हैं उनको पता लगता है कि हाँ कैसी क्लास है, कैसा कोर्स है, कैसे इंस्ट्रक्टर पढ़ाते हैं, तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है ना। तो आप रिव्यू पक्का देना अपना, सो दैट कि बाकी बंदों को थोड़ा सा इसमें आसानी हो जाएगी, कोर्स हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके चलिए, ये तो बात हो गई लूप कट की। अभी हम बात करेंगे सब डिवाइड की, ठीक है। तो मैंने इसको एंटायर को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ठीक है, एक्शन मोड में जाके एंड मैं माउस का राइट क्लिक करूँगा और आपके पास ऑप्शन आता है सब डिवाइड। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो, ये जो आपकी क्यूब है वो बिल्कुल एकदम, ये जो फेस है ये 4 भागों में सब डिवाइड हो चुका है। हर एक फेस 4 भागों में सब डिवाइड हो चुका है, ठीक है। क्योंकि इसमें सब डिवाइड किया है इसने, एक लूप कट यहाँ लगाया है, एक यहाँ लगाया है, एक यहाँ लगाया है, ठीक है। एक लूप कट इसने ये लगाया है, एक इसने ये लगाया है, एक इसने ये लगाया है, ठीक है। तो हर एक फेस के 4 फेस हो चुके हैं। नाइस। अभी देखो मैं वापस से इस एज लूप को डिलीट कर देता हूँ तीनों को, और फिर से लगाता हूँ सब डिवाइड। सब डिवाइड, ठीक है। ये विंडो मेरे पास ओपन हो चुकी है। यहाँ से देखो नंबर ऑफ कट्स, कितने कट लगाने हैं, ये लो, बिल्कुल एकदम सब डिवाइड हो चुके हैं सारे फेसेस हर एक जगह से। कितनी स्मूथनेस देनी है आपको, देखो एक क्यूब का हमने क्या स्फेयर बना दिया यार, एक क्यूब स्फेयर बन चुका है अभी, देखिए आप, ठीक है। एक क्यूब स्फेयर बन चुका है। आप इसकी स्मूथनेस की वैल्यू को कंट्रोल करके, स्मूथनेस की वैल्यू आप जैसे ही बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे क्यूब पे सब डिवाइड लगा के, है ना, तो एक अच्छा सा स्फेयर में चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड ना। यस। ये देखो, बाकी आप इसकी जो फ्रैक्टल वैल्यू है वो भी आप इसकी कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो चलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो मैंने आपको बता दिया। अभी इसकी स्मूथनेस वापस 0 कर देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कट्स आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, कितने कट्स लगाने हैं। ये देखो अभी मुझे 1 लगाना है और ये लो 10 कट लगाने हैं। फिर आप बोलो इस रेस में तो 10 कट ही लग रहे हैं, तो आप यहाँ पे 20 टाइप कर दो, तो 20 कट लग जाएंगे, है ना। यहाँ तो चलो गाइस, यहाँ पे देखो मैंने 10 लूप कट यहाँ पे डाल रखे हैं अभी, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लूप कट डाल सकते हो। ओके, तो ये बात हो गई सब डिवाइड की, जो कि बिल्कुल आपके फेसेस को सब डिवाइड करता है इक्वली। ओके, और जैसे आपको इन एजेस को, एज लूप को वापस से डिलीट करना है, तो आप डिलीट एक्स प्रेस करोगे, डिलीट वाली विंडो ओपन हो जाएगी, एज लूप आप डिलीट कर सकते हो। ओके ओके, नाइस। तो आज हमने डिस्कस किया कि आप लूप टूल का यूज़ करके, लूप कट का यूज़ करके, कंट्रोल आर प्रेस करके आप कैसे कट लगा सकते हो। ये देखो कंट्रोल आर से मैंने यहाँ वापस कट लगा दिया, यहाँ पे कंट्रोल आर से मैंने वापस कट लगा दिया, ठीक है। तो आप वापस से कट लगा सकते हो, कैसे आप कट लगा सकते हो, ठीक है। एंड कैसे आप उन लूप जो आपकी एज लूप लगी है उनको डिजोल्व कर सकते हो, उनको डिलीट कर सकते हो, ठीक है, बाय प्रेसिंग एक्स, और आप एज लूप को डिलीट कर सकते हो। ओके, एंड कैसे आप सब डिवाइड ऑप्शन को यूज में ले सकते हो, जिससे कि आपके जो जितने भी फेसेज है वो सब डिवाइड कर सकते हो। ओके गाइज, और एक आज हमने बात की कि जो एजेज है उनको कैसे स्लाइड करना है। तो डबल जी आप जैसे ही प्रेस करोगे आप स्लाइड कर सकते हो, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है एज स्लाइड, ठीक है। ठीक है, तो ये एज स्लाइड वही है, ठीक है। ये देखो इसका शॉर्टकट होता है डबल जी। यस, नाइस। ये जो एज स्लाइड का ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो इस एज को मैंने सेलेक्ट किया और आप इसको स्लाइड कर सकते हो। और बाकी अगर मैं सेलेक्ट बॉक्स में जाता हूँ, इस पर डबल जी प्रेस करूँगा तब भी मैं इसको स्लाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो एज स्लाइड हमने कवर अप कर लिया और लूप कट का हमने आज यूज़ देखा। ओके, चलिए गाइज आप इसकी प्रैक्टिस करना और आप भी ऐसे कट लगाना किसी क्यूब पे, ठीक है। और जो वैल्यूज़ होती है यहाँ पे इनको भी यूज में लेके देखना, ठीक है, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। ओके, एंड आप भी कुछ सेव बनाना, उसमें कट लगाना, बाकी उन लूप कट्स को डिलीट करना, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करना। ओके, तो ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे स्नैप टूल के बारे में, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले जो मेरा कैमरा है एंड लाइट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्ट्स, लाइक एक सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ। ओके, एंड एक मंकी ऐड कर लेता हूँ। ओके, एंड और भी कुछ कोई स्पेयर एक ऐड कर लेता हूँ। ओके, नाइस, ठीक है। चलिए और ऐड एक कर लेता हूँ, यूवी स्पेयर भी मैं एक ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, नाइस। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ स्नैप टूल के बारे में, ठीक है। शिफ्ट एस आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आपके पास स्नैप टूल ओपन हो जाएगी, ठीक है।
स्नैप टूल बोलते हैं इसको, ठीक है, स्नैप करना। तो देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से देखो नंबर 1 लिखा है, आप 1 भी प्रेस कर सकते हो इसके लिए, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, ठीक है। तो अभी कर्सर कहाँ है अपना, वर्ल्ड ओरिजिन पे। मैं इसको हाइड कर देता हूँ एक बार, एच से मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। ये वर्ल्ड ओरिजिन है जहाँ पे अपना एक्स वाई और जी एक्सिस है। आप यहाँ से देखोगे जी एक्सिस है, ये तीनों जहाँ से इंटरसेक्ट करते हैं ये वर्ल्ड ओरिजिन होता है अपना, ठीक है। तो अभी मैं ओल्ड टैब से वापस इसको ले आता हूँ, ठीक है। तो अगर कर्सर आपका यहाँ है, देखो कर्सर में यहाँ ले गया, शिफ्ट एस मैंने प्रेस किया और यहाँ पे मैंने जस्ट यहाँ पे मुझे शिफ्ट एस प्रेस करके रखना है, ठीक है। मुझे शिफ्ट एस प्रेस करके रखना है और माउस को जैसे ही मैं ऐसे ड्रैग करूँगा इनके ऊपर यहाँ, फिर मुझे शिफ्ट एस छोड़ देना है, ठीक है। तो देखो मेरा कर्सर यहाँ था, अभी फिर मैं यहाँ लेके आता हूँ कर्सर, शिफ्ट एस और कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है कर्सर वाले, ठीक है। ये वाले कर्सर को ग्रिड पे लेके जाना है, कर्सर को वर्ल्ड ओरिजिन पे लेके जाना है, कर्सर को जो सेलेक्टेड है उस पे लेके जाना है, कर्सर को जो एक्टिव है उस पे लेके जाना है, ठीक है। फिर ये आ जाते हैं वापस सिलेक्शन की, जो सेलेक्ट कर रखा है उसको कहाँ लेके जाना है, ठीक है। तो अभी कर्सर को वर्ल्ड ओरिजिन पे लेके जाना है, कर्सर यहाँ पे है अपना, और ये देखना अभी यहाँ आ जाएगा कर्सर टू, ये लो शिफ्ट एस छोड़ दिया, कर्सर वर्ल्ड ओरिजिन पे आ चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट है कर्सर टू सेलेक्टेड, ठीक है। तो अभी मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये सिलेक्टेड है अभी, अभी देखना कर्सर टू सेलेक्टेड, या तो मैं 2 प्रेस कर दो अभी, या फिर जो यहाँ पे मैं माउस है, देखो या तो मुझे माउस लाना नहीं है, 2 प्रेस करना है। तो जैसे ही मैं 2 प्रेस करूँगा, देखो मैंने 2 प्रेस किया है, मेरा कर्सर यहाँ आ चुका है, ठीक है। और या फिर कर्सर को वर्ल्ड ओरिजिन पे ले आता हूँ वापस, ये सिलेक्टेड है। या फिर आप देखो कर्सर टू सेलेक्टेड, यहाँ पे जस्ट शिफ्ट एस प्रेस करके रखना है, शिफ्ट के साथ में एस मैंने प्रेस कर रखा है, ठीक है। और ये माउस को आपको जस्ट ड्रैग करना है इस ऑप्शन पे, फिर शिफ्ट एस को छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ोगे तो देखो कर्सर टू सेलेक्टेड हो गया, कर्सर यहाँ पे था वर्ल्ड ओरिजिन पे, ये सिलेक्टेड था तो इस पर चला गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट है कर्सर टू एक्टिव, ठीक है। तो ये लो, अभी ये लो मैंने 3 ऑब्जेक्ट बना लिए, इनों में, इन तीनों में एक्टिव कौन सा है, ये वाला एक्टिव है जिस पे येलो बाउंड्री आ रखी है, बाकी ये 2 सिलेक्टेड है जिस पे ऑरेंज कलर की बाउंड्री आ रखी है। तो अभी देखना कर्सर टू एक्टिव, ठीक है, मतलब जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है उस पर कर्सर जाना चला जाएगा। जैसे आप कर्सर टू एक्टिव करोगे, जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है उस पर कर्सर चला जाएगा, ये लो कर्सर इस पे आ चुका है अभी, ठीक है। फिर ऑप्शन है सिलेक्शन टू ग्रिड, ठीक है। या आगे सिलेक्शन के सारे, फिर एक कर्सर का और बच गया, 1 2 3 एंड एक और कर्सर का है 4, कर्सर टू ग्रिड, जो ग्रिड है अपना, ठीक है। ये लो, अभी कर्सर क्या होगा, जो ग्रिड है ना अपना उसी पे होगा। आप टॉप मोड से देखोगे ना, तो ये देखो इसको मैं एक बार हाइड कर देता हूँ, ये लो प्रॉपर जहाँ पे ऐसे नहीं रहेगा कि जैसे ऐसे यहाँ बीच में रह गया, जो ये ग्रिड है ना जहाँ पे ये 2 एक्स वाई की लाइन मान लो आप, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ना वहीं पे ये कर्सर जाएगा, ठीक है। अभी देखो मेरा कर्सर यहाँ पे है और मैं करूँगा कर्सर टू ग्रिड, तो ये देखो ये जो पास वाली ग्रिड थी उस पर कर्सर चला गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो कर्सर के सारे ऑप्शन फिनिश हो चुके हैं अपने, ठीक है। कर्सर टू ग्रिड, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, कर्सर टू सेलेक्टेड, कर्सर टू एक्टिव, ठीक है। अभी आते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिलेक्शन टू ग्रिड, ठीक है। तो अभी देखो ये जो है मेरा सिलेंडर, इस पे मैं जाता हूँ, करता हूँ सिलेक्शन टू ग्रिड। जैसे मैंने किया, तो जैसे अपना कर्सर जो ग्रिड पे गया था ना, वैसे ही इसको भी इसने प्रॉपर ग्रिड के साथ में अलाइन कर दिया है, ठीक है। ये देखो ये ग्रिड जा रही है यहाँ पे, इसने इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्रॉपर ग्रिड के साथ में अलाइन कर दिया है, ओके नाइस, ओके। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन टू एक्टिव, ठीक है। अगेन सेम, ये लो ये लो, ये 2 मैंने सेलेक्ट कर लिए, इनमें एक्टिव कौन सा है, ये वाला है और ये वाला एक्टिव है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, शिफ्ट एस मैंने प्रेस किया एंड सिलेक्शन टू एक्टिव, ये लो जैसे मैंने एक्टिव किया, ये लो एक्सरे मोड में आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरा यहाँ पे जो एक्टिव था, स्फेयर जो मेरा एक्टिव था, इसके ऊपर क्यूब चला गया है ना, ठीक है। ये देखो एक्सरे मोड मैंने ऑन कर रखा है ऑल्ट जेड से, ठीक है। तो जो मेरा एक्टिव था वहाँ पे वो चला गया है, यस नाइस, जो मेरा क्यूब था वो एक्टिव पे चला गया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्शन टू कर्सर, ठीक है। तो अभी कर्सर मैं यहाँ लेके जाता हूँ, वो अभी देखना आप सिलेक्शन टू कर्सर, ये लो कर्सर यहाँ पे था तो ये यहाँ पे चला गया, सिलेक्शन टू कर्सर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन टू कर्सर कीप ऑफसेट, वो भी सेम है, ठीक है, ठीक है। अभी देखना आप सिलेक्शन टू कर्सर कीप ऑफसेट, तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये कीप ऑफसेटिंग रखते हुए बाकी ये सिलेक्शन टू कर्सर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए, ठीक है। ये सारे ऑप्शन थे कर्सर की, कर्सर को ग्रिड पे लेके जाना है, कर्सर को वर्ल्ड ओरिजिन पे लेके जाना है, कर्सर को सेलेक्टेड पे लेके जाना है, कर्सर को जो एक्टिव एलिमेंट है या जो ऑब्जेक्ट है उस पे लेके जाना है, या फिर जो सिलेक्शन है उसको ग्रिड पे लेके जाना है, या जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है उस पे लेके जाना है, या फिर उसको जो कर्सर पे लेके जाना है, ठीक है।
या फिर कर्सर पे लेके जाना है कि वो ऑफसेटिंग को रखते हुए, ठीक है, ऑफसेटिंग को देखते हुए। यस, नाइस। ये देखो आपके पास यहाँ एक ऑप्शन भी आता है ऑफसेट का, ठीक है। तो जैसे ही आप ये ऑफसेट वाला करोगे, देखो स्नैप सिलेक्शन टू कर्सर, तो आप ऑफसेट नहीं करोगे तो ये देखो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ऑफसेटिंग मतलब जहाँ पे कर्सर है वहीं पे लेके जाना है, तो ये देखो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको स्नैप टूल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया है। अभी कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन में लेके आ जाता हूँ। ये लो कर्सर मेरा वर्ल्ड ओरिजिन पे आ चुका है, ओके। तो और गाइज जैसे सपोज आपने शिफ्ट एस प्रेस किया और आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है किसी पे, आपको इसको अंडू करना है एक्शन को, तो जो माउस का राइट क्लिक है ना वो आप प्रेस कर दो। ये लो, मैंने आपको परफॉर्म नहीं करवाने हैं ना, तो आप माउस का राइट क्लिक कर दो कहीं पे भी, ये लो, तो एक्शन परफॉर्म नहीं होगा आपका, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आपको स्नैप टूल के बारे में अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप ये नंबर है जो इनके, ये भी प्रेस कर सकते हो, बाकी आप माउस को भी होवर करके ऐसे और जस्ट इसको लिफ्ट अप कर सकते हो। आगे आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, ओके। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम एक टेबल चेयर का मॉडल बनाएंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एडिट मोड में जाना है और इसको मैं स्केल कर लेता हूँ एक्स एक्सिस में, कुछ एस जेड में कर लेता हूँ थोड़ा, यस। एस वाई में कर लेते हैं थोड़ा, यस, नाइस। एस जेड में थोड़ा सा और इसकी हाइट देखो। अभी इन्हीं टूल को यूज में लेके हम एक पहले टेबल बनाएंगे फिर चेयर बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं टॉप मोड में जाता हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट एक लूप को डालता हूँ, कंट्रोल आर, ओके, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, क्लिक कर दिया। अभी आपको एक टूल और बताता हूँ मैं, जो बेवल टूल है। अभी जो एज है इसको हमें बेवल करना है, ठीक है। एक तो मैंने आपको बेवल टूल के बारे में बताया था कि इनको बेवल कैसे करते हैं ना, सेगमेंट कैसे बढ़ाते हैं इनका, ठीक है। वर्टिसेस को बेवल कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिसेस है इसको कंट्रोल शिफ्ट और बी से आप ऐसे इसको बेवल कर सकते हो, है ना। फिर इसका जो स्क्रॉल बटन है माउस से इसकी जो सेगमेंट है उनको कंट्रोल कर सकते हो। एक मैंने आपको एज को बताया था कि जो एज है उसको कंट्रोल बी से आप ऐसे बेवल कर सकते हो, है ना। एक मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एज है उसको आप बेवल कैसे कर सकते हो। बेवल इन द सेंस, देखो अभी ये जो एज है ना, तो इसको आप ऐसे तो सिलेक्ट करना नहीं है, मुझे इसको पूरी को सिलेक्ट करना है। तो डबल क्लिक किया मैंने, ये एंटायर सेलेक्ट हो चुकी है। और अभी मैं चाहता हूँ कि इसको बेवल करना, तो कंट्रोल बी प्रेस करना है आपको और ये लो सेम बेवल हो चुकी है यहाँ तक, यस, नाइस। एक लूप कट में यहाँ डाल देता हूँ, इसको क्लिक कर दिया मैंने ये पे फिक्स, और एक कट यहाँ पे, ये लो, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ पे फेसेस बन चुके हैं। ये फेसेस जो बन चुके हैं इनको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ बॉटम व्यू में, कंट्रोल 7, ठीक है। बॉटम व्यू में आ गया मैं, कंट्रोल 7 से इन सभी फेसेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, ओके। और अभी मैंने आपको जो एक्सट्रूड वाला जो टूल बताया था, ठीक है, एक्सट्रूड इसका शॉर्टकट ई बताया था, तो ई और जेड एक्सिस में करना है, तो जेड, ठीक है, जेड प्रेस किया मैंने, ये लो, ठीक है, इतना हो गया। फिर मैंने आपको एक इनसेट बताया था, इनसेट आई, है ना। ये देखो सभी इंसेट हो चुके हैं, ठीक है। जैसे मैंने आई प्रेस किया ये इंसेट हो चुके हैं। अभी इनको फिर ई एक्सट्रूड एंड जेड एक्सिस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है, ये लो, समथिंग लाइक दैट। ये हमने कुछ डिज़ाइन कर दी यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर आप ये जो फेस है इसको थोड़ा सा ऊपर निकालना चाहते हो, तो देखो एक्सट्रूड का एक फंक्शन हो रहा है जो मैंने आपको बताया था ना, कि ये मैं आपको बताऊंगा, जो ये ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। बाकी एक्सट्रूड इंडिविजुअल क्या है कि जो इंडिविजुअल फेसेस है वो उसके अलोंग एक्सट्रूड होगा, ये एक्सट्रूड होगा जहाँ पे कर्सर है उसकी ओर, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। इसका शॉर्टकट है ऑल्ट ई। जैसे आप ऑल्ट ई प्रेस करोगे तो आपके पास आएगा एक्सट्रूड फेसेस ई, जिसका शॉर्टकट वो हमने कर लिया। ये देखो एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस, ठीक है, एक्सट्रूड मैनीफोल्ड, एक्सट्रूड। तो अभी एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, इस पे इसको सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है। अभी आप देखो ओनली जो मेरा यहाँ पे जो फेस है वो ओनली एक्सट्रूड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, हो रहा है कि नहीं, नाइस। ये लो, इंडिविजुअल का मतलब भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस करोगे, इस पे क्लिक, तो ये देखो इंडिविजुअल फेसेस है, एक ही फेस है वैसे भी, तो यही हो रहा है, ठीक है। और एक्सट्रूड ई फिर आप इस पे करोगे अपना मैनीफोल्ड, तो ये तो नॉर्मल वाला है, ठीक है, सेम। ये देखो ये जहाँ तक जाएगा, फिर अगर आप इसको नीचे लेके जाना है तो ये नीचे भी चला जाएगा, ऐसे आप स्लाइड कर सकते हो इसको, ठीक है। ये भी काफ़ी यूज़फुल है, नाइस, ओके। चलिए, तो ये अपना कुछ इस टाइप का हमने सेव दे दिया है अपनी टेबल को, ओके, नाइस। तो ये अपनी एक टेबल बन चुकी है, ओके। चलिए इसको मैं यहाँ पे मैं कर्सर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। और अभी यहाँ पे एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ मैं अगेन, क्योंकि मुझे अभी बनाना, इसको मैं कैमरा को डिलीट कर देता हूँ। अभी मुझे चेयर बनानी है, ठीक है। तो अभी फिर एडिट मोड में जाता हूँ, एस जेड स्केल करता हूँ जेड एक्सिस में, एस जेड मैंने प्रेस किया, ठीक है।
और अगेन मैं टॉप मोड में जाता हूँ और इसमें इसको स्केल कर देता हूँ थोड़ा, है ना, टेबल थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लग रही है, ठीक है। अभी इसमें लूप कट डालता हूँ, एक यहाँ कंट्रोल बी से बेवल यहाँ पे, ठीक है। बेवल टूल आपको बहुत यूज में आता है। कंट्रोल आर से मैंने लूप कट यहाँ फिक्स किया, क्योंकि एकदम बिल्कुल सेंटर में लगा ये लूप कट, ठीक है। ये देखो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, तो लूप कट यहीं पे लगता है ना, जब तक आप इसको इसकी पोजीशन चेंज नहीं करोगे, है ना। आप इसको देखो डबल जी से आप इसको ऐसे स्लाइड भी कर सकते हो, यस। वो मुझे करना नहीं है, मुझे इसको बेवल करना है कंट्रोल बी से। तो ये लो, मैंने इसको बेवल कर दिया, ओके। अभी मैं जो अपना बॉटम में जाके और इसकी जो इंडिविजुअल फेसेज है इनको सेलेक्ट कर लूँगा, एंड फ्रंट में जाके मैं देख लेता हूँ, या राइट व्यू से देख लेता हूँ मैं, ठीक है, 3 से, कि इसके इक्वल सी मैं इसके जो लेग है वो कर देता हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, इतना कर देते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, नाइस। अभी टॉप में जाके फिर मैं यहाँ पे एक लूप कट डालता हूँ और इसको थोड़ा सा बेवल कर देता हूँ, ठीक है। इसमें कट डाल देता हूँ 3 सेगमेंट, ठीक है। लूप कट डाल दिए मैंने इसमें, ठीक है। अभी जो ये फेसेज है इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, यस। और अभी मैं इनको करूँगा एक्सट्रूड, ये लो एक्सट्रूड हो चुके हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। इनको भी मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, एक्सट्रूड जेड एक्सिस। अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगा लूप कट, यहाँ पे भी लूप कट। अभी इन दोनों लूप कट को सेलेक्ट करके डबल जी प्रेस करके मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, है ना। और अभी फेस मोड में गया मैंने 3 प्रेस किया, फेस मोड में आ गया, ये फेस। और अभी ई से एक्सट्रूड किया मैंने और इनको यहाँ पे डाल देता हूँ, समथिंग लाइक दैट, ओके, नाइस। ये लो, अभी ऊपर भी मुझे कुछ डिज़ाइन बनाना है, तो यहाँ पे भी मैं एक लूप कट डाल देता हूँ, ठीक है। ये लो, यहाँ पे एक लूप कट डाल देता हूँ, यहाँ पे एक लूप कट डाल देता हूँ, यहाँ पे एक लूप कट डाल देता हूँ, ठीक है। इतने लूप कट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप इसको डिजोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं डिजोल्व कर देता हूँ, इसको मैं डिजोल्व कर देता हूँ, ठीक है। एक मेरा लूप कट यहाँ है जिसको मैं यहाँ लेके आ जाऊँगा, ठीक है। एक लूप कट मैं इस पर डाल लेता हूँ, ठीक है। ये सिलेक्टेड है, इसको भी सिलेक्टेड कर लेता हूँ, डबल जी प्रेस किया मैंने, यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। और अभी ये जो फेस है इसको मैंने सेलेक्ट किया और जस्ट इसको एक्सट्रूड कर दूंगा यहाँ पे, ये लो। आप यहाँ तक भी कर सकते हो, ये लो, नाइस। तो ये अपनी एक चेयर बन चुकी है यहाँ पे। और अभी देखो, ये देखो इसकी एजेस देखो कितनी साफ है यहाँ पे, है ना। तो इन 7 एजेस को मुझे राउंड करना है, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि आप एजेस को बेवल कर दो। दोनों मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी, एंड ये लो थोड़े से सेगमेंट, अभी ऐसा आ रहा होगा, आप सेगमेंट बढ़ा दो उसके, ये लो। अभी इसको हम सेड ऑटो स्मूथ कर देते हैं, तो माउस का राइट क्लिक, सेड ऑटो स्मूथ, ये लो, कुछ अच्छा लगने लग गया। इसको भी सेड ऑटो स्मूथ कर देते हैं, ये लो, नाइस। तो ये अपना एक चेयर का मॉडल बन चुका है, ठीक है। एंड जी वाई थोड़ा इसको पास में ले आते हैं, जी एक्सिस इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। इसका शिफ्ट डी करके एक्स एक्सिस में यहाँ ले आते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट डी एंड वाई एक्सिस में यहाँ ले आते हैं, ठीक है। फिर इनको आर जेड एंड 180 कर देते हैं, ओके। तो ये इधर घूम चुके हैं, ये लो, ये लो, अपनी टेबल एंड 2 चेयर का मॉडल रेडी हो चुका है यहाँ पे, यस, नाइस। तो गाइस देखो कितने सिंपल तरीके से हमने जस्ट एक्सट्रूड टूल को, इनसेट फेसेस को, बेवल को, लूप कट को यूज में लेके ये सब बना दिया। ये आपको मोस्ट सबसे ज़्यादा यूज में यही चारों आने वाले हैं मैक्सिमम, ठीक है। आएंगे सभी, लेकिन यही आने वाले हैं। एक स्लाइड आप कर सकते हो डबल जी से, ठीक है। तो ये लो, अपना टेबल चेयर मॉडल रेडी हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो आप भी इनकी प्रैक्टिस करना, ओके गाइज। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। यार दोस्तों, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नाइफ टूल के बारे में, ओके। तो नाइफ टूल कैसे काम में लेते हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट होता है के, ओके। तो चलिए, तो मैं इसको यहाँ से काम में नहीं लूँगा। देखो जैसे मैंने नाइफ पे क्लिक किया, ये मेरे पास नाइफ आ चुका है ना। आप यहाँ से इस पर कट वट लगा सकते हो वैसे, ठीक है। कट लगाने का काम करता है, ठीक है। ये देखो, यस। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली बस माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करके रखना है और कट लगा देना है। स्ट्रेट कट लगाना है तो आप ए प्रेस कर सकते हो, जैसे आप ए प्रेस करोगे तो स्ट्रेट कट लग जाएगा आपका, ठीक है। बट मैं इसको यहाँ से यूज में नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। मैं इसको यूज में लेने वाला हूँ, मैं इसको यूज में लेने वाला हूँ इसकी शॉर्टकट की से, जो है के, ठीक है। यस, के मैंने प्रेस किया। और अभी देखो मुझे यहाँ से यहाँ कट लगाना है, स्ट्रेट कट लगाना है, तो ए प्रेस करके रखना है आपको। और ये लो, स्ट्रेट कट लग चुका है। अभी एंटर प्रेस कर दो, ये आपका कट लग चुका है। अभी देखो आपके 2 फेस बन चुके हैं एक के, ठीक है। और अगर आपको रैंडम कट लगाने हैं तो अगेन के से आप इसको एक्टिवेट कर लो, स्टेप का। अगर आपको कुछ इस टाइप की मॉडलिंग करनी पड़ती है कई बार, कि हमें रैंडम कट की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो कि लूप कट से नहीं हो पाते हैं,
यस, तो फिर आप इससे भी लगा सकते हो। ओके, जैसे मैं लगाता हूँ, देखो यहाँ पे रैंडम कट, ये लो एंटर, तो ये यहाँ पे कट लग चुका है और ये फेस बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, नाइस। तो रैंडम कट लगाने के लिए हम नाइफ टूल का यूज लेते हैं। और जैसे ही आपको स्ट्रेट कट लगाना है, तो मैंने आपको जैसे बताया, आप ए प्रेस कर सकते हो, और जैसे आप ए प्रेस करके रखोगे फिर ऐसे करोगे ना, तो ये स्नैपिंग होता है। ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो नाइफ टूल पे हम गए, एंड पैनल में जाते हैं और आपको टूल पे जाना है। ठीक है, ये देखो जो स्नैप इंक्रीमेंट एंगल है ना, ये 30 डिग्री हो रखा है यहाँ पे। आप इसको कितना भी कर सकते हो, जैसे आपने 10 डिग्री कर दिया है ना, तो अभी ये जो स्नैप होगा, देखो स्नैप होगा 10 डिग्री के एंगल पे। ये देखो ये 10 डिग्री के एंगल पे अभी स्नैप हो रहा है। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। ओके, चलिए। और अब अगर आपको स्ट्रेट कट लगाना है, तो आप ए प्रेस करके रखिए और यहाँ पे क्लिक करना है, जस्ट आपका स्ट्रेट कट लगेगा एकदम से। ठीक है, क्लिक एंड एंटर। ठीक है, ये देखिएगा अभी, ये दीजिए दो फेस यहाँ पे बन चुके हैं, बिल्कुल स्ट्रेट कट लगा है। तो ऐसे आप स्ट्रेट कट लगा सकते हो। तो मोस्टली हम नाइफ टूल को तभी यूज में लेते हैं जब हमें रैंडम कट लगाने होते हैं। ठीक है, इस टाइप के कुछ रैंडम कट लगाने होते हैं, तभी हम इसको यूज में लेते हैं। ओके, अदरवाइज तो हमारे पास लूप कट टूल भी है। देखो लूप कट का काम भी हुआ, कंट्रोल आर मैंने प्रेस किया और लूप कट भी लग जाएगा। ठीक है, बट अभी इसमें लूप कट नहीं लगेगा, है ना। अभी देखो मैं एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ अगेन, एंड GY, ये लो। अभी इसमें कट लगाने के लिए मैं लूप कट भी लगा सकता हूँ, ये लो, है ना। यहाँ पे लूप कट लगाया मैंने, और माउस के स्क्रॉल बटन से इसको, ये लो, इसको बेवल कर लेता हूँ स्क्रॉल बटन से, इसमें कुछ लूप कट और डाल देता हूँ, है ना। तो स्ट्रेट लगाने हैं मुझे, तब तो मैं लूप कट का यूज में लूँगा, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप सब डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, बट इस नाइफ टूल का यूज हम तभी लेते हैं जब हमें रैंडम कट लगाने होते हैं। ठीक है, ओके, नाइस। चलिए गाइस, नाइफ टूल का आपको यूज़ पता लग गया है। अभी हम बात करते हैं पॉली बिल्ड के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं एक क्यूब लेता हूँ, ये जो क्यूब है हमारी। ठीक है, एडिट मोड में चलते हैं और पॉली बिल्ड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और इसको मैं एंटायर को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट कुछ वर्टिसेस ऐड करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है आपको, और आप वर्टिसेस ऐड कर लीजिए, ये लो। ये लो, मैंने रैंडम वर्टिसेस ऐड कर लिए। अभी आप जैसे ही कंट्रोल प्रेस करके रखोगे ना, तो ये देखो यहाँ पे ट्रायंगल आप बना सकते हो। ये देखो, नाइस, आप ऐसे ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो पॉलीबिल टूल है वो कुछ इस तरीके से काम करता है यहाँ पे। ठीक है, ये जहाँ पे ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको दो वर्टिसेस के बीच में, तो इसको आप ऐसे ड्रैग भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, इसको ड्रैग भी कर सकते हो आप ऐसे, तो एक नया फेस बन जाएगा यहाँ पे, ये लो। यस, नाइस। और अगर आपको कुछ इसको ड्रैग करना है, तो बस कंट्रोल प्रेस करके रखना, ट्रायंगल ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये देखो ट्रायंगल बन चुका है यहाँ पे, ये लो सेकंड ट्रायंगल। यस, नाइस। तो पॉली बिल्ड का मतलब यही है कि आपका जो आप फेसेस बनाते हो, है ना, ट्रायंगल्स बनाने हैं, तो आप एक डॉट को ऐड करके, एक वर्टिसेस को ऐड करके भी आप बना सकते हो। ठीक है, वर्टिसेस ऐड कैसे होगी, कंट्रोल प्रेस करके रखना है आपको और जस्ट ऐड करना है। ठीक है, एक बार ऐड हो गई फिर तो आप ट्रायंगल उसका बना सकते हो। ओके, चलिए गाइस, आई होप आपको नाइफ एंड पॉलीबिल टूल अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, एंड आप इसकी प्रैक्टिस करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, कुछ बड़ा काम है नहीं। ओके, एंड गाइस प्लीज़ रिव्यू देना मत भूलना यार इस कोर्स को। ठीक है, तो प्लीज़ अपना रिव्यू पक्का देना जैसा आपको लगा। ओके गाइस, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर का। ठीक है, यूजिंग प्रोपोर्शनल एडिटिंग। प्रोपोर्शनल एडिटिंग का भी मैं इसमें यूज़ बताऊंगा आपको। ठीक है, सब डिवीजन सरफेस भी हम इसमें थोड़ा सा देख लेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं एक सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, और जो आपके पास यहाँ पे विंडो आएगी ना, तो इस विंडो में जो मुझे ये फिल नहीं करवाने हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ नथिंग सेलेक्ट कर लूँगा, मुझे फिल नहीं चाहिए यहाँ पे। ओके, एडिट मोड में आ जाता हूँ, फेस मोड में आ जाता हूँ, सभी को सेलेक्ट करके आई प्रेस करके मैं थोड़ा सा इंसेट कर देता हूँ इसको इतना। ओके, बट यार मुझे ये सारे फेसेस है ना, ये इंडिविजुअली इंसेट करने हैं। ठीक है, इंडिविजुअल, जैसे इंडिविजुअल फेसेस है ना, तो देखो मेरे पास इंसेट की जो विंडो ओपन हो चुकी है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक कर दूंगा। जैसे इंडिविजुअल पे किया, ये देखो सारे इंडिविजुअल हो सके हैं।
तो ये देखो ये सारे इंडिविजुअल इनसेट हो चुके हैं, ठीक है। बट ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो। तो इसकी थिकनेस जो वैल्यू है इसको हम थोड़ा देखेंगे, एडजस्ट करके इसको थोड़ा कम करेंगे। ये देखो कम किया हमने, ये देखो अब ये पहले ऐसे क्रॉस कर रहा था, ठीक है। अभी आप समझ गए ना, ये देखो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। यस, अभी मैं इसको कम करूँगा, ये लो, मुझे क्रॉस नहीं करना है, इतना करना है। ओके नाइस। और अभी क्लिक नहीं करना है आपको कहीं पे भी, ठीक है। ये फेसेस सेलेक्टेड रखने, और अभी मैं ऑल टी प्रेस करूँगा, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स करूँगा। इससे क्या होगा, इससे इंडिविजुअल फेसेस एक्सट्रूड होंगे। और मैं इसको थोड़ा सा अंदर कर लेता हूँ ऐसे, इतना। ओके नाइस, ग्रेट। यस, ये देखो इन सेट के बारे में मैंने आपको बताया था ना। देखो एक बार मैं इधर जाता हूँ, एक क्यूब ऐड करता हूँ, जी एक्सिस में यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है। और इसके जितने भी फेसेज है वो सिलेक्टेड है, ठीक है। और अभी मैं इनको इनसेट करूँगा थोड़ा। ये लो, सभी इंडिविजुअल इनसेट हो चुके हैं। यस, क्योंकि मेरा यहाँ पे विंडो पे इंडिविजुअल लगाया हुआ है, तो जो आप लास्ट ऑपरेशन करते हो ना, वही आपका ऑपरेशन आ जाता है जब तक आप नया ब्लेंड फाइल ओपन नहीं करोगे, है ना। तो ये देखो इंडिविजुअल जो मैंने इसमें सेलेक्ट किया था वो इंडिविजुअल यहाँ पे भी आ चुका है। यस, तो ये इंडिविजुअल हो चुके हैं। और अभी जो मैंने आपको देखो एक्सट्रूड वाला एक चीज़ बताई थी ना, यहाँ पे एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, इस पर आप क्लिक करोगे तो अभी देखो ये सारे फेसेस अपने अपने जो इनका जो ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, अपने अपनी डायरेक्शन में ये एक्सट्रूड हो रहे हैं सारे। यस, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, ठीक है। एक्सट्रूड इंडिविजुअल, इसका भी यही मीनिंग है, ठीक है। ये देखो इंडिविजुअल एक्सिस पे ये अपने यहाँ पे एक्सट्रूड हो रहे हैं। यस, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, आपको ये समझ में आ गया है। ओके, चलिए इसकी फिर से आपकी एक बार प्रैक्टिस हो गई। ओके नाइस। अभी यहाँ पे चलते हैं, और ये अपने सेलेक्टेड है। यहाँ पे मैं लूप कट डाल लेता हूँ, ठीक है। लूप कट के लिए मैंने कंट्रोल आर आपको बताया था, ठीक है। माउस का जो व्हील बटन है उसको स्क्रॉल करूँगा तो मैं ऐसे लूप कट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया और मैं इनको यहाँ सेट कर देता हूँ। अभी देखो विंडो आ चुकी है, मैंने 13 कट्स लगाए हैं यहाँ पे, ठीक है। और जितनी स्मूथनेस है इनकी 0। आप इनको ऐसे भी कर सकते हो कम ज़्यादा, ये देखो इस तरीके से आप करोगे तो इस टाइप की शेप बन जाएगी आपके पास, ठीक है। स्मूथनेस को भी आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल मुझे नहीं करना है, मुझे 0 ही रखना है इसको, ठीक है। फैक्टर का मैंने बताया आपको, आप इसको स्लाइड कर सकते हो। ओके, चलिए ये लूप कट की विंडो थी। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस एज को सिलेक्ट करता हूँ, और ये जो मेरी प्रोपोर्शनल एडिटिंग है ना, इसको ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। यस, ये स्मूथ पे ही है। ओके, और अभी आप देखना, जैसे ही मैं एस प्रेस करूँगा, ये देखो अभी मैं माउस का जो माउस है उसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एस प्रेस किया और माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, और अभी देखो आप किस टाइप की मैं शेप बना सकता हूँ यहाँ पे। ये देखो प्रोपोर्शनल एडिटिंग को यूज में लेके। यस, आप ही देख लो अभी, ये देखो इसको आप स्केल करोगे ना, तो ये देखो नाइस, ये देखो नाइस। तो मैं कुछ इस टाइप की शेप बना देता हूँ इतना। ओके, ये देखो एक पोर्ट जैसा बन चुका है यहाँ पे, और अभी मैं इसको एक्सट्रूड एंड स्केल कर देता हूँ, ठीक है। ई फॉर एक्सट्रूड, स्केल मतलब स्केल। ओके, ई एस प्रेस करोगे अंदर की साइड आप कर सकते हो, फिर आप जैसे ई एस, फिर आप जैसे एम प्रेस करोगे ना तो एड सेंटर कर दो, ठीक है। अपने एम प्रेस किया, मर्ज एड सेंटर, ठीक है। और ये सेंटर में देखो यहाँ पे मर्ज हो चुका है यहाँ पे। यस, एक जो वर्टेक्स है यहाँ पे ये मर्ज हो चुका है, ठीक है। नाइस। ओके, तो देखिए गाइस हमने कितना शानदार एक चीज़ बना दिया है, ठीक है, यूजिंग प्रोपोर्शनल एडिटिंग। यस, नाइस। अभी देखो मैंने आपको सारे टूल बता दिए हैं ना, आप उन टूल को यूज में लेके ना अच्छे से, मतलब कोई भी किसी भी टाइप की आप मॉडलिंग कर सकते हो अभी, ठीक है। अभी हमने सारे मॉडलिंग के टूल्स है वो कवर कर लिए हैं अप्रोक्स। ओके, तो अभी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ अलग से कुछ करो उसके लिए, ठीक है। तो अभी हमने सारे जो मॉडलिंग के एडिटिंग टूल है वो मैक्सिमम कवर कर लिए, तो आप उनको यूज में लेके ना एक बेहतरीन शेप और मॉडलिंग कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं जो अपना मॉडिफायर था, सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर, ठीक है। तो डिफॉर्म में मिलेगा, ठीक है, सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर। यस, ये देखो जैसे ही मैंने अप्लाई किया है कैसे हो गया, देखो सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर में क्या क्या ऑप्शन आते हैं हमारे पास, ट्विस्ट का आता है, बेंड का आता है, यस, टेपर का आता है, स्ट्रेच का आता है। यस, तो देखो ट्विस्ट में ट्विस्ट हो गया, कितना एंगल, 45 डिग्री के एंगल पे ट्विस्ट हो गया अभी। अभी देखो ये एक्स एक्सिस में हो रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस को सेलेक्ट कर रखा है। वाई एक्सिस आप करोगे तो ये वाई एक्सिस में हो जाएगा, ये लो, ठीक है। आप अगर जेड एक्सिस में इसको एंगल को वो करना चाहते हो, ट्विस्ट करना चाहते हो, तो ये देखो जेड एक्सिस में हो जाएगा, ये लो जेड एक्सिस में हो गया ये देखो कितना शानदार इसमें एकदम वो आई है लुक। या तो जेड एक्सिस में मैं थोड़ा सा इसको, आप कितना भी कर सकते हो इसको, ये देखो, है ना। नाइस,
और यहाँ पे आप की फ्रेम भी लगा सकते हो, है ना। कितना क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा आई, ठीक है। फिर मैं 40 पे लेके आता हूँ और इसको इतना ट्विस्ट कर देता हूँ, फिर यहाँ आई लगा देता हूँ। फिर आप देखो यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, तो ये देखो, है ना, इस टाइप से। तो यही एनिमेशन होता है फाइनली। ये जस्ट थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि आप ऐसे लगा सकते हो। की फ्रेम क्या होते हैं, कैसे लगाना है, ये सब भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। एक्सप्रेस किया डिलीट की फ्रेम्स, यस, ओके, नाइस। और आप बेंड कर सकते हो। देखो बेंड में क्या होगा, ये देखो, ये जेड जेड एक्सिस में बेंड हो रखा है। एक्स एक्सिस में करोगे, ये लोग एक्स एक्सिस में बेंड हो गया है अभी, है ना। वाई एक्सिस में बेंड हो चुका है, ठीक है। फिर टेपर करोगे तो ये देखो टेपर हो रहा है अभी, देखो टेपर से देखो कितना नाइस लुक आया है, यस। एक्स एक्सिस में टेपर करना है, ठीक है। वाई एक्सिस में करना है, जेड एक्सिस में करना है, ठीक है। ये स्ट्रेच हो गया अभी, कितना स्ट्रेच करना है आपको, फैक्ट्री वैल्यू आपके पास, ठीक है। इसको कंट्रोल करके आप स्ट्रेच की इसकी वैल्यू देखो, इतना स्ट्रेच किया, क्या शेप बनी है मेरे पास, यस। तो देखो सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर को यूज में लेके आप कितनी बेहतरीन शेप बना सकते हो यार। ये देखो अभी देखो किस टाइप की शेप बनी है मेरे पास, वाओ नाइस। तो क्या ये बिना मॉडिफायर यूज किए मैं ऐसी शेप बना सकता था? यस बना सकता था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। अगर मुझे पता है कि सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर को यूज में लेके मैं एक बेहतरीन शेप बना दूंगा, तो फिर यार मुझे यूज में लाना चाहिए ना इन मॉडिफायर्स को, यस। तो आई होप आपको सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हमने कैसे प्रोपोर्शनल एडिटिंग को यूज में लिया है यहाँ पे, है ना। वो भी कितना शानदार लगा यहाँ पे। और देखो अभी एक चीज़ और बताता हूँ, अभी मैं यहाँ पे सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर भी लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखो जैसे ही मैंने लगाया, ये देखो यार कितना नाइस फिनिशिंग आ चुका है अभी, है ना। देखो गाइस यहाँ पे जो मॉडिफायर्स हम लगाते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस आते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दिए थे, है ना। फिर आपको बता देता हूँ कि मॉडिफायर्स में भी जब मैं यूजर इंटरफेस वाला पार्ट कवर कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने बताया था आउटलाइनर पैनल में ये इन सब के बारे में, यही यहाँ पे आ रहे हैं। देखो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब कि ये रेंडर में आएगा, ठीक है। रेंडर में सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर जो आपने अप्लाई किया है वो रेंडर में आना है नहीं आना, तो हम डिसाइड करते हैं नहीं आना, तो हम यहाँ से भी बंद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे, अभी रेंडरिंग में नहीं आएगा, ओनली व्यू पोर्ट में दिखेगा, ठीक है। ये है जो मॉनिटर जैसी डिस्प्ले से आ रही है, इसका मतलब व्यू पोर्ट। देखो इस पर आप कर्सर लेके जाओगे ना, तब भी आपको पता लग जाएगा कि डिस्प्ले मॉडिफायर्स इन व्यू पोर्ट, ठीक है। तो ये मॉडिफायर है, आपको व्यू पोर्ट में दिखाई देगा। अगर आपने इसको डिसेबल कर दिया तो ये लो, इसका इफेक्ट यहाँ से गायब हो चुका है, ये लो वापस आ गया, गायब हो गया, वापस आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि एडिट मोड में दिखाना है कि नहीं दिखाना, इसका मतलब है एडिट मोड में दिखाना है कि नहीं, इसलिए एडिट मोड में आपको दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि उसके केज को एडजस्ट करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, बट इसकी इतनी रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, ओके। जब भी आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है अभी सब। और ये देखो कितना शानदार बन चुका है। अगर आप जो सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर है उसका व्यू पोर्ट में 2 बढ़ा दो, तो देखो और भी शानदार हो चुका है यार ये। और इसमें आप अगर लूप कट डालते हो अभी, ये लो देखो लूप कट को भी आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। ये ज़्यादा ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी लूप कट लगे हैं, तो बीच में आप कहीं लगा सकते हो। अभी आप इस लूप कट को आप ऐसे स्केलिंग भी कर सकते हो, ये लो स्केल कर दिया आपने, ये लो और भी बेहतरीन अच्छी शेप बन चुकी है एक, है ना। तो इस टाइप से आप यार डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मॉडलिंग बना सकते हो, है ना। मॉडल्स बना सकते हो, 3D मॉडल्स बना सकते हो। बट आप इन सभी टूल्स को जो मैंने आपको बताए हैं उनको आप यूज में लेना सीखो सभी को, है ना। उनको आप सबको यूज में लेना सीख जाओगे ना, तो इसे मतलब मॉडलिंग में फिर कुछ बचा ही नहीं है, आप सब कुछ कवर कर सकते हो उनको यूज में लेके, ओके। तो चलिए गाइज आप इनका प्रैक्टिस करना, ओके। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर के बारे में, ओके। तो चलिए गाइस, तो मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं। तो गाइस ये जो मॉडिफायर टूल है ना, इस मॉडिफायर्स में आपको कई सारे मॉडिफायर्स मिलते हैं, जैसे ये मॉडिफाई करने के काम आते हैं, ठीक है। ये जनरेट कुछ फेक ज्योमेट्री जनरेट करते हैं, ठीक है। ये डिफॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर हो गया, ओके। एंड ये कुछ फिजिक्स वाले मॉडिफायर्स है जो फिजिक्स पे काम करते हैं, जैसे क्लॉथ मॉडिफायर हो गया, कोलिजन हो गया, है ना, एक्सप्लोड हो गया, फ्लूइड हो गया, ओशियन हो गया, ओके, सॉफ्ट बॉडी हो गया, पार्टिकल सिस्टम हो गया, ये सब फिजिक्स पे काम करते हैं, ओके। तो इन सब का यूज़ करके हम एक अपनी एनिमेशन को बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी हमारी हेल्प करते हैं ज्योमेट्री बनाने में भी। आधा काम तो हम करते हैं, आधा काम हमारे मॉडिफायर्स ही करते हैं, ठीक है। हमें मॉडिफायर्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज में लेना चाहिए, ठीक है। जैसे मिरर मॉडिफायर आपने देखा होगा, ये क्या करता है कि एक साइड में हम काम करते हैं और फिर मिरर मॉडिफायर लगा देंगे तो दूसरी साइड में काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ मॉडिफायर्स यूज में लेते हैं हम, ठीक है। इनका सबका अपना अपना काम है, लेकिन ये हमारा जो सीन है उसको हैवी भी नहीं बनाते हैं, ठीक है, और अपना काम भी हो जाता है।
ठीक है। बट बिफोर अप्लाइंग मॉडिफायर हमें एक चीज़ इंश्योर करनी होती है, वो है कि जो जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम मॉडिफायर्स लगाते हैं उसका जो लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल है, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। जैसे लोकेशन 0 0 0 होनी चाहिए, रोटेशन 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री एंड स्केल 1 1 1 होनी चाहिए, ठीक है। मेन है रोटेशन एंड स्केल आपका बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी लोकेशन लोकेशन चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार आप सोचोगे कि सर मैंने तो अप्लाई किया लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा है ना, तो उसका रीज़न यही होगा कि आपका रोटेशन एंड जो स्केल है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होनी चाहिए उसकी, जैसे 0 0 0 डिग्री रोटेशन की होनी चाहिए और स्केल 1 1 1 होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो मॉडिफायर आपका काम नहीं करेगा, ओके। तो कई बार यही प्रॉब्लम आती है मैक्सिमम, ओके। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ओके। ये है अपना, यहाँ पे गए हमने सबसे पहले एक बाय डिफ़ॉल्ट क्यूब ऐड किया हुआ है, ठीक है। अभी मैं जो मॉडिफायर स्टेप है इसमें जाता हूँ एंड ऐड मॉडिफायर्स, और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो जो मेरा क्यूब था वो एक यूवी स्पेयर जैसा बन चुका है यहाँ पे, है ना। जैसे ही मैं इसका व्यू पोर्ट में लेवल 2 कर दूंगा तो आप देखिए एकदम उसी टाइप का ये बन चुका है, ठीक है। नाइस। यस, लेकिन आप जैसे ही एडिट मोड में जाओगे तो आप देखोगे कि इसके जो फेसेज है वो हम चार ही सेलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं जी जेड करूँगा तो ये देखो आप इसी को ऐसे सेप दे सकते हो, है ना। इस वाले फेस को एक्सट्रूड करना है तो आप इसी को एक्सट्रूड कर सकते हो ऐसे। यस, ये देखो। यस, इसमें फेसेज अभी कितने हैं, चार ही फेसेज है, ठीक है। तो इसमें चार ही फेसेज क्यों है अभी, क्योंकि हमने इस मॉडिफायर्स को यहाँ से अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। अप्लाई मॉडिफायर हमने नहीं किया है, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम ये ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम हमारा मॉडिफायर बिना अप्लाई किए ही काम हो जाए अपना, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि उससे क्या है अपना सिस्टम भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा और अपना काम भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये फेस इसने ये ऐसे बना तो दिए हैं, लेकिन जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे इस मॉडिफायर को तब तक क्या होगा कि ये जो फेसेज है ये यहाँ पे शो नहीं होने वाले हैं, तब तक हम ये चार फेस ही देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ मॉडिफायर को अप्लाई, ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड में, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको अप्लाई कर दिया, अभी जैसे मैं एडिट मोड में जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे पास कितने फेसेज आ चुके हैं यहाँ पे। यस, आप वर्टिसेज देख सकते हो और मेरे पास जो फेसेज है वो भी आ चुके हैं। यस, नाइस। और आप एक चीज़ इसमें नोटिस करोगे कि इसमें एक भी ट्रायंगल नहीं है, इसमें सब क्वाड कोर है, ठीक है। इसमें सब में चार चार वर्टिसेज है, एक भी फेस ऐसा नहीं है जिसमें आपको ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं, हम मैक्सिमम ये चाहते हैं कि जिस भी ज्योमेट्री में हम काम करें या किसी भी टाइप के हम ऑब्जेक्ट पे काम करें ना, तो वो हमारा क्वाड कोड होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारी ज्योमेट्री एकदम अच्छी रहेगी और हम आराम से लूप कट वगैरह लगा पाएंगे और अच्छे से अपनी ज्योमेट्री को हैंडल कर पाएंगे, ओके। अगर ट्रायंगल रहेगा तो उसमें लूप कट लगाने में भी दिक्कत होगी, ज्योमेट्री को सेट करने में भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि एक क्यूब है, ठीक है, उसी पे हम सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा के उसको क्वाड कोर बना सकते हैं और हम इसको अच्छे से यूज में ले सकते हैं। जैसे हम करेक्टर एनिमेशन करते हैं ना, तो हम यही करते हैं बेसिकली, जो ब्लॉक आउट करते हैं हम, तो उसमें हम यही करते हैं, जो क्यूब है उसमें मॉडिफायर लगा देते हैं सब डिवीजन सरफेस, और उसके बाद में हम हेड वाला स्टार्ट कर देते हैं बनाना, है ना। हेड वाला स्कल्प मोड में जाके और वो हम सब स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे स्कल्प मोड में जाके और हम फिर देख लेते हैं कि हाँ अभी क्या क्या करना है ना। तो उस तरीके से हम फिर कर लेते हैं। यस गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये, है ना। फिर हम हेड की ऐसे बनाने लग जाते हैं कि हाँ हमें इस टाइप का हेड बनाना है, ठीक है। तो वो बेसिकली किसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, वो हेल्प होती है हमें क्यूब की हेल्प से, ठीक है। ये देखो हमने एक जस्ट हेड का जस्ट एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। यस, ओके। अभी देखिए, अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे यूवी स्पेयर ऐड करोगे ना, तो इसके एडिट मोड में जाओगे तो यूवी स्पेयर देखो आप, यहाँ तक क्वाड कोर है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे भी क्वाड कोर है, यहाँ पे देखो ट्रायंगल में मिल गया आपको, है ना। यहाँ पे ये सब ट्रायंगल्स है, ये देखिए इनमें जो वर्टिसेज है, एक वर्टिसेज यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, तीन वर्टिसेज मिलके एक फेस बना रही है यहाँ पे, ठीक है, ये फेस। तो हमें ये ट्रायंगल नहीं चाहिए, ठीक है। हम ट्रायंगल हमें नहीं चाहिए हमारी ज्योमेट्री में। इसमें देखो जो यूवी स्पेयर है इसमें जाते जाते यहाँ पे फाइनली हमें ट्रायंगल मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो स्पेयर है हमारा उसमें हमें ये नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हम मैक्सिमम क्वाड कोर ही यूज में लें, तो हम एक क्यूब है अपना, उस पर सब डिवीजन सरफेस लगा के और हम उसी को यूज में लेते हैं, ठीक है। एंड गाइज, और ये क्या करता है सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, अगर आपने अभी देखो मैंने उसको अप्लाई कर दिया था, है ना। अभी देखो मेरे पास कितने फेसेज हैं यहाँ पे टोटल, ठीक है। यहाँ से मैं एक बार स्टैटिक्स ऑन कर देता हूँ, ठीक है।
ये देखिए मेरे पास टोटल इसमें 96 फेसेज है, ठीक है। ये देखो एडिट, मैं एक्सेल मोड में जाके सारे सेलेक्ट करता हूँ 96, ओके। अब देखना जैसे ही मैं इस पर फिर से सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगाऊंगा तो ये देखो 512 फेसेज हो गए। तो ये क्या करता है कि आपके फेस है उनको डिवाइड कर देता है अगेन। देखिए ये जो फेस बना हुआ था इसको अगेन इसने क्वाड कोर में ही डिवाइड किया, 1 2 3, ये एक फेस बना हुआ था इतना, अभी इसने 1 2 3 तीन हिस्सों में कर दिया इसको, ठीक है। यस, अभी आप जैसे ही इसको अप्लाई करोगे तब वो इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का जो आपको दिख रहा है ना। जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया, ये लो, जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया और ये अभी इसके फेसेस बन चुके हैं, लेकिन इसमें आप देखोगे कि एक भी ट्रायंगल नहीं है, इसमें सारे की सारी क्वाड कोर है। यस, आप देख सकते हो, नाइस। तो इसी टाइप का हमें चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट चीज़, अभी गाइज इसने क्या किया कि जो अपना है उसको क्वाड कोर में इसने अगेन डिवाइड कर दिया, ठीक है। बट हमें उतना ही सब डिवीजन सरफेस लगाना है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इस सिस्टम को काफ़ी हैवी यूज में लेता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फेसेस होंगी वर्टिसेस होगी उतना ही सिस्टम पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ओके। चलिए ये तो बात हो गई मॉडिफायर टूल में जाके यहाँ से अप्लाई करने का। सब डिवीजन सरफेस का शॉर्टकट भी होता है, अगर आप कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करोगे ना तो इसका व्यू पोर्ट लेवल 1 में ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यस, कंट्रोल के साथ में 2 प्रेस करोगे तो ये लेवल 2 में लग जाएगा, ठीक है, नाइस। और कंट्रोल के साथ 3 प्रेस करोगे तो आपको व्यू पोर्ट 3 में लग जाएगा। ये इसकी शॉर्टकट की है, ओके। अभी देखो इसमें कितने फेसेस हो चुके हैं, बट सारे क्वाड को हो रहा है, एक भी इसमें ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। देखो कितनी अच्छी मेश हो चुकी है। अभी हम इसको स्कल्प करें ना तो बहुत ही अच्छा हम इसमें लुक दे सकते हैं। यस, ये देखो, तो स्कल्प वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा गाइस, ठीक है, कैसे हम इसको अच्छे से कर सकते हैं, ओके, नाइस। चलिए, तो गाइज ये हो गई सब डिवीजन सरफेस के बारे में बात, ओके। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल, और आप इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। शॉर्टकट की ये इसको अप्लाई करने का Ctrl+1 Ctrl+2 Ctrl+3, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेवल्स, और आप या मॉडिफायर टूल में जाके भी इसको अप्लाई कर सकते हो, ओके। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे मिरर मॉडिफायर के बारे में, ओके। तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट क्यूब है इसको मैं एडिट मोड में जाके और इसको मैं कर देता हूँ, इस पर लूप कट डाल देता हूँ, ठीक है, 3 लूप कट तीनों साइड में, ओके। एंड अभी देखना है कमाल की चीज़ आपको दिखाता हूँ कि हम मिरर मॉडिफायर से क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं गया एक्सरे मोड में एंड इन फेसेस को मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। और ये जो फेसेस है मेरे इनको कर देता हूँ डिलीट, ओके। एंड जो टॉप मोड में जाके जो ये फेसेज है इनको भी मैं कर देता हूँ डिलीट, ओके। अभी मेरे पास क्या बचा, अभी मेरे पास क्यूब का जस्ट एक टुकड़ा बचा है, एक हिस्सा बचा है मेरे पास। जस्ट कितना बड़ा क्यूब था मेरे पास, ओनली 1 2 3 फेसेज रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो मेरे पास टोटल 3 फेसेज हैं अभी। अभी देखना मिरर मॉडिफायर को अप्लाई करके हम पूरा क्यूब वापस बना देंगे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ एक बार फ्रंट में, ठीक है, ऐड मॉडिफायर्स एंड मिरर मॉडिफायर, ठीक है। ये देखो एक्स एक्सिस में तो इसने लगा दिया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, देखो क्या लगाना है, एक्स एक्सिस में लगाना है, यस। अगर आप वाई कर दोगे तो ये वाई में लगा देगा, ये देखो वाई एक्सिस है, वाई में लगा दिया। जेड में करोगे तो ये देखो जेड में लगा दिया इसने नीचे, है ना। तो मैं एक्स में लगाऊंगा पहले, तो ये देखो एक्स एक्सिस में इसने लगा दिया। वाई में लगाओगे तो अभी ये वाई में इस साइड से भी लगा देगा, ये देखो वाई में भी लगा दिया, जो ग्रीन वाली लाइन है। अभी जो ये वाली है अपनी रेड है जेड एक्सिस, ये भी लगा देगा जैसे मैंने किया। तो ये देखो एक्स वाई जी तीनों में मैंने वो लगा दिया और तीनों में मेरा ये मॉडिफायर लग चुका है। ये देखिए वापस मेरा क्यूब बन चुका है एक टुकड़े की, ये देखो ये एक टुकड़ा था, इस टुकड़े की हेल्प से मेरा एंटायर क्यूब वापस बन चुका है इन तीनों फेसेस से, ठीक है। यस, तो ये देखो ये है कमाल मिरर मॉडिफायर का, ओके। चलिए अभी एक चीज़ और बताता हूँ आपको, इसको मैं जेड एक्सिस को बंद कर देता हूँ वापस से, यस। वो जो ये स्टैटिक्स है इसको भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये जो यहाँ पे आ रखी है मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, यस। जब पड़ेगी तब हम ऑन कर लेंगे इसको, ठीक है। ये तो आ गया कि मिरर मॉडिफायर आपको कौन सी एक्सिस में अप्लाई करना है, एक्स में करना है, वाई में करना है या जेड एक्सिस में करना है, ओके। फिर आता है बाइसेक्ट, ठीक है। आपको बाइसेक्ट का मतलब क्या है, देखो अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं फ्रंट में इधर जाता हूँ, ठीक है, फ्रंट में जाता हूँ एंड इसको थोड़ा सा जी एक्सिस यहाँ लेके चला जाता हूँ, और एक यहाँ पे मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, एम्प्टी, और एक प्लेन एक्सिस। तो ये मेरा ऐड हो चुका है। ये क्या होता है, ये रेफरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। जो यहाँ पे आप देखते हो ना एम्प्टी वाला, ये आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, एक रेफरेंस के लिए आप इसको यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। देखो आपको अभी पता लगेगा कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है मिरर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसको रेफरेंस मान के, और ये मेरा जो टुकड़ा है यहाँ पे क्यूब का, इसका नाम तो क्यूब ही आ रहा है ना।
ये यहाँ पे भी आ जाए इस एक्स एक्सिस में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये देखो यहाँ जैसे मैं लेके गया इस ड्रॉप को, आई ड्रॉपर को, ठीक है, यहाँ पे तो ये नाम आ गया एम्प्टी। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, अभी सेलेक्ट हो चुका है, देखो यहाँ एम्प्टी। अब कौन सी एक्सिस में लगाना है मुझे, एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस में इसको रेफरेंस मान के इसने इक्वल यहाँ से डिस्टेंस जितनी इसकी यहाँ से यहाँ तक है उतनी डिस्टेंस इसने यहाँ से यहाँ तक की है। यस, ओके। तो ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस मान के मिरर भी करवा सकते हैं। अभी जैसे आप जी एक्सिस करोगे तो ये पास में आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। यस, अभी देखो, अभी एक ऑप्शन है आपके पास बाइसेक्ट का, तो आप बाइसेक्ट करोगे तो क्या होगा, बाइसेक्ट करोगे तो ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे ऐसे, ये देखो अभी मर्ज हो रहे हैं, इससे पहले मर्ज नहीं हो रहे थे। अभी एक्स एक्सिस में हम, तो एक्स एक्सिस में आप बाइसेक्ट ऑन करोगे तो ये देखो मर्ज हो रहे हैं। अभी मर्ज नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी बाइसेक्ट ऑफ है। जैसे ही मैं ऑन करूँगा एक्स एक्सिस में तो ये देखो अभी मर्ज होने लग गए, ठीक। एंड क्लिपिंग है, ये करेक्टर मॉडलिंग करते हैं ना, तो उसमें क्लिपिंग रिक्वायरमेंट होता है। जब करेक्टर मॉडलिंग करते हैं तो उसमें क्लिपिंग रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। देखो क्लिपिंग का मैं आपको मतलब बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये इतना है। और अभी जो क्लिपिंग है ना, ये जो क्लिपिंग है, बाइसेक्ट हटाता हूँ मैं, अभी क्लिपिंग की वैल्यू यहाँ पे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो जैसे ही मैंने मर्ज डिस्टेंस बढ़ाया, ये देखो दोनों ज्वाइन हो चुके हैं। यस, हो चुके हैं। अभी आप जी एक्सिस करोगे इनको, ये यहाँ से ये देखो ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इसका क्लिपिंग का मतलब, ठीक है। और अभी आप वाई एंड जेड एक्सिस में भी लगा दो, ये पूरा क्यूब बन चुका है, ठीक है। तो गाइज आगे आगे मैं आपको बताता जाऊँगा जहाँ जहाँ यूज़ और कुछ होने वाला है, ठीक है। तो आपने देखा कि मिरर मॉडिफायर हमने एक जो क्यूब है उसके छोटे से हिस्से से हमने पूरा क्यूब वापस बना दिया विद द हेल्प ऑफ मिरर मॉडिफायर। तो इससे क्या हुआ, अभी इसको अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्योंकि अपना काम हो चुका है अभी, है ना। यस, अगर हमें इनको एडिट मोड में वापस एडिट करना है तो हमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने अप्लाई किया, ये देखो सारे फेस मेरे वापस बन चुके हैं, ये लो, जितने मेरे फेसेस थे वो सारे वापस बन चुके हैं अभी, ये देखो। यस, बट मुझे अप्लाई नहीं करूँगा ना मैं जब तक, तो तब तक मुझे ये तीन ही दिखेंगे यहाँ पे। यस, नाइस। तो मुझे तो अगर मुझे ऐसा ही रखना है, मुझे फेस नहीं चाहिए, तब तो फिर क्या ही मतलब है। अगर मुझे वापस करना है वो तो फिर मैं क्यूब भी ऐड कर लूँगा यार, मैं मेरा काम क्यों बढ़ाऊँगा। मिरर मॉडिफायर लगाऊंगा, पहले जो क्यूब है उसको कट करूँगा, फिर मिरर लगाऊंगा, ठीक है, मिरर मॉडिफायर एक्स वाई जेड में लगाऊंगा, फिर उसको अप्लाई करूँगा तो सेम मेरा क्यूब जैसे ही हो गया ये तो मैं क्यूब को यूज में ले लूँगा फिर तो, है ना। तो मॉडिफायर आपको तभी लगाने हैं जब आपको पता लग गया है कि रिक्वायरमेंट है उसके बिना काम नहीं होने वाला है, तभी, ठीक है। ओके, और ये गाइस देखो कितना सिंपल है, इसने एक टुकड़े से पूरा क्यूब वापस बना दिया। इससे क्या अपना सीन भी हैवी नहीं बनेगा और आराम से रेंडरिंग भी हो जाएगी, अपना काम भी हो जाएगा। ओके, तो चलिए गाइस आप इसकी प्रैक्टिस करना। ओके, ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कर्व एंड कर्व मॉडिफायर के बारे में, ठीक है। अभी हम मैथ्स के बारे में पढ़ रहे थे ये सब, और मैं आपको बोलूँगा कि आप इन सभी ऑब्जेक्ट को ऐड करके देखना एक बार, ठीक है। इनमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, देखो यहाँ पे बोल्ट का ऑप्शन भी आता है, ठीक है। अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ, बोल्ट का ऑप्शन भी आता है। तो ये सब आप एक बार ऐड करके देखोगे ना तभी आपको पता लगेगा। देखो यहाँ पे रोक जनरेटर भी आता है, ये देखो, ठीक है। तो आप रोक भी जनरेट कर सकते हो। यस, और भी आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, सिंगल वाइट करना, ठीक है। मैथ फंक्शंस आते हैं, फिर गियर में भी आते हैं आपके पास, देखो ये देखो गियर भी आता है, ठीक है। बना बनाया मिलता है यार ये सब आपको। तो इन सब की आप एक बार ट्राई करना, इन सबको यूज में लेके, ठीक है। और अभी हम कर्व के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारी मेमोरी को कम यूज़ करते हैं, लेकिन हम इनसे एक बेहतरीन मॉडलिंग कर सकते हैं, हमारी हेल्प करते हैं ये मॉडलिंग में, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा क्यूब था उसको मैं अनहाइड कर लेता हूँ एंड इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एंड जो मैंने बोल्ट ऐड किया इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, नाइस। और अभी मैं यहाँ पे जो मेरा कैमरा एंड लाइट है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यस, और अभी मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ एक टॉरस। ओके, यस, नाइस। और अभी ये जो टॉर्च है देखो आपके पास सेटिंग आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया कि इसके मेजर सेगमेंट कितने हैं, तो ये देखो आउटर वाले, ठीक है, कितने करने हैं आपको, ठीक है। किसी भी टाइप के आप इनको सेव कर सकते हो। माइनर सेगमेंट क्या है तो वो आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मैं इसको इतना कर लेता हूँ। ओके, फिर इसकी डायमेंशन से मेजर रेडियस हो गई यार, ठीक है। वो जो माइनर रेडियस हो गई आपको पता है, बाकी लोकेशन आएगी। ओके, तो चलिए मैं इनसे एक बेहतरीन से बना लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ RY90 एंड अभी RX90। ओके, मैं एक बार राइट व्यू में जाके एक्सरे मोड में चला जाता हूँ। ओके, एंड फेस सेलेक्ट करके इतने जो फेसेज है मेरे इनको मैं GZ कर लेता हूँ थोड़ा इतना। ओके, एंड इन सभी को सेलेक्ट करके थोड़ा सा स्केल दी डाउन। ओके, नाइस। ओके, इतना काम अपना हो चुका है।
ओके, अभी मैं एडिट मोड में जाता हूँ एंड एक्स मोड ऑन करके इन सभी को सेलेक्ट करके शिफ्ट डी डुप्लीकेट करके थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ इसको, ठीक है, एंड RZ90। ओके, तो ये कुछ मैं इस टाइप का कुछ शेप बना रहा हूँ, ठीक है। और अभी मैंने बताया, देखो, या तो आप इसका डुप्लीकेट करके और ऐसे करते जाओ, ठीक है, यस। और या फिर हमें ये डुप्लीकेट करना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें जस्ट अरे मॉडिफायर को यूज में लेना है, ठीक है। ये जनरेट में अरे मॉडिफायर ये क्या करेगा, ये देखो जनरेट कर देगा। इसने कहाँ जनरेट किया है अभी, इसने एक्स एक्सिस में जनरेट किया। एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी हो रखी है, 1, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन आते हैं, फिट टाइप, फिक्स काउंट, फिट लेंथ, फिट काउ। तो अभी हमें फिक्स काउंट पे करने हैं, कितने काउंट है, 2 3 3 काउंट है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में हो रखे हैं, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू आती है, एक्स एक्सिस की 1 हो रखी है, तो ये 1 में इसको मैं 0 कर देता हूँ। ओके, वाई की जैसे मैं 1 करूँगा, ये देखो वाई एक्सिस में ये बढ़ने लग गई इसकी काउंट, जितने 3 हमने बढ़ाए इसकी वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ। जेड एक्सिस की वैल्यू 1 करनी है मुझे, ताकि ये इसमें सेट हो जाए। लेकिन ये देखो इसके अंदर नहीं है, तो इसका फिर जो वैल्यू है वो हमें थोड़ा एडजस्ट करके देखना पड़ेगा, थोड़ी सी कम कर देते हैं। ये लो, अभी सही है। ओके, नाइस। और मैं यहाँ से कुछ और काउंट बढ़ा देता हूँ, यस। ओके, चलिए, नाइस। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं एक कर्व ऐड करता हूँ यहाँ पे, कर्व में जाके एंड एक मैं बेजियर कर्व ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे कर्व ऐड हो चुका है और मैं इसके एडिट मोड में जाता हूँ। देखो इस कर्व में क्या होता है, ओनली वर्टिसेज होती है, ठीक है। ये वर्टिस है और इसके ये 2 कंट्रोलर हैं, ठीक है। इन कंट्रोलर को आप रोटेट करके कर्व को अपनी अकॉर्डिंग किसी भी टाइप की शेप दे सकते हो, ठीक है। एक ये वर्टिस है, तो इसका भी ये कंट्रोलर हो गई, ठीक है। ये कंट्रोलर हो गया, ये कंट्रोलर। तो अभी मैं इसको थोड़ा एक्सट्रूड कर देता हूँ, एक्सट्रूड ई एक्स एक्सिस में, ठीक है। अब इनको भी एक्सट्रूड करने का वही है सेम, ई एक्स, तो ये एक्स एक्सिस में ही होगा, ठीक है। फिर ई वाई, तो ये लो वाई एक्सिस में आ गया। फिर ई एक्स, तो ये एक्स एक्सिस में हो गया, ठीक है। ये इतना मेरा यहाँ पे मैंने इसको एक्सट्रूड कर लिया है, ठीक है। और अभी जो है मेरी यहाँ पे जो शेप है, इसमें मैं मॉडिफायर लगाता हूँ, कौन सा, अरे मॉडिफायर आपको समझ में आ गया, ठीक है। और अभी मैं इस पे एक मॉडिफायर लगा देता हूँ, अगेन ऐड मॉडिफायर एंड कर्व मॉडिफायर मुझे लगाना है, ठीक है। तो ये लो, डिफॉर्म में कर्व मॉडिफायर, ओके। एंड ये बोल रहा है अभी कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट है मेरा ये, ठीक है, जो बेजियर को है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। देखो जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसका देखो कुछ किस टाइप का शेप हो चुका है, ठीक है। क्योंकि मुझे जो डिफॉर्म एक्सिस है ना, डिफॉर्मेशन जो एक्सिस है उसको हमें चूज करना है, ठीक है। एक्स में सही नहीं हो रहा, वाई करता हूँ मैं, वाई में भी देखो ये ख़राब हो चुका है, ठीक है। वाई में भी नहीं हो रहा, जेड एक्सिस करता हूँ, यस, जेड एक्सिस में एकदम प्रॉपर ये इस कर्व के साथ में अलाइन हो चुका है, यस। माइनस एक्स करोगे तब भी नहीं हो रहा है, माइनस वाई में भी नहीं है, माइनस जेड में भी नहीं है, ठीक है। तो जेड एक्सिस में है ये, यस। और अभी आप जैसे ही जी एन जेड प्रेस करोगे, तो ये देखो ये कर्व को फॉलो कर रहा है ना। जो आपने ये बनाई है, ये देखो बिल्कुल कर्व को फॉलो कर रहा है और ये चल रहा है, यस, यू कैन सी गाइस, ठीक है। क्योंकि ये जो जेड एक्सिस में इसका डिफॉर्मेशन एक्सिस है, ठीक है। तो ये प्रॉपर कर्व के साथ में अलाइन हो चुका है। और ये देखो जी जेड आप जैसे ही करोगे, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, यस, नाइस। तो इस टाइप का आपको इफेक्ट क्रिएट करना हो, एनिमेशन क्रिएट करना हो, ठीक है। देखो हमने क्या किया, हमने जस्ट 2 ये बनाए थे टॉरस से, बाकी हमने अरे मॉडिफायर को यूज में लेके फिक्स काउंट यहाँ पे करके हमने काउंट बढ़ा दिए 6। आप यहाँ ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, ये देखो काउंट बढ़ते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाई जी में आपको किस में करना है, तो एक्स वाई में मुझे करना नहीं है, इसको जेड एक्सिस में करना था, तो इनकी वैल्यू मैंने 0 कर दी, बाकी इसकी 0.8 कर दी मैंने, ठीक है। बस इतना ही है अरे मॉडिफायर में, और कुछ है नहीं। बाकी आप इसको देखो फिट लेंथ के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे लेंथ बढ़ाओगे तो लेंथ के अकॉर्डिंग ये फिट होता जाएगा, ये देखो, ठीक है। बाकी अगर आप इसको फिट कर्व करोगे तो एक कर्व पे फिट हो जाएगा। कर्व जस्ट आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ये लो, जैसे मैंने फिट कर्व किया तो एक कर्व पे एकदम फिट हो चुका है, यस। तो अभी हम फिलहाल फिक्स काउंट पे ही चल रहे हैं, बाकी सेम सेटिंग है, ठीक है। कौन सी एक्सेस में करना है उसकी वैल्यू आपको इंक्रीज़ करनी है, बाकी वैल्यू 0 रहेगी, ओके। अभी फिक्स काउंट कर देता हूँ मैं अगेन। जैसे आप जी जेड करोगे तो आप इस टाइप का एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हो, ओके गाइज। तो आई होप वो आपको ये समझ में आ गया अरे मॉडिफायर को यूज में कैसे लेना है। और एक कर्व हमने यहाँ पे बेजियर कर्व ऐड किया था, ठीक है। और उस बेजियर फिर हमने जो टॉरस था इस पे हमने कर्व मॉडिफायर अप्लाई कर दिया, और जो ऑब्जेक्ट था उस पर ये जो बेजियर कर्व था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, उसका डिफॉर्मेशन एक्सिस हमने यहाँ से पता कर लिया, ठीक है, कि कौन से पे वो अच्छे से काम करेगा। तो जेड एक्सिस पे अच्छे से काम कर रहा है, तो ये देखो अभी अपना अच्छे से एनिमेशन भी आप कर सकते हो और ये सेट भी हो गया, ठीक है। तो गाइस आपको समझ में आ गया ये अच्छे से कैसे आप काम करवा सकते हो इसे, ठीक है। अभी आप चाहते हो कि मुझे इसको और आगे इंक्रीज करना है, ठीक है, तो आप अरे मॉडिफायर में जाइए, ओके, एंड यहाँ पे आप फिट कर्व कर दीजिए, ओके। एंड अभी देखना इस कर्व को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। और अभी मैं जैसे इसको एक्सट्रूड करता जाऊँगा ना,
ये देखो। तो ये देखो मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ ई से, कर्व को सेलेक्ट कर रखा है मैंने, और आप जैसे जैसे इसको करते जाओगे तो उतना ही बड़ा आपका ये ऑटोमेटिक होता जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये देखो मैंने इस टाइप की शेप बना दी। यस, ये लो वापस में आ जाता हूँ, ये देखो कितना बड़ा अपना ये शेप बन चुका है एक। ठीक है, जस्ट मैंने क्या किया, मैंने फिट कर्व किया यहाँ पे अरे मॉडिफायर में, फिट कर्व, और कर्व की लेंथ जितनी मैं बढ़ाता जाऊँगा उतना ये कर्व पे फिट होता जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का आप एक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो गाइस। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके चलिए नाइस, अभी मैं इसको वापस से फिक्स काउंट कर देता हूँ। ओके, और ये देखो कितनी बड़ी गाइस, तो देखो हमने कितना बेहतरीन से बना लिया है। ठीक है, तो हम इस टाइप का चेन तो बना लेते, लेकिन इस चेन को बना तो लेते, लेकिन क्या हम इस टाइप की डिज़ाइन इसको दे पाते, इस टाइप की इसको शेप दे पाते? नहीं दे पाते ना, बहुत मुश्किल हो जाता। तो जो कर्व होते हैं वो एक बेहतरीन शेप बनाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। ओके, तो अभी मैं ये जो है अपना बेजियर कर्व इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये देखो मेरी चेन कहाँ पे है। ठीक है, तो इस चेन को भी मैं वापस से, और ये जो कर्व मॉडिफायर है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अरे मॉडिफायर को भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, एंड ये जो मेरा है यहाँ पे चेन, इसको मैं सिलेक्शन टू कर्सर ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ऐड करता हूँ। ओके, एंड इस सिलेंडर पे मैं लगाता हूँ एक स्पैरो फिट। ठीक है, नोट्स में जाना आपको, कर्व में जाइए एंड स्पैरो फिट कर्व में इस पे लगाता हूँ। ओके, इस पे तो मैं एरे मॉडिफायर लगाता हूँ। ठीक है, एरे मॉडिफायर। ओके, एंड वो लगाना था मुझे जेड एक्सिस में। यस, और इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम कर देते हैं हम, इतना 0.8। ओके, एंड इसकी थोड़ी स्केलिंग है वो भी हम कम कर देते हैं, लाइक दैट। ओके नाइस, और ये जो है अपना, इस पे मैं कर्व मॉडिफायर भी लगा देता हूँ चेन पे। ओके, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा स्पैरो फिट, एंड ये जो हमने चेन लगाई थी, ये जो कर्व लगा है यहाँ पे, इस पे भी मैं बता देता हूँ कि जो स्पैरो फिट है अपना। यस, ठीक है। यस, और ये मैंने जैसे जेड एक्सिस किया, मैंने ये जो इस पे कर्व पे भी देखो वाई एक्सिस में सही नहीं हो रहा है डिफॉर्मेशन एक्सिस इसका, तो जेड एक्सिस पे सही है। और अभी जैसे मैं अरे मॉडिफायर में जाके और इसके काउंट बढ़ाता हूँ, तो ये देखो चैन पे कैसे एकदम से अच्छे से चल रहा है। यस, आप देख सकते हो गाइस, ये कितना अच्छे से शानदार ये इसका इफेक्ट आया है इसके ऊपर। यस, अभी जैसे ही आप इसको थोड़ा सा स्केल कर सकते हो, स्केल आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, इसको थोड़ा सा स्केलिंग इसकी बढ़ा दो यहाँ से। अभी देखो, यस, कम कर दो थोड़ी सी काउंट इसकी। नाइस, तो देखो गाइस कितना अच्छा लुक है यार। आप सिलेंडर को थोड़ा सा स्केल डाउन कर दो, ये लो। नाइस, तो कितनी अच्छी यहाँ पे अपनी जो चेन है वो सिलेंडर के चारों ओर एकदम से अच्छे से फिट हो चुकी है यहाँ पे। यस, तो गाइज इस टाइप का आपको इफेक्ट दिखाना हो, ठीक है, देखो हमने कितना अच्छे से किया। आप सिलेंडर को थोड़ा सा स्केल डाउन कर सकते हो तो आपको पता लग जाएगा। ओके, ये लो अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। तो देखो गाइज हमने कितना एक शानदार, एक जस्ट एक स्पैरो फिट जो कर्व है उसको ऐड करके हमने कितना शानदार एकदम अच्छा इफेक्ट बना दिया है। ठीक है, इस टाइप का हमें लुक देना हो तो हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो स्पैरो फिट कर्व है उसमें भी आपके पास ऑप्शंस आते हैं। देखो जैसे मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, स्पैरो फिट अगेन सिलेंडर पे। ठीक है, नोट्स में जाना है आपको, ये सारे आप एक बार यूज़ करके देख लेना। ठीक है, अभी मैं नोट्स पे जाता हूँ एंड जो स्पैरो फिट है, तो देखो आपके पास सेटिंग आती है यहाँ पे। ठीक है, कितना रेजोल्यूशन रखना है उन्हें, कितने स्पायर्स रखने हैं। अभी 4 थे उसमें, तो आप इनको बढ़ा भी सकते थे। ठीक है, ये देखो, ये देखो, आप इंक्रीज भी कर सकते हो स्पायर्स को। ठीक है, यस, और रेजोल्यूशन कितना रखना है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन रखोगे आप, जितना ज़्यादा आप स्पायर रेजोल्यूशन रखोगे उतना ये एकदम से राउंड शेप में आता जाएगा। ठीक है, ये देखो आप जैसे ही कम करोगे राउंड शेप में नहीं आता है, ज़्यादा बढ़ाओगे तो ये अच्छे से पूरा राउंड शेप में आ जाएगा। ओके, तो इसकी सेटिंग आपको यहाँ से मिल जाती है। तो ये अभी इनिशियल में 4 था, आप इसको बढ़ा के स्पायर्स बढ़ा सकते हो और फिर आप इसको अच्छे से यूज में ले सकते हो। ओके, तो गाइज आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यस, बस आपको इसमें ध्यान में ये रखना है कि जो आपका ओरिजिन पॉइंट है। ओके, तो गाइज देखिए हमने एक जो अरे मॉडिफायर है उससे हमने काउंट 99, ये लो 100 ही कर देते हैं। ठीक है, 100 काउंट कर दिए हमने, जस्ट ये दो
यहाँ पे चेन की जो बनाए थे, और इसके अलावा हम बाकी सारे अरे मॉडिफायर ने बनाए, ठीक है। और बाकी जो स्पैरो फिट जो अपना कर्व है उसको यूज में लेके हमने कितना बेहतरीन शेप यहाँ पे बना दिया है। ओके, तो गाइज आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। देखो कर्व को यूज में लेके हम कितनी बेहतरीन शेप बना सकते हैं। देखो ये सर्किल वाला कर्व मिलता है हमें यहाँ पे, है ना, पाथ वाला मिलता है ना। ये मैंने बेजियर लिया, बेजियर को आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइप की शेप दे सकते हो, इसलिए हमने चेन को एक अपने अंदाज में एक डिफरेंट टाइप का लुक दिया था। ओके, तो गाइज आप इनकी प्रैक्टिस करना। ओके, चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ मटेरियल्स। ओके, मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे उनको अप्लाई करते हैं, उनके बारे में बेसिक पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए, जो हमने एक होम का मॉडल बनाया था उसको आप ओपन कर लीजिए, जैसे कि मैंने उसको ओपन कर लिया है। ओके, एंड अभी हूँ मैं सॉलिड मोड में। ओके, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो सॉलिड मोड में हूँ मैं। तो मुझे मटेरियल अप्लाई करने हैं। मटेरियल क्या होते हैं कि आपको इसको किस टाइप का दिखाना है, या तो वो कलर का हो सकता है, ठीक है, आप टेक्सचर भी बोल सकते हो उसको, ठीक है, है ना, कि इसको कौन से कलर में दिखाना है, या फिर इस पे किसी टाइप का आपको टेक्सचर करना है ना, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी आपको बेसिक में बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम चले चले जाते हैं इसमें मटेरियल प्रीव्यू में। ओके, अभी हम मटेरियल प्रीव्यू में आ गए। अभी आप देख सकते हो, देखो इस पर कुछ भी कलर नहीं है, प्रॉपर वाइट है। तो इस टाइप का आपको अगर ब्लेंडर में दिखाई देता है, इसका मतलब इस पर कुछ भी कलर नहीं है, कुछ भी टेक्सचरिंग नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं इस पर टेक्सचरिंग, ठीक है। तो अभी ये जो मेरा क्यूब है, ये इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से चला जाता हूँ इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है, मटेरियल प्रॉपर्टीज़। मुझे न्यू पे क्लिक करना है, ऐड ए न्यू मटेरियल, क्योंकि मुझे एक नया मटेरियल ऐड करना है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यस, ऐड ए न्यू मटेरियल। ओके, अभी देखिए इस पे बेस कलर हो रखा है वाइट, ठीक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है मटेरियल प्रीव्यू में। ओके, नाइस। और अभी मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो देखो जैसे आप मेट करोगे मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पे, तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे आपके सामने मटेरियल क्रिएट हो गया है। और अभी अगर आप उसको नाम देना है, तो आप इसका नाम दे दो रेड, रेड कलर, एंटर, ठीक है। और अभी मैं करता हूँ इसको रेड कलर दे देता हूँ एक, ये लो, नाइस। और अभी मुझे इसको, देखो यहाँ पे कितने ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल BSDF है, ठीक है, सरफेस के लिए। ओके, इसकी सेटिंग्स है, इसमें आता है बेस कलर, तो ये बेस कलर दे दिया मैंने इसको, ठीक है। यस, फिर इसको मेटेलिक बनाना है कि नहीं बनाना है। देखो 0 या 1 की वैल्यू होती है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो ये नॉन मेटेलिक है, अगर आप 1 कर दोगे तो ये फुल्ली मेटेलिक हो गया अभी यहाँ से, ठीक है। फिर आती है रफनेस, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना रफ दिखाना है उसको, ठीक है। अभी 0 कर देता हूँ, तो ये देखो जो मेटल है उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है जो मेरी लाइट है। यस, ये देखो जो मेरी सीन की जो HDRI लाइट है वो इफेक्ट हो रही है इसमें, ठीक है, वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है इसके अंदर से। यस, ये देखो जैसे ही मैंने इसकी रफनेस बिल्कुल 0 कर दी, इसका मतलब फुल्ली मेटेलिक मैंने इसको बना रखा है। और मैंने इसकी जो वैल्यू है वो 1 कर रखी है मेटेलिक की, रफनेस की वैल्यू मैंने 0 कर रखी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये फुल्ली मेटेलिक बन चुका है अभी। और मेटेलिक की वैल्यू 1 की, तो ये अभी फुल मेटेलिक हो चुका है। और इसकी रफनेस भी मैंने 1 से 0 कर दी, बिल्कुल 0। तो ये अभी देखो ये मेटल है, मेटेलिक पार्ट है, जैसे कि हमने इसको बना दिया यहाँ से। और अभी इसमें मेटल में रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि इसकी रफनेस बिल्कुल भी नहीं है। यस, तो इसकी रफनेस मैं थोड़ी सी जैसे इंक्रीज़ करूँगा, तो ये देखो जैसे इसकी रफनेस इंक्रीज़ करता हूँ मैं, ये रिफ्लेक्शन गायब हो रहे हैं। यस, नाइस। तो यहाँ से ये ऐसे रफनेस काम करता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल से, डोंट वरी। तो यहाँ से ये देखो कलर का ऑप्शन हो जाता है, यहाँ से आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो। ओके, नाइस। फिर नीचे जो ऑप्शन आते हैं, डिफ्यूज के आते हैं, सब सरफेस के आते हैं, ठीक है, स्पेकुलर के आते हैं, ट्रांसमिशन के आते हैं, तो इनके बारे में हम आगे पढ़ते जाएंगे, डोंट वरी। ओके, यस, चलिए अभी जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ये जो लाइट है, इस पर हम करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो देखो लाइट वाले पार्ट पे हम, ठीक है, चलो इस लाइट पे अभी कुछ मटेरियल लगाते हैं। तो लाइट को सिलेक्ट करना है, और मटेरियल जो अपना प्रॉपर्टीज इसमें जाना है, और न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया, एक यहाँ पे न्यू मटेरियल बन चुका है, इसका नाम आ चुका है मटेरियल 1। ओके, और अभी इसका मैं कलर कर देता हूँ कुछ समथिंग लाइक इस टाइप का। ओके, और आप जैसे ही इसकी देखो इसकी जो ब्राइटनेस है वो कंट्रोल कर सकते हो, बाकी आप जैसे ही 0 कर दोगे तो ब्लैक कलर हो जाएगा फुल्ली, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे देखो आपके पास कई ऑप्शन आते हैं, ठीक है। इसकी सेचुरेशन की वैल्यू है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। RGB जो रेड ग्रीन ब्लू है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो वैल्यूज़ को। ओके, आप जो हेक्सा कोड है ये डालोगे जिस कलर का, वो उस कलर का यहाँ पे
वो कलर यहाँ पे शो हो जाएगा। बाकी जो आई ड्रॉपर है इसे भी आप कर सकते हो, जैसे सपोज मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो वाइट लग गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आई ड्रॉपर से भी आप यहाँ पे देखो, जैसे ब्लू पे करूँगा ब्लू लग गया, ठीक है। तो आई ड्रॉपर भी यहाँ पे काम करता है, जो ब्लेंडर भी अपने ही विंडो में इसको इजाज़त देता है काम करने की। बाकी आप जो हेक्सा कोड आप गूगल पे सर्च करोगे ना, हर एक कलर के हेक्स कोड होता है। तो जैसे आप रेड कलर का हेक्स कोड डालोगे तो वो ये आएगा, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी ब्लू का है, ठीक है। आप सपोज डालोगे गूगल पे कि हेक्स कोड ऑफ रेड कलर, तो वो आ जाएगा, वो आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा। ओके, नाइट पे कुछ अलग कलर करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि पूरी लाइट मेरी इस ब्लू कलर में रहे, तो मुझे एडिट मोड में जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो मैं कर नहीं सकता इस पर, मुझे एडिट मोड में जाना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इनको फिर कंट्रोल के साथ में प्लस प्रेस करूँगा ना, तो ऐसे फेस सेलेक्ट होते जाएंगे। कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, कंट्रोल माइनस करोगे तो वापस डीसेलेक्ट हो जाएंगे, कंट्रोल प्लस करोगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये लो, ठीक है। आई होप ये मेरा इंटायर सेलेक्ट हो चुका है। ओके नाइस, एक्सरे मोड में देख लेता हूँ, नहीं हुआ अभी भी, ये बचा हुआ इतना, ठीक है। चलो वो तो अंदर है, फिर भी कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस 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 प्लस। ओके चलिए, नहीं आप इसको सेपरेट करके भी देख लो यार, ठीक है। तो ये मेरा इतना हो चुका है। ओके, एंड अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मुझे जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करना है अगेन, एक नया मटेरियल का स्लॉट बनाने के लिए। ये मैंने बना लिया, ये लो। और अभी इसको न्यू, और इसको नाम दे देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल ये लो। ओके, और यहाँ पे जैसे ही मैं येलो करूँगा, येलो येलो हो गया, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आया, ये आपके साथ भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप क्लास अच्छे से नहीं देखोगे तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी आपके साथ में, ठीक है। तो वो मैं बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम आने वाली है। आप इसको असाइन करना भूल जाओगे, ठीक है। तो आपको इसको असाइन करना है, ठीक है। जैसे आप असाइन करोगे, ये लो, जैसे आपने असाइन किया, क्योंकि आपने एक स्लॉट तो नया बना दिया है लेकिन आपने उसको असाइन नहीं किया, ठीक है। जब तक आप उसको असाइन नहीं करोगे तब तक ब्लेंडर को नहीं पता लगेगा कि आपने कौन से ऑब्जेक्ट को क्या असाइन किया है ना, तब तक वो उस कलर को वहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। अंडरस्टूड। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा यहाँ पे जो सपोर्टर है, इस सपोर्टर को मैं क्लिक कर लेता हूँ, इसको मुझे नया कलर देना है। तो बस यहाँ से आप नया स्लॉट बनाना है आपको, ठीक है। न्यू पे क्लिक करना है और असाइन कर दो पहले ही, ठीक है। या तो पहले असाइन कर दो या फिर आप बाद में कर दो, ठीक है। नहीं तो आप भूल जाओगे, फिर आपके सामने कई परेशानी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये देखो, इस एक ऑब्जेक्ट को मैंने 3 कलर दे दिए। वो कैसे दिया आपको पता लग गया। मैंने येलो नाम इसलिए दिया कि सपोज आपको ये येलो वाला, आप चाहते हो कि ये जो है मेरा क्यूब, इस पर भी आपको येलो कलर लगाना है, ठीक है। तो आप वो लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? आपको जस्ट मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में जाना है और ये जो ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है, ब्राउज मटेरियल टू बी लिंक्ड, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ढेर सारे वो आ जाएंगे जो जो आपने अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो ये देखो, जैसे मैं येलो पे क्लिक करूँगा तो ये लो, येलो यहाँ पे लग चुका है। यस, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ, या जो ये है मेरा इंटायर, इस पर कुछ लगाऊँ, यहाँ पे ये लगा दूँ, ये लो। तो अभी तो देखो ये कलर है तो आपको पता लग रहा है कि ये कलर है, यहाँ पे ब्लू कलर है, लेकिन आप इसका अगर नाम दे दोगे ना तो वो अच्छा रहेगा, है ना। जैसे आप इसका नाम दे दोगे तो फिर वो वहाँ पे एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कलर क्या है। यस, अब देखो, जैसे ही मैं, मुझे इसको कलर देना है, कौन सा, इसको मुझे देना है ये मटेरियल 2, ठीक है। इसका नाम अगर मैं नाम कर देता हूँ तो फिर वो एकदम आसानी से मैं उनको दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे देखो ग्रीन ब्लू रेड ये सब नाम आ गए, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा, ठीक है। बेसिक ऑफ मटेरियल्स क्या होते हैं, कैसे हम उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड कैसे उनको असाइन करते हैं, कैसे एक नया स्लॉट बनाते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं, कैसे हम बने, जो हमने बनाए हैं ऑलरेडी स्लॉट बनाए मटेरियल के, उनको कैसे हम असाइन कर सकते हैं बाकी ऑब्जेक्ट्स को। ओके, तो चलिए गाइज आप इनकी प्रैक्टिस करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में गाइज हम कुछ और डिफरेंट टाइप के टेक्सचर बनाएंगे, है ना, यूजिंग प्रोसीजरल टेक्सचर। ओके, जो ब्लेंडर में दिए हुए हैं हमें उन्हीं को यूज में लेके हम कुछ डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स बनाएंगे, ठीक है। तो मैं सेटिंग टैब में चला जाता हूँ और मटेरियल प्रीव्यू में मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, अभी मैं यहाँ पे न्यू पे, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे एक ही बात है, ठीक है। तो ये विंडो मेरे पास ओपन हो चुकी है। अगर ये विंडो आपके पास नहीं आ रही ना, तो आपके पास जो कीबोर्ड पे होम बटन है उसको प्रेस करोगे तब ये विंडो आ जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए नाइस। अभी इन ऑप्शंस को यूज में लेके हमने कलरिंग, बेसिक ऑफ कलरिंग के बारे में पढ़ाई की थी। ओके, और अभी हम सीखने वाले हैं कि जो ब्लेंडर में जो टेक्सचर्स दिए हुए हैं ना, इन्हीं को यूज में लेके थोड़ी हम डिफरेंट टाइप की और टेक्सचरिंग करेंगे, ठीक है। यस, तो मैं यहाँ पे एक प्लेन भी ऐड कर लेता हूँ।
ओके, यस, नाइस, ठीक है। इस पे भी मैं टेक्सचर लगा देता हूँ, एक एक इस पे भी लगा है मेरा, इस पे भी लगा है। चलो, तो अभी मैं इस पे लगाता हूँ पहले क्यूब पे, और यहाँ ऐड पे जाता हूँ, ठीक है। एंड कुछ मैं टेक्सचर्स में जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं लेता हूँ चेक का टेक्सचर, ये लो। तो ये देखो, एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो कलर वाला है, वो जो येलो कलर का सॉकेट है, वो येलो कलर के साथ में ही आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। जो माउस का लेफ्ट क्लिक का उसे प्रेस करके रखना है और ज्वाइन करना है। देखो, जैसे ही मैंने किया, इस पे आ गया एक चेकर वाला टेक्सचर, है ना। तो अगर आपको इस टाइप का टेक्सचर बनाना हो तो आप कितनी भी बड़ी इसको सरफेस को कर सकते हो यार, ये कभी नहीं फटेंगे, ठीक है। ये बोलते हैं ना कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये जो प्रोसीजरल टेक्सचर बोलते हैं इनको, जो ब्लेंडर में दिए हुए हैं आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो इनको आप यूज में लेके और एक बेहतरीन टाइप का टेक्सचरिंग क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो ये कभी नहीं फटने वाले, आप कितनी भी बड़ी सरफेस पे लगा सकते हो। देखो, जैसे मैं एन पैनल ओपन करता हूँ, तो इसका जो डायमेंशन है वो अप्रोक्स 9.46 मीटर है ना। अप्रोक्स क्या, 9.46 मीटर है। तो अगर आप मैं इन तीनों को, अगर मैं 20 मीटर भी कर देता हूँ ना, तब भी ये देखो फटेगा नहीं, ये देखो, यस। तो यही एक इसकी खासियत है कि अगर आप इनको किसी भी सरफेस या किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाओगे तो उनकी क्वालिटी आपको बेहतरीन आने वाली है, चाहे आप उसका डायमेंशन कितना भी कर दो। ओके, बाकी आपको यहाँ से देखो, इसमें कलर का ऑप्शन मिलता है, कलर वन। तो कलर वन आप डाल सकते हो, कलर टू में जिस टाइप का आपको कलर चाहिए वो डाल सकते हो। आप इसकी स्केलिंग को भी कंट्रोल कर सकते हो, ये देखो कितने छोटे छोटे बॉक्स बन चुके हैं, है ना। स्केलिंग को भी आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ये लो, नाइस। तो गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेटेलिक बनाना है तो आप मेटेलिक तो आप यहाँ से बना सकते हो उसको, ठीक है। यस, जो बेस कलर वाला ऑप्शन है, ये देखो, कंट्रोल और माउस के राइट क्लिक से मैंने इसको डिलीट किया। ये जो ऑप्शन है ये आपके पास कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि ये रहेगा चेकर टेक्सचर के पास में। बाकी आप मेटेलिक, रफनेस, ये सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ओके, नाइस, ठीक है। चलिए, अभी मैं फिर से ऐड में जाता हूँ, टेक्सचर में जाता हूँ, और मैं एक ग्रेडियंट टेक्सचर भी यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ओके, अभी देखो मेरे पास दो टेक्सचर हो चुके हैं, ठीक है। तो इन दोनों टेक्सचर को मुझे जोड़ना है ना, क्योंकि इन दोनों का आउटपुट मुझे यहाँ देना है। तो ऐसे तो मैं दे नहीं पाऊँगा। ये देखो, अभी मैंने जो ग्रेडियंट टेक्सचर है उसका यहाँ पे आउटपुट दिया है, तो इसने मुझे ये जस्ट दो कलर दिखाए यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लेंडर में बाय डिफ़ॉल्ट दो कलर वही होते हैं यार, एक ब्लैक होता है और एक वाइट होता है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट का जो मिक्सर है वो ग्रेडियंट टेक्सचर आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो कुछ इस टाइप का है ना। तो अगर मैं इसके बीच में यहाँ पे क्यूब फेरिट, देखो मैंने क्यूब प्रेस किया और मेरा क्यूब फेरिट आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ कलर रैंप वगैरह का रखा होगा, देखता हूँ, ठीक है, नहीं है। तो ये देखो गाइस, आप अपने क्यूब फेवरेट मेन्यू में ऐड कर सकते हो। जैसे मैं ऐड पे गया, कन्वर्टर में जाता हूँ, एंड यहाँ पे कलर रैंप है ना, तो इसको क्यूब फेवरेट में मुझे ऐड करना है, तो इसमें माउस का राइट क्लिक करूँगा एंड ऐड टू क्यूब फेवरेट्स, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अभी मैं क्यूब प्रेस करूँगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है, आपका काम जल्दी हो जाएगा। और फिर मेरा कलर रैंप यहाँ पे आ चुका है, ये लो। अभी मैं यहाँ पे, ये देखो, ये जॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच में मैं लाके ऐसे यहाँ क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ये हो गया। ये देखो कलर रैंप है, इसमें आप अपने हिसाब से जो कलर हमने डिस्कस किया था पहले, अपने हिसाब से आप इसमें कलर ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो कंट्रोलर आपके पास मिलते हैं, और आप इन कंट्रोलर को और भी इंक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। इसको माइनस कर देता हूँ वापस, इसको डिलीट करना है, दो इनफ है एक बार, ठीक है। इसका कलर मैं कुछ कर देता हूँ रेड, ठीक है, एंड इसका कुछ ब्लू, ये लो। ये देखो, दो कलर का जो मिक्सअप मैंने किया है ग्रेडियंट टेक्सचर को यूज में लेके, ठीक है। आप इसका कितना भी बड़ा डायमेंशन कर दो, ओके, ये कभी नहीं फटने वाला है। ऐसा ही इसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है। देखो, इसको मैंने 20-20 मीटर कर दिया है, ठीक है। 20-20 मीटर में के डायमेंशंस में भी इसका टेक्सचरिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सेम है। ओके, नाइस। तो ग्रेडियंट टेक्सचर को यूज में लेके आप कुछ इस टाइप का टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोलर और आप ऐड कर सकते हो बीच में, ये लो, ये लो, ठीक है। फिर एक और ऐड कर लेता हूँ मैं कुछ, ये लो। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसमें कितने भी कलर दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं लीनियर का, ठीक है। फिर आप अगर क्वाड्रेटिक करोगे तो आपको इस टाइप का कुछ आउटपुट मिलेगा, ईजिंग का करोगे तो आपको इस टाइप का आउटपुट मिलेगा, ठीक है। डायगोनल में आपको इस टाइप का आउटपुट मिलेगा।
तो गाइज ये डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आपको मिलते हैं, ठीक है, यूजिंग ग्रेडियंट टेक्सचर। ओके, तो आप इनको यूज में लेके और डिफरेंट टाइप की टेक्सचर बना सकते हो। ये देखो स्फेयर के रूप में मिला आपको, स्फेरिकल है ना, ये देखो स्फेरिकल जैसा, यस, नाइस। ओके, ये देखो रेडियल जैसा मिला है आपको। ओके, तो चलिए जो लीनियर है उसको मैं कर देता हूँ, और ये मुझे बेहतरीन लग रहा है। तो आपको समझ में आएगा, कलर एम को आप यूज में लेके कोई भी कलर यूज में ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ से इसको डिसकनेक्ट करता हूँ और मैं इसको यहाँ कनेक्ट करता हूँ, ये लो, अभी देखो मेरे पास कैसा आउटपुट आया। यस, अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ ना, तो मैं एम प्रेस करूँगा, एम से म्यूट हो जाएगा, इसका आउटपुट नहीं जाएगा। फिर से एम प्रेस करूँगा, वापस ये देखो, इसके विदाउट इसको कनेक्ट किए इससे ओनली ये आउटपुट आ रहा है, क्योंकि इसमें दो कलर है, दोनों कलर का यहाँ पर आ रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको अनम्यूट करूँगा तो देखो इससे कुछ इस टाइप का शानदार यहाँ पे टेक्सचरिंग आ रही है। तो गाइस अगर ये आपके पास म्यूट अनम्यूट नहीं आ रहा ना, तो आपको नोड रेंगुलर एडॉन्स है वो एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, और एडॉन्स के सेक्स में यहाँ पे सर्च करना है नोड रेंगुलर। ओके, नोड रेंगुलर, और इसको यहाँ पे आपको इनेबल कर देना है। ओके, एंड फिर आपको ऑटो सेव होगा, ठीक है, नहीं तो सेव प्रेफरेंसेस कर देना। ओके, तो अभी क्या होने वाला है कि आप यहाँ पे म्यूट एम प्रेस करोगे तो म्यूट हो जाएगा, अनम्यूट हो जाएगा, ठीक है। कई ऑप्शन आ गए हैं अभी आपके पास में, ठीक है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करके कंट्रोल के साथ में टी प्रेस करोगे ना, तो आपके पास मैपिंग नोड आ जाएगा। इसको बोलते हैं टेक्सचर कोऑर्डिनेट एंड मैपिंग नोड, ठीक है। तो इससे भी आप कई चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो इसकी लोकेशन एक्स एक्सिस में कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, वाई एक्सिस में कर सकते हो, ठीक है, जेड एक्सिस में कर सकते हो, यस, नाइस। इसका रोटेशन कर सकते हो आप, एक्स एक्सिस में रोटेट करना है इस टेक्सचर को, ठीक है, वाई एक्सिस में करना है। तो देखो और आपको कंट्रोल, एडवांस कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, ठीक है। आप स्केलिंग कर सकते हो, देखो एक्स एक्सिस में इसका स्केलिंग हो रहा है ना, ये वाई एक्सिस में इसका स्केलिंग हो रहा है, ये जेड एक्सिस में इसका स्केलिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इस नोड रेंगुलर वाले एड ऑन से, यस, ओके। एंड यहाँ पे देखो लोकेशन रोटेशन स्केल आप कर सकते हो। बाकी टेक्स्ट कोऑर्डिनेट में आपको क्या करना है, ठीक है, जनरेटेड करना है या फिर नॉर्मल करना है, नॉर्मल से आउटपुट चाहिए, यूवी से चाहिए, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट है कोई उससे चाहिए। तो ये आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे। ओके, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक्सप्रेस किया। एंड ऐसे आप जो नोड रेंगुलर को एडॉन्स को ऑन करके आप जो टेक्सचर मैपिंग वाला है कंट्रोल टी, ठीक है, और वो ला सकते हो टेक्सचर कोऑर्डिनेट मैपिंग नोड, और यहाँ से आप इनकी लोकेशन वगैरह, रोटेशन, स्केलिंग सब कुछ चेंज कर सकते हो। ओके गाइज, और यहाँ से देखो, यहाँ से आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो, मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। ओके, तो इसमें 3 डॉट है, यहाँ पे 4 डॉट है, तो चारों डॉट आपको दिख जाएंगे, 1 2 3 4, दो आउटपुट के हैं, दो आउटपुट के आपको दिख रहे हैं कलर एंड फैक्टर वाले। तो आई होप गाइज ये आपको समझ में आया होंगे दोनों, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरे पास दो टेक्सचर हो चुके हैं, तो इन दोनों का आउटपुट मुझे इसमें देना है, ठीक है। इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, इन दोनों का आउटपुट मुझे इसमें देना है, तो वो मैं कैसे दे सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक फिर से कुछ इनको ऐड करने के लिए मिक्स नोड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मिक्स, ठीक है। ये क्या करने वाला है, इसमें आप दो का आउटपुट दे सकते हो, ठीक है। ये मिक्स नोड है, इसका ए में दे दिया मैंने, इसका बी में दे दिया, और इसका रिजल्ट यहाँ दे दिया, ये लो। इन दोनों का ये देखो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट जैसा भी मिल रहा है, यस, और यहाँ पे आपको जो चेकर टेक्सचर है वो भी मिल रहा है, यस। तो दोनों का आउटपुट अगर आपको चाहिए तो आपको दोनों जो अपने टेक्सचर कोऑर्डिनेट है, टेक्सचर नोड है, दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। उनको आप मिक्स नोड से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, राइट। अगर आप इसको डिसेबल करोगे, म्यूट करोगे एम, तो ये देखो यहाँ से जो ग्रेडियंट टेक्सचर का जो है इफेक्ट है वो यहाँ से गायब हो चुका है। और जैसे आप इस पे इसको म्यूट करोगे, इसका भी हो चुका है, ठीक है। इस पर जो पहले हमने कलर किया था बस वही है। इसको आप इनेबल करोगे तो इस टाइप का इसका इफेक्ट है, इसका इस टाइप का, दोनों का मिक्सअप में ये आएगा। और आप फैक्ट्री वैल्यू को डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हो। ये क्या करेगा, ये जस्ट सिंपली आपका जो चेकर टेक्सचर है एंड ग्रेडियंट टेक्सचर इसके बीच में की ये वैल्यू है, ठीक है। किसको आप ज़्यादा रखते हो या दोनों का बराबर, तो 0.5 इज इनफ, ठीक है। इसमें दोनों का इफेक्ट एकदम इक्वल आएगा। ओके, बाकी यहाँ से तो आप कर ही सकते हो, ये तो आपके पास ऑप्शन है ही यार, ठीक है। कलर एम का एक एडवांस ऑप्शन है, इसको आप म्यूट करोगे ना तो इस टाइप का आपको रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का इफेक्ट ही आपका गायब हो चुका है, ठीक है। चलिए गाइज, ये तो बात हो गई। अगर किसी दो टेक्सचर को जोड़ना है तो आप मिक्स नोड से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दो दो शेडर जोड़ने हैं तो आपको क्या करना है, जैसे मैं एक शेडर और लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। शेडर में जाता हूँ एंड
ट्रांसपेरेंट BSTF, ठीक है। ये एक शेडर है। अब इसको भी मुझे यहाँ कनेक्ट करना है, ठीक है। यस, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको यहाँ कनेक्ट होगा नहीं, ये दो शेडर हो गए, इन दोनों शेडर का आउटपुट यहाँ देना है। तो उसके लिए मुझे एक शेडर मिलता है मिक्स शेडर, ठीक है, मिक्स शेडर। इस मिक्स शेडर को लाना पड़ेगा यहाँ पे, प्रिंसिपल BSTF आ गया है, मिक्स शेडर लेके आना है मुझे। यस, ये मिक्स शेडर क्या करेगा, ये दो शेडर को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे मैं लाता हूँ, ये कनेक्ट हो गया, और इस BSTF को भी मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ, ये लो। तो अभी ये ट्रांसपेरेंट भी बन चुका है यहाँ पे, देखो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट भी बन चुका है, ये लो, फुल्ली ट्रांसपेरेंट है अभी। और ये लो, अभी दोनों का इक्वल इफेक्ट है 0.5, ओके। एंड ट्रांसपेरेंट कलर कौन सा देना है आपको, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइज, आपने क्या सीखा कि दो अगर शेडर को जोड़ना है तो मिक्स शेडर से आप जोड़ सकते हो, ठीक है। एंड दो टेक्सचर को जोड़ना है, टेक्सचर जो नोड है उनको जोड़ना है, तो मिक्स नोड से आप जोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी नोड रेंगुलर एडवांस आपको कैसे एक्टिवेट करना है वो मैंने बताया, ठीक है। उससे आप और भी एडवांस ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज, आप इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। इनिशियल में आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार थोड़ा सा हार्ड है, बट ऐसा कुछ नहीं है यार, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा कुछ नहीं है, एक दो बार आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ऐसे आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये समझ में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा कि कलर रैंप में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, कैसे इनको कंट्रोलर्स को ऐड करना है, कैसे डिलीट करना है ना, कैसे यहाँ पे कलर चूज करना है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, है ना। ग्रेडियंट टेक्सचर को, इन सभी टेक्सचर्स को आपको देखना पड़ेगा। इनको प्रोसीजरल टेक्सचरिंग बोलते हैं, ठीक है, जो ब्लेंडर हमें यहाँ पे देता है, ठीक है। तो गाइज, आई होप आपको समझ में आया। अभी एक चीज़ और बताता हूँ, जो प्लेन है इस पर हम एक टाइलिंग टेक्सचरिंग बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करना है, मुझे शिफ्ट प्रेस किया मैंने, ठीक है। और मैं यहाँ पे वही सेम अपना टेक्सचर में जाके, एंड यहाँ पे मैं जो ब्रिक टेक्सचर है इसको लेके आ जाता हूँ, ठीक है। ये मैं लेके आ गया, ओके। एंड कलर को बेस कलर, ये लो, ये देखो एक टाइलिंग जैसा लुक बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको कई ऑप्शन मिलते हैं कि आप फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है, स्क्वायर्स को करना है, ठीक है। कलर कौन कौन से चूज़ करने हैं आपको, ठीक है। यस, तो आप कलर भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। स्केलिंग कितनी करनी है उनकी, ठीक है, आप स्केलिंग कंट्रोल कर सकते हो। फिर जो जो मोटरा साइज़ है, जो इनके बीच में जो बॉर्डर बना हुआ है, ये इसकी साइज़ क्या रखनी है, ठीक है। ये देखो बिल्कुल गायब हो गया, ये कितना रखना है, ओके। तो 0.020 जी ना, ओके। एंड फिर यहाँ पे है जो मोटा स्मूथ कितना करना है, ठीक है, ओके। ब्रिक की विड्थ कितनी करनी है आपको, यस। एंड फिर रॉक की हाइट कितनी करनी है, ठीक है। तो ये सब सारे ऑप्शन आपको और ज़्यादा मिल जाते हैं ब्रिक टेक्सचर में, ठीक है। तो आप इसको यूज़ में लेके भी आप एक टाइलिंग इफेक्ट अच्छा सा बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ब्रिक टेक्सचर को यूज़ में लेके अच्छी खासी टेक्सचरिंग आप कर सकते हो, ओके गाइज। एंड प्रिंसिपल BSTF को यूज़ में लेके भी आप कई ऑप्शन रहते हैं आपके पास में, तो ये हम आगे और डिस्कस करेंगे जब जब इनकी रिक्वायरमेंट आती जाएगी, ओके। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल BSTF के बारे में, ओके। जो एक शेडर एडिटर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम चल लेते हैं अपना सेटिंग वाले ऑप्शन पे, ओके। और मैं आ चुका हूँ सेटिंग वाले ऑप्शन पे, और अभी देखो मैंने क्लिक कर रखा है मटेरियल प्रीव्यू पे, ठीक है। तो आप भी इस पर क्लिक कर लेना अभी, क्योंकि अभी हम मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें मटेरियल प्रीव्यू पे क्लिक कर लेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो चलिए, अभी ये जो हमारे पास ये जो क्यूब मुझे दिखाई दे रहा है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ना, कि यहाँ पे एक HDRI लाइट है, उसकी वजह से ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। HDRI क्या होता है, 360 डिग्री एक इमेज होती है, ठीक है। जिसमें क्या है कि जिसमें सन ऑलरेडी प्रेजेंट है, बाकी और भी सारे ऑब्जेक्ट उसमें हो सकते हैं, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे कौन सी HDRI यूज़ हो रही है, उसको जो ब्लर का इफेक्ट है वो मैं कम करता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, इसमें सनलाइट तो है ही है, ठीक है। बाकी देखो पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे रोड है ना। बट आप एक चीज़ नोटिस करना कि जो ऑब्जेक्ट है वो कभी भी HDRI के साथ में प्रॉपर एकदम इंटरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये HDRI के साथ एक प्रॉब्लम है, आप बोल सकते हो, ठीक है। आप इसको, आप चाहते हो कि आप इसको कहीं पे भी मतलब लेके जाओ, इसको शिफ्ट करो, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी HDRI के साथ में इंटरेक्ट नहीं करेगा, ये हमेशा हवा में ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसका काम है जो लाइटिंग, आप ट्राई करोगे कि इसको कहीं ना सेट करने की, तो ये बिल्कुल भी सेट नहीं होगा, ओके। तो अभी ये जो लाइट मिल रही है क्यूब हमें दिखाई दे रही है, ये ओनली HDRI लाइट की वजह से ही दिखाई दे रही है, ओके। तो यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन आते हैं कि व्यू पोर्ट शेडिंग में लाइटिंग, है ना, सीन की लाइटिंग देखनी है या नहीं देखनी, सीन जो वर्ल्ड में, ये इसको वर्ल्ड ही बोलते हैं ना, वर्ल्ड का जो सीन आपने बनाया है वो देखना है या HDRI वाला। तो अभी HDRI वाला देखना है, हमने तो कुछ बनाया नहीं। देखो मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे
सीन लाइट मेरी कुछ है नहीं, इसलिए लाइट का कुछ इफेक्ट दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक है। सीन वर्ल्ड में मैंने कुछ बनाया नहीं, तो देखो बिल्कुल लाइट नहीं है यहाँ पे, है ना। तो मैं एच को यूज़ करूँगा अभी, और एच का मैंने आपको बताया, यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसकी स्ट्रेंथ को भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, ओपेसिटी भी वर्ल्ड में दिखाना कि नहीं वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ओके। ब्लर की वैल्यू मैं वापस 0.5 कर देता हूँ, ओके। एंड आप जैसे ही इसको क्लिक करके न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास देखो एक ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल BSTF। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो बेसिक कलरिंग का मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब मटेरियल प्रीव्यू में आप जाओगे तब आपके पास ये जो ऑप्शन आते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, ये वाले ऑप्शन ही इसमें आते हैं प्रिंसिपल BSTF में, ठीक है। आप देख सकते हो प्रिंसिपल BSTF यहाँ से सेलेक्टेड है। बेस कलर, मेटेलिक, रफनेस, है ना, मेटेलिक, रफनेस, IOR, अल्फा, यस। फिर नॉर्मल, फिर डिफ्यूज, सब सरफेस, स्पेकुलर, ट्रांसमिशन, ओके, कोड, शीन, एमिशन, ओके। तो ये सारे ऑप्शन थिन फिल्म, ये देखो ये सारे ऑप्शन किसके हैं, प्रिंसिपल BSTF की, क्योंकि यहाँ से हमने प्रिंसिपल BSTF को सेलेक्ट कर रखा है, ओके, यस। तो अगर आपको नॉर्मल कलर करने हैं तब तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल कलर आपको करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी कलरिंग आपको करना है तो नॉर्मल कलर अपना यहाँ से हो जाता है, ठीक है। फिर उसको मेटेलिक बनाना है या नहीं बनाना, ठीक है, यस। उसकी रफनेस कम ज़्यादा आप कर सकते हो, है ना। बट अगर हमें, जब हम हाईली मटेरियल करते हैं, मतलब हाईली टेक्सचरिंग करते हैं, अच्छे से टेक्सचरिंग करते हैं, तो हमें फिर प्रिंसिपल BSTF की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हमें शेडेड एडिटर विंडो में आना पड़ता है, ओके, यस। तो इसमें देखो आपके पास कितने ऑप्शन आ जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक तो आपके पास मेटल आउटपुट का विंडो मिलता है, एक प्रिंसिपल BSTF। तो मेटल आउटपुट क्या है कि इसको तो आपको कनेक्ट करना ही करना है। अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूं, देखो मैंने कंट्रोल और माउस का जो राइट क्लिक है वो कर रखा है अभी, और माउस का राइट क्लिक मैंने प्रेस कर रखा है, और आप इसको कट कर सकते हो इनका कनेक्शन। ये देखो कट हो गया। तो अभी मेटल आउटपुट ने क्या दिखाया यहाँ पे, कुछ भी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, यस, कुछ भी शो नहीं हो रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि आउटपुट में मैंने कुछ दिया ही नहीं है। आप चाहे यहाँ पे कुछ भी चेंज कर लो, बट वो आउटपुट में कुछ भी दिखाई नहीं देगा जब तक आप इसको कनेक्ट नहीं करोगे, यस। तो ये सरफेस है तो मैंने इसलिए इसको कनेक्ट कर रखा है। बाकी देखो आपको यहाँ पे कई ऑप्शन मिलते हैं, बेस कलर के जो कनेक्शन है वो मिलते हैं यहाँ पे, यस। तो यहाँ पे भी आप ऐड में जाके इनपुट आउटपुट के कुछ मिलते हैं आपको ऑप्शन, ठीक है, आउटपुट के कलर के कुछ ऑप्शन मिलते हैं आपको, यस। फिर कन्वर्टर मिलते हैं आपको कुछ, यस, का आपको कलर चेंज करना है, ओके, किस टाइप का आपको कलर करना है। फिर शेडर में मिलते हैं, ये जो शेडर एडिटर है ना, ये इसको शेडर ही बोलते हैं। तो शेडर कौन सा सही है, अभी हमने प्रिंसिपल BSTF का रखा है, आप मिक्स शेडर कर सकते हो, ग्लास BSTF कर सकते हो, जो ग्लास जैसा लुक देगा आपको, है ना। मेटेलिक BSTF कर सकते हो, ओके। ट्रांसपेरेंट बनाना है तो ट्रांसपेरेंट BSTF भी है, ओके। इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ओके। जब जब इनका रिक्वायरमेंट आता जाएगा हम डिस्कस करते जाएंगे। फिर टेक्सचरिंग में देखो आपको किस टाइप का टेक्सचर देना है, ओके, ब्रिक टेक्सचर देना है, चेक का टेक्सचर देना है, ओके। फिर वेक्टर में आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस को हम यूज में लेके यहाँ पे बेहतरीन टेक्सचरिंग और मटेरियलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी ऑप्शंस को यूज में लेके हम एक बेहतरीन टेक्सचरिंग कर सकते हैं, ओके। देखिए लाइक मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया, यहाँ पे भी वही ऑप्शन यूज़ होने वाले हैं। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो एक्स प्रेस करो, डिलीट हो जाएगा, है ना। कंट्रोल जेड से वापस वो जो माउस का व्हील बटन है उससे आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। और फिर जो शिफ्ट एंड ऑल्ट है, फिर माउस का लेफ्ट क्लिक है, उससे आप इसको इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हो, है ना। लाइक जो हम यहाँ करते हैं वही सारे शॉर्टकट यहाँ पे भी यूज होते हैं, ठीक है। फिर मैं शिफ्ट है मैंने प्रेस किया, और मैं यहाँ पे जाता हूँ कन्वर्टर में और कलर रैंप ले लेता हूँ, ठीक है। ये ले लिया मैंने। अभी देखो, अभी इसका कलर कैसा है, ग्रीन। मैंने एक बात आपको ध्यान में रखनी, जो कलर वाला सॉकेट रहेगा ना किसी में भी, किसी भी आपके जो इस टाइप का जो विंडो आएगा, तो उसको कलर वाले से ही कनेक्ट करना है, ठीक है। माउस का लेफ्ट क्लिक से प्रेस करके और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो, हो गया। अभी देखो इसमें कलर तो वो गायब हो गया क्योंकि मैंने इसका आउटपुट दे दिया इसमें, ठीक है। और अभी यहाँ मुझे दो कंट्रोलर मिले हैं और इन दोनों के कलर अलग अलग है। इसका कलर यहाँ ब्लैक है, ठीक है, तो इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू, और इसका जो कलर है इसका मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। तो अभी देखो इन दोनों का जो मिक्सअप कलर है वो मुझे यहाँ दिखाई दिया है। ये लो, आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो, यस। यहाँ से आपको फिर से कोई कंट्रोलर ऐड करना है तो आप यहाँ से कंट्रोलर ऐड कर सकते हो, बहुत सारे आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप उनमें कलर्स दे सकते हो, नाइस। और फिर आप उनको कंट्रोल करवा सकते हो, यस। तो इन सभी को, ये जो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, इनको यूज में लेके हम एक अच्छी खासी टेक्सचरिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ओके।
तो अगर हमें अच्छी के टेक्सचरिंग करनी है अच्छी क्वालिटी की, तो हम फिर इन ऑप्शंस का यूज में लेके हम अच्छी टेक्सचरिंग करते हैं, ठीक है। लाइक दैट, लाइक आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन और आएगा कि जैसे टेक्सचर में जाके आप जाओगे चेक कर टेक्सचर, यहाँ पे लिख के आ गई, ठीक है। अभी इसको मैं यहाँ से कंट्रोल और माउस के राइट क्लिक से इसको यहाँ पे रिमूव करता हूँ और इसका कलर यहाँ पे देता हूँ। अभी देखो मेरे क्यूब में कैसा कलर आ गया। मैंने चेकर टेक्सचर लगा दिया इसमें, तो इसमें दो कलर हैं यहाँ पे, है ना, दो ऑप्शन है, तो वही मेरे क्यूब पे लग गए यहाँ पे। यस, अभी मैं इनका कलर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। इसका रेड, दूसरा कलर ग्रीन, तो येलो, या ब्लू करना है, येलो ब्लू। यस, तो ये देखो चेकर टेक्सचर को यूज में लेके आप अच्छी इनकी स्केलिंग यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। यस, नाइस। तो देखो गाइस, ये सारे ऑप्शंस को, इन सभी ऑप्शंस को हम यूज में लेके एक अच्छा खासा यहाँ पे टेक्सचर बना सकते हैं। यस, तो इसलिए हमें फिर प्रिंसिपल बेस टेप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नहीं तो अदरवाइज अगर हमें बेसिक कलर देना होता तो हम फिर यहीं से दे सकते हैं, बेसिक कलरिंग तो हम यहीं से भी कर सकते हैं। ओके, तो गाइस आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये डिलीट करना है तो देखो ये मटेरियल यहाँ पे लगा हुआ है, इसको आप जैसे ही माइनस पे क्लिक करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा, स्लॉट है जो मटेरियल का वो रिमूव हो जाएगा। ये लो, रिमूव। वापस ऐड करना तो आप यहाँ से प्लस से इसको ऐड कर सकते हो, फिर प्लस पे करके न्यू पे क्लिक करोगे वो ऐड हो जाएगा वापस, ठीक है। आप यहाँ से उसका नाम चेंज कर सकते हो। यस, फिर यहाँ पे जो जो आप कलर देते जाओगे वो यहाँ पे बनते जाएंगे। ओके, चलिए गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करना। ओके, चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे ग्लास शेडर, एमिशन शेडर और ट्रांसपेरेंट शेडर के बारे में। ओके, हम जो भी कोई भी मटेरियल है उसको कैसे ग्लास बनाना है ना, कैसे उसमें एमिशिंग लाइट डालनी है, कैसे उसको ट्रांसपेरेंट बनाना है, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे 3 शेडर के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये जो मेरा क्यूब है इसको मैं थोड़ा सा एडिट मोड में जाके स्केल कर लेता हूँ। ओके, एंड मैं यहाँ पे एक मंकी भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये लो, ये मेरा क्यूब के अंदर मंकी भी ऐड हो चुका है। ओके, नाइस, क्यूब है, मंकी है। ओके, यस, ओके, नाइस। चलिए अभी चलते हैं हम शेडिंग वाले टेप में, और यहाँ पे जाके और जो मेरा लाइट एंड कैमरा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस क्यूब को मैंने सेलेक्ट किया और मैं इस पे मटेरियल अभी लगाने वाला हूँ। प्रिंसिपल बेस टेप को करता हूँ मैं डिलीट, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मुझे अभी इसको ग्लॉसी बनाना है, ठीक है, इसका ग्लास जैसा लुक देना है, तो मेरे पास ये शेडर है जिसका नाम है ग्लास PSTF, ठीक है। फिर मुझे इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो ट्रांसपेरेंट के लिए भी मेरे को एक शेडर दिया हुआ है, ट्रांसपेरेंट BSTF, ठीक है। जो ट्रांसपेरेंट BSTF है ये भी ट्रांसपेरेंट बनाने का ही काम करता है, लेकिन ये इतना ट्रांसपेरेंट नहीं कर पाता, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाला BSTF है वो अच्छे से ट्रांसपेरेंट करने का काम करेगा। तो अब इन दोनों जो मेरे नोड है इनको मुझे कनेक्ट करना है, तो मैंने इनके लिए आपको बताया था शिफ्ट है आपको प्रेस करना है, एंड आपको मिक्स शेडर यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। ये लो, मिक्स शेडर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। ओके, नाइस। और ये लो, इन दोनों को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, एंड ये जो शेडर है उसका आउटपुट यहाँ दे देता हूँ। ये लो, ये मेरा क्या बन चुका है, अभी ट्रांसपेरेंट भी बन चुका है, ग्लास जैसा भी बन चुका है ना। लेकिन इसमें थोड़ी नॉइज जैसी लग रही है मुझे, या आपको आपको तो अभी पता नहीं होगा, लेकिन इसमें देखो अभी यार ये ट्रांसपेरेंट तो बन गया, क्योंकि ट्रांसपेरेंट बन गया इसलिए मेरे को मंकी दिखाई दे दिया। इसके अंदर एक मंकी भी है, देखो, है ना। तो मंकी मुझे इसलिए दिखाई दिया है क्योंकि वो, ये मेरा जो मटेरियल है क्यूब है वो ट्रांसपेरेंट बन चुका है, ठीक है, नाइस। देखो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ यार, मैं कहता हूँ कि जिन बंदों को मैं सिखाऊं ना उनको यार कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनको सब समझ में आना चाहिए, उनको ये लगना चाहिए कि हाँ यार सर ने एकदम बिल्कुल अच्छे से समझाया, एकदम बेसिक से, और वही मैं कवर करना चाहता हूँ, ताकि जो जैसी प्रॉब्लम मुझे आई है वो आप लोगों को ना आए, है ना। आप लोग उसको अच्छे से कोरिलेट कर पाओ, अच्छे से सीख पाओ, अच्छे से समझ पाओ। तो इसलिए मैं ऐसे ही एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, ऐसे ही क्यूब मंकी कुछ लेता हूँ जो आप अच्छे से उनको समझ सकते हो। अभी मैं यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ बना दूंगा फिर आपको समझाऊंगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि यू आर नाउ बिगिनर, है ना। तो ये कोर्स उसी के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, ताकि आप बिगिनिंग में एटलीस्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर हम एडवांस लेवल तक जाएंगे आगे तक, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर बिगिनिंग में मैं एडवांस वाली चीज़ें बताऊंगा तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी आपको समझने में। ओके, तो भाई मेरा ट्रांसपेरेंट तो बन चुका है, लेकिन अभी इसमें जो नॉइज है ग्लास वाला वो देखो कुछ ज़्यादा ही नॉइज दिख रहा है मुझे इसमें, है ना। तो इसके लिए ब्लेंडर 4.3 में सेटिंग है एक, ये ब्लेंडर 4.2 से सेटिंग स्टार्ट हो गई थी, है ना। ब्लेंडर 4.2 से जो पहले वर्जन थे वहाँ पे हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती थी, जैसे अल्फ़ा ब्लेंड करना पड़ता था ट्रांसपेरेंट के लिए, है ना। अभी तो हमें जो प्रिंसिपल BSTM है उसमें अल्फ़ा मिल जाता है ना। जैसे जैसे ब्लेंडर के नए वर्जन आ रहे हैं
तो उनमें हमें मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो चेंज की जा चुकी है और वो काफ़ी अच्छा है। ओके, तो देखिए अभी मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, मुझे जाना है मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। एंड यहाँ जाके जो सेटिंग वाली टैब है आपके पास, ठीक है, सेटिंग वाली टैब पे आपको क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रेंडर्ड मेथड। तो ये जो डिटेक्ट है यहाँ पे, इसको आपको ब्लेंडेड करना है। देखना जैसे मैं ब्लेंडेड करूँगा इस पे इफेक्ट देखना आप, वाओ, देखो नॉइज़ कहाँ गायब हो चुकी है ना, नॉइज़, और मंकी मुझे एकदम इजीली दिखने लग गया है मुझे। ये देखो अगर मैं फ्रंट व्यू से देखता हूँ तो मुझे मंकी इसमें दिख रहा है, लेकिन अगर मैं डिटेक्ट करता हूँ तो थोड़ा सा मुझे मंकी पे नॉइज़ नज़र आ रही है। यस, और जैसे ही मैं ब्लेंडेड करता हूँ तो ये देखो नॉइज़ गायब। यस, तो अभी आई थिंक आपको यार अच्छे से समझ में आ गया कि ये जो रेंडर्ड मेथड है वो आप ब्लेंडेड करोगे तो आपका जो ग्लोसी लुक है वो भी अच्छे से आ जाएगा। यस, ट्रांसपेरेंसी आपकी ओवरलैप करनी है आपको, ठीक है। ये देखो अभी इस टाइप से ये दिख रहा है, लेकिन आप जैसे ही ट्रांसपेरेंसी ओवरले करोगे तो ये देखो आपको अंदर वाले जो हैं, जो फेसेज है, जो वर्टिसेज है, जो एजेज है, वो सब आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सेटिंग आपको ध्यान में रखनी है। नाइस, तो ये देखो इसको मैंने ग्लोसी लुक दे दिया है यहाँ पे और इसको ट्रांसपेरेंट भी बना दिया है। यस, अभी डालना है इसमें एमिशन। तो एमिशन देखो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, एमिशन क्या करेगा वो, एमिट, एमिट इन द सेंस कि वहाँ उसमें कुछ लाइट होगी जो एमिट होगी। यस, तो जो जैसे ये मंकी है इसमें मैं एमिशन शेडर लगाता हूँ, तो मैं मंकी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्रिंसिपल BSDF में भी मुझे एक एमिशन का ऑप्शन मिलता है, मैंने बताया एमिशन का यहाँ मिलता है। और जो ट्रांसमिशन मिलता है ना, ये ट्रांसपेरेंट करने का काम करता है। ये देखो जैसे हमने ट्रांसमिशन की वैल्यू बढ़ाई मंकी को सेलेक्ट करके, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट बना है। यस, आपको लग नहीं रहा होगा लेकिन थोड़ा ट्रांसपेरेंट बना है, ठीक है। ये डिटेक्ट से आप ब्लेंडेड करोगे ना तो ये देखो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट तो बना है ये, है ना। तो आप ट्रांसपेरेंसी इससे भी डाल सकते हो, ठीक है। और अलग से आपको ट्रांसपेरेंट वाला नोड भी दे रखा है ब्लेंडर ने। यस, नाइस। और अभी मैं इसको कर देता हूँ वापस से, वेट इसका 0 कर देता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं करना। और इसको आप डिटेक्ट कर सकते हो वापस चाहो तो, नहीं आप इसको ब्लेंडेड भी रख सकते हो, ठीक है। और अल्फ़ा भी दे रखा है यहाँ से, अल्फ़ा का मतलब भी वही है ट्रांसपेरेंसी। तो यार काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहे हैं अभी ब्लेंडर में, है ना। थैंक यू सो मच टू ब्लेंडर डेवलपर्स। ओके, ठीक है। और ये मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी इनकी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो एक एमिशन का दिया हुआ है, जैसे आप इस एमिशन को ओपन करोगे इसमें कलर दिया हुआ है कौन सा, तो ये देखो एमिट कर रहा है अभी, है ना। और मुझे इसमें अगर रेड, ये येलो कलर एमिट करवाना है, रेड करवाना है ना, ब्लू करवाना है, कोई भी कलर करवाना है वो मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। ये लो, और मैं इसको थोड़ा सा मेटेलिक बना देता हूँ, तो ये लो, ठीक है। नाइस, मेटेलिक की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैं मंकी को थोड़ा सा मेटेलिक बना देता हूँ, तो थोड़ी सी मेटेलिक की वैल्यू में बढ़ा देता हूँ, ठीक है। रफनेस बिल्कुल जो कर रखी है मैंने, ये लो इतना सेट कर लेते हैं, अल्फ़ा फुल कर देते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने एमिशन की स्ट्रेंथ भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, कितनी स्ट्रेंथ आपको रखनी है उतना ही ज़्यादा वो वहाँ पे एमिट होने वाला है, ये देखो, ठीक है। नाइस, तो गाइज आई होप आपको अच्छे से समझ में आया कि आज हमने क्या क्या सीखा इसमें। यस, आज हमने इसमें जस्ट ग्लास BSDF को यूज में लेके एंड ट्रांसपेरेंट को यूज में लेके मिक्स शेडर यहाँ पे कनेक्ट किया, और यहाँ पे हमने जस्ट इसको एक ग्लॉसी लुक एंड ट्रांसपेरेंट का लुक दिया, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे एक नोड और आता है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फंडा नोड आप यहाँ पे सर्च करोगे ना इनपुट में आपको, ठीक है, इनपुट में वैसे बता देता हूँ आपको। यस, जैसे ऐड में जाओगे, इनपुट में जाओगे तो यहाँ पे एक फंडा नोड मिलता है आपको, ठीक है। इसको आप लेके आ जाओगे और इसको, इसका जो फैक्टर है वो इसके फैक्टर से कनेक्ट कर दोगे, तो आप इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है ग्लास BSDF है इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपने कनेक्ट किया, ये देखो IOR वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखना, अब जैसे ही मैं IOR की वैल्यू कम ज़्यादा करूँगा, ये देखो, यस। तो मैं इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, ग्लास है, ग्लोसी है, ग्लास BSDF है, इन दोनों का मुझे एक फैक्टर मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इन ग्लास BSDF एंड ट्रांसपेरेंसी का एक फैक्टर मुझे मिल चुका है यहाँ पे। एंड इस फैक्टर से मैं यहाँ पे जो IOR वैल्यू है इसको इंक्रीज और डिक्रीज करके मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अच्छे से सेट कर सकता हूँ। यस, नाइस। ये देखो ग्लास BSDF भी एकदम ग्लॉसी लुक भी लग रहा है यहाँ पे, और ट्रांसपेरेंट भी बन चुका है। यस, जैसे मैं आपको एक यहाँ पे सर्किल ऐड करते हैं हम, ठीक है। और इसको स्केल कर लेता हूँ थोड़ा, इसको एक्सट्रूड करता हूँ जेड एक्सिस में, थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं इसको, ठीक है।
और इसको शेड स्मूथ कर देते हैं। ठीक है, बन चुका है। और यहाँ से आप बोलोगे सर नीचे से, तो देखो इसको फिल करना है ना मुझे, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, F प्रेस करना है। जैसे आप F प्रेस करोगे फिल हो जाएगा, या फिर आप F3 प्रेस करोगे, यहाँ पे ग्रिड फील लिखोगे ना, ग्रिड फील, ये आ गया देखो, तो ये ग्रिड जैसा फील हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो अच्छे से फील हो चुका है। ठीक है, तो आप ऐसे इनको फील कर सकते हो, ये मेरा फील हो चुका है यहाँ पे। और ये जो मेरी एजेज है, इनको मुझे थोड़ा सा बेवल करना था, कंट्रोल B से आप इनको थोड़ा सा ऐसे बेवल कर सकते हो। ठीक है, ये लो, अच्छा लुक बन चुका है। अभी मैं इसको देखो एक ग्लास से एक कप बनाता हूँ, ग्लास जैसा। ठीक है, मैंने न्यू पे क्लिक किया, ये मेरे पास आ चुका है। मैं प्रिंसिपल BSTF को यहाँ से डिलीट कर दूंगा, और मैं यहाँ पे Shift A एंड मैं यहाँ पे सर्च करूँगा ग्लास BSTF। यस, एक ग्लास BSTF लेके आ गया मैं। ओके, एंड एक मैं लेके आऊँगा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाला। ओके, एंड एक फिर मुझे, आपको पता ही है, मिक्स शेडर तो लाना ही पड़ेगा, आपको पता है मिक्स शेडर बिना तो काम होगा ही नहीं। यस, नाइस। तो इन दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, और जब तक आप आउटपुट में कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आउटपुट आएगा नहीं। ये लो, ठीक है। वो इस सेटिंग में जाके थोड़ा सा डिटेल्ड को आप ब्लेंडेड कर दो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ओवरलैप करना है तो कर दो, तो उसमें भी दिख जाएगा आपको। ये देखो, इसमें थोड़ा सा थिकनेस कम है, तो इसमें मैं एक सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, सॉलिडिफाई, सॉलिडिफाई मॉडिफायर, ये लो। जैसे ही इसमें थोड़ी सी ग्लास में थिकनेस आई, वाह यार क्या लुक मिला, थोड़ी सी थिकनेस और बढ़ा दो आप। ये देखो कितना शानदार अपना एक ग्लास बन चुका है यहाँ पे। यस, नाइस। और ये देखो कितना नाइस लुक आया यार ग्लास का, जैसे ही हमने थोड़ा सा सॉलिडिफाई मॉडिफायर, हमने थोड़ी सी थिकनेस बढ़ाई इसकी, ये कितना अच्छा लुक आ चुका है। तो देखो ऐसे आप ग्लास बना सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी में जाके अगर आपको ब्लेंडेड नहीं करना है तो आप ऐसे डिटर्ट रहने दो, तो इस टाइप का बन जाएगा आपका, है ना। लेकिन ब्लेंडेड में यार काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, ग्लास जैसा लुक आ रहा है इसमें। आपको जो ट्रांसपेरेंसी है ओवरलैप करनी है तो कर लो, नहीं तो रहने दो, फिर भी अच्छा लग रहा है। यस, नाइस। ये लो, इसको थोड़ा ब्लर इफेक्ट कम कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से दिखिएगा। ये लो, ये लो, देखो कितना नाइस लुक बना है यार। ठीक है, मैंने आज भी क्या किया, मैं जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा दी, लेकिन वर्ल्ड ओपेसिटी से इसको बिल्कुल कम कर दिया। ठीक है, तो ये देखो, तो आई होप आपको समझ में आ गया। देखो ग्लास का लुक बनाना है, ग्लास BSTF ट्रांसपेरेंट को यूज में लेके ट्रांसपेरेंट बना सकते हो। एक इसको म्यूट करना है, एम प्रेस किया, अभी इसका इसका जो भी आउटपुट है वो इसमें नहीं जाएगा, अभी ओनली ग्लास BSTF जैसा काम करेगा। ये लो, अभी ये ओनली ग्लास BSTF जैसा बन चुका है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बनाना है तो अनम्यूट कर दो, इसका इफेक्ट आपको पता लग जाएगा। ये देखो, म्यूट अनम्यूट, ठीक है, कितना इफेक्ट आता है इसका। ओके, नाइस। तो गाइज यहाँ पे देखो हमने कुछ नोट्स की बात की। ठीक है, जैसे हमने, और देखो इनपुट में कुछ मिलते हैं, है ना। फंडल के बारे में हमने सीखा। ठीक है, बाकी एम्बीड ओक्लूजन होता है। ठीक है, RGB होता है, तो ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, आउटपुट में देखो मटेरियल आउटपुट है, जो ये आउटपुट है मटेरियल आउटपुट हो गया। फिर कलर में आपको देखो, आप यहाँ पे कलर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, RGB कलर हो गया, ब्राइटनेस हो गई, गामा हो गया। ठीक है, फिर कन्वर्टर में आपको जैसे कलर रैम्प हो गया, जैसे कलर रैम्प को मैं लेके आता हूँ और यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये लो, ठीक है, कलर रैम को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो अभी मेरे पास ऑप्शन आते हैं। ठीक है, ये देखो मुझे कंट्रोलर मिल गई, और इन जो कलर्स है इनको मैं चेंज कर सकता हूँ। ये लो, रेड कर दिया मैंने, एंड इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। तो ये देखो, देखो कितना इफेक्ट पड़ रहा है मेरे क्यूब पे, ये देखो। ठीक है, तो इसमें देखो अभी ब्लू एंड रेड जैसा थोड़ा लुक आ चुका है। नाइस। तो कलर रैम भी आप ऐड कर सकते हो। ये लो, कलर रैम मैंने ऐड कर रखा है यहाँ पे, है ना। इसमें आपको कई सारे आप कलर अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। तो कलर में आपको जो कन्वर्टर है उसमें आपको कई चीज़ें मिलती है। ठीक है, मैथमेटिक्स नोड मिलता है, कलर रैम मिलता है, क्लैम मिलता है, ब्लैक बॉडी मिलता है। ठीक है, और फिर शेडर में आपको जैसे मैंने बताया, ऐड शेडर जो दो शेडर को जोड़ने का काम करता है। मेटेलिक BSDF जो मेटल जैसा लुक देगा आपको। ठीक है, एंड फिर एमिशन वाला, जैसे मैं हमने आज डिस्कस किया, एमिशन शेडर होता है। ठीक है, फिर ये लो, एमिशन शेडर भी मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, आपको फिर बता देता हूँ एक एमिशन शेडर के बारे में। ठीक है, अभी ये जो मंकी था, ठीक है, इस मंकी पे मैंने क्या लगाया यहाँ से मैंने एमिशन शेडर तो यूज में लिया है मैंने यहाँ से। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से एमिट नहीं करना चाहते हो तो इसको आप डिलीट करो। ठीक है, Shift A एंड यहाँ पे सिलेक्ट करो एमिशन। ये देखो, ये रहा एमिशन शेडर। ठीक है, एंड एमिशन को सरफेस से कनेक्ट करो। ये लो, कौन सा कलर एमिट करवाना है, रेड करवाना है। ये लो, ठीक है, एमिट होने लग गया है आपका।
ओके। तो एमिशन सेटर को यूज में लेके आप एमिट करवा सकते हो, देखो अच्छे से लाइट यहाँ पे एमिट हो रही है। यस, नाइस। एंड फिर हमने डिस्कस किया यहाँ पे शेडर में जाके ग्लास BSDF, ग्लोसी BSDF, ये दोनों ग्लोसी लुक देते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। फिर मिक्स शेडर दो शेडर को जोड़ने का काम करता है। ओके, प्रिंसिपल BSDF जो मेन है, जो जिसमें कई सारी लेयर से मिलकर बना होता है, आपके छोटे छोटे सारे काम कर देगा ये, ठीक है। फिर ये वॉल्यूम के लिए होता है, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के लिए है, ठीक है। और बाकी ये सबसरफेस स्कैटरिंग के लिए है, जैसे अपनी लाइट है उसको स्कैटर करता है, ठीक है, मतलब उसका एक एक जगह पॉइंट ना करके उसको स्कैटर कर देगा। ओके, ये ट्रांसपेरेंट के लिए हो गया। फिर ये भी ट्रांसपेरेंट जैसे ही काम करता है, लेकिन थोड़ा कम ट्रांसपेरेंट बनाने का काम करता है, ठीक है, डिफ्यूज ट्रांसमिशन आप बोल सकते हो। फिर ये वॉल्यूम को अब्जॉर्ब करने का काम करता है, ये सब कुछ है। तो गाइस आगे आगे जैसे और भी यूज आएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा जिस जिसका यूज आएगा। ओके, एंड बाकी जो मेन मेन है वो हमने डिस्कस कर ली है। फिर इसमें टेक्सास में जो प्रोसीजरल टेक्स है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, आप इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। ओके, चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एक इमेज टेक्सचर कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो अपना होम का मॉडल है उसको आप ओपन कर लीजिए और इस पे दो बैनर हमने बनाए थे, तो इस पैनल पे हम इमेज टेक्सचर लगाएंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं सेटिंग टैब में। और इस सेटिंग टैब में आके और इस फ्रंट फेस पे मुझे बैनर लगाना है, तो मैं Ctrl+3 से आ जाता हूँ एक बार थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, एंड प्रेस करके टैब प्रेस करके मैं आ गया एडिट मोड में। इस फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि फेस सिलेक्शन मोड में हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक मटेरियल असाइन कर देता हूँ, नंबर 2 असाइन, और इसका नाम दे देता हूँ इमेज टेक्सचर या इमेज बैनर। ओके, एंड एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर ये फेस आपका सिलेक्टेड है और आप चाहते हो कि इसके अलावा बाकी सारे इसके इन्वर्ट फेसेस है वो सेलेक्ट हो जाएं, तो आपको Ctrl+I प्रेस करना है। Ctrl+I आप जैसे ही प्रेस करोगे इस फेस को छोड़ के सारे फेसेस सेलेक्ट हो जाएंगे। एंड इनको भी मैं एक टेक्सचर दे देता हूँ, ठीक है, न्यू। एंड ये इनको असाइन कर देता हूँ, ठीक है। और इसको इसका नाम लिख देता हूँ मैं बैक, ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाएगा कि ये बैक साइड का है। ओके, एंड मैं इसको कुछ टेक्सचर दे देता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, ये नाइस। अभी जो फर्स्ट वाला है इसको मैं सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट मोड में आ चुका हूँ और अभी मुझे इस पे लगाना है इमेज टेक्सचर, तो मैं जो प्रिंसिपल BSDF है इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, एंड अभी मुझे लगाना है इस पे टेक्सचर, एक इमेज टेक्सचर लगाना है मुझे। तो मुझे जाना पड़ेगा टेक्सचर में, ऐड टेक्सचर्स, और यहाँ पे आप इमेज सीक्वेंस और इमेज टेक्सचर। ओके, या फिर आप इसको क्विक फेवरेट में ऐड कर सकते हो। जैसे राइट क्लिक करोगे ना तो देखो रिमूव फ्रॉम क्विक फेवरेट आ रहा है मेरे पास, क्योंकि मेरा ऐड किया हुआ है। जैसे मेरा ये ऐड नहीं किया होगा, है ना, इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार। सपोज़ मेरा ये ऐड नहीं किया हुआ, ये भी मेरा ऐड किया हुआ है यार, सपोज़ ये नहीं किया हुआ, तो ऐड टू क्विक फेवरेट ऐसे नाम आ जाएगा। ओके, तो जैसे ही फिर आप क्यू प्रेस करोगे तो आपके पास ये इतने सारे आ जाएंगे जो जो आपने ऐड कर रखे हैं, तो इससे क्या आपका जल्दी हो जाएगा काम, ठीक है। ये मैं इमेज टेक्स्ट यहाँ पे लेके आ गया, कलर को सरफेस से कर देता हूँ। और आपको इमेज टेक्स्ट में ओपन क्लिक करना है और आपको कोई भी इमेज है, हैप्पी न्यू ईयर, तो ये वाली इमेज यहाँ पे कर लेता हूँ ओपन, ठीक है। और अभी ये इस पर देखो प्रॉपर सेट नहीं हुई है ना। तो प्रॉपर सेट करने के लिए इस पर क्लिक करना है, एडिट मोड में जाना है आपको, और यहाँ से आपको विंडो ओपन करनी है UV एडिटर की, ठीक है, ये ओपन हो चुकी है। इसको आप स्केल कर लो और इस पर सेट कर लो अच्छे से, SX में स्केल करो इसको, यस। SY करना है आपको समथिंग, GY करना है, ये लो, GX करना है थोड़ा, ये लो, नाइस। तो ये देखो गाइज हैप्पी न्यू ईयर का आराम से लग चुका है। और आप इसको स्केल इट Y में कर दो थोड़ा, या थोड़ा सा ऐसे स्केलिंग कर दो, ठीक है, अपने बैनर के अकॉर्डिंग, ये लो। तो आपका अच्छे से यहाँ पे बैनर सेट हो चुका है और इस पे लिखा हुआ है हैप्पी न्यू ईयर। तो ऐसे आप कोई भी पोस्टर है, कोई भी इमेज है, वो आप ऐसे सेट कर सकते हो। अगर आप डेकोरेट कर रहे हो, है ना, अगर आप आर्किटेक्चर डिजाइनिंग कर रहे हो तो उसमें भी आप इस टाइप का बैनर्स जो फोटोज़ है वो डेकोरेट करके लगा लगा सकते हो। ओके, एंड ये जो मेरा क्यूब है इसकी जो एजेज है, ये जो एज है एंड ये जो एज है, इसको मैं बेवल कर देता हूँ थोड़ा। ओके, Ctrl+B प्रेस करना है एंड थोड़ा, ये देखो अभी बेवल देखो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये बेवल इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी जो स्केलिंग है ना वो सही नहीं है। ये देखो एन पैनल में जाओ, स्केल देखो इसका सही नहीं है ना, ये जो मैंने आपको बताया था। तो इसका स्केलिंग सही करने के लिए स्केलिंग हमें अप्लाई करना पड़ेगा। Ctrl+A प्रेस कीजिए एंड स्केल अप्लाई कर दीजिए। अभी इसका स्केल एकदम सही हो चुका है, एन पैनल मैंने ओपन किया। अभी देखना, अभी मैं बेवल करूँगा, Ctrl+B, ये लो गाइस, ये एकदम बेवल अच्छे से हो चुका है। और मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि इसके कॉर्नर राउंड कर दूँ, ये लो,
वाह यार, क्या मेरा नाइस एकदम बैनर लग चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसको सेट स्मूथ भी कर दो थोड़ा सा। ये लो, ये एकदम अच्छे से लगने लग गया है अभी तो। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने बैनर्स लगा सकते हो। ठीक है, यूजिंग इमेज टेक्सचर। ओके गाइज, यस, न्यू ईयर का ये मैंने यहाँ पे इमेज लगा दिया है। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम सीखेंगे कि जो रियल टाइप का जो टेक्सचरिंग है, जिनको पीबीआर टेक्सचर बोलते हैं, ठीक है, फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग, वो कैसे करना है। तो जो होम का मॉडल मैंने बनाया था उसको आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, जो हमने होम का मॉडल बनाया था उसको ओपन कर लीजिए, और उस पर हम अभी करने वाले हैं एक रियल टाइप का टेक्सचर। ठीक है, जिसको बोलते हैं पीबीआर टेक्सचरिंग। तो वो सब करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ वेबसाइट्स पे चलना पड़ेगा, जहाँ से हम कुछ टेक्सट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए गूगल पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ वेबसाइट्स ओपन कर रखी है। एक है texas.com, ठीक है, एंड फिर है polyheaven.com जो माय फेवरेट वेबसाइट है। ठीक है, फिर जो prepbr.com है। ठीक है, यहाँ से आपको पीबीआर टेक्सचर मिल जाते हैं, देखो किसी भी टाइप के टेक्सचर मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर है 3D टेक्सचर, 3dtextures.me। ठीक है, यहाँ से आपको टेक्सचर्स मिल जाते हैं, किस टाइप का टेक्सचर चाहिए आपको। ये देखो अब्स्ट्रैक्ट चाहिए, ये देखो अब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर्स आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, फिर आपके सामने किस टाइप के फूड का टेक्सचर चाहिए, फैब्रिक का चाहिए, डर्ट का चाहिए, फ्लोर का चाहिए, फूड का चाहिए, ग्लास का चाहिए, है ना। ये देखो लावा, लेदर। ठीक है, तो ये सब, ये देखो लेदर के अभी आने वाले हैं। ये देखो लेदर के सारे, जैसे हम फर्नीचर कुछ काम करते हैं तो उसमें हमें कुछ लेदर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कुछ टेबल चेयर बनाते हैं, तो ये टेक्सचर हम उस पर यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, बट बशर्ते आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका जो लाइसेंस है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये जो पॉली हेवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चलता है, यहाँ से आप एस डी आर आई डाउनलोड कर सकते हो, टेक्सस डाउनलोड कर सकते हो, मॉडल डाउनलोड कर सकते हो। तो मुझे करना है टेक्सस, तो टेक्सस में मैं गया, और अभी हम करते हैं कुछ घर के लिए। ठीक है, तो फ्लोर का देखते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, या ऑल में देखते हैं, ऑल में कौन कौन से मिलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो है ना रेड ब्रिक वाला, ये हम डाउनलोड करते हैं, ये आपको समझाने में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जो रेड ब्रिक है इस पर आपको क्लिक करना है, और इसका लाइसेंस देखो क्या है, CC0 क्रिएटिव कॉमन। ठीक है, यूज़ फॉर एनी पर्पस इंक्लूडिंग कॉमर्शियल। ठीक है, तो लाइसेंस आप पक्का देख लेना इनका कि क्या लाइसेंस है। ओके, CC0 है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे आप कर सकते हो कि 1K में करना है, 2K में, 4K में। तो जितना आप अच्छी क्वालिटी में करोगे उतना आपको अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है, और आपके सिस्टम पे भी थोड़ा लोड पड़ने वाला। तो 2K इनफ है फॉर मी। ठीक है, ब्लेंडर के लिए ब्लेंड फाइल ही चाहिए मुझे। ठीक है, और आप इसको डाउनलोड कर लो यहाँ से, ये लो डाउनलोड। ठीक है, अभी आपको कहाँ सेव करना है ये बोल रहा है, तो मैं इसको यहीं पे रेड ब्रिक के नाम से डॉक्यूमेंट में सेव कर देता हूँ। ये लो, ये मेरा सेव हो चुका है अभी। ठीक है, और यहाँ पे देखो बाकी वेबसाइट्स है, जैसे ये वेबसाइट है, तो इस पे जैसे कोई लेदर वाला है, इस पे मुझे क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे कितने नोड मिलते हैं, डिफ्यूज, नॉर्मल, डिस्प्लेसमेंट, रफनेस, मेटेलिक और एम्बिएंट इंक्लूजन। ठीक है, तो गाइज हमें इतने सारे नोड डाउनलोड नहीं करने हैं, हमें ओनली 4 ही जो ये मैप है वो हम डाउनलोड करेंगे। डिफ्यूज वाला, ठीक है, डिफ्यूज का क्या है, इसका मतलब बेसिक कलरिंग इसमें मिलेगा। नॉर्मल मैप ये क्या करेगा, ये फेक डेप्थ क्रिएट करेगा, जिससे रियलिज्म का इफेक्ट बढ़ेगा। डिस्प्लेसमेंट वाला हमें करना है रफनेस वाला, उसकी रफनेस के लिए। बाकी मेटेलिक हम उधर से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये 4 नोड ही करने हैं, या तो यहाँ पे डिफ्यूज का नाम से मिलेगा, या फिर कलर के नाम से, बेस कलर के नाम से भी मिल सकता है आपको। फिर नॉर्मल मैप हो गया, फिर डिस्प्लेसमेंट मैप हो गया, फिर रफनेस मैप हो गया। ठीक है, ओनली ये जो 4 मैप है यही हमें डाउनलोड करने हैं, बाकी फालतू के मैप के चक्कर में हमें नहीं फंसना है। ठीक है, जो पॉली हेवन, जैसे जो पॉली हेवन है, इसमें मैं टेक्सचर्स में जाता हूँ। ठीक है, फ्लोर वाले पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से आप एक फ्लोर का टेक्सचर भी डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो जैसे मैं ये वाला ब्रिक वाला है, इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, ये भी CC0 है। ठीक है, तो इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से, इसको भी मैं डॉक्यूमेंट में सेव कर देता हूँ। ये लो, ठीक है। ओके, तो ये कुछ वेबसाइट्स है, इनसे आप जैसे texas.me हो गया, टेक्स जैसे texas.com हो गया। ठीक है, फिर polyheaven.com हो गया, फिर फ्री PBR हो गया। ठीक है, 3dtexas.me हो गया। ये कुछ वेबसाइट्स है, यहाँ से आप टेक्सस डाउनलोड कर सकते हो इजीली। ओके, बट बस बेशर्ते आपको ध्यान में रखना है कि उसका लाइसेंस क्या है, अकॉर्डिंग टू दी लाइसेंस ही आपको यूज़ में लेना है। ठीक है, अगर क्रिएटिव कॉमन है तो आप उसको कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके गाइज, तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे ब्लेंडर में। आप यहाँ से वेबसाइट्स डाउनलोड कर सकते हो, और आप इनको बुक मार्क कर लेना यहाँ से, ताकि आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट टाइम आप जब भी आओगे टेक्सचर्स का फोल्डर बना के, ताकि आपके लिए इजी रहेगा, आप कभी भी इनको एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो चलिए मैं चलता हूँ अभी ब्लेंडर में। और अभी गाइज जो हमने टेक्सचर्स डाउनलोड किए थे वो हम अप्लाई करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ मटेरियल प्रीव्यू में, और जो ये अपना यहाँ पे जो मेरी मेन बिल्डिंग का ये है, इस पर मैं कुछ टेक्सचर लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ सेटिंग टैब में। ठीक है, और के लिए न्यू पे क्लिक करना है, और आपने कौन से फोल्डर में उसको यहाँ पे सेव किया था, ठीक है, वो ओपन कर लेना है। मैंने कौन से में सेव किया था, मैंने उसको सेव किया था इधर ही, ये रहा रेड ब्रिक डॉक्यूमेंट में। ठीक है, रेड ब्रिक पे क्लिक करना है टेक्सचर्स पे, और ये मेरे 4 टेक्सचर्स यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 एक एक को लेके आता हूँ। इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ, ये देखो डिफ्यूज़, तो इसमें क्या है, इसमें कलर की इन्फॉर्मेशन है। देखो अब हम यहाँ पे सीखेंगे, जैसे ये कलर वाला मैं कलर के साथ कनेक्ट करूँगा तो ये देखो, वाह, कुछ तो इसमें कलर लगा है ना। अब ये देखो स्ट्रेच हो रखा है, ये सब हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये देखो यहाँ पे कुछ कलर लग चुका है। यस नाइस, एक इमेज की तरह ही लगा है, जैसे हम कुछ इमेज लगाते हैं ना डाउनलोड करके, ये एक जेपीजी इमेज ही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो इमेज जैसा लग चुका है, बट यहाँ पे कुछ रियल जैसा इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ इमेज यहाँ पे चिपकाई हुई है, कुछ पोस्टर चिपकाया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखना हम कैसे इसको रियल जैसा बनाते हैं। यस, फिर नेक्स्ट कौन सा है, इसको लेके आते हैं यहाँ, कौन सा है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको डिस्प्लेसमेंट से ही कनेक्ट करेंगे, तो इसको बाद में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ लेके चले जाते हैं पहले। फिर ये कौन सा है, ये है रफनेस। तो रफनेस को आपको बताया मैंने, रफनेस को हमेशा कलर वाला इसके रफनेस में ही कनेक्ट करना है। ठीक है, तो देखो रफनेस बढ़िया, थोड़ी सी इसमें साइनिंग आ चुकी है। देखो आप जैसे म्यूट अनम्यूट करके देखोगे, आपको कुछ साइन का इफेक्ट पता लगेगा। एंड गाइज ये जो कलर है ना बेस कलर वाला, इसको आप कलर के साथ अटैच करना है। ठीक है, और एंड जो बाकी ये जो सॉकेट है ना, बाकी वाले सॉकेट जो ये अपने ग्रे कलर की सॉकेट है, ये 1 और 0 के बीच में काम करते हैं। ठीक है, ये सारे सॉकेट है जो ग्रे वाले 0 एंड 1 के बीच में काम करते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप इनको 0 और 1 के बीच में यूज में ले सकते हो, जितने भी ग्रे वाले सॉकेट हैं। ठीक है, आपको ग्रे वाले जो सॉकेट मिलेंगे, इनको आप जस्ट इनकी वैल्यू, ये जस्ट इफेक्ट बताते हैं, ये कलर नहीं दिखाते, इनमें कलर वाला कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये ओनली अपना इफेक्ट दिखाते हैं। देखो जैसे जो रफनेस वाला है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ बेस कलर के साथ, तो देखो आप यहाँ थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो देखो यहाँ पे कुछ आपको बम्प जैसे दिखाई दे रहे हैं, है ना, जैसा अपना टेक्सचर था उस तरीके से, ये देखो, है ना। जैसा आप अच्छे से नोटिस करोगे ना गौर से, तब आपको दिखाई देंगे। ये देखो पीछे ये जो लाइन दिख रही है, ये रफनेस की वजह से। ये देखो मैंने बंद किया, चली गई, म्यूट किया मैंने, एम प्रेस किया, ये फिर से म्यूट अनम्यूट करता हूँ, तो मैंने एम प्रेस किया, ये अनम्यूट हो गया, देखो फिर से लाइन आने लगी है। मतलब इसका इफेक्ट क्या है कि ओनली इसका इफेक्ट वहाँ पे पड़ने वाला है, ना कि कलर शो नहीं करेगा। ओके, तो बेस कलर को मैं जो डिफ्यूज है इसको कलर के साथ कर दिया मैंने। ओके, एंड अभी देखो ये कुछ इस टाइप का है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच हो रखा है ना, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से माउस का जो स्क्रॉल बटन है उससे मैं इस इमेज को यहाँ लेके आ गया। यहाँ एडिट मोड में जाना है आपको। ठीक है, एंड इस पर क्लिक करके यूवी एडिटर में आ जाना है। ठीक है, 4 फेस आ गए, सभी को सिलेक्ट करना है, एंड थोड़ा सा आप इनको ऐसे स्केल कर दो। ओके, ताकि अपना थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। और आपको क्या करना है फिर, इनको स्केल इट डाउन। ओके, ये अच्छा दिखेगा। अभी हम देखते हैं। अभी ये आपको क्या लग रहा है कि जैसे कुछ एक पोस्टर लगा दिया हो, है ना। अभी तक तो कुछ ज़्यादा फर्क आया नहीं है। ओके, चलिए हम अभी ये लेके आते हैं। ये कौन सा है भाई, ये है नॉर्मल मैप। ओके, तो देखो नॉर्मल मैप है, हमेशा वो कनेक्ट होगा नॉर्मल के साथ में ही। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो नॉर्मल मैप है वो हमेशा नॉर्मल के साथ ही कनेक्ट होगा। ठीक है, ये जो नॉर्मल है, क्योंकि ये देखो ये कलर वाला है, ये कौन सा सॉकेट है, ये येलो सॉकेट है, ये ब्लू सॉकेट है, तो येलो ब्लू में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमें सर्च करना है शिफ्ट ए, एंड यहाँ सेलेक्ट करना है नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है नॉर्मल, और ये आ गया नॉर्मल मैप। ठीक है, अभी इसमें देखो जो कलर है, कलर को कलर के साथ कनेक्ट करना है, दोनों येलो सॉकेट है, और जो नॉर्मल है इसको नॉर्मल के साथ। तो देखो जैसे आप कनेक्ट करोगे, ये देखो कुछ रियल जैसा आपको इफेक्ट लगा है अभी, है ना। थोड़ी सी फेक डेप्थ आई है यहाँ पे, है ना। देखो जैसे आप इसको अनम्यूट करते हो, फिर देखो ये देखो अनम्यूट में अभी इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, सॉरी। ये देखो अभी जैसे ही मैं इसको म्यूट करता हूँ, तो ये देखो इसका इफेक्ट, ये अनम्यूट किया मैंने, ये देखो म्यूट अनम्यूट, ये देखो जो ये इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये जो इफेक्ट है, ये देखना आप, जैसे मैं इसको म्यूट करूँगा, ये लो इफेक्ट चला गया ना, हर जगह से चला गया। मतलब जो फेक डेप्थ और हाइट क्रिएट करता है एक नॉर्मल मैप। ठीक है, तो इसके बिना तो रियलिज्म आने का थोड़ा सा कम चांस हो जाता है फिर, है ना, आता ही नहीं है। ठीक है,
तो नॉर्मल मैप कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप देखो, आप म्यूट अनम्यूट करके देख सकते हो कितना नाइस इससे इफेक्ट आ रहा है, फेक डेप्थ आ रही है, ये देखो। यस, तो ये है नॉर्मल मैप की इंपॉर्टेंस। ठीक है, अभी बचा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो नोड है वो भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता। ये देखो, इसमें डिस्प्लेसमेंट का नोड का कुछ नाम ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट आपके मेटेरियल आउटपुट में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, सर्च करता हूँ डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट नोड है, इसको, इसका जो कलर है इसको हाइट के साथ कनेक्ट कर दो आप। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप डिस्प्लेसमेंट के साथ कनेक्ट कर दो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ कनेक्ट करना है इसको। ठीक है, यहाँ ओके। ये देखो, जैसे आपने कनेक्ट किया, वाह यार, और भी खतरनाक लुक आ चुका है अभी, है ना। ये देखो कितना रियल जैसा लुक आ चुका है अभी। ये देखो एकदम डिस्प्लेसमेंट कर दिया है इसने। जैसे आप म्यूट करोगे, ये देखो, म्यूट म्यूट अनम्यूट, म्यूट अनम्यूट, तो इसका इफेक्ट भी आपको पता लग गया। ये सब आ रहा है नॉर्मल मैप की वजह से। ये देखो, नॉर्मल मैप को भी मैंने म्यूट कर दिया, अभी कुछ भी इफेक्ट नहीं है। जैसे अनम्यूट किया, ये देखो कुछ इफेक्ट आया है यहाँ पे। और जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट को अनम्यूट करता हूँ, ये देखो नाइस। तो गाइस देखो, ऐसा रियलिज्म इफेक्ट के लिए हमें इन 4 नोड की तो रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। कौन सा हो गया, एक तो बेस कलर हो गया। ठीक है, विदाउट बेस कलर तो ये देखो यहाँ पे कलर ही नहीं आएगा कुछ। ये देखो इस टाइप की कुछ शेप बनी हुई है। ठीक है, इसमें कलर नहीं है। ये देखो डिस्प्लेसमेंट नोड एंड जो बाकी नोड्स है अपने, रफनेस हो गया, नॉर्मल हो गया, इन सब से ये बना है। बाकी कलर के लिए आपको कलर मैप कनेक्ट करना पड़ेगा। रफनेस थोड़ी सी शाइनी आपकी ऐड कर देगा इसमें नॉर्मल मैप, और जो डिस्प्लेसमेंट है थोड़ी सी इसमें फेक डेप्थ और हाइट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये देखो गाइस एकदम अच्छे से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, और कितना अच्छा एकदम लुक आ चुका है। यस, तो एक तो तरीका ये हो गया है कि आप इनको ऐसे लेके आओ। ठीक है, अपना जो फोल्डर है यहाँ पे सर्च करो कौन से फोल्डर में आपने उसको कर रखा था। ठीक है, जैसे मैंने उसको डॉक्यूमेंट फोल्डर में आपके सामने डाउनलोड किया था, फिर यहाँ पे मैंने उसको एक्सपोर्ट कर लिया था। टेक्सचर में मेरे चारों टेक्सचर यहाँ आ चुके थे। ठीक है, या फिर आप शिफ्ट टैब प्रेस करके और यहाँ पे इमेज टेक्सचर एक सर्च कर सकते हो, इमेज, ये लो इमेज। ठीक है, नाइस। और अभी देखो, इसका मैं आउटपुट यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, और इस इमेज टेक्सचर को मैं यहाँ कलर के साथ यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और फिर आप ओपन करोगे तो अपना जो कौन सा फोल्डर है, कहाँ पे था, डॉक्यूमेंट में था, है ना, और रेड ब्रिक था ये। तो इसको आप ऐसे ओपन इमेज करोगे तब भी ये लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो या तो आप ऐसे करके लेके आ जाओ कि इमेज को आपने कनेक्ट किया, फिर तो ऐसे आप एक एक इमेज लेके आओगे। ठीक है, एंड फिर ऐसे आपकी 4 इमेज हो जाएगी। यस, नाइस। और उसके बाद में आपको कनेक्ट करना है, या फिर आप, क्योंकि ये जस्ट एक इमेज ही है, जैसे इमेज है यहाँ पे, है ना। यस, ओके। तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया पीबीआर टेक्सचर के बारे में अच्छे से, कि पीबीआर टेक्सचर क्या होते हैं। मेन वेबसाइट्स पे मिलते हैं, जैसे पॉली हेवन हो गया, तो इन पे जो टेक्सचर्स मिलते हैं हमें यहाँ पे। ठीक है, ये सब पीबीआर टेक्सचर्स हैं यहाँ पे। तो इन सब को आप डाउनलोड करके इस टाइप का इफेक्ट अपने सीन में दे सकते हो। जैसे मेटल वाला देना है ना, तो ये मेटलिक आ गया आपके पास कुछ, देखो। फैब्रिक वाला देना है तो फैब्रिक वाले आ गए आपके सामने। ठीक है, ओके। वुड वाले आ गए, वुड का देना है, फर्नीचर आप बना रहे हो तो उसमें इस टाइप का, तो उनको ऐसे कनेक्ट करना है जैसे मैंने आपको बता दिया। ओके, तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे हम उन टेक्सचर्स को डाउनलोड करके एंड कैसे हम अपने सीन में ऐड कर सकते हैं। ओके, नाइस। यस, तो चलिए गाइज, आप भी इनकी प्रैक्टिस करना। ओके, एंड कुछ ऐसा ही एक पीबीआर टेक्सचर आप डाउनलोड करके और अपने सीन पे लगाना, अपने होम के मॉडल पे लगाना। ठीक है, ओके। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। नमस्कार दोस्तों, तो इस क्लास में मैं आपको यूवी एडिटिंग के बारे में बेसिक इन्फो बताऊंगा। ओके, तो चलिए हम चलते हैं यूवी एडिटिंग में। ओके, तो चलिए, जैसे आप यूवी एडिटिंग पे क्लिक करके यूवी एडिटिंग वाले टैब में आओगे, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिक एडिट मोड में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि आपको कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले मैं आपको इंट्रो करवा देता हूँ। ये जो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, सिंक सिलेक्शन। इसका मतलब है कि आप जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद में आप एक एक फेस पे क्लिक करोगे ना, तो फेस आपको बेसिकली इस वाले टैब में दिख जाएगा। ठीक है, यूवी इसको बोलते हैं, कौन सी टैब, यूवी एडिटर टैब। ठीक है, यहाँ पे जो यूवी एडिटर टैब है ये ओपन हो रखी है। बेसिकली यूवी एडिटिंग में ब्लेंडर ने क्या कर रखा है, यूवी एडिटर वाली टैब ओपन कर देता है, बाकी एक अपना जो 3D व्यू पोर्ट वाला है उसको एडिट मोड में यहाँ पे ओपन कर देता है। बाकी ये सब सेम है ना। तो जैसे आप सिंक सिलेक्शन करते हो ना, तो इससे क्या होता है कि जिस फेस पे आप क्लिक करोगे वो आपका यहाँ सेलेक्ट होता जाएगा, सिंक होता जाएगा बेसिकली, और आप उसको अपने अकॉर्डिंग टेक्सचरिंग कर सकते हो। ठीक है, चलिए, फिर इसके बाद में इसको आप हटा देते हैं। इसके बाद देखो वर्टेक्स, एज एंड फेस सिलेक्शन है ना, तो वो ये सेम ये हो गया अपना वर्टेक्स 1 2 से एज एंड 3 से फेस। ओके,
यही सेम 1 2 3 आप कीबोर्ड पे 1 2 3 प्रेस करोगे, जो F1 F2 F3 वाली लाइन है उसके नीचे जो 1 2 3 4 है, तो ये यहाँ पे आप इनका सिलेक्शन को स्विच कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है आइलैंड का, ठीक है। इसका मतलब क्या है वो भी हम देख लेते हैं। देखो आइलैंड पे आपने जैसे ही क्लिक किया, और मैं आपको इस आइलैंड का अच्छे से बताता हूँ कि इसको मैं डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक मंकी ऐड कर लेता हूँ। ये लो मंकी, अभी मैं एडिट मोड में आता हूँ, ये लो। तो आइलैंड का मतलब क्या हुआ कि इसने इसके सारे जो, ये देखो जो मंकी है ना, ये देखो हमें ऑब्जेक्ट मोड में तो एक ही दिखता है कि ये मंकी एक ही चीज़ है, यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन यूवी एडिटिंग में आपको पता लगता है कि ये देखो इसका जो फ्रंट है, ये जो फेसेस है सारे, है ना, ये देखो फ्रंट पार्ट है उसको एक अलग डिवाइड कर रखा है, फिर जो इसकी ये आइस है इनको अलग डिवाइड कर रखा है, फिर ये जो इसके ईयर्स है उनको अलग कर रखा है। तो आप इन पे टेक्सचरिंग अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। आपको ईयर्स पे टेक्सचरिंग करनी है तो आप उस यूवी मैपिंग नोड को ओनली टेक्सचरिंग पे सेट कर दो, ठीक है। उसको आप ओनली ईयर पे सेट कर दो, यहाँ पे आइस पे करना है आप आइस पे सेट कर दो, यस। आपको इस वाले फेसेस पे करना है फ्रंट वाला ये सब, तो आप इस पे भी कर सकते हो। ओके नाइस। चलिए, बट अगर आप सिंक सिलेक्शन करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो फेस आप सेलेक्ट करोगे ना वही फेस आपको यहाँ पे दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको वो नहीं दिखेगा कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है इसको, ठीक है, टेक्सचरिंग के लिए, ठीक है। आप जो इंडिविजुअल फेस सेलेक्ट करोगे, आप यहाँ से करोगे तो आपको यहाँ फेस दिख जाएगा, इधर से करोगे तो आपको यहाँ पे फेस दिख जाएगा। लेकिन आप जैसे ही इस पे आइलैंड वाले मोड पे करोगे ना, एंड फिर सेलेक्ट करोगे, तो आपको एकदम पूरा इनका पैकेट दिख जाएगा। जैसे ये ईयर्स के फेसेस है ना, ईयर्स की यूवी मैपिंग यहाँ पे की हुई है, ठीक है। आइस की यहाँ पे की हुई है, ठीक है। जो फ्रंट पार्ट है जो फेस का, उसकी यहाँ पे की हुई है। तो आप इस पर अच्छे से टेक्सचर सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। और गाइज या तो आप सिंक सिलेक्शन मोड काम में ले सकते हो, या फिर आपको सिंक सिलेक्शन मोड हटाना पड़ेगा, फिर आप आइलैंड मोड में स्विच कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से एक यूज़ कर सकते हो, या तो 1 बाय 1 आप कर लो, या फिर आपको इसको हटा के इसमें आप जा सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने ए प्रेस किया तो आप वो चेंज कर सकते हो, ओके। चलिए, इसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बाकी सब सेम है यहाँ पे, ठीक है। यूवी वाले आ जाते हैं आपके पास ऑप्शन, और बाकी सब सेम है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। एंड मैं अगेन मेरा क्यूब ऐड कर लेता हूँ, एडिट मोड में आ जाता हूँ, ठीक है। अभी देखिए जो यूवी एडिटिंग होता है क्या है, बेसिकली यूवी यूवी यहाँ पे जो यूवी है वो प्रेजेंट करता है, यू प्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एंड जो वी प्रेजेंट करता है वर्टिकल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में काम करते हैं। और यूवी एडिटिंग बेसिकली क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये 3D ऑब्जेक्ट है ना, इस पे अभी हमें टेक्सचरिंग करना है। तो इस पे ऐसे तो हम टेक्सचरिंग अच्छे से सेट नहीं कर पाएंगे ना, तो हमें अच्छे से टेक्सचरिंग सेट करनी है, उसके लिए हमें इसको 2D में ओपन करना पड़ेगा। और यूवी एडिटिंग यही करता है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको 2D में प्रॉपर आपके सामने खोल के रख देगा। ये लो, इसने प्रॉपर इसको जो क्यूब है इसको 2D में ओपन करके यहाँ पे रख दिया है। और अभी आप इस पे अच्छे से टेक्सचरिंग कर सकते हो, ओके। ये देखो जो क्यूब है उसके कितने फेस है, 6 फेसेज है। तो 1 2 3 4 5 6, यस। 6 के 6 फेस आपके सामने इसने ओपन करके रख दिए। अभी आप इस पे अच्छे से टेक्सचर कर सकते हो, ओके नाइस। तो यूवी एडिटिंग बेसिकली यही है, जो आपका 3D ऑब्जेक्ट है उसको 2D में आपके सामने ऑब्जेक्ट ओपन करके रख देगा, और आप उस पर अच्छे से टेक्सचरिंग कर सकते हो, ओके। एंड चलिए गाइज, जो बाकी इसमें ऑप्शंस आते हैं अनरैपिंग वाले, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ओके। तो चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट यूवी प्रोजेक्शन, ओके। तो चलिए, मैं आ चुका हूँ यूवी एडिटिंग की टैब में, और यहाँ पे जैसे मैं एडिट मोड में जाता हूँ, आप देखते हो कि ये मेरे 6 के 6 फेस यहाँ पे आ चुके हैं, ओके। बट मैं इनको स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट से अनरैप करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पे यू प्रेस करता हूँ और मेरे पास ऑप्शन आते हैं ये, ठीक है। ये ऑप्शन आप यहाँ से भी ला सकते हो, जरूरी नहीं आप शॉर्टकट ही यूज़ करो, यहाँ से भी आपके सामने यही ऑप्शन आएंगे, ठीक है। बट मेरी यार हैबिट हो चुकी है शॉर्टकट की इसको यूज़ में लेने की, तो मैं जैसे यू प्रेस करूँगा, ठीक है, मेरे माइंड में ऑटोमेटिक आ जाती है चीज़ें। जैसे आप भी प्रैक्टिस करोगे ना, आपके माइंड में ऑटोमेटिक इनकी शॉर्टकट कीज आने लग जाएगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल आप देख रहे हो कि इसने कैसे इसको अनरेप किया है, ठीक है। ब्लेंडर ने इस तरीके से इसको अनरेप कर रखा है, ये भी गुड है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 6 के 6 फेस ओपन कर रखे हैं, कोई फेस यहाँ पे ओवरलैप नहीं है। तो यहाँ पे अच्छे से कोई भी आप इमेज यहाँ पे लगाओगे, इमेज टेक्सचर, तो अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं एक टैब ओपन कर लेता हूँ नया, ठीक है। और इसको मैं शेडर एडिटर में चेंज कर लेता हूँ, और इस पर मैं लगा देता हूँ एक मटेरियल अपना सेम, कौन सा, इमेज टेक्सचर। ये लो इमेज टेक्सचर, यस। कलर को कलर से, और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है आपको,
और यूवी ग्रिड एंड न्यू इमेज। ये लो देखो एकदम अच्छे से टेक्सचर यहाँ पे लग चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना? क्योंकि ये ब्लेंडर ने अपने सारे जो ऑब्जेक्ट है ब्लेंडर में, जो हमें यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट मिलते हैं ना, इनको सबको ब्लेंडर ने एकदम अच्छे से सेट कर रखा है। आपको किसी में कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अनरेप्ड है यार। ठीक है, ये देखो कहीं पे भी कोई फेस ओवरलैप नहीं है एकदम बिल्कुल। ये एक टेस्टिंग के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हो, है ना? इसकी जगह आप जैसे ही इमेज लगाओगे ना, देखो यार ये इमेज ही है एक जस्ट, है ना? तो अगर आपका ये अच्छे से सेट हो रहा है यहाँ पे, तो आपकी इमेज भी, आपका जो टेक्सचर है वो भी आपका अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, टेक्सचर इन द सेंस जैसे हम पीबीआर टेक्सचर लगाते हैं तो हम क्या क्या वहाँ पे डाउनलोड करते हैं, बेस कलर हो गया, अपना रफनेस हो गया, है ना? उसके बाद में अपना नॉर्मल मैप हो गया, डिस्प्लेसमेंट नोड हो गया। तो वो भी एक इमेज ही तो होती है ना? तो वो आपके ऑब्जेक्ट पे कैसे सेट होगी, अगर आपका अनड्रिपिंग अच्छे से नहीं है तो वो नहीं होगी। वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वही डिस्कस कर रहे हैं हम, है ना? आप लोग कहीं सोच रहे होंगे जैसे क्या बता रहे हो, ये क्या चीज़ है ना? तो यूवी एडिटिंग वही चीज़ है कि जो आपका 3D ऑब्जेक्ट है उसको 2D में ओपन कर देता है, और आपका जो टेक्सचर है वो आप अच्छे से इस पर सेट कर सकते हो, है ना? ये देखो, आप इसको अच्छे से सेट कर सकते हो, ये देखो कहीं पे भी, है ना? इसी को बोलते हैं यूवी एडिटिंग। ठीक है, तो ये तो ब्लेंडर ने ऑटोमेटिक कर रखा है, और मैं यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ। मैं आपको बता रहा था स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट, जो कि ये क्लास उसके बारे में है। जैसे आप यू प्रेस करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट, है ना? और ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं सेम। ओके, तो मैं यार शॉर्टकट कीज़ यूज़ करता हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसे आप स्मार्ट टीवी प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, तो स्मार्ट टीवी प्रोजेक्ट क्या करता है, ये बेसिकली जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको एंगल के अकॉर्डिंग, है ना, उसकी मार्जिन के अकॉर्डिंग, और आप जो जो यहाँ पे डिटेल डालते हो, आइलैंड की मार्जिन, एरिया, वेट, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करके फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको अनरैप करता है। ठीक है, और ये स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट बेसिकली हम यूज में लेते हैं आर्किटेक्चर जो डिज़ाइनिंग करते हो आप, या फिर आप इंजीनियरिंग या कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाते हो ना, फिर उनकी अनरैपिंग करते हो, तो स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। सपोज आपने आर्किटेक्चर डिजाइनिंग किया और उसको आपको अनरैपिंग करना है, क्योंकि आप पे तो उस पर अच्छे से कलर लगाने यार, अच्छी सी पेंटिंग, है ना? पेंटिंग इन द सेंस कि कलर वाला नहीं है कि यहाँ ऑब्जेक्ट में जाके और वो बेस कलर लगा दिया, वो नहीं, अच्छे से टेक्सचर सेट करने हैं, है ना? तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट। ये क्या है, इस चीज़ों के अकॉर्डिंग अच्छे से इसका कैलकुलेट करेगा और इनके फेसेस को अनरैप करेगा। ठीक है, प्रॉपर। तो जैसे आप अनरैप पे क्लिक करोगे तो ये देखो इसने कैसे इनको अनरैप किया अच्छे से। यस, नाइस, एकदम प्रॉपर अनरैप कर दिया 6 के 6 फेस को यहाँ पे। ठीक है गाइज, तो स्मार्ट टीवी प्रोजेक्ट को यूज में लेके आप जो अपने कॉम्प्लेक्स आप जो मॉडलिंग करते हो, जैसे आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो गया, है ना, और इंजीनियरिंग के लिए कुछ हो गया, ठीक है, तो उनके लिए आप, अगर आपको टेक्सचर लगाना है उनके मॉडल्स के लिए, तो आप अच्छे से स्मार्ट टीवी प्रोजेक्ट को यूज में लेके और उन पे टेक्सचरिंग कर सकते हो। ठीक है, उससे प्रॉपरली आपका अनरैप हो जाएगा। ओके, तो गाइज देखिए, जैसे हमने एक टेबल चेयर का मॉडल बनाया था ना, वो आप लेके आ जाइए अपने सीन में। ठीक है, और इस टेबल चेयर के मॉडल पे अभी मैं स्मार्ट टीवी प्रोजेक्ट को यूज़ में लेके और अनरैपिंग करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे ही अपना चेयर है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको स्लेश से मैं सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, स्लेश मैंने प्रेस किया। अभी जैसे मैं एडिट मोड में जाता हूँ तो यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये लो, तो इसका इस तरीके से अनरैपिंग हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, यस, ये डॉट डॉट क्या है यार, है ना? तो इसको जैसे ही मैं स्मार्ट टीवी प्रोजेक्ट करूँगा ना, यहाँ पे स्मार्ट टीवी प्रोजेक्ट, वो जैसे ही अनट्रैप, तो ये देखो इसने कैसे एकदम अच्छे से यहाँ पे अनट्रैप कर दिया है ना? ये देखो प्रॉपर एकदम अच्छे से किया है। ये इसने क्या किया है यहाँ पे, ये आप यहाँ से देख सकते हो, सिंक सिलेक्शन। ठीक है, फेस मोड में जाके ये लो, ये लो, ठीक है, या फिर आइलैंड मोड है, इसमें जाके देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो, तो इसने अलग अलग यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। ओके, तो स्मार्ट वी प्रोजेक्ट ने क्या किया है, इसको एकदम अच्छे से कर दिया है इसको अनरेप, और यहाँ पे देखो कोई भी फेस है वो ना तो ओवरलैप हो रहा है और सारे फेसेस इसके अंदर आ रहे हैं। तो अभी आप इसमें अगर टेक्सचरिंग करोगे ना, तो आपकी अच्छे से टेक्सचरिंग हो जाएगी इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है आपको। ठीक है गाइस, तो इसने स्मार्ट टीवी प्रोजेक्ट ने क्या किया कि जो चेयर है उसको एकदम अच्छे से यहाँ पे अनट्रैप करके रख दिया आपके सामने, और आप इसको अच्छे से अभी इस पे टेक्सचर आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पूरा एकदम अच्छे से इस पे टेक्सचर आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं इस पे अभी टेक्सचर। ठीक है, तो ये लो, मैं विंडो ओपन कर लेता हूँ वही सेम, और इसको शेडो एडिटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और वही सेम न्यू पे क्लिक करना है मुझे, है ना? वही एक टेस्टिंग के लिए मटेरियल ऐड करते हैं यहाँ पे, इमेज टेक्सचर, कलर,
न्यू यूवी, ओके, यूवी ग्रिड न्यू इमेज, ये लो। तो ये देखो अपना टेक्स्ट, इसको स्केल इट स्केल डाउन यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, एस मैंने प्रेस किया और ये यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है, यस। तो देखो गाइस इस तरीके से आप अपना अच्छे से अनरैपिंग करके जो आपके कॉम्प्लेक्स मॉडल है या फिर इंजीनियरिंग के लिए जो आप मॉडलिंग किया है आपने, ठीक है, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग है, उसके लिए आप स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट को यूज में लेके और आप अच्छे से अपना वहाँ पे अनरैपिंग कर सकते हो, ओके। तो चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मार्क सीम और क्लियर सीम क्या होता है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको ब्लेंडर ऑप्शन भी देता है, ठीक है, कि कैसे, जैसे तो ये एक ऑब्जेक्ट है तो ये एकदम अच्छे से यहाँ पे सेट हो रखा है ना, क्योंकि ये एक ब्लेंडर का ही ऑब्जेक्ट है तो ये अच्छे से अनरैप हो रखा है यहाँ पे। बट सपोज मैं कुछ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैं सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ एक, ठीक है, एंड इसको GUI में ले जाके यहाँ पे एडिट मोड में जाता हूँ, ओके, एंड इसको मैं RY या RX90 कर देता हूँ, ओके। ये देखो इसने अच्छे से अनरैप कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया आपको ये ब्लेंडर के ऑब्जेक्ट है, तो ब्लेंडर अपने सारे ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट है इनको सबको इन्होंने अच्छे से अनरैप कर रखा है। लेकिन मैं इसके बीच में एक लूप का डाल देता हूँ, ये लो, ठीक है। अभी मैं इसका अनरैप करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक लाइन आ चुकी है, एक ये हो गया पार्ट यहाँ पे, एक ये हो गया इसका। बट मैं इस लूप कट को सिलेक्ट करके और थोड़ा सा स्केल इट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं करता हूँ इसको, तो अभी भी सेम है, कोई इफेक्ट नहीं है ना, यस। बट मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा टेक्सचर है ना, वो इस पे ये जो पार्ट इसका इन्होंने देखो कैसे अनरिप कर रखा है, ब्लेंडर ने इसको कैसे अनरिप कर रखा है। ये देखो इसने क्या किया, ये वाला पार्ट है इसको दो भागों में कर रखा है, एक, ठीक है, ये देखो मैं फेस मोड में जाता हूँ, एक इसने यहाँ पे ये कर रखा है, फिर दूसरा इन्होंने ये कर रखा है यहाँ पे, यस। एंड फिर ब्लेंडर ने क्या कर रखा है, एक ये फेस कर रखा है, एक ये कर रखा है, और इनको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। तो ये देखो ये दो भागों में डिवाइड हो चुका है यहाँ पे, एक ये है, फिर सेकंड ये है, फिर दो ये है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनको मेरे अकॉर्डिंग करूँ अच्छे से, तो ब्लेंडर मुझे ऑप्शन देता है कि आप अपने अकॉर्डिंग भी इनमें कट लगा सकते हो, है ना। तो जैसे ये क्यूब है, इसको ब्लेंडर ने ऐसे अनरैप कर रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको मेरे अकॉर्डिंग अनरैप करना, तो मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट मार्क सिम करना है कि आपको इसको इस क्यूब को कैसे अनरैप करना है। देखो जैसे ये पूरा जॉइन है ना, अभी एक कंबाइन एक ऑब्जेक्ट है, आपको तो जैसे इसको ओपन करना है तो आपको अपना माइंड लगाना है कि मैं इसको कैसे ओपन कर सकता हूँ। तो देखो मैं चाहता हूँ कि ये इन तीनों में मार्क सिम कर दूंगा, ओपन करूँगा तो इधर से उधर से ओपन हो जाएगा। तो मुझे यू प्रेस करना है एंड यहाँ मार्क सिम करना है, ठीक है, ये हो चुका है। ऐसा ही मैं यहाँ नीचे कर दूंगा, इसको सेलेक्ट करना है, इसको करना है एंड इसको करना है, ठीक है, फिर ये तीनों यहाँ से ओपन हो जाएंगे। तो फिर ये ऐसे ऐसे अनरैप हो जाए ना, ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यू प्रेस करके यहाँ पे मार्क सिम कर देता हूँ, तो ऊपर नीचे मेरा यहाँ से ओपन हो सकता है ये बॉक्स। फिर इस बॉक्स को मैं चाहता हूँ कि जैसे ये एज है, एक ये है, तो अभी ये चार एज बची है, ठीक है, दो, एक ये है तीन, एक ये है चार। तो मैं चाहता हूँ इन चारों में से किसी एक को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर वो भी वहाँ से भी ये वाला भी ओपन हो जाएंगे, ये चार तीनों फेस है, एक दो तीन, जो चार फेस है ना, ये जो चारों फेसेज है, एक दो तीन चार, इनको मुझे अभी ओपन करना है इनको। तो मैं यहाँ पे भी एक मार्क सिम डाल देता हूँ एक बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जाके एंड यू प्रेस करना है, मार्क सिम कर दो, ये लो हो गया। तो अभी अपना ओपन हो जाएगा अच्छे से। अभी मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ, यू अनड्रेप बाई एंगल बेस्ड, तो ये लो, ये मेरे अच्छे से ओपन हो चुके हैं, ठीक है। ये देखो ये तो जो एक दो तीन चार पाँच छः, ये लो, ठीक है। तो ये मेरा ओपन हो चुका है, आप इस तरीके से भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही मैंने मार्क सिम को यूज में लिया तो इसने क्या किया, जो ये फेस था इसको यहाँ ओपन कर दिया, जो ये वाला फेस था इसको यहाँ कर दिया इसने सेट, फिर जो चार बचे ओपन ये वाले इनको इसने यहाँ लगा दिया, ये देखो जैसे जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये लो, और हो गए मेरे छः के छः फेस, तीन तीन छः, छः के छः फेस अनरैप हो चुके हैं। तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बस आपको अपना माइंड यूज़ लेना है कि यार मैं इस ऑब्जेक्ट को कैसे इसको मैं अनरैप कर सकता हूँ, अनरैप इन द सेंस इसको मुझे ओपन करना है, तो कहाँ कहाँ से मैं इस पर कट लगा सकता हूँ, है ना, और मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। जस्ट बस वही है मार्क सीम, उसी को बोलते हैं कि जस्ट आपको एज है उनको कट करना है, कहाँ से क्या करना है, मार्क करना है, और वो रेड कलर में मार्क हो जाती है, तो आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ ऐसे ओपन होने वाला है, ठीक है, ओके, नाइस। और जैसे ही फिर अपना काम हो जाता है तो आप यहाँ पे जो यू प्रेस करके और क्लियर सीम कर सकते हो, फिर ये लो यहाँ से गायब हो जाएगा, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि मार्क सीम बेसिकली कुछ भी नहीं है यार, किसी ऑब्जेक्ट को आपको 3D ऑब्जेक्ट है उसको 2D में ओपन करना है, तो आप मार्क कर दो कहाँ कहाँ से उसको कट करना है, और वो बेसिकली ओपन हो जाएगा आपका 2D में, ठीक है, जैसे यहाँ पे ही हमने ओपन किया, ओके। तो चलिए गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
ठीक है। तो गाइज मैं क्या करने वाला हूँ अभी, ये देखो इसका आप अनरैप देखोगे तो इस तरीके से हो रखा है ना। यस, क्योंकि मैंने एक कट डाल दिया बीच में तो ये दो आ चुका है। अगर ये लूप कट नहीं होता यहाँ पे, ये देखो जैसे ये लूप कट है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अगर ये लूप कट नहीं होता, इस लूप कट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, है ना, डिजोल एज। एंड अभी आप इसका ये देखो, यहाँ पे कोई लाइन नहीं आ रही है। ठीक है, बट आप जैसे ही इसमें एक लूप कट डाल दोगे, कंट्रोल आर प्रेस किया मैंने, और अभी आप इसका अनड्रैप देखोगे तो यहाँ पे देखो दो अलग अलग बन चुका है। यस, नाइस। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली मैं इसको मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ सीम्स बनाऊँ, है ना, ताकि मैं अच्छे से इसको अनड्रैप कर पाऊँ। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो एज है, मैं एज सिलेक्शन में हूँ और मैं यू प्रेस करके इसको मार्क सीम कर देता हूँ। ठीक है, एंड फिर इसको भी मैं एक मार्क सीम कर देता हूँ एंड इस एज को भी एक मार्क सीम कर देता हूँ। तो मैंने इसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया, एक ये हो गया, एक बेसिकली एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये एंड ये। ठीक है, अभी आप ए प्रेस करोगे, ठीक है, एंड आप इसको अनड्रैप करोगे। ठीक है, तो ये देखो आपके सामने 1 2 3 4। ठीक है, ये फोर कौन से हैं, एक तो ये है, ठीक है, एक ये है आपके सामने, फिर आपके सामने एक ये है, एक ये है। तो इन सभी को इसने क्या किया है, यूवी मैपिंग ने, जैसे आपने मार्क सीम किया तो उसके अकॉर्डिंग इसने अलग अलग यहाँ पे इनके जो कोऑर्डिनेट्स है, इनका जो मैप है, यूवी अनड्रैपिंग इनको कर दिया है। ठीक है, नाइस। आप चाहते हो कि जैसे ये है एंड इसको आप थोड़ा स्केल डाउन कर दो, अभी आप देखो। ठीक है, यस, अभी आप इसको अनड्रैप करोगे ना एक बार, अभी आप इसको अनड्रैप करो, ये लो। तो आप जैसे से बना, आप चाहते हो कि मुझे इसको अच्छे से अनड्रैप करना है और अपने अकॉर्डिंग करना है, मुझे मार्क सीम करना है ना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ और टेक्सचर लगाऊँ, वो टेक्सचर इतना इतना ही लगना चाहिए, यहाँ तक नहीं जाना चाहिए, तब हम मार्क सीम को यूज में लेते हैं। ठीक है, ताकि वो जो आप टेक्सचर लगाओगे वो इसी पे अप्लाई होने वाला है। ठीक है, इस चीज़ पे नहीं जाएगा, क्योंकि आपके सामने यहाँ ओपन हो चुका है, तो आप उस टेक्सचर को यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो वो उसी जगह पे आने वाला है ना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम लाइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एंड जैसे आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ लाइटिंग आती है। ठीक है, लाइट्स आती है, कौन कौन सी लाइट है, पॉइंट लाइट है, सन लाइट है, स्पॉट लाइट है, एरिया लाइट है, 3 पॉइंट लाइट है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड जैसे आप एक ब्लेंडर का नया न्यू फाइल, जनरल फाइल ओपन करते हो तो आपके पास इनिशियल में एक लाइट आती है, एक कैमरा आता है, एक क्यूब आता है। ठीक है, मतलब आप इसे मॉडलिंग कर लो। ठीक है, इसे अपनी लाइटिंग कर लो अच्छे से, और इससे आप अपना एनिमेशन या रेंडर निकाल सकते हो। ठीक है, इसलिए ब्लेंडर ये तीन चीज़ देता है इनिशियल में। ओके, तो अभी हम आज पढ़ेंगे लाइटिंग के बारे में। तो देखो, अभी ये जो क्यूब है ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस, बट अभी देखो मैं रेंडर व्यू में जाता हूँ और ये क्यूब अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। और अभी मैं सीन वर्ल्ड को यहाँ पे, ठीक है, तो सीन वर्ल्ड की लाइटिंग मुझे यूज करनी है अभी। तो सीन में तो कुछ है नहीं, तो विदाउट सीन करते हैं हम। और यहाँ पे जो अभी जो ये या आ रही है यहाँ पे लाइट, वो किस चीज़ की आ रही है, देखो इस लाइट को मैं डिलीट कर देता हूँ, एक्सप्रेस किया, डिलीट किया, लेकिन अब भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो क्या लिखा है, व्यू पोर्ट सेटिंग ओनली। ठीक है, ये व्यू पोर्ट में देखने के लिए, फाइनल में ये नहीं आने वाला है। जैसे ही देखो मैं कैमरा सेट करता हूँ, आप जैसे ही नंबर पैड से 0 प्रेस करोगे ना तो आप कैमरा पे आ जाओगे अगेन। ठीक है, और यहाँ पे अपना कैमरा सेट कर सकते हो आप। ठीक है, फिर एंड पैनल में जाना है आपको, एंड व्यू में जाना है, एंड ये जो कैमरा टू व्यू इसको इनेबल कर देना, फिर आप अपना कैमरा सेट कर सकते हो। वापस 0 प्रेस करोगे, फिर F12 जैसे ही प्रेस करोगे एक रेंडर इमेज हो जाएगा। ठीक है, एक इमेज रेंडर हो गया, ये देखो, लेकिन इसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है। यस, तो अभी हम वही डिस्कस करेंगे। तो अभी जो ये क्यूब मुझे दिख रही है वो किसकी वजह से दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो कुछ लाइट तो हमने ऐड कर नहीं रखा है, देखो एक लाइट थी पॉइंट लाइट, वो भी डिलीट कर दी है मैंने। तो ये दिख रहा है SDRI की वजह से। ये अभी इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, देखो जैसे मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 2 कर सकते हैं हम, 0 से 2। तो ये देखो जैसे ही मैंने 0 किया ये ब्लैक दिखने लग गया, जैसे ही मैंने एकदम 2 कर दी इसकी वैल्यू हाईएस्ट तो ये दिखने लग गया। ठीक है, और वर्ल्ड में ये दिखाई नहीं दे रहा, तो वर्ल्ड की ओपेसिटी 0 है, मैं बढ़ा देता हूँ तो देख लेते हैं हम किस टाइप की SDRI हो रखी है। ठीक है, एंड ये जो ब्लर ब्लर दिख रहा है हमें, ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा डाउन कर देता हूँ, ये लो। यस, तो ये अपनी SDRI, ये देखो ये जो SDRI है ना वो ऑब्जेक्ट के साथ कभी भी, ये देखो अपना ग्रिड है यहाँ पे, ये अपना क्यूब रखा है, ये अपनी X एक्सिस, Y एक्सिस है, कैमरा है अपना। ठीक है, तो ये सब इंटरेक्ट नहीं करते हैं SDRI के साथ में, ये एक जस्ट लाइट होती है जो हम इसको यूज में लेके अच्छे सीन बना सकते हैं। और अपनी लाइट है वो हमें एक लाइट मिल जाती है, जैसे सन की लाइट मिलती है ना हमें नेचुरली, कहीं हम
कहीं जाते हैं हम, अपना डे में देख लो, डे लाइट है तो वो डे लाइट हमें सन की वजह से मिलती है। तो वैसे ही एक एच डी आर आई भी एक उसी तरह है, जस्ट आप मान सकते हो, ठीक है। ये एक एच डी आर आई, ये एक इमेज होती है, ठीक है, जो हमें लाइट देती है। ओके, देखो आप यहाँ से इस बॉल पे क्लिक करके ये चेंज भी कर सकते हो अपनी एच डी आर आई, ठीक है। ये देखो अभी कुछ बिल्डिंग्स वगैरह आ रही है, ये लाइट पड़ रही है इस पर, फिर इस बॉल पे चेंज करके आप एच डी आर आई चेंज कर सकते हो। यस, यस, ये देखो सी जैसा, जैसे सी तो है इधर, यस, ये सी है, यहाँ बंदे कुछ बैठे हैं, ये देखो, ठीक है। तो एक एच डी आर आई है, ये एच डी आर आई इमेज है जो एक लाइट का काम कर रही है यहाँ पे। ओके, मैं इसको ये वाली कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमें अभी क्यूब दिख रही है इस एच डी आर आई की वजह से। इसको आप रोटेट भी कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। इसकी जो बाकी सेटिंग्स है उसको हमें देखने के लिए शेडर एडिटिंग में जाना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पे मैं जो ऑब्जेक्ट है इसको शेडर टाइप वर्ल्ड कर लेता हूँ, और आप जैसे यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास देखो एक बैकग्राउंड आएगा, एक वर्ल्ड आउटपुट आएगा। ओके, तो यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कौन सा कलर रखना है। यस, तो ये अपना फाइनल रेंडर में सीन होगा, बट अभी हम फिलहाल के लिए इस डेराई लाइट को यूज में ले रहे हैं। यस, देखो जैसे मैंने यहाँ से सीन वर्ल्ड को ऑन कर दिया है, तो अभी जो सीन के अकॉर्डिंग मुझे किस टाइप का बैकग्राउंड रखना है बैक में, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। किस टाइप का आपको बैकग्राउंड रखना है अपना, तो बैकग्राउंड आप यहाँ से जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर आप डाल सकते हो, वर्ल्ड आउटपुट में सीधा आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। ये कनेक्टिंग वगैरह ये सब मैं आपको बताऊँगा। ओके गाइज, चलिए, अभी ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल अबाउट लाइटिंग पार्ट। ओके, तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एस डी आर आई लाइट के बारे में। ओके, तो एस डी आर आई क्या होता है आपको जैसे पता है, हाई डायनामिक इमेज रेंज होती है एक, ठीक है, 360 डिग्री की इमेज होती है जिससे हम अपने सीन में यूज में लेके जिसको हम अपने सीन में यूज में लेके एक लाइट का इफेक्ट दे सकते हैं और एक सीन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अभी मैं हूँ मटेरियल प्रीव्यू में, और यहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि जो मेरी एच डी आर आई है वो यहाँ पे यूज हो रही है। इसकी आप स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हो, देखो जैसे मैं स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूँ आपको ब्राइटर दिख रहा है ना। वर्ल्ड की ओपेसिटी आप बढ़ाओगे तो आपको एच डी आर आई दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो एच डी आर आई है यहाँ पे, यस, मतलब ये 360 डिग्री की इमेज होती है वो यूज में ली जा रही है, जो कि ये रही, और ये ब्लेंडर देता है हमें इतनी सारी, इन सबको हम यूज में लेके अपने सीन को ब्राइटर कर सकते हैं और इनको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। ब्लर का इफेक्ट भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, कितना ब्लर दिखाना है कितना नहीं। जैसे कि इस एच डी आर आई में आप देख सकते हो, जैसे मैं ब्लर कम करता हूँ तो ये देखो, ये देखो पेड़ पौधे हैं, है ना, और ये एक एच डी आर आई इमेज है, ये देखो, जैसे जिसमें सनलाइट भी आ रही है, सब कुछ इंक्लूड है इसमें। तो इसकी वजह से हमें जैसे रियल लाइफ में जैसा मिलता है इफेक्ट, वैसे लाइट का इफेक्ट मिलता है। लेकिन एच डी आर आई के साथ ये प्रॉब्लम होती है, कभी भी अपने जो ऑब्जेक्ट है, जो सीन है, उसके साथ कभी भी इंटरेक्ट नहीं करेगा। जैसे ऐसे लगेगा हमें सीन की जैसे हवा में ही है ना। तो बस हमें तो यार जब सीन लेना तो हम कैमरा सेट करके सीन ले लेंगे, बाकी हमें ये तो दिखाना है नहीं, है ना। तो ये एच डी आर आई के साथ ये प्रॉब्लम ही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जैसे मैं रेंडर मोड में जाता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको, बस कुछ कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है जो मैंने यहाँ पे एक तो वीडियो बैनर ऐड किया था, एक जो इमेज मेरी ऐड की थी यहाँ पे, है ना। इसके अलावा यहाँ पे एक टेक्सचर जो ऐड किया था हमने, जो मैं आपको बता रहा था, इसके अलावा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सब हम कैसे, देखो अभी मैंने सीन लाइट एंड सीन वर्ल्ड, है ना। तो अब ये क्या होता है, ये होता है व्यू पोर्ट सेटिंग में आपके पास ये ऑप्शन आते हैं कि जो ये व्यू पोर्ट वाला है ओनली, इसमें आपको क्या क्या देखना है, सीन लाइट का इफेक्ट डालना है कि नहीं डालना। तो जो भी आपके सीन में लाइटिंग है उनका इफेक्ट आप देख सकते हो, ठीक है। सीन वर्ल्ड जो आपने कुछ वर्ल्ड यहाँ पे सेट किया है ना, जैसे एच डी आर आई लाइट वगैरह या बैकग्राउंड वगैरह, वो यूज में लेना है कि नहीं। अगर आपको वो लेना तो फिर एच डी आर आई आपको नहीं मिलेगा, अगर वो नहीं लेना तो आपको एच डी आर आई का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम अभी देखते हैं कि हमारे रेंडर मोड में कैसा दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एच डी आर आई सेट कर लेते हैं। ओके, यस, तो चलिए गाइज, मैं यहाँ से जो सीन वर्ल्ड है और जो सीन लाइट है इसको हम बाद में यूज में लेंगे, ठीक है। इन दोनों को टिक कर देते हैं, हम चलते हैं सेटिंग मोड में, ये लो, ठीक है। और यहाँ पे आपको जाना है शेडर टाइप, सेलेक्ट करना है वर्ल्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो अभी मैं चला जाता हूँ रेंडर मोड में, ये लो मैं रेंडर मोड में आ चुका हूँ। और जैसे ही मैंने यहाँ पे जो शेडर टाइप वर्ल्ड सेलेक्ट किया, मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, बैकग्राउंड का और वर्ल्ड आउटपुट का, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जो एक टेक्सचर है, ठीक है, इन्वायरमेंट टेक्सचर, यस, इसका रोल यहीं पे होता है, ठीक है। इसको मैं कलर को कलर से कर देता हूँ, और अभी देखना आप, जैसे मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे सब कुछ पिंक हो चुका है, और इसका मतलब क्या है, ब्लेंडर बोल रहा है कि ये चीज़ है यहाँ पे जो आपका टेक्सचर है वो मिसिंग है। ओके,
तो टेक्सचर मिसिंग है तो चलो अभी ढूंढ लेते हैं उसको। आपको ओपन पे क्लिक करना है और आपको वर्ल्ड का फोल्डर देखना है इधर, ठीक है। आपको वर्ल्ड का फोल्डर मिलता है कि नहीं, या तो मिल जाएगा उसमें जिसमें एच डी आर आई है जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। नहीं है तो आपको विंडोज सी में जाना है, ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, ओके, ब्लेंडर फाउंडेशन पे जाना है, ठीक है, ब्लेंडर 4.3 पे क्लिक करना है, ओके, 4.3 पे क्लिक करना है, डेटा फाइल्स पे क्लिक करना है, ओके, एंड उसके बाद में स्टूडियो लाइट्स पे क्लिक करना है एंड देन वर्ल्ड पे क्लिक करना है। ये आ गई आपके सामने सारी एच डी आर आई जो हमने वहाँ देखी थी, ठीक है। 8 की 8 एच डी आर आई आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। तो इनमें से किसी एक को यूज में ले लेते हैं, जैसे मैं इस वाली को यूज में ले लेता हूँ, सनराइज वाली को। ओपन इमेज, देखो जैसे ही मैंने ओपन इमेज किया सनराइज वाली को, ये लो मेरा एकदम रेंडर प्रीव्यू में हूँ, मुझे आसानी से मेरा जो ये होम का मॉडल है मेरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये देखो देखो वहाँ से सन भी आ रहा है ना, सनलाइट भी आ रही है वहाँ से, यस। और ये देखो एकदम अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है और अच्छे से मेरा यहाँ पे जो मेरा होम का मॉडल है वो मुझे दिखाई दे रहा है, यस। और इस एच डी आर आई की जो स्ट्रेंथ है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कि कितना दिखाना है ना, ओके, नाइस। तो गाइज ऐसा तो है नहीं कि जो ब्लेंडर ने हमें एच डी आर आई दी है उन्हीं को यूज में लेके हमें ये सब सीन बनाना है। हमें डिफरेंट टाइप की एच डी आर आई भी यूज़ करनी पड़ सकती है, तो हम करते भी हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, पॉली हेवन, और बहुत सारी वेबसाइट्स, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम गूगल पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उनको, ओके। तो ये देखिए गाइज मैं पॉली हेवन की वेबसाइट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको मिलता है सिस्टम एच डी आर आई। और यहाँ पे देखो ऑल आउटडोर है ना, आउटडोर की आपको इतनी सारी, देखो कितनी सारी यार, पार्टी क्लाउड नेचर है ना, बहुत सारे आपके पास यहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं। प्योर स्काई, स्टूडियो, इंडोर, नाइट है ना, बहुत सारी एच डी आर आई मिल जाती है। इनको आप यहाँ से डाउनलोड कर लो बस। 2K, 4K, 8K, 16K तक मिलता है, बस इनका लाइसेंस देखो एंड आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, यस। एंड फिर आप वहाँ पे उनको यूज में ले सकते हो, ठीक है। एंड फिर सेम आपको यहाँ से ओपन इमेज करना है और सेम उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो गैस ये तो हो गई एच डी आर आई की बात कि आप एच डी आर आई को यूज में लेके और यहाँ पे अपना सीन है वो क्रिएट कर सकते हो, अपने सीन में लाइट का इफेक्ट दे सकते हो और पीछे आपको कैसा लुक देना है वो आप दे सकते हो, ओके। चलिए अभी सपोज कि आपको ये वाला यूज में नहीं लेना और आप चाहते हो कि मुझे तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहते हो कि मुझे तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर चूज करना है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो। देखो आपके पास यहाँ ऑप्शन मिलते हैं आपको, ये देखो बैकग्राउंड वाला, ये लो, ये देखो, यस। आपको बैकग्राउंड रेड करना है आप रेड कर दो, ठीक है। स्ट्रेंथ आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो उसकी, ठीक है। ये देखो बट इसका इफेक्ट है वो अपने होम का जो मॉडल है उस पर भी पड़ रहा है थोड़ा, है ना, यस। ये देखो आप इस टाइप का एच डी आर आई चाहते हो, बट मैं ये इसका स्ट्रेंथ 1 कर देता हूँ। और आप ग्रेडियंट टेक्सचर यूज में ले सकते हो, ये लो, ठीक है। इसको मैंने कलर को कलर से कर दिया, यहाँ पे आपको दो टाइप के कलर मिल जाते हैं, है ना, इनको आप यूज में ले सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में एक कलर कलर रैंप लेके आ जाता हूँ, ठीक है। एंड ये कनेक्ट कर देता हूँ, इससे क्या है मुझे और भी कलर का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। जैसे मुझे एक ये कलर चाहिए, बाकी एक जैसे स्काई जैसा कलर आप लगा दो, जैसे एक ये चाहिए आपको, और यहाँ पे एक लगा देता हूँ ये वाला, इस टाइप का। तो ये लो, इनको आप कंट्रोल कर सकते हो, या और भी लगाना है आपको बीच में तो और कलर भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये देखो पीछे कलर मिल चुके हैं आपके पास, यस। और अभी मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, ग्रेडियंट टेक्सचर को सिलेक्ट करना है आपको, ग्रेडियंट टेक्सचर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है और आपके सामने एक मैपिंग नोड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इनको रोटेट भी करवा सकते हो कलर्स को, ये देखो मैं अभी वाई एक्सिस में इसको रोटेट करवा रहा हूँ, तो ये देखो। और इस टाइप का कुछ बैकग्राउंड बनाना हो आपको, ये देखो वाई एक्सिस में रोटेट हो रहा है, जेड एक्सिस में रोटेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्सिस में रोटेट हो रहा है, ओके। आप इनकी स्केलिंग कर सकते हो, कितना स्केल करना है आपको, एक्स एक्सिस, वाई या जेड एक्सिस, ये लो मैंने इनको इतना स्केलिंग कर रखा है, ये देखो कितना नाइस इफेक्ट आया। मैं ये बैकग्राउंड भी मेरे सीन में यूज में ले सकता हूँ, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी यूज में ले सकते हो, लेकिन इसका थोड़ा सा जो इफेक्ट है इन कलर का वो हमारे जो मॉडल है जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए उन पे भी इन पे इफेक्ट पड़ता है, तो ठीक है गाइज। लेकिन इसका इस पे इफेक्ट पड़ता है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मुझे तो जस्ट एक यहाँ पे इस पे मेरा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, है ना, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, क्या ऑप्शन आता है, जस्ट बैकग्राउंड है इसका आप डुप्लीकेट करके यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। एंड आप सर्च करोगे यहाँ पे लाइट पाथ, यस ये लाइट पाथ, और इसको आप यहाँ लेके आ जाओ, ठीक है। एंड मैंने आपको जैसे बताया था कि दो शेडर को कनेक्ट करना है तो आपको मिक्स शेडर लाना पड़ेगा, तो आप मिक्स शेडर लेके आ जाइए यहाँ पे, ये लो, ठीक है।
एंड इस बैकग्राउंड को यहाँ पे, एंड जो इस कैमरा रे है उसको आपको कनेक्ट करना फैक्टर से, ठीक है। तो अभी आपके ऑब्जेक्ट पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ से अपना बैकग्राउंड जो भी चेंज करोगे वो चेंज हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। आपके ऑब्जेक्ट पे कोई कलर नहीं, अभी आपके ऑब्जेक्ट है उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है उसका। ओके, ये देखो आप यहाँ से अपना मनपसंद बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। नाइस, मैंने क्या किया, मैं लाइट पाथ लेके आया, इस कैमरा रे को मैंने फैक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से तो आप इसकी स्ट्रेंथ कम ज़्यादा कर ही सकते हो, ठीक है। ये तो इनका आधा जो मैंने यहाँ पे कलर ऐड किए हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये लो कट, ठीक है। ये आपको नहीं चाहिए, मुझे बस ये मेरे ऑब्जेक्ट थे, ये मेरा यहाँ पे सीन था, ठीक है। ये मेरा सीन था ना, यहाँ पे देखो मैंने टेक्स्ट लगा रखे थे, ये मैंने टेक्स्ट लगा रखा था। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जस्ट जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं बैकग्राउंड कलर यूज़ करना चाहता हूँ, तो बस आप अपना बैकग्राउंड कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हो, कौन सा बैकग्राउंड कलर लगाना है आपको, ठीक है। ग्रेडियंट टाइप लगाना है तो फिर आप इसको ग्रेडियंट टाइप लगा सकते हो, ठीक है। ये लो ग्रेडियंट टेक्सचर लग गया आपका बैकग्राउंड में अच्छे से, कोई भी टेक्सचर आप यहाँ पे यूज में ले सकते हो। यस, मैंने कुछ नहीं कर रखा, ग्रेडियंट टेक्सचर को मैपिंग नोट से के साथ किया है, इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो, ऐसे देखो कहाँ पे क्या करना है, ठीक है, रोटेशन करवा के, ठीक है। तो गाइस ऐसे आप ग्रेडियंट टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हो, ग्रेडियंट कलर का मिक्सअप आप यूज़ कर सकते हो एज ए बैकग्राउंड, और आप कोई भी सॉलिड कलर भी कर सकते हो, जैसे कि आप जिस टाइप का आपको बैकग्राउंड चाहिए बैकग्राउंड में। ओके, बस आपको कनेक्ट करना है लाइट पाथ का इस कैमरा रे को, मिक्स शेडर के फैक्टर से कंट्रोल करवाना है, एंड जस्ट आपको, बाकी तो कुछ भी नहीं है, देखो ये तो कनेक्टेड ही नहीं है। ओके, ग्रेडियंट टेक्सचर चाहिए तो फिर आप इसमें आउटपुट दे सकते हो। ओके, तो चलिए गाइस एस डी आर ए के बारे में आपको समझ में आ गया अच्छे से। ओके, चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो अपनी लाइट है उनके बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट एंड एरिया लाइट के बारे में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका होम का मॉडल है उसको ओपन कर लेना है जो हमने बनाया था, ठीक है। और मैं एक बार सेटिंग में जाके जो जो हमने टेक्सचर्स लगाया था इन सबको डिलीट कर देते हैं ना, और इस पर एक अच्छा सा टेक्सचर लगा देता हूँ मैं, ठीक है, रोड के जैसा। तो रोड ब्लैक कलर की होती है, थोड़ा ब्लैक लगा देते हैं इस पर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, पहले शिफ्ट डी करके ना, यहाँ माई वर्क स्पेस में शिफ्ट डी करके इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ओके, एडिट मोड में, एंड जी जेड, ओके, जी एक्स, ठीक है। एक रोड जैसा लुक दे देते हैं यार इसको थोड़ा सा, जी एक्स, ओके। चलिए नाइस। और मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो है मेरा इंटायर, इसको भी मैं एस एक्स कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, ऐसे। फिर इसको जी एक्स यहाँ कर लेता हूँ, ओके। एंड फिर जो मेरा ये है पार्ट, इसको मैं सेलेक्ट करके इसको एक्स एक्स कर लेता हूँ थोड़ा इतना, यस, जी एक्स, ओके। ताकि ये थोड़ा सा ठीक ठीक लगे यार, है ना, रोड जैसा। और अभी मैं इस पर क्या करने वाला हूँ, ये मॉडिफायर लगाते तो अरे मॉडिफायर, ठीक है। और इसके जो काउंट देखो इधर बढ़ाए, तो मैं इसको -1 कर दूंगा वैल्यू को, तो ये उस डायरेक्शन में बढ़ेगा। और मैं काउंट कर देता हूँ इसके, 2 काउंट हो गए यहाँ, चलो 2 काउंट इनफ है यार, ठीक है। चलिए नाइस। और अभी सेटिंग टाइप में जाके इस रोड को थोड़ा सा हम चमका देते हैं, रफनेस इसकी कम कर देते हैं थोड़ी, यस। ज़्यादा भी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ एडिट मोड में जाके यहाँ एक स्लॉट और ऐड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको असाइन कर देता हूँ वाइट वाला पार्ट, ठीक है। तो ये अपना कुछ रोड यहाँ पे बन चुका है। चलिए अभी मैं आ जाता हूँ रेंडर मोड में, रेंडर प्रीव्यू में मैं आ चुका हूँ, ठीक है। अभी देखो मुझे यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यस, ये जो रोड है इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, या फिर ये जो मेरे लाइट लगी है ना, लाइट प्लस रोड प्लस गाड़ी, ठीक है, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, ये लो। अब अभी देखो यहाँ पे ये रेंडर मोड में हूँ मैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे, और ये मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं एक लाइट ऐड करके बताऊँगा आपको कि लाइट से कितना इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके एडिट मोड में जाता हूँ, इसको एल से सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एस एंड कर्सर टू सेलेक्टेड यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ मैं एक लाइट ऐड करूँगा, पॉइंट लाइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक लाइट ऐड हो चुकी है आई थिंक, यस। ये देखो इसका रिलेशनशिप लाइन भी आ रहा है कि ये कहाँ तक जाएगा इसका, ठीक है। ये देखो, ये देखो इसका लाइट पड़ भी रहा है यहाँ पे, ये देखो, यस, ये लाइट ऐड हो चुकी है यहाँ पे, ओके। ये देखो इसको जैसे ही मैं जी और जेड करके नीचे लेके आऊँगा तो देखो इसका इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ नीचे, है ना।
यहाँ इसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो मैं इस लाइट सेटिंग में जाता हूँ, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी, और इसका जो पावर है इसको मैं कर देता हूँ 500, एंटर। ओके, एंड अभी मैं GZ करता हूँ इसको। ये देखो वो इसमें वहाँ लग रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है इसमें, ठीक है, रोड में GZ, ये लो। तो यहाँ से क्या लग रहा है कि जैसे यहाँ से कुछ लाइट जा रही होगी, है ना, इस टाइप का। और यहाँ सॉफ्ट फॉल ऑफ है, ठीक है। ये देखो ये पॉइंट लाइट है, तो पॉइंट लाइट का मतलब आपको जैसे पता लग रहा है ये एक ओमनी डायरेक्शन में होती है, मतलब इसकी एक ही डायरेक्शन होती है फिक्स, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा आप इसका जो कलर है लाइट का वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो कोई भी कलर आपको लाइट का करना है वो आप चेंज कर सकते हो। इसकी आप पावर बढ़ा सकते हो, लेकिन इसकी पावर ये नहीं है यार वो, ठीक है, ये इसको रेडियंट पावर बोलते हैं, ये अपने इलेक्ट्रिकल वाली पावर नहीं है ये, ठीक है। लेकिन रेडियंट पावर की भी जो SI यूनिट होती है ना, वो वाट ही होती है, तो इसलिए इसको भी वाट में यहाँ ब्लेंडर ने इसको शो कर रखा है, ठीक है। सॉफ्ट फॉल ऑफ से क्या होगा, जो इसकी शेडो पड़ती है ना वो थोड़ी सॉफ्ट दिखेगी आपको। बाकी आप इसकी रेडियस भी बढ़ा सकते हो वैसे, ठीक है। ये देखो जितनी ज़्यादा रेडियस बढ़ाओगे उसका इफेक्ट है वो उतनी दूर में ही जाएगा जितना आपने रेडियस किया है, ठीक है। तो इससे देखो इसकी जो शेडो है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। ये देखो हार्ड शेडो बनती है फिर सॉफ्ट शेडो हो जाती है थोड़ी, ठीक है। तो आप इसकी रेडियस भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। शेडो आपकी डालनी है कि नहीं डालनी, शेडो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। लाइट की शेडो आपको चाहिए तो इसको इनेबल करो, नहीं चाहिए तो डिसेबल करो इसको, ठीक है। बाकी मैं इसको एक बार के लिए 1000 करता हूँ। ये लो देखो कितना पावर बढ़ चुका है मेरा, है ना, और नीचे भी इफेक्ट आ रहा है। मैं इसकी रेडियस को थोड़ा कम कर लेता हूँ एक बार। ये लो अभी देखो इसका जो इफेक्ट है पॉइंट लाइट का, ये देखो नीचे में जो रोड में आ रहा है ना, रोड में आ रहा है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, रोड से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो ये है एक पॉइंट लाइट जो बस आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ यार यहाँ पे एक लाइट ऐड है और बस दैट्स ऑल। इसके अलावा तो कुछ होना जाना है नहीं। यस, ठीक है। ये तो हो गई पॉइंट लाइट जहाँ पे आपको इसका रेडियस भी आप कर सकते हो कंट्रोल, लेकिन बस एक पॉइंट के रूप में, एक ओमनी डायरेक्शन होता है ओनली एक डायरेक्शन में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एडिट मोड में मैं जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं कर्सर लेके आता हूँ, कर्सर टू सिलेक्टेड, एंड मैं यहाँ पे एक लाइट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। लाइट, एरिया लाइट, ठीक है। ये मेरी एरिया लाइट मैंने ऐड कर ली है। मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैं इसका कलर ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। ये 10 वोट की जगह मैं इसको 1000 वोट की बना देता हूँ, ये लो, ठीक है। अभी मैं इसको GZ करता हूँ एक बार। ये देखो इफेक्ट, देखा आपने इफेक्ट इसका, ठीक है। इसका इफेक्ट यहाँ पड़ रहा है, ये देखो नीचे इफेक्ट इसका, ठीक है। तो ये है एरिया लाइट, इसके आप साइज़ भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये देखो जैसे जैसे मैं साइज़ कर रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे साइज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है इसका, एंड जैसे आप इसको GZ करोगे तो आपका इफेक्ट पड़ेगा एकदम अच्छे से, ठीक है। ये देखो इसका इफेक्ट पड़ने लग गया। अभी हम सेटिंग में चलते हैं, और जो ये है मेरा, इसको हम मेटेलिक बिल्कुल नहीं बनाएंगे, इसकी रफनेस फुल रखेंगे, है ना, ताकि ये बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट ना करे। तो ये लो मैंने रफनेस इसकी फुल बढ़ा दी है ना। अभी हम देखते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये है अपनी, यहाँ पे देखो पॉइंट लाइट पड़ रही है, ठीक है। इस पॉइंट लाइट का इफेक्ट यहाँ तक भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट लाइट है, ये एरिया लाइट थी, पॉइंट लाइट अपनी नीचे होगी यहाँ पे कहीं, ये रही, ठीक है। तो जो पॉइंट लाइट है इसकी हमने रेडियस थोड़ी बढ़ा रखी है, ये देखो, है ना। तो आप इसकी रेडियस कंट्रोल कर सकते हो, 1 मीटर इज इनफ। 1000 यार आपने इसकी पावर 1000 कर रखी है, 1000 वोट, तो ये इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप इसकी कम कर दोगे जैसे 500, तो ये देखो यहाँ पे कम, यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है। और जो आपकी ये लाइट होती है एरिया लाइट, ये क्या करती है बेसिकली, ये आपके जो एरिया है उसको, जो ऑब्वियसली यार एरिया लाइट है तो एरिया जैसे काम करेगी उसको कवर अप करेगी ये, ठीक है। आप इस पावर को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो इस टाइप का लाइट का इफेक्ट आ रहा है, यस। और यहाँ पे आप देखोगे इसको शेप स्क्वायर दे सकते हो, रेक्टेंगुलर दे सकते हो, ये देखो, ठीक है। फिर आप इसको डिस्क, है ना, एक जो होता है अपना एलिप्स जैसा, ठीक है, सर्किल में दे सकते हो, फिर आप इसको एलिप्स में दे सकते हो, ये लो, अंडरस्टूड ना। ओके, इसकी आप पावर बढ़ा सकते हो, कलर आप इसका भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, कोई भी कलर आपको जैसा लगे, ठीक है। तो गैस ये होती है एरिया एंड पॉइंट लाइट, जो आई होप आपको समझ में आ गया। इनकी शेडो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, है ना, तो वो आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो, और बाकी आप इनकी पावर बढ़ा के ऐसे इनको यूज में ले सकते हो। वो पॉइंट लाइट है, एक ओमनी डायरेक्शन में काम करती है, ये एक एरिया को कवर करती है, एरिया लाइट, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। लाइटिंग में और कुछ ज़्यादा है नहीं इतना, ओके, ठीक है। तो गाइज जैसे हमें कुछ बल्ब बनाना है और बल्ब में कुछ लाइट दिखानी है, तो हम ओबियसली वहाँ पे पॉइंट लाइट को यूज में लेंगे, ठीक है।
तो वहाँ पे हम अच्छे से उसको सेट कर सकते हैं, ऐसा लगेगा कि हाँ ये बल्ब ऑन है अभी यहाँ पे, ठीक है। यस, अंडरस्टूड। ओके, सपोज़ किसी बल्ब को दिखाना है हमें, तो फिर हमें जस्ट सिंपली वही करना पड़ेगा कि यस उसके रेडियस को कंट्रोल करके एंड जस्ट सिंपली हम उसको दिखा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक बल्ब ऑन है, ठीक है। बट सपोज़ ऑब्वियसली जैसे कोई टीवी स्क्रीन है, कोई टीवी है और वहाँ से कुछ लाइट आ रही है या फिर है ना, तो उस टाइप के लिए हम एरिया लाइट को यूज में लेंगे। इसको हम स्केल भी कर सकते हैं, देखो स्केल एक्स एक्सिस में स्केल कर सकते हैं, वाई एक्सिस में स्केल कर सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग हम स्केल कर सकते हैं। और आप देख सकते हो नीचे इसका इफेक्ट भी बढ़ रहा है ना, एरिया लाइट का देखो इफेक्ट भी पड़ रहा है जैसे आप स्केल कर रहे हो उसको। यस, स्केल करके आप इसकी पावर को 2000 का 4000 करके देखो, ये देखो कितनी ब्राइटनेस आई है एकदम, जैसे आपने स्केल कर रखा है वैसे ही, जैसे जितना आप स्केल करोगे उतना ही इफेक्ट उसका पड़ने वाला है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। आप इसको स्केल कर सकते हो एक्स वाई किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। बस जी एक्सिस में नहीं होगा ये, बाकी आप एक्स वाई किसी में भी कर सकते हो। जैसे टीवी स्क्रीन दिखानी हो आपको तो एरिया लाइट आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, और बल्ब वगैरह में आपको दिखाना तो आप ये ओमनी डायरेक्शन होती है पॉइंट लाइट, तो आप इसको यूज में ले सकते हो, ओके। और जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाना है उसकी तरफ आप इसका फेस कर सकते हो। जैसे आपको ये सेलेक्ट करना है लाइट और रोटेट कर दो आप, देखो जैसे अभी मेरी जो गाड़ी है ये दिख नहीं रही है ना, तो जैसे मैं गाड़ी पे ऐसे रोटेट कर दूंगा तो गाड़ी पे इसका जस्ट फोकस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी तो 4000 बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो मैं इसको 2000 कर देता हूँ वापस, ये देखो, ठीक है। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। नमस्कार दोस्तों, तो इस क्लास में हम सीखेंगे कि जो अपना लाइट वाला सन एंड जो स्पॉट लाइट है ये क्या होता है, ठीक है। तो चलो पहले स्पॉट लाइट देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं स्पॉट लाइट पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे एक स्पॉट लाइट ऐड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे एरिया लाइट है, तो इस एरिया लाइट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, एक्स प्रेस करिए डिलीट कर देता हूँ, ये लो ये मेरी लाइट आ गई है, जैसे कौन जैसी शेप में जो आ गई है इसको बोलते हैं स्पॉट लाइट, ठीक है। ये एक फोकस पे जस्ट एक पॉइंट पे जस्ट ये फोकस करता है, ठीक है, स्पॉट लाइट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये देखो यहाँ पे स्पॉट लाइट ऐड हो चुकी है और इसकी सेटिंग में जाके मैं इसकी जो पावर है इसको कर देता हूँ 1000, ये लो। एंड जो इसका पावर है इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर में, ओके नाइस। अब देखना, अब जैसे ही मैं इस स्पॉट लाइट को जी जेड करता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ इफेक्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, आई थिंक यू आर गेटिंग सम इफेक्ट, है ना। ये देखो यहाँ पे एक बार मैं इसको 2000 करता हूँ तब आपको अच्छे से दिखेगा, ये लो 5000 करते हैं इसको, ये लो अभी दिखा आपको अच्छे से इफेक्ट, ठीक है। आप इसकी जो बीम शेप है ना, इस जो कौन वाली शेप है इसको भी आप यहाँ इसका जो एंगल है इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, कितना फोकस करवाना है। देखो जैसे इस टाइप का नहीं होता, जैसे किसी टेबल पे इस टाइप का कुछ पड़ा रहता है, जैसे मैं यहाँ पे एक एक मंकी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, मंकी, ये देखो जी जेड करके इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं मंकी को ऐसे, है ना। तो ये देखो जैसे ये फोकस हो रहा है इस पे, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सर्किल में कुछ टेबल पे कुछ पड़ा रहता है, और फिर जैसे इस टाइप का कुछ फोकस करवाना हो आपको, तो आप जो ये कौन जैसी शेप वाली जो स्पॉट लाइट है ना इसको आप यूज में ले सकते हो, ओके नाइस। मैं इसको थोड़ा जी जेड करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ एंड थोड़ा सा आप इसका देखो जो बीम शेप है इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, कितना आपको कितने पॉइंट में आपको जस्ट फोकस करवाना है, ठीक है, इसका पॉइंट का। फिर ब्लेंड मोड भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, ओके। शैडो आपको चाहिए नहीं चाहिए वही सेम है, ओके। सॉफ्ट फॉलो का मतलब सब में सेम है यार, कि आपकी शैडो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगी अगर आपने इस पर टिक लगा रखा है। बाकी ये जो रेडियस है सेम जो मैंने आपको बता रखी है, ये देखो, ठीक है। तो जो रेडियस है लाइट की उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ओके नाइस। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, और आप सेम इस लाइट का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो और आप इस कलर को एनिमेट भी कर सकते हो यार, ठीक है। एनिमेट इन द सेंस कि आप चाहते हो ना कि कभी ये हो फिर ये हो, डिस्को वाला कलर चाहिए आपको, है ना, तो वो भी हो सकता है यहाँ पे, पॉसिबल है सब कुछ, ब्लेंडर में सब कुछ पॉसिबल है यार, जो बोलते हैं ना बोला एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो वो ब्लेंडर में भी धीरे धीरे ये सब कुछ पॉसिबल होता हुआ जा रहा है, ठीक है। 4.3 में तो मैक्सिमम चीज़ें हो चुकी है, अभी ये 4.2 तक क्रैश होता था ब्लेंडर बहुत ज़्यादा यार, जैसा कि मुझे पता है और मैंने रिव्यू भी बहुत देखे हैं फिर भी, है ना। लेकिन जो 4.3 है ना इसमें क्रैश होने की चांसेस अभी तक तो मेरे पास, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया होगा, एक दो बार क्रैश हुआ है ना, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है ना। कई बार ऐसा नहीं है, सिस्टम अपना अच्छा रहता है लेकिन फिर भी ब्लेंडर क्रैश हो जाता है ना। जैसे आप यूज में लोगे तो आपको पता लगेगा, अगर आप 4.3 से कम के यूज में लोगे तो आपको पता लग जाएगा, 4.3 में आपको इतनी दिक्कतें नहीं आने वाली, है ना। क्योंकि जैसे जैसे ब्लेंडर के जो नए वर्जन्स आ रहे हैं वो स्टेबल वर्जन्स आ रहे हैं और अच्छे वर्जन्स आ रहे हैं ना, उनमें कई सारे ऑप्शन ऐड किए जाते हैं, ओके। जैसे पहले जो लाइट है उसका नाम यहाँ लाइट ही आता था, लेकिन आजकल
पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट, सबका नाम आ जाता है। ठीक है, कौन सी लाइट आपने ऐड कर रखी है ना। तो बहुत सारे चेंजमेंट आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आई होप आपको स्पॉट लाइट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या होती है स्पॉट लाइट? जस्ट एक कॉनिकल शेप में होती है। ठीक है, इसके रेडियस आप कंट्रोल कर सकते हो, इसका कलर एंड पावर आप कंट्रोल कर सकते हो, शेडोज कंट्रोल कर सकते हो, है ना। जो साइज़ है बीम की वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, कितनी दूर में आपको फोकस करवाना है जस्ट। ठीक है, ओके गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, चलिए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अपनी लाइट है वो है सनलाइट। जैसे ही मैं सनलाइट को ऐड करूँगा तो आप लोग देखना, मेरी सनलाइट यहाँ पे ऐड हुई है ना, क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ पे था। यस, सनलाइट तो मेरी ऐड हो चुकी है। जो बाकी लाइट है पॉइंट लाइट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो ये रही पॉइंट लाइट रेड वाली, जो मैंने सबसे पहले आपको समझाई थी, मैंने डिलीट कर दी, इसका इफेक्ट गायब हो गया। ठीक है, अब मेरी स्पॉट लाइट है, इसका भी इफेक्ट मुझे गायब करना है, ये लो। अभी मेरे पास ओनली सनलाइट है। ठीक है, ये देखो विदाउट सनलाइट मैंने यहाँ से इसको, जो आउटलाइनर पैनल है यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया सनलाइट को। और जैसे ही मैं इनेबल करूँगा ये देखो सब कुछ दिख गया है मुझे। ठीक है, कहाँ ऐड हुई हो, ये रही। ठीक है, तो ये देखो ये मेरी सनलाइट यहाँ पे है, और इस सनलाइट को आप यहाँ से कहीं पे भी लेके चले जाओ, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इसकी लोकेशन से। आप इसकी लोकेशन कहीं पे भी रख लो, क्योंकि ब्लेंडर ये मानता है कि एक्चुअल में जो अपना सन है ना, वो यार इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, पता नहीं मतलब कि कहाँ पे है, कितना दूर है वो, है ना। तो इसको आप कहीं पे भी लेके जाओ, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बस आप इसकी स्ट्रेंथ थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, यस, स्ट्रेंथ आप कंट्रोल कर सकते हो कि जैसे ओरिजिनल में सन होता है उसकी भी स्ट्रेंथ है वो कम ज़्यादा होती है, ऐसा तो है नहीं, फिक्स ही होता है ना। मॉर्निंग में थोड़ा धीरे धीरे होते होते फिर उसकी सनलाइट एकदम आफ्टरनून में पीक हो जाती है, फिर डाउन साइड इवनिंग के टाइम पे वापस डाउन होने लग जाती है ना। तो स्ट्रेंथ आप देखो यहाँ कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैंने स्ट्रेंथ बढ़ाई तो ये देखो यहाँ पे शेडोज भी आ रही है मेरे पास, जो मेरी लाइट है यहाँ पे इनकी शेडोज भी आ रही है। यस, और मुझे मेरी रोड भी दिखाई दे रही है, मेरा व्हीकल भी है, सब कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, है ना। एंगल आप चूज कर सकते हो कि कौन से एंगल से आपको सन देखना है। जैसे सन घूमता रहता है ना, तो आप उसकी जो एंगल है वो आप वहाँ से जस्ट यहाँ से वो कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसके एंगल को कंट्रोल कर सकते हो आप। ठीक है, ओके, तो उस हिसाब से आपकी शैडो मैनेज हो जाएगी। ये देखो, ठीक है, अभी शैडो गायब भी हो गई है। शैडो चाहिए नहीं चाहिए, यस, ये देखो। अब अभी देखो, अभी यहाँ पे इस एंगल में मेरे पास शैडो आ रही है, ये शैडो नहीं चाहिए तो यहाँ से डिसेबल कर दो इनको। देखो किसी भी लाइट की आपको शैडो किसी भी चीज़ की नहीं आएगी। जैसे ही इनेबल करोगे गाड़ी की भी शैडो आ गई आपके पास, है ना। और जो ये अपना ये रखा है रोड, इसकी भी शैडो आ रही है, लाइट्स की भी आ रही है, देखो। यस, जैसे आप शैडो को डिसेबल कर दोगे, ये सब की जो शैडोज है डिसेबल हो जाएगी। जैसे इनेबल करोगे आप शैडो को, और जिटर वाला इनेबल कर दोगे तो एकदम थोड़ी सी सॉफ्ट शैडो आ जाती है आपके पास। ठीक है, ओके। तो और आप इस सन की जो लाइट है इसका कलर चेंज कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, ओरिजिनल में तो जो सन है उसका तो वो जो सन के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ब्लेंडर परमिशन देता है कि आप जो सन है उसका जो लाइटिंग का कलर है वो आप इसको बिल्कुल चेंज कर सकते हो। ठीक है, कभी आपको इवनिंग जैसा लुक बनाना है तो आप थोड़ा सा डार्कनेस उसमें कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा डार्कनेस कर सकते हो। यस, ओके, तो वो ऑप्शन आपके पास कलर वाला मिल जाता है। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये चारों लाइटें समझ में आ गई अच्छे से। पॉइंट लाइट है वो ओमनी डायरेक्शनल होती है, देखो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक जैसे किसी पॉइंट से लाइट आ रही है उस तरीके से काम करती है पॉइंट लाइट। ठीक है, सनलाइट होती है जो एक्चुअल में अपना सन है उस तरीके से, इसकी पोजीशन से इसकी लोकेशन से कहीं फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप इसको कहीं पे भी लेके चले जाओ, देखो इसकी शैडो पे कहीं पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट आप इसकी जो स्ट्रेंथ है और जो उसका एंगल है वो कंट्रोल कर सकते हो। बस ऐसे कलर कलर तो आप किसी भी लाइट का यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, फिर होती है स्पॉट लाइट जो कि कॉनिकल शेप में होती है। यहाँ से इसकी जो बीम बना हुआ है इसके रेडियस आप कंट्रोल कर सकते हो, और जो शेप बनी हुई है बीम की साइज़ इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, साइज़ है। ठीक है, यस, और जो ब्लेंड मोड है किस तरीके से आपको करना है वो आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। शैडोज तो आप किसी भी चारों लाइट्स की यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। ओके, फिर आती है एरिया लाइट जो एक पर्टिकुलर एरिया में एरिया को कवर करती है, जितना आप उस एरिया कवर करवाते हो जितना आप उसकी स्केलिंग करते हो। ओके, और शेप की भी आपके पास ऑप्शन आते हैं, स्क्वायर में रखना है, डिस्क में रखना है, एलिप्स में रखना है, रेक्टेंगल में रखना है। ओके, और फिर जो शेडोज़ भी आपके पास सेम आप कंट्रोल कर सकते हो, उनकी पावर को आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस ध्यान में रखना है कि वो पावर नहीं है इलेक्ट्रिकल वाली। ठीक है, ये रेडियंट पावर बोलते हैं इसको। ओके, जो ब्लेंडर यूज़ करता है, और इसका भी ऐसा ही जो यूनिट होता है वो वाट ही होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे पावर को वोट में ही शो किया गया है। ओके, तो चलिए गाइस आई होप आपको ये लाइट के सारे पार्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं। इतना इनमें कुछ है नहीं। ओके,
बट एक बार आपको बेसिक बताना ज़रूरी था यार। ओके, तो इसलिए मैंने सभी कवर अप किया है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम बेसिक एनिमेशन के बारे में थोड़ा सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, हमें यहाँ पे एक टाइमलाइन की विंडो मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया, जो एडिट टाइप विंडो होता है, यहाँ से आप इसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, टाइमलाइन की विंडो है आपके, बाकी एनिमेशन की टैब में आपको मिल जाएगी। तो अभी मैं आ गया एनिमेशन की टैब में, और यहाँ पे वापस चले जाता हूँ मैं ऑब्जेक्ट मोड में, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, जैसे ही मैं एनिमेशन की टैब में आ गया, तो मेरे पास कुछ ऐसा एनिमेशन का टैब आ जाता है। एक मैं कैमरा भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और एन प्रेस करके व्यू में जाके कैमरा टू व्यू, एंड माउस को स्क्रॉल करके थोड़ा इस टाइप का हम सेट कर देते हैं, ये लो, ठीक है। तो जो ये एनिमेशन का विंडो है, इसमें आपको यहाँ क्या क्या मिल जाता है, देखो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, जो 3D व्यू पोर्ट है वो मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आउटलाइनर पैनल मिल जाता है, प्रॉपर्टीज़ पैनल मिल जाता है ना। बाकी एक नीचे आपको डॉप सीट मिल जाती है, ठीक है। डॉप सीट मिल जाती है, और इसके नीचे आपको ये तो मिल ही जाता है, कौन सा, टाइमलाइन वाला, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे आपको एक कैमरा व्यू मिल जाता है। ये भी एक बेसिकली 3D व्यू पोर्ट ही है, आप देख सकते हो, देखो 3D व्यू पोर्ट है, लेकिन इसमें जो आलतू फालतू की चीज़ें हैं, जैसे इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो ये ओवरलेज वगैरह नेविगेशन वाली टूल्स है ना, इन 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 सबको उठा दिया है यहाँ से, है ना। और इसके अलावा जो ये ग्रिड वगैरह, इन सबको उठा दिया है यहाँ से, ठीक है। देखो इस टाइप का बना दिया है, यस। और फिर कैमरा सेलेक्ट करके जस्ट कैमरा फोकस करवा दिया, जैसा कि हम यहाँ पे भी कैमरा फोकस करवा सकते हैं उस तरीके से, ओके। तो चलिए अभी हम कुछ बात कर लेते हैं कि जैसे ये है डॉप सीट और ये है टाइमलाइन। तो इनमें क्या होता है, देखो टाइमलाइन में कुछ आपको ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर साइड कर लेते हैं। जो माउस का स्क्रॉल बटन है, उससे आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। और जो ऑल्ट और माउस का जो लेफ्ट क्लिक है, उससे आप इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। ऑल्ट एंड माउस का लेफ्ट क्लिक, ओके, अंडरस्टूड। देखो यार, ब्लेंडर में सारे शॉर्टकट वही यूज़ होते हैं जो हर एक विंडो में हम यूज़ करते हैं। वो हर एक आउटलाइनर पैनल या आपका कोई भी विंडो हो गया, वहाँ पे वही शॉर्टकट कीज़ यूज़ होने हैं, तो इसका हमें एक बेनिफिट मिल जाता है, ओके। तो ये सेम ही है, कैसे इसको ड्रैग करना है, अल्ट माउस का लेफ्ट क्लिक, स्क्रॉल, जो माउस का स्क्रॉल बटन है, जो माउस का मिड बटन है, उसको आप स्क्रॉल करोगे तो ये देखो, आप इसको कुछ जूम इन जूम आउट कर सकते हो, और आपको कुछ यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये नंबर्स का बेसिकली क्या मतलब है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आप अपना यहाँ पे जो होम बटन प्रेस करोगे, यस, अपने कीबोर्ड से, तो आप यहाँ पे जस्ट अपना जो टाइमलाइन आपके सामने आ जाएगा पूरा, ओके। 1 to 500 अभी मेरा किया हुआ है, ठीक है। और ये फ्रेम आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, देखो। जैसे ही मैं जाता हूँ मेरा यहाँ पे आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में, ये देखो फ्रेम रेट 1 and 500, 10 कर दूंगा, तो ये देखो यहाँ 10 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप कौन सी पे हो, ओके, अंडरस्टूड। तो जो यहाँ पे दिखाता है, ये दिखाता है करंट फ्रेम, ठीक है। अभी करंट आप कौन सी फ्रेम पे हो, ओके। ये देखो अभी मैं 208 पे हूँ, 208 यहाँ पे आ चुका है। और स्टार्ट एंड एंड जो सेम है, यहाँ पे भी आप स्टार्ट एंड फ्रेम एंड आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखो यहाँ से टाइमलाइन में इंक्रीज कर सकता हूँ, यहाँ पे भी आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी जितना आप वहाँ डालोगे, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, ओके। एंड यहाँ पे एक चीज़ और आती है, जैसे फ्रेम रेट यहाँ पे मैंने 30 सेलेक्ट कर रखा है, इसका मतलब क्या है, 30 फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ब्लेंडर में जब हम रेंडरिंग करते हैं ना, जब फाइनल आउटपुट निकालते हैं, तो ये निकलता है अपना फ्रेम में, न कि सेकंड्स में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ये लो, है ना। और आप जूम इन करोगे ना, तो आपको 1 by 1 दिख जाएंगे, जैसे तो 22 23 24 25, है ना, ये देखो, ठीक है। तो अभी यहाँ से 1 to 30, यहाँ तक ये देखो 1 से 30 फ्रेम निकलेगी, तब जाके मेरा 1 सेकंड का वीडियो बनेगा। तो असल में क्या होता है कि दोस्तों, वीडियो नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है ना। असल में क्या होता है कि फ्रेम ही होती है। जैसे आप रियल लाइफ में भी जो कैमरा होते हैं अपने, उनमें भी ऐसा लिखा रहता है कि 120 फ्रेम पर सेकंड, 60 फ्रेम पर सेकंड। उसका मतलब क्या है कि जो आपका 60 फ्रेम है, वो 1 सेकंड में निकाल देगा। और जितना ज़्यादा इसका FPS हम रखेंगे, उतना स्मूथ वीडियो बनेगा। क्यों? क्योंकि ब्लेंडर यहाँ पे भी देखो यार, यहाँ पे ब्लेंडर 30 फ्रेम तक आते आते 30 फ्रेम निकाल देगा। और यहाँ पे इसकी जो रेंडरिंग होती है, वो फ्रेम वाइज होती है। तो ये 30 फ्रेम निकाल देगा, फिर उनको हमारी आंखों के सामने प्ले करेगा 1 सेकंड में 30 फोटो को। तो हमें ऐसा लगेगा कि वीडियो चल रहा है, लेकिन असल में कोई वीडियो नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, जैसे कि आपको पता है ना। रियल लाइफ में जो कैमरा, उनमें भी यही सेम कहानी होती है। तो अगर आपको कोई वीडियो बनाना है, 1 मिनट का वीडियो बनाना है, और आपने फ्रेम रेट 30 का रखा है, तो कितनी फ्रेम हो जाएगी आपकी, 30 × 60, है ना। तो आपको यहाँ पे 800 करना पड़ेगा। तो 800 की टाइमलाइन आपको करनी पड़ेगी, और आपको एनिमेशन 0 to 1800 तक आपको करना पड़ेगा, जिससे आपका 1 मिनट का वीडियो बनेगा। क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती है, और एक सेकंड्स का वीडियो निकलने में 30 फ्रेम निकालेगा, तब 1 सेकंड्स का वीडियो बनेगा,
ठीक है। 30 फ्रेम निकलेगा तब 1 सेकंड का वीडियो बनेगा, और हमें 1800 सेकंड्स का फ्रेम हमें निकालनी पड़ेगी, तब जाके 30 FPS के अकॉर्डिंग अपना 1 मिनट का वीडियो बनेगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। टाइम लाइन पे कुछ और भी ऑप्शन है, देखो ये है, इनका मतलब क्या है, इस पर आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आप एकदम फर्स्ट फ्रेम पे आ जाओगे, इस पे करोगे तो आप लास्ट फ्रेम पे जंप टू एंड पॉइंट। ठीक है, अभी 1800 पे चला गया है। ठीक है, ये देखो 1800। ओके, फिर यहाँ से आप इनको प्ले कर सकते हो, जंप टू की फ्रेम। ठीक है, की फ्रेम जो आप लगा रखिए आपने की फ्रेम, उन पे आप जंप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ की फ्रेम लगा देता हूँ, उनके बाद में बात करेंगे। जैसे मैं आई प्रेस करता हूँ जस्ट सिंपली, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आप की फ्रेम पे जंप कर सकते हो, जंप टू की फ्रेम नेक्स्ट, और ये है अपना जंप टू की फ्रेम प्रीवियस। ठीक है, यहाँ से आप प्ले कर सकते हो, प्ले फॉरवर्ड। ठीक है, और ये रिवर्स में प्ले कर सकते हो। ये होता है कुछ ऑटो की का ऑप्शन, तो इनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। इसके अलावा हमें एक ऑप्शन और मिलता है यहाँ पे, वो मिलता है डॉप सीट का। तो डॉप सीट भी गाइज देखो टाइमलाइन की तरह, ये यहाँ पे कुछ ये चीज़ें हैं जैसे फ्रेम, स्टार्ट फ्रेम, एंड फ्रेम, है ना, ये सब ऑप्शन यहाँ से हटा दिए गए हैं, बाकी ये वाले ऑप्शन यहाँ पे हटा दिए गए हैं, है ना। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आ गए हैं हमारे पास में, ताकि हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। एंड पैनल भी आ जाता है हमारे पास में यहाँ पे, देखो जैसे आप एंड प्रेस करोगे तो ये विंडो आ जाएगी, फिर गायब हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम अपना एनिमेशन कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो अपनी की फ्रेम वगैरह है वो हम डॉप सीट में लगा लेते हैं अच्छे से। ठीक है, फिर हम इसको तो हाइड ही थोड़ा ऐसे ही करके रखते हैं, ताकि हम इसमें की फ्रेम लगा के अपना वीडियो अच्छे से एनिमेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये था कुछ बेसिक, और यहाँ पे आपको देखो रेजोल्यूशन भी मिल जाता है। ठीक है, कि आपका जो वीडियो फाइनल निकलने वाला है उसका कितना 2K 4K 8K कितना रखना है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, फाइनली, और कितना फ्रेम रेट पे आपको निकालना है। ब्लेंडर आपको इतने सारे ऑप्शंस देता है 240 तक, आप कस्टम भी कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग भी आप FPS यहाँ पे सेट कर सकते हो, अंडरस्टूड। ओके, एंड इसके अलावा गाइज बाकी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं कि आउटपुट आपको कौन से फोल्डर में निकालना है। ठीक है, और ये आउटपुट के कुछ ऑप्शंस आते हैं कि कौन से, जैसे वीडियो फॉर्मेट तो एक ही है, इसका FM पेग है। इसके अलावा आप PNG इमेज में निकाल सकते हो, JPG निकाल सकते हो। तो PNG में निकालोगे तो 30 आपकी फ़ोटो निकलती जाएगी वो, है ना। फिर आप उनका वीडियो बना सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट वीडियो बना लो। ठीक है, तो इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे बाकी। ठीक है, अब तो इनके बारे में गाइज हम अच्छे से बात करेंगे बाद में, जैसे हम एनिमेशन अच्छे से और पढ़ेंगे आगे एडवांस तक, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो गाइज इतना ही था इसके बारे में। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम सीखेंगे जो अपना टाइमलाइन पैनल है इसके बारे में। ठीक है, और मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि हम कैसे की फ्रेम लगाते हैं, कैसे ऑटो की फ्रेम लगाते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले मेरा क्यूब है जो डिफ़ॉल्ट क्यूब है, और मैं चाहता हूँ, देखो की फ्रेम क्या होता है यार, बेसिकली ये होता है एक, ये बोल देते हो कि इतनी फ्रेम पे इसको क्या क्या करना है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये जैसे 20 फ्रेम पे आए तो इसका रोटेशन होना चाहिए, है ना, और इसकी लोकेशन है यहाँ एक्स एक्सिस पे चली जानी चाहिए। तो ये सब होते हैं, तो ये हम की फ्रेम लगा देते हैं, ताकि क्या होता है फिर वो ये बाउंड हो जाता है, पर्टिकुलर उस काम को वहाँ पे करेगा। जैसे आप ब्लेंडर को ये बता रहे हो कि ये काम आपको इस टाइम पे करना है। सपोज अभी मैं 1 फ्रेम पे हूँ, और मैं यहाँ पे जैसे आप आई प्रेस करोगे ना, आई प्रेस करोगे तो आपका की फ्रेम लग जाएगा। देखो यहाँ पे एक डॉट आ चुका है और ये लग गया। और यहाँ पे जैसे आप ये जब अपना ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी है यहाँ पे भी देखोगे, तो यहाँ पे भी देखो ये आपको सेम चीज़ें जो मैंने बताया आपको ऑब्जेक्ट के बारे में जो डिटेल है वो यहाँ पे मिल जाती है आपको, एक्स वाई लोकेशन रोटेशन स्केल वाली, है ना। तो जैसे ही मैंने आई प्रेस किया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसमें तीनों एक्सिस पे ना, जैसे लोकेशन रोटेशन स्केल, इन सब पे यहाँ पे एक की फ्रेम लग गया। ठीक है, जैसे आई प्रेस किया मैंने। और अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा ओनली, और अभी मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा क्यूब है ये यहाँ 60 फ्रेम पे आए, तो क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर। मैं चाहता हूँ कि 60 फ्रेम तक क्या क्या चेंज करना है। तो मैं चाहता हूँ 60 फ्रेम तक ये GY यहाँ आ जाए इतना, है ना। मैं इसमें एक की फ्रेम लगा देता हूँ, ये लो, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे रोटेट भी करे, है ना। तो मैं इसको रोटेट भी करवा देता हूँ। ठीक है, आर प्रेस किया मैंने, ये लो मैंने इसको रोटेट करवा दिया। तीनों एक्सिस में लगानी है रोटेशन की, तो अब मैं यहाँ आई प्रेस कर दूंगा। ठीक है, अगेन मैंने आई प्रेस कर दिया। अभी आप देखना एनिमेशन है, इसको प्ले करूँगा तब देखना, ये देखो रोटेट करता हुआ यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ तक क्या बोला, यहाँ पे मैंने इस पर 2 की फ्रेम लगाई। एक तो मैंने इसको बोला कि इसका रोटेशन होना है जब तक ये यहाँ तक आएगा, एक इसको यहाँ इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। ठीक है, ये मैंने इसको बताया, ये इसने कर दिया। अभी मैं चाहता हूँ कि 100 भी फ्रेम तक क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूँ 100 फ्रेम तक ये वापस यहाँ चला जाना चाहिए। तो ये कौन सी है, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे आप लोकेशन 0 कर दो, ये लो ये वहाँ चला गया। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ इसका रोटेशन भी कुछ नहीं होना चाहिए, तीनों में 0। तो देखो मैं यहाँ पे माउस है ना, माउस का जो लेफ्ट क्लिक हो प्रेस करके रखूँगा, नीचे ड्रैग करूँगा, तीनों लोकेशन में एक साथ चेंज कर दूंगा। तीनों का जो रोटेशन है वो 0 डिग्री कर दिया मैंने, ये इतना हो जाना चाहिए। और फिर मैंने यहाँ आई प्रेस कर दिया, ये लो लग गया। अब देखना ये यहाँ से रोटेट करता हुआ वहाँ वापस चला गया, ये देखो यहाँ तक ऐसे आया।
फिर वापस रोटेट करते हुए चला गया। ठीक है, तो बस की फ्रेम कुछ ऐसी होती है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को बताते हो कि भाई ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ये यहाँ से यहाँ तक है ना, इतनी की फ्रेम पर इसमें इतना चेंजमेंट होना चाहिए, इतना इसका स्केलिंग होना चाहिए। जैसे सपोज मैं अभी कहाँ पे हूँ, अभी मैं 140 पे आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जी वाई पे आए इतना। ठीक है, और फिर ये ऐसे स्केल भी करे। फिर मैंने आई प्रेस कर दिया, अब देखना आप, या यहाँ तक आ भी गया और स्केलिंग भी इसने कर दिया। ठीक है, जैसे आप आई प्रेस करोगे तो आप जो भी उसमें चेंजमेंट कर रहे हो सब कुछ आपका उसमें चेंजमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये जो आपको मिल रहा है ये भी जस्ट की फ्रेम ही है। जहाँ पे आपको ब्लेंडर में डॉट दिखता है ना, वो समझ लो वहाँ की फ्रेम आप लगा सकते हो। ये जो मिल रहा है आपको एनिमेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप की फ्रेम लगा सकते हो। जैसे जैसे मैं 162 पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो वाई एक्सिस है, तो लोकेशन वाई एक्सिस है, मैंने यहाँ एक की फ्रेम लगा दी। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ 182 जाऊँ, ठीक है, तो इसको मैं जीरो कर देता हूँ यहाँ से, ये लो, और फिर अगेन इसको मैंने प्रेस कर दिया, तो यहाँ की फ्रेम लग गई कि 182 पे वापस 0 मीटर चला जाएगा, मतलब वाई एक्सिस पे 0 पे, तो 0 तो वाई एक्सिस का यहीं पे वर्ल्ड ओरिजिन पे आप देखो ये वापस चला गया। तो आप की फ्रेम यहाँ से भी लगा सकते हो, इनसे भी आप एनिमेट कर सकते हो, बाकी यहाँ से भी करवा सकते हो, आई प्रेस करके भी कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे मैं 196 पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका रोटेशन होना चाहिए एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो 196 पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ 201 पे होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, मैं कर देता हूँ 360 डिग्री होना चाहिए, और मैंने यहाँ आई प्रेस कर दिया इसी पे, तो ओनली एक्स एक्सिस पे लगेगा वो, देखो ये ओनली एक्स एक्सिस पे रोटेट किया है इसने, ये देखो। अब आप चाहते हो कि यहाँ तक है थोड़ा, तो आप इसकी फ्रेम को ड्रैग भी कर सकते हो, जी प्रेस करना है, आप ऐसे ग्रैब कर लो इसको, ये लो 260 तक आप लगा दो। आप चाहते हो मुझे 260 तक लगाना है, 260 तक रोटेट करेगा। ठीक है, अंडरस्टूड ना। अगर आपको उनको डिलीट करना है तो सेम यहाँ सबको सेलेक्ट करके, या फिर एक को सिलेक्ट करना है, एक को सिलेक्ट कीजिए, एक्स प्रेस करना है, डिलीट की फ्रेम करना है आपको, ये लो डिलीट होगी, सबको सिलेक्ट करो, एक्स प्रेस किया, डिलीट की फ्रेम। ठीक है, और अभी मैं चाहता हूँ, अब देखो मैंने डिलीट की फ्रेम कर दिया तो मेरा ऑब्जेक्ट वहीं पर रह गया, है ना। अब मैंने कंट्रोल जेड किया, मैं वापस सबको लेके आता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट में आ जाना चाहिए जैसा सेम था, ये लो ऐसा था इनिशियल में। अब मैं डिलीट करूँगा सभी को, सब सेलेक्टेड है। ठीक है, सब येलो कलर में, मतलब सब सेलेक्टेड है, एक्सप्रेस किया, डिलीट, तो मेरा ऑब्जेक्ट अभी जैसे मैंने ऐड किया था वैसे ही रहेगा। नहीं तो जैसा आपने की फ्रेम लगाया उसके बाद डिलीट करोगे तो वो वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, फिर गाइज आपके पास ऑप्शन आता है ऑटो की फ्रेम का, ये देखो अभी डिसेबल है, ये इनेबल हो चुका है। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लू आ चुका है, रेड बटन आपके पास आ चुका है, मतलब इनेबल हो गया है। इसमें क्या ऑटोमेटिक की फ्रेम लगेगी, जैसे यहाँ पे एक कुछ की फ्रेम लगा देते हैं हम। ठीक है, जैसे मैं जस्ट इसको सेलेक्ट करता हूँ ऐसे, एंड ये लो क्लिक कर दिया मैंने, तो यहाँ एक की फ्रेम लगी। अब मैं चाहता हूँ कि 60 तक क्या हो, इसको GY ले आता हूँ यहाँ तक, ये लो यहाँ पे आ चुका है, ये मैंने छोड़ दिया इसको। ठीक है, और फिर मैं चाहता हूँ कि 100 तक क्या होना चाहिए, 100 तक ये थोड़ा सा GY में और आए, ये लो। अब देखना आप यहाँ से मैं जैसे ही एनिमेशन प्ले करूँगा, ये देखो वहाँ तक आ चुका है 80 तक, फिर इसके आगे फिर आए तो ये फिर आ चुका। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे जैसे ही 120 नहीं 140 पे आए तो ये GZ यहाँ चला जाना चाहिए, ये लो। तो ये यहाँ की फ्रेम लग गई। अब देखना आप, यहाँ से मैंने प्ले किया, ये ऐसे गया, ये यहीं से जाने लग गया, ये देखो कैसे किया था मैंने, ये देखो यहाँ तक जाके, और ये लो चला गया। अब आप इसको ऐसे ड्रैग भी कर सकते हो। ठीक है, ये लो, तो अभी धीरे धीरे जाएगा यहाँ से, ये देखो स्लो स्लो जाएगा, ये देखो यहाँ तक गया, फिर ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये है ऑटो की, इसका मतलब क्या है कि ऑटोमेटिक की फ्रेम आपकी लगती जाएगी, आपको आई प्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जहाँ जहाँ आप जैसे जैसे मूवमेंट करोगे ऑब्जेक्ट है वैसे वैसे उसकी की फ्रेम लगती जाएगी। अंडरस्टूड, ओके। तो चलिए गाइज, ये था ऑटो की फ्रेम के बारे में। और जो की फ्रेम हम लगा सकते हैं, हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, आई प्रेस करके आप लगाओगे ना तो उसका लोकेशन, रोटेशन, स्केल सब चेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने एन पैनल ओपन किया और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रोटेट का इस पर कुछ लगा दूँ। ठीक है, मैंने इसको रोटेट किया, यहाँ लगा दिया, 300 पे लेके आता हूँ, फिर मैं इसको रोटेट करता हूँ, यहाँ लगा दिया। अब देखो यहाँ से यहाँ प्ले करूँगा रोटेट होगा, ये देखो। ठीक है, तो ये ऑटो की फ्रेम है, और आप यहाँ से इन डॉट से लगा सकते हो, यहाँ से लगा सकते हो, ये सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ में आएगा, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, इतना बड़ा कुछ भी नहीं है यार, आपको सब समझ में आ जाएगा, एकदम बेसिक से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, एंड प्लीज़ यार गाइज इस कोर्स को रिव्यू देना मत भूलना। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। ठीक है, आपसे ज़्यादा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, रियलिटी में आपको भी पता है ना। तो गाइज इतनी मेहनत से कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया है यार, एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि बंदों को पहले कौन सी चीज़ बतानी चाहिए, कौन से वे में बतानी है, कैसे कैसे बतानी है, ताकि जिस बंदे ने कभी भी ब्लेंडर नहीं सीखा हो, कभी भी नहीं देखा हो इस सॉफ्टवेयर को, न्यू है वो एकदम से, तो वो अच्छे से इस सॉफ्टवेयर को सीख पाए और अपना जो भी प्रोफेशनलिज्म है उसको कंप्लीट कर पाए, अपने ड्रीम को कंप्लीट कर पाए जो करना चाहते हैं 3D के मामले में। ओके, तो चलिए गाइज यार पक्का इसको रिव्यू देना मत भूलना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।
हेलो नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम सीखेंगे एक प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन टाइप का एक चेयर हम बनाएंगे, ठीक है, और उसको फाइनल रेंडर भी उसका निकालेंगे, ठीक है। एंड उसको एकदम शानदार हम अपने जो ब्लेंडर में जो टेक्सचर दिए हुए हैं उन्हीं की हेल्प लेके और हम पार्टिकल सिस्टम को यूज में लेके और एक लाइटिंग भी हम इसमें यूज में लेंगे। तो इसमें सब कुछ जो हमने कवरअप किया मोस्टली वो सब हम यूज में लेके एक अच्छा सा प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन टाइप का एक चेयर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट क्यूब है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे एक सिलेंडर। ओके। एंड जो अपना सीट होता है चेयर का वो अप्रोक्स उसकी जो साइज़ है समथिंग उसके अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो मैं स्केल कर देता हूँ इसको 0.3। ओके लाइक दैट। एंड अभी मैं इसको एस जेड में थोड़ा सा स्केल इट डाउन। ओके। ये मेरी सीट है जो मैं अभी सीट बना रहा हूँ उसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे। यस। और अभी ये जो मेरा सीट बन चुका है इस पर मैं लगा देता हूँ सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। यस। तो मैं जाता हूँ मॉडिफायर्स में एंड सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर्स एंड लेवल टू बी 2 2। ओके। ओके देन मैं इसमें लूप कट डालता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर सेट करता हूँ, ठीक है। इसमें लूप कट डालता हूँ, नीचे सेट करता हूँ। फिर यहाँ पे देखो थोड़ा सी जो मेरी ज्योमेट्री वियर्ड टाइप की आ रही है ना, अच्छे से नहीं आ रही है यहाँ पे, लुकिंग नॉट गुड। तो इसके लिए या तो मैं इस फेस को इंसेट कर सकता हूँ, है ना, या तो मैं इस फेस को जो मेरा फेस मोड में जाया गया मैं फेस मोड में, ठीक है। दोनों फेसेस को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि नीचे से भी वियर्ड हो रखा है यार, नीचे से भी हमें सही करना पड़ेगा इस सीट को। यस। और यहाँ पे मैं या तो इंसेट कर सकता हूँ या फिर एक्सट्रूड स्केल कर सकता हूँ वैसे, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे इंसेट। ये लो आई प्रेस किया है मैंने, ठीक है। ये लो अब अपना अच्छा से सेट हो गया है यहाँ पे और सेट स्मूथ। ये लो अपना सीट एकदम नाइस एकदम चमकदार सीट बन चुका है। ओके। एंड अभी हम बनाते हैं इसके लिए जो बैक रेस्ट है वो। तो मैं एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ। यस। क्यूब मैंने ऐड कर लिया है और मैं एडिट मोड में जाके इसको स्केल कर लेता हूँ, जी जेड कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट, स्केल इट डाउन, जी जेड। ओके। यस। और अभी जो मेरे ये वाला जो मेरा फेस है इस फेस को मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ जी एक्स एक्स एक्सिस में थोड़ा इतना, समथिंग लाइक मेरा चेयर पे बैठने वाला हो जाए बंदा। ये लो। ओके। यस। और अभी जो मेरा ये वाली जो मेरा यहाँ पे एज है इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूँ जी जेड। यस। थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। और अभी मैं करने वाला हूँ कि जो ये मेरे फेसेज है इनको मैं कर देता हूँ, सिलेक्ट कर किया मैंने एंड एक्स प्रेस करके डिलीट। ओके। एंड अभी इसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा टॉप मोड में चल के सेलेक्ट करके एंड इसको जी एक्सिस में थोड़ा सा यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ओके। एंड अभी एज मोड में मैं जाता हूँ, मैंने 2 प्रेस किया, एज मोड में आ चुका है। इस एज को सेलेक्ट करना है, इस एज को करना है और यहाँ राउंडनेस देने के लिए इनको बेवल करते हैं तो कंट्रोल बी। ये लो, ठीक है। एंड लूप कट आप डाल लो उससे माउस के स्क्रॉल बटन से। ये लो, नाइस नाइस, समथिंग लाइक दैट। एंड मैं इसको अभी एंटायर को सिलेक्ट करके थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ इसको वाई एक्सिस में एस वाई। ओके। जी एक्सिस में थोड़ा ऐसे लेके आ जाते हैं, ठीक है, एस वाई। ये लो। ओके। तो ठीक ठीक हो चुका है अपना अभी। एंड इसको मैं कर देता हूँ एस जेड थोड़ा सा। यस। एंड जी जेड। ये लो, नाइस। और अभी इसको क्या करना है, इसमें हमें सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करेंगे। तो मॉडिफायर्स में जाना है आपको एंड सॉलिडिफाई मॉडिफायर्स, ठीक है। थिकनेस सेलेक्ट करेंगे एंड इवन थिकनेस हम करेंगे इसका, ठीक है। तो सेलेक्ट कर लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग। ये लीजिए। यस, नाइस, समथिंग लाइक दैट। ओके। एंड अभी हम इस ये लो इतना कर देते हैं, ठीक है। और अभी इस मॉडिफायर्स को अप्लाई करना है, अप्लाई मॉडिफायर। ओके। एंड इसके बाद में हम इस पे अप्लाई करेंगे सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। ये लो। एंड लेवल टू बी 3। ओके। व्यू पोर्ट में भी 3 करना है, एडिट मोड में जाना है और यहाँ देखो अच्छा राउंडनेस आ गया यार, हमने जैसे 3 किया ना, क्योंकि इसमें और ज़्यादा फेसेज ऐड हो चुके हैं। अभी इसमें डालना है हमें लूप कट, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ लूप कट डालते हैं, इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं थोड़ा। यस। नीचे लूप कट डालते हैं थोड़ा, ये शिफ्ट करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ फ्रंट में लूप कट डालना है। यस। यहाँ पे लूप कट डालना है आपको। यस, नाइस। तो ये अपना अच्छा लुक हो चुका है एक बार अपना जो बैक रेस्ट है उसका। यस, नाइस।
अभी ये जो फेसेज है इनको आप सेलेक्ट करके थोड़ा बैक कर सकते हो, ठीक है, जी एक्सिस में, लाइक दैट, यस, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा डिजाइन भी हो जाएगा, सैड स्मूथ कर दो इसको, ठीक है, यस, नाइस। ये अपना बन चुका है यहाँ पे, और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सेट। तो ये जो अपने इनको सेलेक्ट करना है सभी को, एंड स्केल करना है, स्केल शिफ्ट जेड, ठीक है, इतना, यस। हमें जेड एक्सिस में नहीं करना है, बाकी हमने इसको स्केल कर दिया वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस में, ठीक है। अगेन मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ, ठीक है, स्केल वाई, ओके। एंड अभी हम इस पे लेग ऐड करेंगे, तो लेग के लिए मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ, मैं गया सिलेंडर टैब में एंड एडिट मोड में जाके शिफ्ट जेड जेड प्रेस करना है ताकि आपका जेड एक्सिस में स्केल ना हो। अभी एस जेड कर देते हैं हम थोड़ा, ये ठीक है। अभी मैं जाता हूँ फ्रंट में एंड इसको कर देता हूँ अगेन, यस। एंड यहाँ पे मुझे ऐड करना है इसमें मिरर मॉडिफायर, ठीक है, यस। थोड़ा सा इसको और कर लेता हूँ मैं, ये लो, नाइस। यहाँ पे मॉडिफायर्स में जाना है आपको, मिरर मॉडिफायर, यस। एंड वाई एक्सिस है मेरा, तो वाई एक्सिस में मिरर मॉडिफायर लगाना है, लग गया। अभी मैं इसको ले जाता हूँ जी वाई, यस, समथिंग लाइक जी जेड, एंड थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं इसको, समथिंग लाइक जी जेड, तो फिट कर देते हैं, यस। एंड यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, फिट करने से पहले अगेन मैं बैक आता हूँ, और जो ये मेरा यहाँ पे एज है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको स्केल कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ पे टेपर जैसा इफेक्ट आ जाएगा, यस, नाइस। एंड अभी वही सेम ओल एंड जी जेड करना है मुझे, लाइक दैट, ओके, यस। और यहाँ से मैं इनको कर देता हूँ जी एक्स एक्सिस में थोड़ा आगे की साइड में यहाँ पे, यस, डन। एंड यहाँ पे मैं अभी इसी पे मिरर मॉडिफायर लगा दूंगा, एंड वो लगा दूंगा मैं एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे मेरा मिरर मॉडिफायर लग गया है, इसको मैं कर दूंगा रोटेट, यस, इसको मैं कर दूंगा रोटेट यहाँ पे, तो ये लीजिए, नाइस। एंड जी एक्स, गुड, यस। और यहाँ पे मैं ये जो है मेरा इसको फ्लैट करना है, क्योंकि ये अभी देखो ग्राउंड पे एकदम फ्लैट नहीं है जो इसका नीचे वाला है, तो इस फेस को सेलेक्ट करना है एंड एस सी एंड जीरो, यस, फ्लैट हो चुका है अभी ग्राउंड पे, यस। एंड इसको कर देना सेट स्मूथ, तो ये अपनी चेयर हो गई है रेडी, समथिंग लाइक दैट, प्रोडक्ट टाइप, यस। एंड अभी आपको ये जो अपना सीट है इन पे मैं पार्टिकल सिस्टम ऐड करके आपको एक अच्छा सा और लुक देने की ट्राई करते हैं, ठीक है। पार्टिकल सिस्टम में जाना है, सीट को सेलेक्ट करके प्लस हेयर पे क्लिक करना है, यस। एंड यहाँ हेयर की जो लेंथ है उसको कर लेते हैं 0.01, यस। एंड फिर आपको चिल्ड्रेन में जाके इंटरपोलेटेड पे क्लिक करना है, यस, लाइक दैट। और यहाँ आपको डिस्प्ले अमाउंट में 10 या फिर आप यहाँ 100 कर सकते हो, यस। एंड जो नंबर्स है हेयर्स का वो हमें करना है यहाँ 10,000 या फिर 8,000, ओके। मे बी योर सिस्टम नॉट हैंडल दिस थिंग, ठीक है, तो आप इसको कम करके देख लेना, कोई ज़रूरी नहीं है इतना ही करना, ठीक है। 8,000 की समथिंग इज़ गुड। एंड यहाँ इंटरपोलेटेड में डिस्प्ले अमाउंट 100 करना है आपको, ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा सा सीट पे लुक आ गया है इस पर, ठीक है। जब हम टेक्सचरिंग करेंगे तो अच्छा लुक आने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि अभी यही जो मेरा इफेक्ट है वो इस वाले पे भी आई, तो मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ यहाँ से, ठीक है। क्या नाम दूँ, इसका नाम दे देता हूँ सीट, सीट पार्टिकल, सीट अंडरस्कोर पार्टिकल, ओके। ये हमने नाम दे दिया इसको। अभी इस पे भी मैं वही लगाने वाला हूँ, तो सेम पार्टिकल सिस्टम में हूँ मैं, प्लस पे क्लिक करना है एंड यहाँ से सेलेक्ट करना है सीट पार्टिकल, तो इस पे भी लग गया। वाओ कितना बेहतर लुक आया यार, नाइस लुक, यस। तो देखो अपनी सीट कितनी शानदार बन चुकी है यहाँ पे, यस। और अभी मैं करने वाला हूँ, अभी हम चलते हैं टेक्सचरिंग में, इसको देंगे टेक्सचर, तो सेटिंग टैब में मैं आ चुका हूँ।
और यहाँ पे ये जो मेरा है इसको मैं समथिंग लाइक ऐसे ही रखने वाला हूँ, बस थोड़ा सा इसको कलर दे देते हैं हम, ठीक है, लाइक कि जैसे रियल जैसा लगे। यस, दिस टाइप कलर इज़ गुड। एंड इसको भी ये सेम कलर देना है तो सेम कलर हम दे सकते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना है एंड इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल एल प्रेस करना है एंड लिंक मटेरियल करना है आपको। जैसे लिंक मटेरियल करोगे इस पर भी मटेरियल लिंक हो जाएगा। ये लो, अभी आप जैसे ही इसका कलर चेंज करोगे दोनों का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी रहा ये अपना लेग, तो अभी हम, ठीक है, तो अभी जो लेग है इस पे हम शेडिंग देंगे, तो न्यू पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। एंड जो प्रिंसिपल बी स्टेप आ चुका है एंड यहाँ पे हम जो नॉर्मल है तो इस नॉर्मल के साथ में हमें बम्प नोड लेके आएंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट करना है बम्प नोड, ये लीजिए बम्प नोड आ चुका है यहाँ पे। यस, इसको नॉर्मल के साथ कनेक्ट करना है एंड फिर हम एक इस पर टेक्सचर देंगे, तो हम एक नॉइस टेक्सचर लेके आ जाते हैं यार, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करना है नॉइस टेक्सचर, ये नॉइस टेक्सचर आ चुका है। और इसका जो फैक्टर है इसको इसकी हाइट से कनेक्ट करना है, ठीक है। एंड यहाँ एक मैजिक टेक्सचर वो लेके आ जाते हैं यार, क्योंकि मैजिक टेक्सचर से भी अच्छा लुक आ जाएगा, है ना। एंड फिर ये मैजिक टेक्सचर है, इसका जो फैक्टर है इसको इसके वेक्टर से कंट्रोल करवाना है। यस, गुड। एंड यहाँ पे हमें यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करने मैपिंग नोड लेके आ जाते हैं एंड ये जो जनरेटेड है इसको ऑब्जेक्ट में कर देते हैं, ठीक है। यस, इसकी स्केल वगैरह हम बाद में देखेंगे कितना कैसे क्या करना है, ठीक है। इतना वो कलर भी देना पड़ेगा यार हमें, तो कलर के लिए इसका जो फैक्टर है इसको हम कलर एम से कर देते हैं, ठीक है। कलर एम, जो कलर एम का जो कलर है ये हम दे देते हैं बेस कलर में। और यहाँ पे हम जो इसका स्ट्रेंथ है ये थोड़ा कम कर लेते हैं, लाइक दैट, ठीक है। एंड यहाँ पे जो इसका रफनेस है इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं तो 0.7। एंड इसका जो डिटेल है इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं टू 12। यस, डिस्टॉर्शन भी 12 कर देते हैं, ओके। एंड यहाँ पे जो मैजिक टेक्सचर में जो स्केल है इसको भी थोड़ा इंक्रीज़ करके देख लेते हैं यार, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा अच्छा सा लुक आ रहा है, इसको डिस्टॉर्शन को भी थोड़ा सा, ये लो मैजिक टेक्सचर थोड़ा डिस्टॉर्शन भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये लो, अभी अच्छा लुक आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम कलर ऐड कर लेते हैं यार, जैसे अपने कलर होते हैं, ठीक है। तो ट्राई, ठीक है, डार्क ब्राउन है, ठीक है, डार्क ब्राउन कर लेते हैं इसको थोड़ा, समथिंग लाइक दैट। यस, एंड ये लो, तो थोड़ा सा अच्छा ही लुक लग रहा है वैसे, ठीक है। एंड फिर इसमें एक कलर हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। यस, समथिंग लाइक दैट। यस, ओके। तो ये अपना टेक्सचर थोड़ा सही सही लग रहा है, यस, कोई इशू नहीं है। जैसे ये डिस्टॉर्शंस आ रहे हैं तो इनको हम थोड़ा सा नॉइस टेक्सचर है उसकी स्केलिंग से देखते हैं। यस, ओके, हम जो डिस्टॉर्शन है ये बढ़ाते हैं थोड़ा, ये लो, इसकी थोड़ी स्केलिंग कर देते हैं, ठीक है। तो अपना टेक्सचर अच्छा खासा हो गया है यार, ठीक है। इसमें जो कलर्स है वो आप देख लो, थोड़ा सा मैं इसमें येलो टाइप की कलर लेके आते हैं थोड़ा, लाइक दैट। एंड आप अपने अकॉर्डिंग इन कलर्स को सेट कर सकते हो, ठीक है। यस, तो ये मैंने सेट कर लिया है, अंडरस्टूड। और अभी हम चलते हैं, हम यहाँ एस डी आर आई नहीं करेंगे अभी, हम इसका जो रेंडर है फाइनल वो हम निकालेंगे। तो जो कैमरा है वो मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पे एंड प्रेस करना है, व्यू पे जाना है आपको, ठीक है। कैमरा टू व्यू करना है एंड आपका सीन यहाँ पे लेके आ जाना है, ठीक है, जो आपकी चेयर है। यस, दिस इज़ माई मॉडल, ओके। जीरो प्रेस करना है आपको और यहाँ पे मैं काम करूँगा वो दिख जाएगा आपको, ठीक है। शिफ्ट ए प्रेस करके मैं पहले एक प्लेन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो इसकी एजेज है इनको मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड जेड एक्सिस, लाइक दैट। और ये जो मेरे एजेज है इनको मैं कर लेता हूँ बेवल, थोड़ा सा इसमें लूप कट डाल के, ये लो, ठीक है। एंड इसको साइड स्मूथ कर लेता हूँ यहाँ से, नाइस। और अभी मैं यार यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ कुछ लाइट्स, तो मैं लेके आता हूँ एरिया लाइट। यस, जी जेड करूँगा मैं, थोड़ा सा एक लाइट ऊपर लेके आऊँगा, फ्रंट से देखता हूँ या, ठीक है।
एंड इसका ही डुप्लीकेट करके मैं थोड़ा सा इसको ऐसे रोटेट कर दूंगा, एंड जी जेड एंड जी वाई, यस, एंड जी जेड समथिंग लाइक, ओके। एंड सेम इसी का डुप्लीकेट करना है मुझे, एंड वाई एक्सिस में लेके आना है यहाँ, और इसको भी मैं रोटेट कर दूंगा इस साइड में, यस। और ये जो मेरी लाइट्स है इनका मुझे थोड़ा सा जो इंटेंसिटी है, पावर है, वो बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इस लाइट की पावर बढ़ा देते हैं 50, इस लाइट की भी कर देते हैं 50, तो इसकी हो जाएगी 100, यस। या फिर आप हम इसकी 50 कर लेते हैं की लाइट की, ठीक है, एंड इनकी 25, एंड इसकी भी 25, यस। थोड़ा सा लाइटिंग का सेटअप देखते हैं। तो गाइज अपना जो ठीक ठीक लग रहा है यार, है ना। और आप इसको जो लाइट है उसका कलर है वो थोड़ा चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का कलर देने के लिए, यस। तो मैं एक लाइट को इस टाइप का कर देता हूँ यहाँ पे, और दूसरी लाइट का देखते हैं, ठीक है। ये स्पॉट लाइट बन गई, ये रखना है मुझे, यस, समथिंग लाइक दैट, ये लो। तो ये अपना अभी फाइनल आउटपुट है। और जैसे ही आप इसको थोड़ा सा देखते हो साइकिल्स में, तो साइकिल्स में आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। ये लीजिए, तो गैस अपना मॉडल रेडी है यार, फाइनल, ठीक है। और आप इसको जैसे सपोज मैं इसका एक रेंडर निकालता हूँ, ठीक है, मैं पहले इसका रेंडर निकालता हूँ एक साइकिल्स में। तो मुझे जाना है रेंडर में, रेंडर इमेज, ठीक है। बट मेरे सैंपल कितने हो रखे हैं, 4096, तो मुझे 4096 में नहीं निकालना है इसको, मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से, मुझे इसको जस्ट 100 में निकालना है, ठीक है। एंड रेंडर इमेज जस्ट आपको थोड़ा सा इफेक्ट दिखाने के लिए, स्लॉट 1 में हम निकाल रहे हैं साइकिल्स का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 100 सैंपल्स कितना टाइम लगता है, कैसा आता है। ये यहाँ से कटा हुआ है क्योंकि कैमरा में कवर अप नहीं हो पाया ये, है ना। तो ये है कुछ साइकिल्स रेंडर इंजन का जो आपके सामने चल रहा है अभी, कितना इतना टाइम ले चुका है एक फ्रेम निकालने में, ठीक है। अभी तक 25-26 सैंपल हुए हैं, और 100 निकलेंगे तो एक फ्रेम निकलेगा यहाँ पे। तो वैसे देखो यार, पार्टिकल सिस्टम से भी कुछ अच्छा लुक आ जाता है यहाँ पे, है ना। जैसे 100 होने दो, फिर आपके सामने एक अच्छा सा फाइनल आउटपुट इमेज आएगा, वो हम फिर उनको थोड़ा सा वो भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये देखो फाइनल मॉडल है, ये प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन टाइप का ये मॉडल बना चुके हैं यार हम। हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, मॉडलिंग टूल को यूज में लिया, टेक्सचरिंग लगाया, पार्टिकल सिस्टम को यूज में लिया है, और बस फाइनली लाइटिंग को यूज में लेके हमने एक ऐसा सीन रेडी कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है यार, आप लोग आराम से बना सकते हो इसको, यस। तो ये लीजिएगा इस फाइनल आउटपुट है, ठीक है। 100 हो चुके हैं, और इसने टाइम कितना लिया है ये देखिए, 1 मिनट और 5 सेकंड ले लिए हैं इसने, ठीक है। ये फाइनल इमेज आई है अपनी जो साइकिल्स में आई है, यस। और अभी मैं स्लॉट 2 में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ ईवी, यस। और रेड ट्रेसिंग आपको इनेबल रखना है, देखो रेड ट्रेसिंग से कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। एंड शेडो भी आपको रखनी है, ये देखो जैसे आप शेडो नहीं रखोगे यहाँ कुछ शेडो नहीं आएगी, ईवी में हूँ मैं, जैसे मैं शेडो करूँगा शेडो आएगी। अभी आप बोलोगे सर शेडो कभी आती है कभी नहीं आती, तो हाँ, जो लाइट्स की शेडो है ना वो आती है यार, बट एस डी आर आई की शेडो ईवी में नहीं बन पाती। आप ट्राई करना, आप एस डी आर आई ऐड करना, फिर उसकी देखना उसकी शेडो नहीं आती है। ये तो मैंने नया लाइट ऐड कर रखी है ना, ये देखो, ठीक है, एरिया लाइट मैंने ऐड कर रखी है, इसलिए इसकी शेडो आ रही है। ईवी में आपको शेडो चाहिए फाइनल आउटपुट में, तो आपको शेडो पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। और रे ट्रेसिंग आपको करना है अच्छे से लाइटिंग एंड रिफ्लेक्शन के लिए, ये देखो, ठीक है। तो चलिए मैं रेंडर कर लेता हूँ इसको भी, रेंडर रेंडर इमेज देखते हैं कितना टाइम लेता है, कितना क्या है। स्लॉट 2 में ये लो हो गया रेंडर यार, जस्ट 2 सेकंड और 38 मिली सेकेंड्स में इसने रेंडर कर दिया। ये मेरे सामने कुछ ऐसा पिक्चर आया है जो कि ईवी में मैंने रेंडर किया आपके सामने, फ्रेम 1, ठीक है। स्लॉट 2 का स्लॉट 1 देख लेते हैं, ये लो स्लॉट 1, इसने कितना 1 मिनट ले लिया था, 1 मिनट और 5 सेकंड, और इसने लिया है जस्ट एक, ठीक है। एंड स्लॉट 2 में इसने लिया जस्ट 2 सेकंड, ठीक है, 2.5 सेकंड से मान लो आप यार, इसने 2.5 सेकंड में इसको रेंडर कर दिया, ठीक है। ये इफेक्ट है ईवी का स्लॉट 2 में जो हमने किया, हमने फर्स्ट स्लॉट 1 में साइकिल्स का किया था, ये लो साइकिल्स का, इसने 1 मिनट और 5 सेकंड ले लिया। बट गैस इफेक्ट आप देख सकते हो, ठीक है यार, बेटर लुक आ रहा है यहाँ पे, देखो कितना शानदार लुक आ रहा है ना साइकिल्स का। लेकिन ईवी भी बैड नहीं है, ईवी का भी अच्छा आ रहा है, बस थोड़ा सा लाइटिंग का जो मैंने बताया ना, लाइटिंग शेडो, उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो वही इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ अच्छे से शेडो भी आ रही है ना, कलर भी अच्छे से आ रहे हैं।
तो ये लो गाइज हमने फाइनल इसका रेंडर निकाल लिया है ना, फाइनल रेंडर इमेज आ चुकी है। आप इसको सेव करना चाहते हो तो आपको इमेज में जाना है जस्ट, और सेव एज कर सकते हो आप इसको, ठीक है। यस, और अभी आपको इसका कुछ एनिमेशन बनाना है, तो देखो इसका कुछ एनिमेशन भी बना देते हैं। जैसे मैं प्रेजेंट कर देता हूँ इन सभी को, ठीक है। मैं जो मेरे सीट है इसके साथ प्रेजेंट कर देता हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया एंड इसको सेलेक्ट किया। फाइनल सीट को कंट्रोल पी करना है, कीप ट्रांसफॉर्म एंड पेरेंट, ठीक है। ये लो अभी प्रेजेंट हो चुका है। अभी जहाँ जहाँ हमारी ये सीट जाएगी वहाँ ये पूरा जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे। ओके, नाइस। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक इसका एक यहाँ पे की फ्रेम लगा देता हूँ। ओके, तो मैं की फ्रेम लगाने वाला हूँ। तो फर्स्ट इस पे यहाँ फर्स्ट इमेज पे आई प्रेस करके मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे लग गया है। और मैं चाहता हूँ जैसे ही ये 40 पे जाए, है ना, तो ये घूमता रहे यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा सा लुक आना चाहिए ना यार। 40, ये लो 40 में यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ कर देता हूँ RZ, और ये हम ऐसे नहीं करेंगे, मैंने राइट क्लिक कर दिया है ना। मैं जाऊँगा एंड पैनल में, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है। और एंड पैनल में जाके मैं जाऊँगा आइटम पे, और यहाँ पे जो जेड एक्सिस का जो रोटेशन है इसको मैं कर दूँगा 360 डिग्री। ये लो एंटर, एंड यहाँ में आई प्रेस कर दूँगा सिंपली, ठीक है। तो अभी मेरा क्या होगा, अभी ये जेड एक्सिस में रोटेट करेगा, ठीक है, एंड 40 तक 360 डिग्री रोटेट कर जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो अपना फाइनल आउटपुट कैसा आने वाला है, ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। ये लो, तो ये अपना एक एनिमेशन बन चुका है यहाँ पे। ये 360 डिग्री यहाँ तक रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये अपना एनिमेशन बन चुका है। अभी ये एनिमेशन मुझे निकालना है, तो मैं ईवी में निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ईवी में निकाल के मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको सेलेक्ट करना है जस्ट अपना जो आउटपुट प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे, इसमें जानना है अपना रेजोल्यूशन डिसाइड करना है, कितना रेजोल्यूशन चाहिए, 2K 4K 8K, ठीक है। कितनी फ्रेम रेट पे चाहिए आपको, 30 FPS चाहिए, कितना चाहिए, तो मुझे तो 40 तक निकालना है, तो मैं यहाँ कर दूंगा 40। यहाँ 40 किया, यहाँ 40 हो चुका है। कौन से ग्रुप आपको कौन से फोल्डर में निकालना है, तो आपका फोल्डर वहाँ पे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे मैं मेरा फोल्डर यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, जिसका नाम भी दे देता हूँ मैं, ठीक है, शेयर मॉडल। ओके, एंड मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, आपको पीएनजी में निकालना है या FMPEG वीडियो में निकाल। पीएनजी में निकालोगे एक ही पीएनजी इमेज आएगी, फिर आप उसका वीडियो बना सकते हो। तो चलो FMPEG में आपका वीडियो आ जाएगा, मैं FMPEG में करता हूँ इसको, ठीक है। मूवी का जो फॉर्मेट FMPEG वीडियो है, बाकी इमेज के इतने सारे फॉर्मेट है, ठीक है, BMP, एरिस, PNG, JPEG 2000, ठीक है। तो इनमें सब आप निकाल सकते हो। और फिर फाइनली आपको कुछ नहीं करना है यार, जस्ट यहाँ से आपने सेलेक्ट कर ही लिया, ईवी में निकालना है, शेडो रे ट्रेसिंग सब इनेबल है आपका, ठीक है। कलर मैनेजमेंट में जाके आप सेट कर सकते हो, ठीक है। हाई कॉन्ट्रास्ट चाहिए, वेरी हाई चाहिए, तो वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट आप देख सकते हो। हाई कॉन्ट्रास्ट इज़ गुड फॉर मी, ठीक है। एंड बाकी इसमें कुछ मोशन ब्लर करना है क्या, तो वो कुछ है नहीं ऐसा, तो वो करना नहीं है मुझे, ठीक है। तो अभी मुझे जाना है रेंडर में, रेंडर एनिमेशन करना है, ठीक है। वो अपने आप जो 40 सेकंड जो अपनी 40 फ्रेम थी वहाँ तक वो इसका एनिमेशन अभी निकालने लग जाएगा। और ये देखो अभी यहाँ पे चलने लग गया एनिमेशन, और ये देखो कितनी फ्रेम निकाल चुका है, 5 फ्रेम निकाल चुका है। 40 निकालते ही अपना एनिमेशन रेडी हो जाएगा। रेंडर आपका फास्ट निकलता है देखो, और इतनी देर में तो साइकिल्स का एक 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 फ्रेम भी नहीं निकल पाता, जबकि यहाँ पे 24 फ्रेम निकल चुके हैं अभी तक, है ना। तो ये भी इसलिए फास्टेस्ट है। थोड़ा सा इसमें हमें शेडो का, लाइट्स का इफेक्ट है ना, रिफ्लेक्शंस है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, ठीक है। बट वो भी नहीं होता यार, इतना नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर हमें कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमें वो दिखाना है उस जगह, तो वहाँ हम साइकिल से रेंडर निकाल सकते हैं उतना उतना, फिर उसको हम कंपोजिट कर सकते हैं ना। लेकिन जितना जहाँ हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है साइकिल्स की, तो वहाँ उसको क्यों यूज़ करना। यस, हम ईवी में भी कर सकते हैं बेटर। तो ये लो गाइज अपना फाइनल फ्रेम 40 का एक वीडियो निकल चुका है। यस, तो अभी इस वीडियो को मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ किस टाइप का वीडियो निकला है। ओके, तो गाइज ये है अपना फाइनल वीडियो जो हमने निकाला है यहाँ पे। यस, तो गाइज ये है फाइनल वीडियो जो हमने निकाला है। यस, आप देख सकते हो। ओके, तो ये हमने ईवी में निकाला है, अच्छे से पीछे बैकग्राउंड इफेक्ट भी आ रहा है, अच्छे से अपना चेयर भी रोटेट कर रहा है। तो यार ये प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन टाइप का एक हमने एनिमेशन निकाल दिया है यहाँ पे, है ना।
यस। ओके। ठीक है, तो वो रेंडर तो मैंने आपको दिखाया, वो मैंने यहाँ जो फॉर्मेट सेलेक्ट किया था, ठीक है, वो मैंने मूवी वाला किया था, तो अपने डायरेक्ट मूवी बन के आ गया। लेकिन ये आप अगर आपका सिस्टम थोड़ा लो है या फिर आपकी लाइट वगैरह चली जाती है घर पे, तो फिर आप अगर ये बीच में सिस्टम आपका बंद हो गया ना, तो फिर जितनी मेहनत है, जितनी फ्रेम रेंडर हुई है, वो सब आपकी चली जाएगी, बेकार में वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है जो पीएनजी में आप रेंडर करो। ठीक है, तो पीएनजी में क्या है, जैसे आप पीएनजी में रेंडर करोगे तो 1 बाई 1 इमेजेस आपकी एक फोल्डर में चली जाएगी, और फिर वहाँ पे क्या होने वाला है, फिर आप उन सबको कंपोजिट करके और एक वीडियो बना सकते हो, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। ओके। एंड वो देखिए, अगर पीएनजी में आपकी लाइट भी चली गई ना, तो जितनी फ्रेम आपकी रेंडर हुई है उतनी तो एटलीस्ट सेव रहेगी यार, फिर उसके आगे आप निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपकी जो फ्रेम है वो 20 तक हो चुकी है, तो फिर यहाँ पे आप लिख दो, आपको पता लगे 20 फ्रेम आ चुकी है, तो फिर आपको एनिमेशन करना है तो यहाँ 21 कर दो। ये लो, अभी जो फ्रेम निकलेगी वो 21 to 40 निकलेगी, है ना। तो ऐसे फिर आप अपना अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, जितनी फ्रेम निकाली उतनी रहेगी एटलीस्ट। ठीक है, तो मैं इसको 1 कर देता हूँ, जो फोल्डर है वो चूज कर लेता हूँ। ठीक है, चेयर, और पीएनजी नाम दे देता हूँ इसका, एक्सेप्ट। ठीक है, पीएनजी मैंने कर दिया। अभी मैं रेंडर इमेज एनिमेशन करूँगा तो मेरी पीएनजी में एक एक फ़ोटो रेंडर होती जाएगी, अभी वीडियो नहीं बनेगा। ये एक फ़ोटो हो गई, फिर सेकंड फ़ोटो हो गई, थर्ड फ़ोटो हो गई, चलेगा वैसे ही, लेकिन वो फ़ोटो मैं आपको बताऊंगा, देखो आपको दिखाऊंगा कैसे पीएनजी में हम निकालते। तो आप ऐसे ये फॉर्मेट सेलेक्ट करके आप निकाल सकते हो, ये बेस्ट ऑप्शन है यार, क्योंकि अगर आपके घर में लाइट चली जाती है, आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो एटलीस्ट जितनी फ्रेम आपकी रेंडर हुई है ना, जैसे 10 रेंडर हो चुकी है, तो वो आपकी एक फोल्डर में सीक्वेंस से वहाँ पे सेव हो रखी होगी, और आप उनका एक वीडियो बना सकते हो। ठीक है, अगर आपने FM पे किया तो आपकी लाइट चली गई, सिस्टम बीच में क्रैश हो गया, बंद हो गया, तो फिर आपको स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन है पीएनजी में रेंडर करो, अगर आपके पास ऐसी सुविधाएं, या आपको पता है कि लाइट चली जाएगी, तो कुछ भी ऐसा इशू है तो आप पीएनजी में करो, वो बेस्ट ऑप्शन है। ओके, तो अपनी 24 फ्रेम रेंडर्ड हो चुकी है। कहीं जैसे मैंने आपको बताया ना, वीडियो कुछ नहीं होता यार, एफपीएस जो होता है ना, वो क्या है कि आपकी जो फ्रेम है वो जस्ट रेंडर हो रही है वहाँ पे, और जैसे जैसे वो रेंडर होती जाएगी, फिर उसके बाद में क्या होने वाला है कि आप उनका एक वीडियो आपके सामने ब्लेंडर प्ले कर देता है, ताकि आपको ऐसे उनको एक साथ प्ले कर देता है ना। जैसे मैंने बताया ना 30 FPS क्या रखा, तो 1 सेकंड में कितनी फ्रेम आएगी, 30 फ्रेम निकलेगी, तो 30 फ्रेम को वो 1 सेकंड में प्ले करेगा आपके सामने, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वीडियो चल रहा है ना, समझ रहे हो ना। यस, तो ये लो अपनी 40 फ्रेम्स यहाँ पे निकल चुकी है। यस। ओके, अभी देखो इनका एक वीडियो बनाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे है। ये देखो गाइज यहाँ पे, ठीक है, चेयर मॉडल 1, चेयर मॉडल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ऐसे 40। ठीक है, तो 40 देखो, 40 इमेजेस आपके सामने, ये देखो। ठीक है, आप देख सकते हो ये 40 इमेजेस हैं जो हमने रेंडर किए, ये PNG 001 है। तो ऐसे ब्लेंडर ने 40 इमेज आपके सामने निकाल दी है, और अभी हम इनका एक वीडियो बनाएंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं ब्लेंडर में, और हमें जाना है वीडियो एडिटिंग में। ओके, एंड वीडियो एडिटिंग में जाके जो यहाँ पे हमें जाना है ऐड में। ठीक है, इमेज सीक्वेंस पे क्लिक करना है, और जहाँ आपकी इमेज है वहाँ पे जाना है आपको। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ, ये रही मेरी इमेज सारी। ठीक है, लाइट्स की फ़ोटो मैंने निकाली थी, PNG चेयर मॉडल PNG 001 से लेके, और ये रही मेरी सारी 40 तक। तो आपको सबको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ए प्रेस करना है, ए से सब मुझे ऐड इमेज स्ट्रिप पे क्लिक कर देना है। ये लो, ये आपकी सारी इमेज यहाँ पे ऐड हो चुकी है। आप जैसे ही इसको प्ले करोगे तो ये देखो, ये आपका वीडियो यहाँ पे चलने लग गया है। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हो, इसको इसको आपको सेलेक्ट करना है जस्ट, और यहाँ पे आप ड्रैग कर दो। देखो ये जीरो अभी यहाँ पे दिखा रहा ना आपको, ये कौन सी पे है, 0 वाली फ्रेम पे है। आप चैनल 2 में ले लो। ठीक है, 0 पे है, और कितनी फ्रेम है इसमें, देखो 40 फ्रेम है। ठीक है, तो आप जैसे ही इसको चलाओगे अभी, तो ये देखो आपको वीडियो चलने लग गया, क्योंकि वो इमेज आपकी चलने लग गई है अभी, है ना। यस, तो ये आपको वीडियो बन गया है। यहाँ पे आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप ध्यान में रखना आपने कितने FPS में किया था, उतना ही आपका यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा फोल्डर आ चुका है यहाँ पे। यस, अगर आपको अभी ऑडियो भी लगाना है साथ में, तो आप ऑडियो लगा लो। ऐड में जाना है आपको। ठीक है, एंड साउंड में जाना है। ठीक है, सपोज ये मेरा एक ऑडियो है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड साउंड स्ट्रिप, और इसको मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ। अभी मुझे यहाँ इसको कट करना है, इतना इतना है ना, कि इसको मुझे कट करना है, तो कट के आप राइट क्लिक करो, आपके पास कई ऑप्शन आते हैं। ठीक है, जैसे आप राइट क्लिक करोगे, यस, ये देखो फेड इन फेड आउट आप कर सकते हो, है ना, सेट कलर टेक कर सकते हो। ठीक है, लॉक स्ट्रिप अनलॉक स्ट्रिप्स, ये सब कर सकते हो। ठीक है, स्प्लिट करना है आपको। ठीक है, तो के प्रेस करो। अब जैसे यहाँ पे मैं Ctrl Z करता हूँ, मुझे यहाँ पे इसको लेके आना है। ठीक है, ये यहाँ पे,
और इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ के प्रेस करना है, ये स्प्लिट हो गया, अभी इसको क्लिक करना है, ये लो अलग हो गया। और अभी आप इसको डिलीट प्रेस करो, ये डिलीट हो गया, अभी इतना इतना लग गया आपका, ये देखो, ठीक है, ये आपका डिलीट हो गया। और मैं चाहता हूँ कि जो ये पार्ट है ये मेरा डिलीट हो जाए, मैंने इसको डिलीट कर दिया और मैं इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ, इतना इतना। और अभी मैं यहाँ के प्रेस करूँगा, ये लो स्प्लिट हो गया, और इसको मैंने एक्स प्रेस करके डिलीट कर दिया। अभी यहाँ से आप चला के देखो, ठीक है, ओके। तो ये आपका यहाँ पे ऑडियो लग चुका है ना। आपके पास चैनल्स आते हैं यहाँ पे, कौन से चैनल में करना आप यहाँ से ऐड कर सकते हो यार, ठीक है, सीन ऐड कर सकते हो, मास्क ऐड कर सकते हो, मूवी साउंड, तो हमें इमेज सीक्वेंस करना है, और आप टेक्स्ट भी यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे इसको रेंडर करना है, तो वही सेम 30 FPS है मेरा, यस, PNG है, और कुछ करना है नहीं, सब PNG। अभी इस बार आपको PNG नहीं करना है, बस वही ध्यान में रखना है, इस बार आपको यहाँ पे करना है FMPEG वीडियो, ओके। एंड चेयर मॉडल जो आपने कर रखा है, आप फोल्डर यहाँ से उसका चेंज कर सकते हो। ये लो मैं इसका फोल्डर यहाँ पे नाम दे देता हूँ, PNG वीडियो, एक्सेप्ट, ठीक है, कर दिया मैंने। और एनकोडिंग में आपको इस बार यहाँ पे MPEG-4 कर लेना है, ठीक है। और आपके पास ऑडियो भी है, यस ऑडियो है, क्या है, MP3 ऑडियो है, ठीक है, ऑडियो MP3 कर लीजिए, ऑडियो का चैनल्स स्टेरियो जो भी है आप कर लीजिए, ठीक है। आपने ऑडियो सेलेक्ट कर लिया, और अभी आप जैसे फाइनल आउटपुट निकालोगे इसका, तो अभी हमें इसका फिर रेंडर निकालना है, तो वो रेंडर पे क्लिक करना है, रेंडर एनिमेशन करना है, ठीक है। सेम फ्रेम आपने 30 सेलेक्ट कर रखी है, एंड 40 है, रेंडर एनिमेशन, ये लो। इस बार जो आपका वीडियो निकल रहा है वो देखो कितना फास्ट निकल रहा है यहाँ पे, ये लो, ठीक है। तो PNG में बहुत फास्ट निकलता है, आपका ऑडियो भी सेट हो चुका है उसके ऊपर, अभी देखना। अभी मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको कितना जल्दी हो चुका है यार ये, ठीक है। हाँ मैं इसको प्ले करके, तो ये है मेरा फाइनल जो मैंने निकाला था, ठीक है, ये देखो, बस क्योंकि इतना ही होने लगा। ठीक है, तो गाइज आपको समझ में आ गया, मैंने निकाल के दिखा दिया, आपका ऑडियो भी लग चुका है और आपका रेंडर भी हो चुका है ना। इमेज सीक्वेंस से कैसे रेंडर करते हैं वो भी आपको पता लग गया है यहाँ पे, ठीक है। बट आपको वो ध्यान में रखना है कितनी FPS पे आपने उसको रेंडर किया था उतना यहाँ सेलेक्ट करना है। बाकी यहाँ पे आपका FMPEG वीडियो सेलेक्ट करना है, उसके बाद PNG नहीं करना है अगेन, नहीं तो PNG निकल जाएगा अगेन, ठीक है। MP3 आप सेलेक्ट करना है ना, अपना MP3 यहाँ लगा दो, बस खत्म, ठीक है। तो गाइज आई होप यार आपको समझ में आया होगा, हमने देखो कितना बेहतरीन यहाँ पे सीन बनाया है ना, और इसको अच्छे से यूज़ में लेके मैंने आपको बताया कि कैसे आप इमेज को PNG इमेज को रेंडर करके कैसे वीडियो बना सकते हो, कैसे एक ऑडियो सेट कर सकते हो उसके ऊपर, फिर उसको कैसे रेंडर करना है आपको, है ना। या फिर आप डायरेक्ट वीडियो में रेंडर करना चाहते हो, अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो फिर आप FMPEG वीडियो ये भी सेलेक्ट कर सकते हो फॉर्मेट, ठीक है, ओके। तो चलिए गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी टाइप के यार मॉडल बनते हैं, आपको कुछ नहीं करना, इमेज जस्ट जो रेफरेंस है वो आपको गूगल पे देखना है, फिर आप अपनी मॉडलिंग स्किल को अप करते जाओ, और जैसे जैसे आप इसमें परफेक्ट होते जाओगे, एकदम से कोई भी परफेक्ट नहीं होता यार, टाइम लगता है चीज़ों में परफेक्ट होने में, है ना, आपका हाथ सेट होने में। तो फिर धीरे धीरे आपको आइडिया आने लग जाएंगे अपने आप, और आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे से रेंडर कर सकते हो, अच्छे से मॉडलिंग कर सकते हो, लाइटिंग सेट करो, अपना कैमरा सेट करो, सब कुछ सारी सेटिंग यार सब कुछ हमने डिस्कस किया इस कोर्स के अंदर, है ना। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल मैंने आपको सब कुछ बताया, ईच एंड एवरी सेटिंग्स, ओके। तो चलिए गाइज थैंक यू सो मच, एंड गाइज प्लीज़ यार इस कोर्स को रिव्यू देना मत भूलना, ओके। अच्छा सा रिव्यू दीजिए यार, जैसा आप देना चाहते हो, जैसा आपको इस कोर्स के बारे में लगा। मैंने तो मेरी पूरी ट्राई की है कि जो बेसिक बंदे हैं जिन्होंने कभी ब्लेंडर नहीं सीखा है, वो जो चाहते हैं अपनी मॉडलिंग को अप स्किल करना, है ना, अपना 3D एनिमेशन में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो यार मैंने तो पूरा एकदम अच्छे से इसको रिकॉर्ड किया है, सब कुछ ध्यान में रखते हुए, ओके। तो चलिए गाइज आप अपना रिव्यू देना यार पक्का, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।